अरे क्या रिज्यूमे लेकर आए हो? ना एआई है ना चैट जीपीटी है। इस तरीके के रिज्यूमे लाने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला सॉल्व नहीं होता है। सब कहते हैं चाय पी लो सॉल्व हो जाएगा। चाय पीने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। बहन की शादी करा दी, 99 वर्कशॉप कर ली, हजारों इंटरव्यू कर लिए, ना जॉब लगी ना एक्सेल आया। तो हुआ क्या? क्या हुआ क्या? फॉरगेट इट। अब थोड़ी सी रियल बात कर लेते हैं। एक्सेल कंप्राइजेस फीचर्स एंड फॉर्मूलाज, वो भी बेसिक से लेके एडवांस तक। और अब तो इसमें एआई का ट्विस्ट भी आ गया है। तो मैंने कवर किए हैं इस वीडियो के अंदर वो सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड फॉर्मूलाज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सर्वाइव करना चाहते हो। यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे क्रिएटिव डैशबोर्ड बनाए हैं। अगर डेटा की बात की जाए तो बड़े बड़े डेटा पे हमने यहाँ पे काम किया है। तो आप चाहे बिगनर हो चाहे एडवांस हो, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर की हैं। और क्या फायदा होगा? फायदा, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको मिलता है फ्री सर्टिफिकेशन और उसका एक्सेस आपको मिल सकता है हमारी ऐप के ऊपर। और प्रैक्टिस के लिए डेटा? हाँ, वो भी मिल जाएगा। वो डेटा जो कि मैंने इस वीडियो में यूज किया है और उसके अलावा भी एक्स्ट्रा डेटा आपको मिल जाएगा। आप हमारी ऐप के अंदर फ्री कंटेंट के अंदर से चेक कर सकते हैं। मैम वीडियो में क्या क्या कवर किया वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो जहाँ पे टाइम स्टैम्प्स गिवन है। तो वहां पर जाकर आप सिंगल क्लिक में ही अपने टॉपिक पे जंप कर सकते हो। तो अगर आप करना चाहते हैं हमारे साथ लाइव ट्रेनिंग, वो भी ढेरों सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, डेटा एनालिटिक्स की एंड फाइनेंस की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से चेक कर लीजिए। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज आने वाली है ढेरों सारी कोर्सेज, चाहे वो एक्सेल हो, पावर बीआई हो, एसक्यूएल हो, सैप हो, टैली, मार्क, बिजी, बहुत सारे कोर्सेज। अब ज्यादा देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अरे अब तो वेस्ट करना छोड़ दो इसे। तो देखिए, बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करते हैं। आपने एक्सेल के बारे में आपको पढ़ना है तो सबसे पहले एक्सेल को ओपन करना पड़ेगा। तो आप अपने सर्च इंजन में जाइए और यहाँ से एक्सेल टाइप कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये हार्डली 5 सेकेंड लेगा और आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। आपके पास डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं। यहाँ पर जो हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो 2021 यूज़ कर रहे हैं। ये थोड़ा सा वक्त लेगा और ओपन हो जाएगा। देखिए ये ओपन हो गया है और यहाँ पर हम इसे मैक्सिमाइज़ कर लेंगे ताकि ये पूरी की पूरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। अब हो सकता है अगर आप पहली बार ओपन कर रहे हो तो ये सारी फाइल्स आपके में नज़र नहीं आएंगी। ये जितना भी ऑप्शन आपको दिख रहा है ये सब आपको नज़र नहीं आएगा। और अगर आप पहले से काम करते हो तो यहाँ पे आपकी फाइल्स नज़र आ जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ होम, न्यू, ओपन देख सकते हो। इनके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हो ब्लैंक वर्कबुक है जिसके अंदर हम काम करते हैं और इसके अलावा बहुत सारी टेम्पलेट्स भी बनी हुई हैं। यहाँ पर आपको मोर टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। तो बेसिकली टेम्पलेट्स होती क्या है? देखिए सिंपल है। जब मान लीजिए आप कोई काम स्क्रैच से कर रहे हैं तब तो आप ब्लैंक वर्कबुक में जाएंगे। लेकिन टेम्पलेट्स क्या होते हैं, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पास आपकी 10 पिक्चर्स हैं और अब आपको उसका वीडियो बनाना है। तो आप क्या करते हो, किसी ऐप में जाते हो, उन 10 पिक्चर्स को डालते हो और कोई टेम्पलेट चूज़ कर उसको डाल देते हो। उस टेम्पलेट के अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे स्टिकर्स होते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं, बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं। वो ऑटोमेटिकली आपके पिक्चर्स पर लग जाते हैं और आपके लिए एक वीडियो बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है। तो वो जो तैयार एक ही सेकंड में हो गया वो क्या है, वो आपका टेम्पलेट है। तो ठीक वैसे ही अगर आप कोई काम फ्रॉम स्क्रैच नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी टेम्पलेट्स अवेलेबल होती है। आप इन टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर बस आपको क्या करना होता है, अपना डेटा आप उसमें सेव कर सकते हो। आप में जो भी आपको काम करना है आप कर सकते हो। जैसे ये बिल पेइंग चेकलिस्ट है, आपको कुछ इसमें काम करना है, आप इसे ओपन कीजिए एंड इसके अंदर काम कर लीजिए। कुछ और आपको काम करना है, ये कुछ वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट है, आप इसमें काम करना चाहते हो आप इसमें कर लीजिए। तो इस तरीके से बहुत सारी टेम्पलेट्स इसने पहले से बनाई हुई हैं, तो आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये भी पता लग जाता है कि एक्सेल कैसे काम करता है। तो जैसे गेट स्टार्टेड विद द फॉर्मूलाज, तो फॉर्मूलाज को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, पावर क्वेरी को, पिवट टेबल को, पाई चार्ट को। तो अगर आप देखना चाहें तो इन्हें भी देख सकते हैं। ऊपर आपके पास ये कह रहा है कि सजेस्टेड सर्चेज, अगर आप कोई सर्च करना चाहते हो यहाँ से सर्च करो, उससे रिलेटेड अगर कोई टेम्पलेट होगा तो वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको ढेरों सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। ओके,
चलें अब हम आगे पढ़ेंगे, हम क्योंकि हम स्क्रैच से पढ़ रहे हैं तो हम क्या लेंगे, एक ब्लैंक वर्कबुक लेंगे, बिकॉज हमें तो सारी चीज़ें खुद से क्रिएट करना सीखना है। तो अभी आप जो देख पा रहे हो वो क्या है, वो एक्सेल है। जैसे ही आप एक्सेल को ओपन करते हो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आता है। अब जो हम सबसे पहले करने वाले हैं वो इंटरफेस ओवरव्यू करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इंटरफेस ओवरव्यू करने वाले हैं। तो चलें उसको करते हैं। उसको करने के लिए मैंने एक तरीका निकाला है कि जस्ट बिकॉज आपको सारी चीज़ें समझानी है, तो मैंने इस पूरी स्क्रीन का पहले से ही एक स्क्रीनशॉट ले लिया है। उस स्क्रीनशॉट से अब मैं ड्रॉ कर पाऊँगी, आपको एक एक फीचर बहुत अच्छे से समझा पाऊँगी, इसलिए मैंने ये किया था। अब जैसे ही मैं इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेती हूँ एंड इसे यहाँ से जूम कर लेते हैं सो दैट आपको समझने में आसानी हो जाए। एंड यहाँ से हम ड्रॉ ले लेते हैं। देखें, अगर कोई चीज़ पहले ऊपर अलग फीचर नज़र आ रहा है या कहीं पे भी कोई फीचर अलग नज़र आ रहा है तो आपको घबराने की नीड नहीं है। आपके में भी ये फीचर्स ऐड हो सकते हैं। कैसे होंगे अभी हम ऐड करा देंगे। ओके, चलें उसके बाद अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे टॉप मोस्ट में आप एक्सेल का लोगो देखोगे, इससे आपको पता लगेगा कि आपने एक्सेल को ओपन किया हुआ है। उसके बाद आपके पास ऑटो सेव का ऑप्शन होता है, फ़िलहाल के लिए ऑफ है, इसे ऑन भी रख सकते हैं ताकि आप जो काम कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहे। इन एनी केस आप कोई काम कर रहे थे, कोई बड़े से डेटा पे काम कर रहे थे और अचानक से लाइट चला गया, आपका जो सिस्टम है उसमें चार्जिंग नहीं है और वो बंद हो गया, तो ऐसे केस में क्या आपका पूरा डेटा चला जाए? नहीं, वो सेव होता रहेगा। आप यहाँ से सेव कर सकते हो। जिस जगह पे, जैसे मान लीजिए ये वाले जो ऑप्शन देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार वो होता है क्विक एक्सेस, जैसा नाम है वैसा ही काम है कि जल्दी एक्सेस करना है। मान लीजिए अंडू का कहीं और भी ऑप्शन मिलेगा, रीडू का आपको कहीं और भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपने ना यहीं पे ही इसको बना लिया है, यहीं पे ही उन्हें रख लिया है सो दैट आपको बार बार किसी ऑप्शन में ना जाना पड़े, आप यहीं से सारे काम कर सको। ये आपका सेव का ऑप्शन है, ये आपका रीडू एंड अंडू का ऑप्शन है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ही कर सकते हो। अगर आपको कुछ और यहाँ पे रखना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, जो भी आप यहाँ पे रखना चाहते हो ना आप यहाँ रख सकते हो, जैसे टच माउस मोड, सोर्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग, स्पेलिंग चेक का, क्विक पॉइंट का, ईमेल का, ओपन का, न्यू का, आपको जो ऑप्शन रखना है ना आप यहाँ पे रख सकते हो। मुझे सबसे ज़्यादा यूज़फुल ये वाले ऑप्शंस लगते हैं, जैसे सेव करने का ऑप्शन है या अंडू और रीडू का ऑप्शन है, मुझे सबसे ज़्यादा ये यूज़फुल लगते हैं, तो मैंने ये यहाँ पे रखे हुए हैं। आपको कुछ और लगता है? कुछ नहीं करना, देखो मेरा कर्सर कहाँ जा रहा है, इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी ऑप्शन ऐड कर लेना है। ओके, चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आप एक्सेल को पहली बार ओपन करते हो ना तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो नेम आता है वो बुक 1 आता है, तो ये आपकी फ़ाइल नेम है, आपकी फ़ाइल का नेम है बेसिकली ये, कि आपकी फ़ाइल का फ़िलहाल के लिए नेम जो है वो बुक 1 है। क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या अभी करना मैंडेटरी है? बिल्कुल भी नहीं है। आप जब उसे सेव कर रहे हो तब भी आप उसे चेंज कर सकते हो। जो नेम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। जो जैसा आप उसको सेव करना चाहते हो आप कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो बुक 1, बुक 2, बुक 3। अभी मैं एक और फाइल खोल लेती हूँ, जस्ट बिकॉज 3 फाइल पहले से खुली हुई है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम क्या आ जाएगा? बुक 4 आ जाएगा। ओके, जैसे नेम चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये मिलता है सर्च इंजन, जिसके अंदर आप सर्च कर सकते हो पहले की, अगर कोई फाइल बनी हुई है, कुछ भी बना हुआ है तो आप यहाँ पे उसे सर्च कर सकते हो। उसके बाद देखो ऊपर आपको यही सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, बिकॉज हम लोगों ने ये का ये सेम टू सेम हम लोगों ने पूरा का पूरा यही स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ताकि आपको समझ आसानी से आए। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरी पिक्चर नज़र आ रही है और यहाँ पे TS लिख के आएगा। देखो अभी के लिए नहीं लिख के आ रहा, पिक्चर नज़र आ रही है, अदरवाइज़ आपके नेम के इनिशियल्स भी यहाँ पे आपको नज़र आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बता सकती हूँ कि ये जस्ट बिकॉज मैंने लॉगिन किया हुआ है, मेरा लाइसेंस्ड वर्जन है, तो यहाँ पर आपकी पिक्चर दिखेगी या फिर आपके नेम के इनिशियल्स दिखेंगे। ये तीनों चीज़ें आपको मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ करने के लिए मिला हुआ है कि अपनी स्क्रीन को कर सकते हो। इस क्रॉस का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली इसको बंद भी कर सकते हो। बंद करने के बाद जैसे ही आप क्रॉस करोगे ना तो ये आपसे पूछता है इसको सेव करना है या नहीं सेव करना है। इट्स टोटली अप टू यू, अगर आपको सेव करना है तो कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये वाले ऑप्शंस रहे। ओके, इन ऑप्शंस की मैं बात कर रही थी। चले यहाँ पर अभी हमें मोस्ट लेफ्ट में और कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, यही ऑप्शन थे जो हमने एक्सप्लोर कर लिए हैं। अब थोड़ा सा हम इधर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये बात हमेशा से याद रखें, एक्सेल हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो वो फुल ऑफ फीचर्स होता है, और एक्सेल तो बहुत ही ज़्यादा फीचर लिए हुए हैं। लेकिन क्या हमें सारे फीचर्स सीखने होते हैं? क्या हमारे पास यहाँ स्क्रीन पे सारे फीचर्स विजिबल होते हैं? तो आंसर इज़ नो। ठीक है, हम लिमिटेड चीज़ें करते हैं, जो हमें काम आती हैं हम वो चीज़ें करते हैं। अब जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर, मैं यहाँ कोई दूसरा कलर लेती हूँ।
जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है फाइल, होम, न्यू टैब, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, एक्रोबैट। हो सकता है आपके में कुछ ऑप्शन बीच में ना हो, जैसे ये न्यू टैब ना हो, चाहे ड्रॉ ना हो, चाहे फिर ये है एक्रोबैट वाला ना हो। इट्स ओके, इसको हम ऐड कर सकते हैं, मैं आपको बाद में ऐड करना बता दूंगी। बट इन्हें बोलते क्या हैं, इनको हम बोलते हैं टैब्स। क्या बोलते हैं, टैब्स। फाइल टैब है, होम टैब है, न्यू टैब है, इंसर्ट टैब है, ड्रॉ टैब है, पेज लेआउट टैब है। तो ये आपके टैब होते हैं। अब आप एक कलर डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे आप कलर डिफरेंस दिख रहे हैं, जो ये है जो चारकोल येलो है चारकोल ग्रे है, और ये जो ऊपर है वो ब्लैक है, राइट। मतलब इस ब्लैक के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, इस बॉक्स को हम बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं कि ये रिबन है। क्या है, रिबन है। तो बेसिकली सबसे ऊपर टैब होता है, टैब के नीचे एक बॉक्स बना होता है जिसके अंदर सारे फीचर्स अभी दिए हुए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उस बॉक्स को क्या बोलते हैं, रिबन। मतलब रिबन के अंदर चीज़ें दी होती हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिपबोर्ड है, फिर एक लाइन आ जाती है, अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, फिर एक लाइन आ जाती है, नंबर है, फिर एक लाइन आ जाती है, स्टाइल है, फिर एक लाइन आ जाती है। देखो यही चीज़ और दूसरे टैब्स में भी है। इंसर्ट है तो टेबल्स आया, फिर एक लाइन आ गई, इलस्ट्रेशन आया, फिर एक लाइन आ गई, चार्ट्स आया, फिर एक लाइन आ गई, स्पार्क लाइन आया, फिर एक लाइन आ गई। तो ये क्या है, बेसिकली जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं। ये हमारे क्या हैं, ग्रुप्स हैं। अगर मैं बात करूं, अलाइनमेंट क्या है, फॉन्ट क्या है, क्लिपबोर्ड क्या है, नंबर क्या है, स्टाइल क्या है, सेल क्या है, ये सारे आपके क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। बेसिकली अगर मान लीजिए मुझे फॉन्ट से रिलेटेड कुछ काम करना है तो पूरे एक्सेल में इसी ग्रुप में डाल दिया गया, तो इसके अंदर ही आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ऐसे बिखरे में नहीं है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में है। तो ये आपका ग्रुप है, ये फॉन्ट का ग्रुप है। और ग्रुप के अंदर जैसे ये आपको फॉन्ट के लिए दिख रहा है, ये BIU, बॉर्डर, कलर और ये सब जो पेंट में होते हैं वो सारे हैं। तो ये जो अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं। ये तो फीचर्स हैं, लेकिन जो ग्रुप बना हुआ है, जो मतलब जिसके अंदर ये फीचर्स हैं, ये एक एक जो दिख रहा है नीचे लिख के आया, वो आपका ग्रुप है। अगर मैं इंसर्ट की बात करूं तो टेबल एक ग्रुप है, इलस्ट्रेशन एक ग्रुप है, चार्ट एक ग्रुप है, स्पार्क लाइन एक ग्रुप है, फिल्टर एक ग्रुप है। लेकिन जैसे पेज लेआउट में बात करूं तो थीम एक ग्रुप है, पेज सेटअप एक ग्रुप है, स्केल टू फिट एक ग्रुप है, शीट ऑप्शन एक ग्रुप है, अरेंज एक ग्रुप है। तो इस तरीके से ये एक ग्रुप होता है, और इसके अंदर आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे उसके फीचर्स होते हैं। समझ आया? किसी को कुछ भी समझ नहीं आता, कहीं पे भी कोई डाउट लगता है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये पूरा का पूरा सेशन काफ़ी लंबा होने वाला है, तो इसके अंदर हो सकता है n नंबर ऑफ़ डाउट्स हो, तो आप उसको लिखते रहिए। जहाँ जहाँ जो पूरा डाउट आ गया ना, वो उसको एक बारी में भी आप बता सकते हो, अलग अलग भी बता सकते हो, नो इशू। बट आप उसको बताना ज़रूर, ताकि उसका रिप्लाई किया जा सके, आपको उसकी क्लैरिटी दी जा सके। ओके, तो आप नोट डाउन करते रहो और उसके बाद आप बता दीजिएगा, बिकॉज आप पूरा पढ़ने वाले हैं, राइट। तो चलें, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम अब ना ये दो ऑप्शन छोड़ देते हैं, ये Y28 और ये दिख रहा है, ये हम बाद में समझेंगे। अभी एकदम नीचे जाएंगे। नीचे जाने पे हमें जो दिखता है वो दिखता है ये शीट 1, तो इसको हम बोलते हैं शीट। क्या बोलते हैं, शीट। और इस प्लस के साइन से हम और भी इंसर्ट कर सकते हैं। ऐड करना, इंसर्ट करना एक ही बात होती है, इंसर्ट कर सकते हैं शीट। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बहुत सारी शीट बनाई हुई है, मुझे एक और शीट चाहिए, मैं इस शीट में आ जाती हूँ, एक बार लास्ट वाली शीट में, यहाँ पे आ गई, मैंने प्लस किया तो देखो एक और शीट बन के आ गई है मेरे पास। ये शीट इसके अंदर हो गई, शीट 14 के नेम से, ठीक है। मुझे डिलीट करना है, मैंने राइट क्लिक किया, इसे डिलीट कर दिया है। फर्स्ट शीट पर आ जाती हूँ अपने। देखो इन 3 डॉट्स पे चलने से आपकी शीट में ये 3 डॉट्स ये तभी आएंगी जब आपका ये वाला पोर्शन भर जाएगा, स्क्रीन पे ये वाला पोर्शन भर जाएगा, तभी तो आगे करने के लिए आएगा। जब आगे करने के लिए कुछ होगा ही नहीं तो आगे करने के लिए ऑप्शन भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप और शीट्स बढ़ा सकते हैं इस प्लस से। उसके बाद जो आपको ऑप्शन नज़र आते हैं वो ये ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पे एक तरफ ये भी है और एक तरफ ये भी है, दोनों ही सेम काम करते हैं, मूवमेंट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, मूवमेंट का काम करते हैं। और मूवमेंट जो कर रहा है बेसिकली ये जो आपको लेके जा रहा है वो लेफ़्ट टू राइट लेके जा रहा है, लेफ़्ट टू राइट। और वो जो ऊपर वाला है वो आपको अप एंड डाउन लेके जा रहा है। क्या लेके जा रहा है, अप एंड डाउन, ओके। और इन दोनों को बोलते क्या हैं, स्क्रोल बार्स। क्या बोलते हैं, स्क्रोल बार्स।
ठीक है, स्क्रॉल बार्स बोलते हैं क्योंकि ये हमें स्क्रॉल करने में हेल्प कर रहा है। अभी मैं भी आपको ये जूम करके दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, बार बार ऐसे ऐसे इधर लेफ़्ट राइट जा रही हूँ। अगर मुझे अप डाउन जाना है तो मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। तो ये हमारे स्क्रॉल बार्स होते हैं। उसके बाद आपको जो ऑप्शंस नज़र आएंगे, ये 3 तरीके के व्यूज़ नज़र आएंगे। ठीक है, 3 तरीके के व्यूज़ हैं। तो इनका मतलब क्या है, ये क्या करते हैं वो देखो, वो समझो। जो पहला व्यू है, मैं एक सेकंड के लिए ये लेती हूँ। जो पहला व्यू है, पहला व्यू क्या है आपका, पहले व्यू को क्या बोलते हैं, पहले व्यू को बोलते हैं नॉर्मल व्यू। बिकॉज ये नॉर्मल जो स्क्रीन है ना, वो आपको नॉर्मल व्यू में ही दिखेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल व्यू। जो दूसरा व्यू है वो आपका होता है पेज लेआउट व्यू। वैसे आप इसके पास जाओगे तो ये आपको नेम अपने आप बता देगा। जैसे कि मैंने कर्सर यहाँ लेके गई तो ऑटोमेटिकली ये नेम आ गया, पेज लेआउट। पेज लेआउट क्या करता है, पेज लेआउट ये करता है कि मान लीजिए आपको ये चेक करना है, क्योंकि आपने डेटा बनाया था, उसके बाद ऑब्वियसली आप उसका प्रिंट भी निकालोगे। तो आपको ये है कि मुझे आगे चल के अगर मैं इसका प्रिंट निकालता हूँ तो वो प्रिंट में कट तो नहीं रहा मेरा डेटा। अगर मैं आप इन एनी केस अगर आप ये चीज़ चेक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे कि मैं मान लीजिए इसको अब पेज लेआउट पे क्लिक करती हूँ तो मुझे ये दिखा रहा है कि अगर आज के टाइम पे मैं इसे प्रिंट करने जाऊँगी ना तो मेरा डेटा इस तरीके से कट जाएगा। आपको अलग अलग पेजेस में नज़र आ रहा है, इस तरीके से कट के आएगा। तो अब मैं उसी अकॉर्डिंग अपने डेटा को एडजस्ट कर सकती हूँ। और नॉर्मल व्यू पे क्लिक करने पे तो जो नॉर्मल का हम काम करते हैं वो अच्छा है। इसके बाद आता है पेज ब्रेक व्यू, प्रीव्यू। तो पेज ब्रेक कैसे हो रहा है ये भी आपको डायरेक्टली भी देख सकते हो। तो ये मुझे दिखा रहा है पेज इस तरीके से, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये एक पेज बनेगा, ये दूसरा पेज बनेगा और बाकी तीसरे पेज में चला जाएगा। आपके ये 4 पेज बन के आ रहे हैं क्योंकि आपने नीचे भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये हमें व्यू दे देता है। अभी के लिए हमने ये नॉर्मल व्यू ले लिया। तो यहाँ से आपने 3 तरीके के व्यू समझे। ठीक है, उसके बाद देखो आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन नज़र आ रहा है वो क्या है, मैं एक बार के लिए इसे लेती हूँ। हाँ, उसके बाद आपको जो ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये क्या नज़र आ रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट। देखो ये आपका जो है वो जूम इन एंड जूम आउट करने के लिए है, जूम इन एंड जूम आउट। आप यहाँ से अपनी स्क्रीन को जूम, देखो हमने जूम किया हुआ है तो ये 175 पे है। अभी हम जूम इन कर लेते हैं तो ये कम हो जाएगा। अगर हमें ज़्यादा करना है तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपको जूम इन जूम आउट करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो इंटरफेस की हैं वो सीख ली हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि इंटरफेस के अंदर आपको ये बीच में, जस्ट बिकॉज हमने जब एक्सेल शुरू किया था तो वो इस तरीके का नज़र आ रहा था। तो यहाँ पर बॉक्सेस बन के आ रहे थे। तो इनका मतलब क्या है, ये बॉक्सेस क्या होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, ये क्यों होते हैं, इन सब का मतलब अब हम समझने वाले हैं। ठीक है, अभी आपको ये समझ आया कि हम क्या समझने वाले हैं। जितना आपने समझ लिया उतना काफ़ी है। अब हम इन बॉक्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलें, जस्ट गिव मी अ मिनट, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। देखो आपको पता है कि हम यहाँ पे बॉक्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अभी तक जो आपने बॉक्सेस पढ़े थे वो किस तरीके से आ रहे थे, एक लाइन ऐसे आ रही थी, एक लाइन ऐसे आ रही थी, फिर एक लाइन ऐसे जा रही थी और एक लाइन इस तरीके से जा रही थी, और उसके बाद ये बीच में बॉक्स बन के आ रहा था। इसी तरीके से आ रहा है। देखो आप साइड में ये देखो, एक लाइन इधर से आ रही है, एक लाइन इधर से आ रही है, एक लाइन इधर से जा रही है और एक लाइन इधर से जा रही है। ऐसे करने से ये बॉक्स फॉर्मेट हो रहा है। और इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। तो इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, इस बॉक्स को हम बोलते हैं सेल। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ओके, ये बात समझ आई कि जितने भी बॉक्सेस हैं हमारे एक्सेल में, जितने बॉक्सेस बने हुए हैं उन्हें हम सेल बोलते हैं। तो आज से जब भी मैं कोई बोलूँगी तो मैं बॉक्स नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी इस सेल में ये काम करना है। क्या, इस सेल में ये काम करना है। ओके, चलें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये ऊपर की तरफ आप देख रहे हो ABCD, तो मैं कह सकती हूँ ये जो लाइन है वो A है, ये लाइन B है, और आप देख रहे हो साइड में नंबर्स लिखे हुए हैं। तो मैं एक काम कर सकती हूँ, इसको 1 लिख सकती हूँ, इसको 2 लिख सकती हूँ। तो मतलब A और B और 1 और 2 से मिलकर ये सेल बना हुआ है। तो हम A और B को क्या बोलते हैं, A और B को हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। ये A B नहीं करेंगे। अब से हम ये नहीं बोलेंगे A है, B है, ये B लाइन है, ये C लाइन है। लाइन नहीं होता, कॉलम होता है, हम कॉलम बोलते हैं। तो अब से हम क्या बोलेंगे, A कॉलम। A कॉलम का मतलब क्या हो जाएगा फिर, ये A की पूरी लाइन जहाँ तक भी ये है, B की पूरी लाइन मतलब B का कॉलम, C की पूरी लाइन मतलब C का कॉलम, N का पूरा कॉलम, L का पूरा कॉलम, I का पूरा कॉलम। तो दैट इज़ योर कॉलम। और जो साइड में आपको नंबर्स दिखते हैं ना, नंबर्स,
नंबर्स जो दिखते हैं उनको हम ना रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं कि ये हमारी रोज़ हैं। मतलब ये 71 रो है, ये 79th रो है, ये 86th रो है, मतलब ये भी लास्ट तक जा रहा है। तो जितना भी कंप्लीटली जो है उसको हम रो बोलते हैं, लाइन नहीं बोलते हैं, रो बोलते हैं। ओके, तो अब मैं ये कह सकती हूँ, देखो एक सेल को बनाने के लिए मुझे कॉलम लगे और रो लगे, तो मैं कह सकती हूँ सेल को बनाने के लिए क्या लगता है? कॉलम लगता है प्लस में रो लगता है। कॉलम क्या होते हैं? आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो ऊपर की तरफ आपको नज़र आ रहे हैं, और रोज़ आपके क्या होते हैं? वो नंबर्स होते हैं। ठीक है, उनसे मिलकर आपका सेल बनता है। अब मान लीजिए, अब हम समझेंगे क्या कौन सा सेल है, क्या सेल है, वो समझते हैं। मान लीजिए मैं इस सेल पे हूँ, देखो अभी ना सिर्फ ग्रिड लाइंस ऑफ हैं, मतलब लाइंस ही तो ऑफ हैं, सेल तो अभी भी बन रहे हैं। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ ये पे पूछती हूँ, यहाँ पे इसको समझाती हूँ कि किस तरीके से हम सेल को समझते हैं। अब ये सेल है, आप ऊपर देखो, बाकी सबका कलर एक तरीके का है, एक थोड़ा सा डार्कर हो गया, दैट मीन्स ये आई कॉलम है, ये आई कॉलम है। साथ में इधर देखो ये कौन सा है? 90, तो ये 90। तो इसका मतलब क्या है? इस सेल, ये जो सेल बना है वो किससे मिलके बना है? आई कॉलम से मिलके बना है और 90 रो से मिलके बना है। क्योंकि अभी आपने समझा ना, जो सेल होता है वो किससे बन के मिलके बनता है? कॉलम और रो से मिलके बनता है। तो ये जो सेल बना है वो क्या है? आई तो कॉलम है और रो 90 है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? सेल का नाम ही पड़ जाता है फिर I90। और देखो इधर की तरफ I90, इसीलिए इस बॉक्स को हम नेम बॉक्स बोलते हैं। आप इस पे जाओगे तो ये हमारा नेम बॉक्स होता है। कि इसलिए बोलते हैं हम इसे नेम बॉक्स, क्योंकि ये हमें सेल का नेम बताता है। सो दैट इज़ योर नेम बॉक्स। ओके, नेम बॉक्स क्यों बता रहा है? क्योंकि ये हमें सेल का नाम बता रहा है। सेल का नाम कैसे आएगा? अभी हम सेल का नाम निकालेंगे। देखो हम इस सेल पे आ गए हैं। ये सेल कौन सा है? जल्दी से मुझे बताओ, ये सेल कौन सा है? देखो यहाँ से डार्कर क्या हो रहा है? जे, और यहाँ से 67, दैट मीन्स जे कॉलम 67 रो से मिलकर ये सेल बना है, और सेल का नेम क्या है? J67। तो यहाँ पे रहा आपका J67। मान लीजिए यही चीज़ मुझे अब यहाँ पे करनी है, तो अब मुझे बताओ इसका नेम क्या हो गया? इसका नेम हो गया Q, तो हमारा कॉलम, इधर से देखेंगे 66 आपका रो, तो इस सेल का नेम क्या हो गया? Q66। तो आप देख सकते हो यहाँ पे Q66 लिख कर आ रहा है। समझ आया? एक दो और देख लेते हैं हम। यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे डार्कर क्या है? डार्कर कलर देखो, यहाँ पे डार्कर क्या है? V है, और यहाँ से डार्कर 65 है, दैट मीन्स V कॉलम 65th रो, एंड हमारे सेल का नेम क्या हो गया? V65 हो गया। ओके, इस तरीके से हम लोग अपना इंटरफेस करते हैं, इस तरीके से हम लोग अपने सेल को नेम देते हैं। ये आपका नेम बॉक्स होता है। अभी आपने 3 से 4 चीज़ें सीखी। क्या सीखी? देखो यहाँ पे जितने भी अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं वो आपके क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं। और यहाँ पर जितने भी आपने नंबर्स देखें, नंबर्स जो देखें यहाँ पे, नंबर्स जो देखें, मैं अभी सिर्फ इतना करके बता रही हूँ। ओके, तो ये आपके रोज़ होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये बना हुआ है एक बॉक्स, इसे हम सेल बोलते हैं। अभी आपने ये सीखा, नेम बॉक्स सीख लिया। अब मान लीजिए सेल के अंदर आप कुछ लिखते हैं। अब मैं आपको सेल के अंदर लिखना बता रही हूँ और उसके बाद उसमें डिफरेंस समझा रही हूँ। ये सेल है आपका, और इसके अंदर आप कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं। तो मैं कुछ भी लिख रही हूँ तो वो यहाँ ऊपर नज़र आ रहा है। तो जो भी आप किसी सेल के अंदर लिखते हो वो आपके यहाँ पर भी लिखा जाता है। इसीलिए कहते हैं, अगर मान लीजिए ये सेल के बाहर आ गई और इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो चेंजेस करने के लिए अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से भी चेंज करके यहाँ पे तानू लिख देती हूँ, तो देखो यहाँ पे भी इसने तानू ले लिया। अगर मैंने यहाँ पे तानू लिखा है तो इसने यहाँ पे भी तानू ले लिया। इस सेल में कुछ भी नहीं लिखा तो ऊपर देखो ये खाली है। इस सेल में लिखा है तो देखो इसमें आपका लिख कर आ गया है। किसी सेल में कुछ जाकर आपने लिख दिया, देखो, और यहाँ पर लिखा जा रहा है, और अदरवाइज़ ये सेल खाली है तो ये सेल खाली है। तो इस तरीके से जो भी आप किसी सेल के अंदर लिखते हो वो यहाँ पे भी लिखा जाता है। इसलिए हम इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। आगे चल के जब आप फॉर्मूलाज लगाओगे, सेल के अंदर लिखोगे, तो आप सेल के अंदर ना देखकर यहाँ पे देखकर उसको एडिट कर सकते हो। तो ये आपका होता है फॉर्मूला बार, जहाँ पे आपका फॉर्मूला शो होगा, क्योंकि सेल के अंदर तो वैल्यू शो होती है। तो ये फॉर्मूला बार है। धीरे धीरे जाकर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं। जहाँ पर हम डेटा एंट्री करना सीखेंगे वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो पाएगी इसकी। अब मैं इसे जूम आउट करती हूँ और आपको पूरा का पूरा एक बार के लिए रिवाइज करा देती हूँ। जैसा कि आपने देखा, बिल्कुल इनिशिएट से करेंगे। ये क्या है? आपका एक्सेल का लोगो है। ये क्या है? आपका क्विक एक्सेस टूल बार है।
ये क्या है आपका फाइल नेम है, ये आपका सर्च इंजन है। यहाँ पर आपको इनिशियल्स मिल जाते हैं और यहाँ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस मिलता है। उसके बाद आपको ये फाइल, होम, न्यू टैब और ये सब क्या हैं आपके, ये आपके टैब्स हैं। अगर मैं होम पे जाऊँ तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, ये सब क्या हैं आपके, ये आपके ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स के अंदर आपको ये सब क्या अवेलेबल हैं, ये आपके फीचर्स अवेलेबल हैं। ये आपका क्या है, नेम बॉक्स है, ये आपका फॉर्मूला बार है। आपके ABCDEFGH ये सब क्या है आपके कॉलम्स हैं। ये सब नंबर्स जितने लिखे हैं ये आपके रोज़ हैं। नीचे ये जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं ये आपकी शीट हैं। प्लस से आप और शीट बना सकते हो। इनसे जिनसे हम लेफ़्ट राइट या अप डाउन करते हैं इनको क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार्स बोलते हैं। ये आपके क्या हैं, व्यूज़ हैं। फर्स्ट कौन सा है, नॉर्मल व्यू है। सेकंड आपका पेज लेआउट व्यू है एंड द थर्ड वन इज़ पेज ब्रेक व्यू है। और यहाँ से आप इसे जूम कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना इंटरफेस कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनेगा विच इज़ वर्कबुक एंड वर्कशीट, उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब हम ना वर्कबुक एंड वर्कशीट समझेंगे। वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, एक राजू एक स्टूडेंट है, राजू एक स्टूडेंट है। ओके, एंड ये स्कूल जाता है, तो स्कूल जाता है तो ये इसके पास 4 सब्जेक्ट पढ़ता है। ये बेसिकली हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। ओके, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ता है। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर ये चारों सब्जेक्ट का एक जाइंट सा नोटबुक बना ले जिसके अंदर ये सभी का होमवर्क लिखता जाए, सारे काम इसके अंदर करता जाए, तो क्या ये ठीक रहेगा? क्या ये एक ही नोटबुक में सारे काम कर सकता है? बताएं मुझे, क्या ये एक ही नोटबुक में सारे काम कर सकता है? द आंसर इज़ नो। ये सभी काम एक नोटबुक में नहीं कर सकता। ये क्या करेगा, हर एक सब्जेक्ट की एक नोटबुक बनाएगा। दैट मीन्स वो 4 सब्जेक्ट है ना, तो वहाँ पर उसकी 4 नोटबुक्स बनाएगा। हर एक नोटबुक के अंदर उसका काम करेगा। इसके अंदर हिंदी का, इसके अंदर इंग्लिश का, इसके अंदर मैथ्स का और इसके अंदर साइंस का। ओके, तो ठीक वैसे ही जिस तरीके से राजू अपने हर एक काम के लिए हर एक नोटबुक बनाता है, दैट मीन्स अपने हर एक अलग सब्जेक्ट के लिए एक अलग नोटबुक बनाता है, इसी तरीके से जब हम काम करते हैं तो हम अलग अलग फाइल्स बनाते हैं। जो उसने क्या बनाया, नोटबुक्स। उसने क्या बनाया, नोटबुक्स अपने अलग अलग काम के लिए। लेकिन हम लोग क्या बनाते हैं, अलग अलग काम करने के लिए हम क्या बनाएंगे, हम नोटबुक बनाएंगे। हम अभी स्कूल में तो पढ़ नहीं रहे, हम बनाएंगे वर्कबुक। बेसिकली एक्सेल के अंदर जब आप अलग अलग फाइल्स बनाते हो उन्हें हम वर्कबुक बोलते हैं। आपने यहाँ पर फाइल टैब में इतनी सारी ये चीज़ें फाइल्स देखी थी, ये अलग अलग फाइल है ना, दैट मीन्स ये मेरी अलग अलग वर्कबुक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा होता है रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक, मोर वर्कबुक। वर्कबुक का मतलब क्या है, ये ब्लैंक वर्कबुक। ठीक है, तो वर्कबुक का मतलब क्या है, ये फाइल है, ये फाइल है। और वहीं पे मान लीजिए अब राजू को काम करना है, राजू को काम करना है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वो हिंदी का नोटबुक बना रहा है। हिंदी का नोटबुक बना रहा है और उसके अंदर 10 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो क्या वो क्या करेगा, वो एक ही पेज लेगा और उसके अंदर 10 चैप्टर्स लिख देगा क्या? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। एंड वैसे भी अगर मान लीजिए कोई पेज ख़त्म हो जाता है, ऊपर वाली लाइन पे ख़त्म हो जाता है, तब भी आप नेक्स्ट पेज पे जाते हो ना, क्योंकि मुझे तो चैप्टर 2 अलग पेज से शुरू करना है, चैप्टर 3 अलग पेज से शुरू करना है, चैप्टर 4 अलग पेज से शुरू करना है। तो इसको हम बोलते हैं, जो हम अलग अलग पेजेस बनाते हैं, दैट इज़ योर, यहाँ पर जो बोला जाता है उसको शीट्स बोला जाता है। अब जैसे मुझे ही आपको समझाना मुझे बेसिक्स ही हैं एक्सेल के, लेकिन यहाँ पर मैंने फर्स्ट शीट में आपके लिए इंटरफेस बनाया, सेकंड शीट में आपके लिए वर्कबुक बनाया, थर्ड शीट में आपके लिए सेव फाइल कर लिया। इस तरीके से जो जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाती जाऊँगी मैंने इसमें यहाँ बना लिए हैं ताकि मेरे लिए ये चीज़ ईजी हो जाए। तो ठीक वैसे ही जो नोटबुक्स होती हैं उनमें पेजेस जो होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। प्री डिफाइंड मतलब क्या है कि आप जो नोटबुक खरीद के लेकर आए हो उस पर डिपेंड करता है ना, वो 200 पेजेस की खरीद के लाए हो, 300 पेजेस की खरीद के ले आए हो, 500 पेजेस की खरीद के ले आओ। शीट्स में ऐसा होता है, आप जितना मर्जी चाहो उतनी शीट्स यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। आप बस ये प्लस प्लस के साइन पे क्लिक करते जाएं और आपको उतनी शीट्स मिलती जाएंगी। हम लोग यहाँ पे पेजेस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, पहले से गिवन होते हैं। हमारे पास शीट्स पहले से गिवन नहीं होती है, हमें कोई और काम करना है, प्लस कीजिए और शीट बना लीजिए। तो यहाँ पर जो हमारे पेजेस हुए, बेसिकली फाइल के अंदर जो पेजेस हुए जहाँ पे हम काम करेंगे, दैट इज़ योर वर्कशीट। तो अब आपको समझा, वर्कबुक तो पूरी फाइल को बोलते हैं। क्या? वर्कबुक तो
पूरी फाइल को बोलते हैं। और वर्कबुक के अंदर वर्कशीट होती है, वर्कबुक के अंदर वर्कशीट होती है। तो अभी अगर आपके मैनेजर आपको बोल रहे हैं कि तरुण, मैंने ऐसे ही रैंडमली नेम लिया है, तरुण आप अपनी वर्कशीट भेज दीजिए, तो आपको पूरी फाइल नहीं भेजनी है, उस पर्टिकुलर काम को जहाँ पे किया हुआ है वो शीट भेजनी है, वो शीट चाहते हैं। और अगर वो कहते हैं कि पूरी की पूरी फाइल भेज दो, दैट मीन्स आपने अगर मान लीजिए उसमें 5-7 काम कर रखे हैं तो उन्हें सारा का सारा काम देखना है आपका। सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस ऑफ वर्कबुक एंड वर्कशीट। इसका यूसेज आपको ये रहेगा कि अब आपको समझ आएगा जब कॉन्वर्सेशन होगी, कोई एक्सेल के बारे में कोई कॉन्वर्सेशन हुई है, नाउ यू नो व्हाट इज़ वर्कबुक एंड व्हाट इज़ वर्कशीट। और ये एग्जाम्पल बस मैंने इसीलिए लिया था ताकि आप उसको उससे रिलेट कर पाएँ। अब आपका ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमने लोगों ने अगर इंटरफेस की बात करें तो मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली हैं, इंटरफेस तो कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको जो नेक्स्ट पढ़ाने वाली हूँ वो पढ़ाने वाली हूँ सेव फाइल। देखिए, जब आप काम करते हैं तो ऑब्वियस है कि उस काम को सेव करना चाहेंगे। मान लीजिए मेरी यही फाइल है जिस फाइल पे मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें समझा रही हूँ। ऑब्वियसली मैं चाहूँगी कि मैं आपको ये फ़ाइल प्रोवाइड कराऊँ, तो ये फ़ाइल प्रोवाइड कराने के लिए मुझे इसे सेव भी करना पड़ेगा। तो हम सेव करते हैं यहाँ पर फाइल में जाकर। फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है सेव एंड सेव एज़। तो अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, सेव एज़ क्या होता है एंड सेव क्या होता है। लेट मी जस्ट जूम इट माई स्क्रीन फर्स्ट। तो मैंने यहाँ पे इसको जूम कर लिया है और यहाँ पे मैंने पेन ले लिया है। देखें, सेव एज एक ऑप्शन मिला है और एक सेव मिला है। सेव एज मतलब किस तरीके से आप उसे सेव करना चाहते हो। जब आप फर्स्ट टाइम सेव करते हो ना, फर्स्ट टाइम, तो वो आपको सेव एज का ऑप्शन देता है। मतलब वो आपसे पूछता है इनिशियल लेवल पे किस तरीके से इसको सेव करना चाहते हो। आप एक्सेल के फाइल में सेव करना चाहते हो या किसी और फॉर्म में सेव करना चाहते हो, कहाँ सेव करना चाहते हो, अपने लैपटॉप में कहाँ सेव करना चाहते हो, किस नाम से सेव करना चाहते हो, ये सारी चीज़ वो इनिशियल लेवल पे पूछता है। अब मान लीजिए आज का डेट ले लेंगे, मतलब आज किसी भी डेट पे आपने इसको सेव कर दिया। अब कल आकर आप उस फाइल को दोबारा खोलोगे, उस पर काम करोगे, तो वापस से बार बार उसको नाम, लोकेशन, ये सब थोड़ी ना देना पड़ेगा। वो तो आपने पहले दिन कर दिया, उसके बाद आपको सेव करना पड़ता है। जो आप सब्सिक्वेंट जो बोलते हैं ना, अब उसके बाद फर्स्ट टाइम के बाद जितनी बार भी आगे सेव करोगे वो सेव करोगे। अगर आपको कुछ चीज़ चेंज करनी है तो सेव एज दोबारा कर लीजिएगा जाकर, अदरवाइज सेव करोगे। इन दोनों के लिए शॉर्टकट की जो होती है वो कंट्रोल एस होती है। कंट्रोल एस अगर आप प्रेस कर रहे हो तो वो अगर पहली बार फाइल है तो ऑटोमेटिकली सेव एज आ जाएगा, और अगर वो फाइल पहले से बनी हुई है तो ऑटोमेटिकली वो सेव होती हुई जाएगी। ये आपको ये सेव करने से आइडिया हो जाएगा कि ओके फाइन, अभी सेव एज का ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये फाइल पहले से चलती हुई आ रही है, पहले से सेव है। ओके तो इस तरीके से हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। द फर्स्ट वन इज सेव एज, द अदर वन इज सेव। पहली बार जब सेव करते हैं तो सेव एज आता है, अदरवाइज सेव आता है। कंट्रोल एस प्रेस करने से हम इसे सेव कर पाते हैं। अब मैंने कंट्रोल एस प्रेस करना है, कंट्रोल एस, तो ये मेरे पास ऑप्शन आ गया। अगर मान लीजिए मैं कंट्रोल एस प्रेस नहीं करती तो मेरे पास कैसा ऑप्शन आता, वो इस तरीके से आता। मैं सेव एज करती हूँ तो यहाँ पर बेसिकली ब्राउज़ करना पड़ेगा मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं उसको कहाँ सेव करना चाहती हूँ। अगर आप अपने लैपटॉप में कोई जगह ढूंढना चाहते हो जहाँ पर आप उसे सेव कर सको तो आप ब्राउज़ का ऑप्शन लेते हो, आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप कोई भी लोकेशन चेक कर सकते हैं। मुझे कहाँ करना है, मुझे अपने वॉल्यूम डी में करना है, अकाउंट्स एक्सपर्ट में करना है, और यहाँ से यूट्यूब में जाकर एडवांस एक्सेल कोर्स में शीट्स में जाकर अभी हम जो कर रहे हैं वो बेसिक्स ऑफ एक्सेल कर रहे हैं, इसके अंदर यहाँ सेव करना है। और वो भी किस नाम से सेव करना है, पार्ट 1 इंटरफेस ओवरव्यू। मैं इसके नाम से सर्च करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पर इसे सेव कर लिया। अगर मान लीजिए कोई फॉर्मेट आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिलते हैं, आप उस फॉर्मेट में उसको सेव कर सकते हो। इवन PDF में सेव कर सकते हो, CSV में कर सकते हो, जिसमें करना चाहो उसमें कर सकते हो। लेकिन अभी हम किस में करेंगे, हम एक्सेल वर्कबुक में करेंगे। तो हमने इसको क्लिक किया और यहाँ पर हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब हमने सेव कर लिया ना, अब मान लीजिए मैं इसे क्रॉस कर देती हूँ, मैंने उसे क्रॉस कर दिया। ओके, हमने उसे क्रॉस कर दिया। अब हम अपने उस फोल्डर में जाते हैं, न्यू वॉल्यूम डी में जाएंगे, अकाउंट्स एक्सपर्ट में जाएंगे, क्लासेस में जाएंगे, सॉरी क्लासेस नहीं, हम यूट्यूब में जाएंगे, अकाउंट्स एक्सपर्ट में जाएंगे, शीट्स में जाएंगे, एंड बेसिक ऑफ एक्सेल में हमने सेव किया था। तो ये रही आपकी फ़ाइल, आप इस पर क्लिक कीजिए और ये ओपन हो जाएगी और आपको जितना भी काम आपका था वो एज इट इज़ मिल जाएगा। ठीक है, अब जब भी मुझे आगे कुछ और काम करना पड़ेगा तो मुझे सेव एज नहीं करना। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ और लिख देती हूँ कि दिस इज़ हाउ वी सेव द फाइल्स, तो मैं यहाँ पर कुछ और लिखती हूँ,
यहाँ पे लिख देती हूँ शॉर्टकट की है ये इसका, ये लिख देती हूँ शॉर्टकट की, मैंने ये लिख दिया। अब मान लीजिए मैं चाहती हूँ मेरी नई फाइल में ये शॉर्टकट की भी लिख के आए, क्योंकि पहले तो मैंने सेव नहीं किया था ना, अभी मैंने सेव नहीं किया है, मैंने कंट्रोल एस प्रेस कर दिया, तो देखो ये वापस से वो हुआ था। अब मैं इसे क्रॉस कर देती हूँ और उसके बाद फोल्डर में वापस से जाती हूँ और यहाँ से डबल क्लिक करके इसको ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद ये ऑटोमेटिकली देखो मेरे को शॉर्टकट की भी दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने उसको सेव किया था। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर शॉर्टकट की लिखा, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मान लीजिए मैंने शॉर्टकट की लिखा, ठीक है। अब मैं इसको सेव नहीं कर रही, डायरेक्टली क्रॉस कर दे रही हूँ। एंड मैं ये अब दोबारा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि इसने ये कह रहा है आपने ना इसमें चेंजेस किए हैं, पहले जो सेव हुई है उसमें कोई चेंजेस किए हुए हैं, अब आप उसको सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो अब अगर मुझे करना है तो उसको बताना पड़ेगा सेव, क्योंकि मैं डायरेक्टली क्रॉस करने जा रही थी। अगर मैं चाहती कंट्रोल एस कर देती तो ये एज इट इज़ सेव हो जाता। अब इससे आगे मैं कुछ भी काम करती रहूँ, तो इसीलिए अगर आप किसी बड़े डेटा में काम कर रहे हो तो आप बार बार कंट्रोल एस कर सकते हो, सो दैट वो सेव होता रहे। ओके, तो यहाँ पर हमने सीखा कि हम अपनी फाइल को सेव कैसे करते हैं। चलें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम एक्सेल के अंदर मूवमेंट कैसे कर सकते हैं? मूवमेंट क्या है? मान लीजिए ये मेरा सेल है और उसके बाद मुझे लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है। तो जब भी हम कोई चीज़ सीखेंगे ना, यहाँ पर जहाँ पे हमें शॉर्टकट कीज़ भी सीखनी है और बाकी चीज़ें भी सीखनी है, तो 2 एस्पेक्ट में हम हमेशा से काम करेंगे। वो 2 एस्पेक्ट क्या होने वाले हैं? द फर्स्ट एस्पेक्ट वुड बी, वो आपका होगा यहाँ पर माउस, कि कोई भी चीज़ अगर हमें माउस से डायरेक्टली करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कीबोर्ड, कि मैं आपको बता रही हूँ कि कीबोर्ड से कोई चीज़ कैसे की जा सकती है। जब हम कीबोर्ड की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे शॉर्ट ट्रिक्स हमारे पास आ जाती हैं, कि हम शॉर्ट ट्रिक्स का कैसे इस्तेमाल कर कर उसको डायरेक्टली काम कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों की होती है, लेकिन मैं आपको बात बता देती हूँ जो मेन चीज़ें, जो अगर आपको लगता है ना जो काम मुझे बार बार करना पड़ता है, ये काम मेरा रिपीटेटिव वाला है, उसकी शॉर्टकट कीज़ याद कर लो। सारी याद करने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज ऐसे बहुत सारी याद करोगे तो लोडेड हो जाओगे एंड उसके बाद सारी याद भी नहीं रह पाएगी, सारी आप याद कर भी नहीं सकते हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सारी याद करना। तो इसीलिए जो भी आपका रेपिटेटिव वर्क होता है, वो वाली जितनी भी आपकी शॉर्टकट कीज़ हैं वो आप सारी उसमें याद कर सकते हैं। तो देखें अब हम शुरू करने वाले हैं। अब जो हम शॉर्टकट कीज़ करेंगे या चीज़ें करेंगे, जो हम सीखेंगे वो किसके बारे में सीख रहे हैं? मूवमेंट के बारे में। मतलब एक्सेल में इधर उधर जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर इस सेल में एक इधर उधर जाने की, तो आप माउस से जहाँ पे भी क्लिक करोगे वहाँ पहुँच सकते हो। दूसरी चीज़, अगर मैं जाना चाहती हूँ दूसरी शीट्स में, तो मैं दूसरी शीट्स में कहीं पे भी क्लिक करके पहुँच सकती हूँ। तीसरी चीज़, अगर मुझे मान लो किसी दूसरी वर्कबुक में जाना है, तो मान लीजिए मैं एक और वर्कबुक ओपन कर लेती हूँ एंड ये मैंने एक वर्कबुक ओपन कर लिया है एंड एक और वर्कबुक ओपन कर लेते हैं, ये एक वर्कबुक ओपन कर लिया है। तो ऐसे में अगर मुझे किसी और में जाना है तो मैं यहाँ पे जाती हूँ, क्लिक नहीं करती हूँ, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस तरीके से एक एक में जा सकती हूँ। तो ये तो था माउस से जाना, लेकिन वहीं पे अगर बात कीबोर्ड की आ जाए तो कीबोर्ड में आपके पास क्या होता है ना, सबसे पहले आपके पास कहीं पे भी जाने के लिए जो चीज़ होती है वो आपके एरोज़ होते हैं। क्या होता है? एरोज़ होते हैं। एरोज़ में आपको क्या क्या मिलता है? राइट साइड जाने के लिए मिलता है, लेफ़्ट साइड जाने के लिए मिलता है, अप जाने के लिए मिलता है, डाउन जाने के लिए मिलता है। आप किसी भी डायरेक्शन में यहाँ एरोज़ के थ्रू जा सकते हैं। देखो ये मैं एरोज़ के थ्रू मूवमेंट कर रही हूँ। ओके, ये हम एरोज़ के थ्रू मूव कर रहे हैं। समझ आ रहा है? ओके। उसके बाद आपको जो चीज़ मिलती है, एरोज़ भी अभी के लिए है, बाद में आप क्या करते हो, जैसे ही आप काम करने लगते हो, आपकी प्रैक्टिस होने लगती है, आपका काम बढ़ने लगता है, तो वहाँ पर आपके पास और कीज़ भी आ जाती हैं। अगर मैं बात करती हूँ राइट साइड जाने की, कहाँ? राइट साइड जाने की, तो राइट साइड आप जा सकते हो आप टैब प्रेस करके। क्या प्रेस करके? टैब प्रेस करके। अभी मेरा डी के पास कर्सर है, अभी मतलब सेल में है, हम टैब प्रेस कर रहे हैं तो हम राइट साइड जा रहे हैं। अगर मुझे वहीं पे ही लेफ़्ट साइड जाना होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। अभी के लिए हम समझेंगे अगर डाउन जाना है तो हम क्या करेंगे, और उसके बाद अगर अप जाना है तो हम क्या करेंगे। बेसिकली जब हमें डाउन जाना होता है तो हम एंटर प्रेस करते हैं। तो देखो ये एंटर करके हमें नीचे लेकर आ रहा है, तो एंटर प्रेस करते हैं। देखिए आपने राइट साइड का सीखा और डाउन का सीखा, जैसे ही हम इसका अपोजिट करने लगते हैं, मतलब राइट का अपोजिट लेफ्ट और डाउन का अपोजिट अप, तो कीज़ तो हमारी सेम ही रहती है टैब, बस उनके आगे शिफ्ट लग जाता है। तो ये आ जाएगा शिफ्ट, शिफ्ट टैब, और ये आ जाता है शिफ्ट एंटर। क्या आ जाता है? शिफ्ट एंटर।
ठीक है, अब मान लीजिए मुझे राइट साइड जाना है तो ऑब्वियसली मैं टैब प्रेस करूँगी, ठीक है। अब मुझे लेफ्ट साइड जाना है तो मैं शिफ्ट को होल्ड करके रखूँगी एंड टैब प्रेस करते हुए जाऊँगी, तो ये ऑटोमैटिकली यहाँ पर आ जाएगा। अगर मान लीजिए मुझे डाउन जाना है तो मैं एंटर प्रेस करती रहूँगी, और अगर मुझे अप जाना है तो शिफ्ट को होल्ड रखूँगी और एंटर प्रेस करती जाऊँगी, तो ये ऊपर जाता हुआ जाएगा। तो ये था आपका शीट के अंदर ही एक सेल से दूसरे सेल में, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तब आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि मान लीजिए मुझे एक शीट से दूसरी शीट में जाना है। देखिए, कोई भी चीज़ ना जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम किस डायरेक्शन में पढ़ते हैं, हम बढ़ते किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट टू राइट वाली डायरेक्शन में हम जाते हैं, राइट। तो जो भी हम अभी पढ़ेंगे ना, तो आप उसको इसी तरीके से पढ़ो। अगर आपको शीट के अंदर मूवमेंट करनी है, शीट के अंदर मूवमेंट करनी है, मतलब आपको लेफ़्ट टू राइट जाना है, लेफ़्ट टू राइट जाना है, मतलब आगे वाली डायरेक्शन में जाना है, तो आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल पेज अप, पेज अप, पेज अप, सॉरी पेज डाउन। मतलब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल पेज डाउन, नीचे की तरफ। एंड वहीं पे ही आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से शुरुआत तो यहाँ से होती है, मैं जा इस साइड रही हूँ तो मैं पेज डाउन में जा रही हूँ। शुरुआत यहाँ पे है तो मुझे ऊपर की तरफ जाना है, बेसिकली मुझे इधर जाना है, लेफ्ट राइट से मैं लेफ्ट की तरफ बढ़ रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल पेज अप करेंगे, ठीक है। ये तो बात थी जब शीट में। अगर मुझे वर्कबुक के अंदर ही मूवमेंट करनी है, दैट मीन्स कि मुझे एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाना है, एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाना है, तो मैं कंट्रोल टैब प्रेस करती हूँ और एक से दूसरे वर्कबुक में ऑटोमेटिकली जंप कर लेती हूँ। क्या किया, कंट्रोल टैब। कंट्रोल को आप होल्ड करके रखो, ठीक है, और टैब को प्रेस करते हुए जाओ, तो आप देखो मैं दूसरी शीट में भी जाके आ चुकी हूँ। तो ये यहाँ पे इस तरीके से है, ठीक है। समझ आया? किसी को कुछ भी समझ नहीं आता तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका डायरेक्टली रिप्लाई करूँगी। और जितने भी डाउट्स हैं ना, आप लिखते रहिए, साथ में बताते रहिए, या तो साथ साथ में बताते रहिए या फिर एक साथ नोट कर लीजिए, लास्ट में आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने मूवमेंट सीखी। ये मैं माउस से स्क्रॉल बार को ये कर रही हूँ। अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं, आप किससे जा सकते हो, या तो आप एरोस का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप शिफ्ट एंटर के लिए जा सकते हो। शिफ्ट एंटर से ऊपर जाओगे, एंटर से नीचे आओगे, शिफ्ट टैब से लेफ्ट जाओगे, टैब से राइट आओगे, ठीक है। कंट्रोल पेज अप से आप इंटरफेस ओवरव्यू वर्कबुक वाले पे चले जाओगे, डाउन से आप वापस से इधर आ जाओगे। तो इस तरीके से आप काम करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा डेटा है और आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है, तो स्क्रॉल करके नीचे जाने के लिए ऐसे तो बहुत वक्त लग जाएगा, तो ऐसे में हम पेज अप करेंगे तो बिल्कुल आप ऊपर पहुंच जाएंगे, सिर्फ पेज अप, एंड पेज डाउन करेंगे तो हम नीचे नीचे फास्ट मूवमेंट कर सकते हैं। फास्ट मूवमेंट के लिए विद इन द शीट आप पेज अप एंड पेज डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर आपको फास्ट मूवमेंट करना है विद इन द शीट, फास्ट मूवमेंट करनी है विद इन द शीट, जस्ट बिकॉज आपको ये शीट मिलने वाली है, तो इसीलिए मैं सब कुछ हैंड रिटन दे रही हूँ आपको, सो दैट आप बाद में जब भी इसे ओपन करके देखें ना, तो आपको सब कुछ मिले। तो फास्ट मूवमेंट के लिए हमने क्या किया, जब हमें ऊपर जाना होता है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पेज अप, सिर्फ पेज अप प्रेस करना है, ओके, और कुछ भी प्रेस नहीं। और हमें नीचे जाना है तो हम क्या प्रेस करते हैं, पेज डाउन। एक सेकेंड, चलें, ठीक है। यहाँ तक के लिए हमने अपने मूवमेंट की सारी कीज़ कर ली थी। अब हम जो आगे करने वाले हैं वो डेटा एंट्री करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने सारी चीज़ें सीखी हैं, मतलब मूव कैसे करना है, कोई चीज़ क्या है, क्या बोलते हैं। अब जो काम करना है वो काम भी तो शुरू करना होगा। तो अब हम अपना डेटा एंट्री शॉर्टकट्स के साथ शुरू करेंगे। इनिशियली शॉर्टकट सीखेंगे कि किसी सेल के अंदर कैसे क्या चीज़ लिखी जाती है। देखें, अब हम जो डेटा एंट्री शॉर्टकट सीख रहे हैं, मान लीजिए आप किसी सेल में जाते हो और आप ऑब्वियसली आपको डेटा एंटर करना है, तो या तो आप सेल में जाओ और डायरेक्टली कुछ भी लिखना शुरू कर दो। जैसे मैंने अपना नेम लिखा तो मैंने डायरेक्टली लिखना शुरू कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया, और एंटर से क्या आता है, नीचे आते हैं, इसलिए ये नीचे आ गया। अगर मैं सेल में थी और लिखने के बाद टैब प्रेस करती तो ये राइट में चला जाता है, इसलिए इन कीज़ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप यहाँ पे थे, आपने कुछ भी डायरेक्टली लिखना शुरू कर दिया, लिख दिया। अब मुझे समझ आया कि ओ माई गॉड, मुझे तो ना क्या करना था,
तनु का टी बड़ा करना था और सिंगल का एस बड़ा करना था। अब उसके अंदर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो सेल के अंदर एंट्री कैसे कैसे होती है वो समझो। अभी मुझे सेल के अंदर एंट्री करना है, तो या तो मैं डबल टैप करूँगी, जिस पोजीशन में जाके, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे टी चाहिए, मैं यहाँ जाके डबल टैप किया तो मेरा कर्सर यहाँ आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल टी से, मतलब यहाँ से इसको कैपिटल में लिख लूँगी। ओके फाइन, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि मान लीजिए अब मुझे इसको स्मॉल में करना था, मैंने तो गलत लिख दिया। दूसरा तरीका ये है, मैं फॉर्मूला बार में जाके डायरेक्टली चीज़ें ठीक कर सकती हूँ, जो भी चीज़ मैं करना चाहती हूँ। इसीलिए फॉर्मूला बार होता है, बिकॉज जो सेल में लिखा है वही तो वहाँ पे लिखा है, एंटर प्रेस कर दिया तो ये आपका आ गया। ठीक है, तीसरा तरीका और मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अगर आपको डबल टैप नहीं करना, माउस की हेल्प नहीं चाहिए, आपको डायरेक्टली जाना है, तो डायरेक्टली भी आप सेल के अंदर जा सकते हैं। आप अपने सेल के अंदर जाइए। अब मान लीजिए मुझे उसे कैपिटल में ही करना था, तो आप फंक्शन F2 का प्रेस कर दीजिए या डायरेक्टली F2 प्रेस कर दीजिए, तो आपका कर्सर बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा। अब आपको सिंगल चाहिए था ना, तो साइड एरो से आप साइड में आए और इसे एस कर दें, और साइड एरो से साइड में आए और आप इसे टी कर दें, और इसके बाद एंटर कर दें, तो आपका इस तरीके से नेम आ जाएगा। तो आपके पास कौन कौन से तरीके हुए किसी भी सेल में एंटर करने के। बेसिकली हम लोग जो यहाँ बात कर रहे थे वो सेल में एंटर करना कर रहे थे, कि सेल में एंटर कैसे किया जा सकता है, सेल में एंटर कैसे किया जा सकता है। तो अगर मैं माउस से बात करूँ तो डायरेक्टली आप एंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कीबोर्ड में बात करूँ तो कीबोर्ड में आपको क्या क्या मिला, कि माउस में डायरेक्टली भी कर सकते हो और साथ में फॉर्मूला बार के लिए भी आपको माउस ही चाहिए होगा, तो फॉर्मूला बार इसी में मैं कर देती हूँ। कीबोर्ड में आप या तो इसमें जाकर डबल टैप कर सकते हो, कि डबल टैप किया और आपका जो कर्सर है वो अंदर चला गया, या फिर आप F2 प्रेस कर सकते हो, या फिर किसी किसी लैपटॉप्स में, जो HP के लैपटॉप्स में, वहाँ पे भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि फंक्शन के साथ F2 प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके वो एंटर करेगा। FN करके कंट्रोल के साइड में आपको की मिल जाएगी, फंक्शन के साथ F2 प्रेस कर दो, आप उस सेल के अंदर चले जाओगे। इस तरीके से हम सेल के अंदर एंट्री करते हैं, इस तरीके से हम अपने डेटा को लिखते हैं। अब हम एक्चुअल में आगे चल के पूरा डेटा एंट्री करना सीखेंगे। अभी तो ये था ना कि किसी सेल के अंदर लिखना है, तो वो लिखना भी कैसे है। अब हम अपनी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब जो हम करने वाले हैं वो डेटा एंट्री करने वाले हैं, और डेटा एंट्री के लिए हमें सबसे पहले हम फर्स्ट सेल में चले गए। अब मुझे जो भी लिखना है मैं डायरेक्टली लिखना शुरू कर सकती हूँ, जस्ट बिकॉज उस सेल के अंदर कुछ भी नहीं है। तो अब मैंने सीरियल नंबर लिखा, साइड में आए, उसके बाद मैंने पार्टी नेम लिखा, उसके बाद मैं साइड में आई और उसके बाद मैंने क्या लिखा, यहाँ पर सेल्स लिख दी। अभी के लिए हम डायरेक्टली छोटा सा डेटा बना रहे हैं, इसलिए बहुत ही छोटा डेटा बना लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ 1 लिखा, यहाँ पार्टी नेम में कोई पार्टी का नेम दे दिया है, मैंने खुद का नेम लिख लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर आती हूँ, यहाँ पर कोई भी अमाउंट लिख दी है, उसके बाद यहाँ 2 लिखूँगी और यहाँ पर और कोई नेम लिखूँगी। अब ये देखें, ये कितना टायरिंग होगा। मैं यहाँ पर कोई अमाउंट लिखती हूँ, ये कितना टायरिंग है कि बार बार मुझे सीरियल नंबर्स लिखने पड़ रहे हैं। तो ऐसे बार बार सीरियल नंबर्स ना लिखने पड़े, उसके लिए क्या करेंगे, आप ये सेकंड वाले को तो डिलीट कर दीजिए। फर्स्ट आपने जहाँ पे भी जो लिखा है वो लिखिए, और उसके बाद देखिए इसके अंदर ये यहाँ पर देखो, अभी आपका कर्सर ऐसा प्लस है और उस पर जाते ही दूसरा प्लस बन जाता है, एक छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है। तो जैसे ही आप इस पर जाएंगे, आप इस पर क्लिक कीजिए, होल्ड करके रखिए और जस्ट ड्रैग इट डाउन। तो अभी के लिए इसने क्या किया, ये कॉपी कर दिया, मतलब जो ऊपर डेटा लिखा है वही का वही नीचे लिख के आ गया, क्योंकि हमने 1 लिखा था तो 1 लिख के आ गया। तो अब इस बॉक्स पे, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो और यहाँ से फिल सीरीज़ चूज़ करो, और उसके बाद ये आपको सीरीज़ फिल करके दे देगा। तो जितना भी ड्रैग करना चाहते थे आप डायरेक्टली ड्रैग कर सकते थे। अब आप चाहें तो यहाँ पर सारे नेम लिख सकते हैं, आप कुछ भी नेम लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, आप कुछ भी नेम लिखते जाएंगे और जो भी है आपका डेटा बन जाएगा। यहाँ पे मैं जल्दी से कोई और नेम लिख लेती हूँ। यहाँ पर आप अपने शॉर्टकट कीज, मूवमेंट और इन सब का हेल्प ले सकते हैं और उन्हीं को ही यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हमने ये किया और हम यहाँ पर कुछ नेम्स और लिख देंगे, जैसे कि और यहाँ पे कुछ अमाउंट्स लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने अपना डेटा बना लिया है। ओके, इस तरीके से आप अपना डेटा लिखते हैं, जो भी लिखते हैं अपने उसमें।
अपनी शीट के अंदर। तो इस तरीके से हम अपना डेटा एंटर करते हैं। उसको कुछ एडिट करना हो तो आप डबल टैप से उस सेल में जा सकते हैं, या फिर आप F2 से जा सकते हैं, या फिर आप फॉर्मूला बार से उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका था आपका डेटा एंट्री करने का, जिस तरीके से अभी आपने की है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सिलेक्शन की तरफ कि सिलेक्शन कैसे किया जाता है। देखें, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डेटा लिया हुआ है यहाँ पर। अब मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि सिलेक्शन कर क्यों रहे हैं, क्या ज़रूरत है, क्या पढ़ने वाले हैं। सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप कोई चीज़ किसी चीज़ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो पहले उसे सेलेक्ट तो करना पड़ेगा ना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपना फ़ोन चला रहे हैं, ठीक है, आप फ़ोन चला रहे हैं, आप अपना फ़ोन चला रहे हैं, ठीक है। फ़ोन के अंदर आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, व्हाट्सएप के अंदर कोई आपको मैसेज आया, ये आपका मैसेज है, ठीक है। आपको एक मैसेज आया और अब उस मैसेज को आपको किसी दूसरे पर्सन को भेजना है। अभी आपने ए पर्सन से कोई मैसेज आया, उसको आपको बी पर्सन को भेजना है। तो आप क्या करोगे, इस पहले मैसेज को होल्ड करके रखोगे, दैट मीन्स सेलेक्ट करोगे, और उसके बाद आप इसे कॉपी करोगे। फिर आप बी के इनबॉक्स में जाओगे और वहाँ पर जाकर इसे पेस्ट कर दोगे, और अपने जो भी आपको वहाँ कॉपी करना था वो वहाँ पे पेस्ट करने के बाद उसको भेज दोगे। करेक्ट, यही काम करते हो ना। अगर मान लो डायरेक्टली भी फॉरवर्ड कर रहे हो किसी मैसेज को, कि वहाँ पे फॉरवर्ड का ऐसे एरो लग के आता है, आप इसका भी यूज़ कर रहे हो, तो ये भी तो पहले सिलेक्शन हुआ। तो आप ये बात समझिए, सॉफ्टवेयर कोई भी हो, कोई काम जब अप्लाई कब कर पाओगे, जब पहले उस काम को सेलेक्ट कर पाओगे। जो चीज़ सेलेक्ट करोगे और जो चीज़ अप्लाई करोगे वो उसी पे अप्लाई होगी जो चीज़ सेलेक्ट कर रखी होगी। आप जिस मैसेज को सेलेक्ट करते हो, फॉरवर्ड वही मैसेज होता है, बाकी तो नहीं हो जाते। बाकी को करने के लिए बाकी को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ जो हम सीखने वाले हैं वो सिलेक्शन सीखने वाले हैं कि डेटा के अंदर जब हम काम करेंगे तो हमें सिलेक्शन पता होनी चाहिए ना, हम सिलेक्शन कैसे कैसे कर सकते हैं। तो देखो, पहला एक्सपेक्ट तो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि हम 2 एक्सपेक्ट में पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज़ माउस एंड द अदर वन इज़ कीबोर्ड। तो आप माउस को लेकर पूरे को सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप एक बार तो क्लिक करें और उसके बाद उसको होल्ड करके रखें, उसको छोड़े नहीं, और जहाँ तक का जो सिलेक्शन करना है आप वहाँ तक की सिलेक्शन ले लीजिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप कीबोर्ड की मदद से सीख सकते हो। अब कीबोर्ड की मदद से हम जो चीज़ सीखने वाले हैं वो ये सीखने वाले हैं, जो सबसे पहली चीज़ सीखेंगे वो सीखेंगे कंप्लीट सिलेक्शन। क्या सीखेंगे, कंप्लीट सिलेक्शन। मान लीजिए मुझे अपने डेटा को, कंप्लीट डेटा जहाँ तक लिखा हुआ है वहाँ तक का डेटा सेलेक्ट करना है, तो मैं प्रेस करती हूँ Ctrl+A, क्योंकि मैंने कंप्लीट सिलेक्शन मतलब ऑल डेटा सिलेक्शन, ऑल डेटा सिलेक्शन। अब ऑल स्टार्ट्स विद ए, तो हमने लगा दिया Ctrl+A, ठीक है। चलो अब ये सिलेक्शन करके देखते हैं। सबसे पहले हमने इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ आए, इसको सेलेक्ट किया, कहीं पे भी सेल में कहीं पे भी क्लिक कर दो, ठीक है। वहाँ Ctrl+A प्रेस करो, जहाँ तक डेटा लिखा है वहाँ तक का सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, आप कहीं पे भी क्लिक कीजिए और उसके बाद Ctrl+A करेंगे तो जहाँ तक डेटा लिखा है वहाँ तक का सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो कर लिया कि अगर हमें कंप्लीट सिलेक्शन करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आता है सिंगल क्लिक सिलेक्शन। आप ये लिख सकते हो, ये कोई टर्म्स जो है ना, ये हम खुद से समझने के लिए बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि इन्हीं टर्म्स के पीछे चीज़ें चलेंगी। तो अब हम क्या करेंगे, सिंगल क्लिक सिलेक्शन। बट इसमें एक चीज़ है, आपको वहाँ तक का सिलेक्शन करना है जहाँ तक डेटा लिखा है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जहाँ तक डेटा लिखा है, डेटा है या है, ठीक है। तो वहाँ तक का अगर आपको सिलेक्शन करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, Ctrl+Shift को तो होल्ड करना पड़ता है और देन यूज एरो। अब एरोज का यूसेज आपके ऊपर है कि अप करना है, लो करना है, राइट करना है, लेफ्ट करना है, इट्स ऑल अप टू यू। तो अभी आपके पास जो डेटा है, मान लीजिए मैं आपको कहती हूँ कि आप रेफरेंस नंबर पे हो और आपको 10 तक, आपको 15 तक का सिलेक्शन करना है। तो अगर आप Ctrl+A कर दोगे तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, बट हमें तो पूरा डेटा सेलेक्ट करना ही नहीं है, हम तो यहाँ पर है और हमें तो 15 तक का सिलेक्शन करना है। तो हम Ctrl+Shift को होल्ड करेंगे, उसके बाद डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से जहाँ तक डेटा लिखा होता है हमें वहाँ तक की सिलेक्शन करनी है। मान लीजिए मैं इस एंट्री पे हूँ और जहाँ तक ये डेटा लिखा है वहाँ तक का सिलेक्शन करना है, तो अगर मैं Ctrl+A करूँगी तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+Shift को मैंने होल्ड किया है और उसके बाद राइट साइड का एरो प्रेस किया है, तो जहाँ तक डेटा लिखा है वहाँ तक आ जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे भी कोई वैल्यूज़ लिख देती हूँ,
यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, डजेंट मैटर। हमने यहाँ पर ये लिख दिया, चलो ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ 5 पे आती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करती हूँ, साइड एरो करती हूँ, तो जहाँ तक डेटा लिखा है वहाँ तक का सिलेक्शन हो गया है। समझ आया सभी को? आई होप आप सभी को समझ आया हो, लेकिन अगर नहीं समझ आता, एक सेकेंड, अगर कुछ भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा क्या कि हम लोग सिंगल क्लिक से सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, कैसे हम वहाँ तक का सिलेक्शन कर सकते हैं जहाँ तक डेटा लिखा है। अब बात ये आती है तीसरी चीज़ आपके पास ये आती है कि मान लीजिए आपको सिंगल सेल का सिलेक्शन करना है, मतलब आपको ऐसे जो एक ही बारी में सारा सेलेक्ट हो गया ना, वो नहीं करना, सिंगल सेल का सिलेक्शन करना है। तो अभी तक तो आप कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को होल्ड करके कर रहे थे, अभी आपको सिर्फ शिफ्ट को होल्ड करना है एंड देन यूज एरोज। ठीक है, देन यूज एरोज। तो चलें ये भी करके देखते हैं कि मैं क्या बता रही हूँ आपको। देखो मान लीजिए आप रेफरेंस नंबर पे हो और आपको 10 तक का सिलेक्शन करना है। अब अगर आप मान लीजिए कंट्रोल ए करोगे तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, तो ये भी नहीं चाहिए। उसके बाद अगर मान लीजिए ये रेफरेंस नंबर पे जाकर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करोगे तो 15 तक का सिलेक्शन हो जाएगा, ये भी नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, कंट्रोल को तो छूना भी नहीं है, शिफ्ट को होल्ड रखना है और जस्ट टैप इट, टैप 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 आप करते जाइए, डाउन एरो आपका आता जाएगा और एक एक सेल सिलेक्शन किया है। क्या किया आपने, एक एक सेल को सेलेक्ट करते हुए जा रहे हो। ठीक है, ये सारा आपके ऊपर है कि आपको सिलेक्शन कैसे करना है। तो ये आपका सिलेक्शन था कि अगर आपको सिंगल सेल का सिलेक्शन करना है तो आप शिफ्ट को प्रेस कीजिए और उसके बाद आपका सारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चीज़ आपने सीखी वो थी सिलेक्शन की। हम लोगों को जब भी डेटा में कुछ भी काम करना है तो हम सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं। ये शॉर्टकट कीज़ आप ज़रूर याद रखें कि कंप्लीट डेटा को अगर सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए इस्तेमाल होगा, सिंगल क्लिक सिलेक्शन करना है तो ये कंट्रोल शिफ्ट और एरोज यूज़ होंगे, और सिंगल क्लिक सिलेक्शन में और सिंगल सेल सिलेक्शन है तो शिफ्ट को होल्ड कर कर हम एरोज को यूज़ करेंगे। चलें अब हम अपनी बेसिक फॉर्मेटिंग, जस्ट बिकॉज हमें डेटा एंट्री आ गया है, सिलेक्शन आ गया है, तो थोड़ी चीज़ें और समझ लेते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट के लिए एक बार के लिए हम लोग एक और शीट ले लेते हैं। हम सिलेक्शन पे हैं, सिलेक्शन के बाद हमने टैप किया और उसके बाद यहाँ पर इसे रीनेम, देखिए शीट्स का अगर नाम नहीं होगा ना तो हम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम राइट क्लिक करेंगे, रीनेम कर देंगे इसे, क्या करेंगे, एडजस्टमेंट। तो चलें अब नेक्स्ट जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे एडजस्टमेंट। लोगों को क्या करना है, एडजस्टमेंट सीखनी है। अब एडजस्टमेंट किस चीज़ की करनी है वो देखते हैं। मान लीजिए मैं अपना ये नेम यहाँ लिख देती हूँ, तनु सिंगल। अब आप देखें यहाँ पर मैंने जो नेम लिखा है वो B2 में लिखा है, लेकिन जो मुझे नेम नज़र आ रहा है वो C2 के अंदर भी नज़र आ रहा है। आप देख पा रहे हैं, मुझे इस सेल के अंदर भी नज़र आ रहा है। तो क्या इस सेल C2 के अंदर भी मैंने कुछ लिखा हुआ है? देखो B2 के अंदर तनु सिंगल लिखा है, C2 के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये बात आपका फॉर्मूला बार आपको बता सकता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, हो ये रहा है कि हम सभी के जो सेल्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर विड्थ है। अगर आप उसके अंदर कोई डेटा लिखते हो जो कि ज़्यादा बड़ा है और उसका विड्थ एडजस्टमेंट हमें खुद से करना पड़ेगा। अभी उसका विड्थ उतना ही रहेगा, लेकिन अब हम उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब एडजस्टमेंट कैसे होती है, आप मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिए। अभी के लिए किस तरीके का प्लस है, ये इस तरीके का प्लस है। जैसे ही आपको एडजस्टमेंट कहाँ करनी है, कहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है, सी के अंडर आ रहा है ना, बी और सी के बीच का अगर बढ़ जाता है तो आपका काम बन जाएगा। तो आप बी और सी के बीच में जाओगे और देखो आपका प्लस चेंज हो गया, देख रहे हो आप, प्लस चेंज हो रहा है, करेक्ट, आपका कर्सर चेंज हो रहा है। कर्सर चेंज हो रहा है, इसका मतलब अब क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक कीजिए, होल्ड करके रखिए एंड जस्ट ड्रैग इट। जितना भी ड्रैग करना है कर सकते हो, इतना करना है, 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 या इतना करना है, आपकी मर्जी है। मैंने इतना ड्रैग कर दिया तो देखो आपका सेल का विड्थ इंक्रीज हो गया है। होगा ये इन दोनों के बीच में ही, आपको कंप्लीट कॉलम का सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक वैसे ही अगर आपको हाइट भी बढ़ानी होती है तो आप जैसे इस पे जा रहे हो, आपका प्लस चेंज हो रहा है, आप करके ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन मैं अभी आपको विड्थ का बता रही थी। लेकिन होता ये है कि अगर हम मान लीजिए, तो मैंने माउस से किया है,
हम सारी चीज़ माउस से थोड़ी ना करेंगे, हम तो कीबोर्ड से भी सीखेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए माउस से आप डायरेक्टली ये कर सकते हो। लेकिन इसमें होता ये है कि अभी तनु सिंगल आ तो सकता था इतने सेल में, लेकिन मैंने ड्रैग करके इतना कर दिया। तो देखो, हो सकता है मैं ड्रैग करके इतना भी कर देती गलती से, या बिल्कुल ही ऐसे रह जाती, बार-बार उसको ऐसे कर देखती कि ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है। ये करना बहुत टायरिंग हो सकता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने सेल को इतना सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप बी और सी के बीच में जाएंगे। ये प्लस आ गया ना, ये प्लस आने के बाद आपको कुछ होल्ड नहीं करना, कुछ नहीं करना, डबल टैप कर देना है, ये ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर देगा। हाँ जी, अगर मान लीजिए आपका सेल ऐसे भी था ना, ऐसे था ना, आप करने, आप बी और सी के बीच में जाओ, यहाँ जाओ, जस्ट डबल टैप इट, तो ये यहाँ पर इसने करेक्ट करके दे दिया है। तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट करते हो। ये एडजस्टमेंट तो मैंने एक सिंगल सेल में आपको समझाई है। यहाँ पर आपने किस तरीके से एडजस्टमेंट की है, आपने डबल टैप करके की है। एक डेटा ले लेते हैं यहाँ से, जस्ट गिव मी अ मिनट। कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, अपने एडजस्टमेंट वाले सेल में गए, यहाँ कंट्रोल वी कर दिया, और उसके बाद हमने इस डेटा को देखा। अभी देखो, ये डेटा आप देख पा रहे हो, ये पार्टी नेम कम हो गया, क्योंकि मैं जो लेकर आई हूँ इसको तो सबका सेल का विड्थ सही रखना है। अब सबका सेल का विड्थ इक्वल रखने के चक्कर में बाकी चीज़ें तो ढंग से नहीं आ रही हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको ठीक करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हमने जो माउस से सीखा, हम उसके बारे में बता देते हैं कि माउस से हमने क्या सीखा। माउस से हमने सीखा कि या तो आप कर्सर को वहाँ ले जाओ, होल्ड एंड ड्रैग कर लो, एक तरीका तो ये सीखा। दूसरा तरीका सीखा, कर्सर वहां ले जाओ एंड जस्ट डबल टैप इट। ये दो तरीके सीख लिए। अब हम बारी आएगी कीबोर्ड वाली चीज़ों की, कि कीबोर्ड से अगर हमें कोई चीज़ ठीक करनी है, मतलब कि शॉर्टकट कीज से, तो उसको कैसे करेंगे। देखो, अब मान लीजिए आपके पास डेटा आ गया, अगर आप चाहो तो यहाँ पर जाकर एक एक करके ऐसे ठीक कर सकते हो, बट आपको ऐसे करना है क्या, ऐसे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, आपको पता नहीं है कितना ठीक करना है कितना नहीं करना। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम शॉर्टकट कीज इस्तेमाल करेंगे। पूरे पे इस्तेमाल करना है ऐसा तो नहीं है, किसी एक चीज़ को ठीक करना है, तो पूरे डेटा को एक ही बारी में कैसे सेलेक्ट करते हैं। आप कहीं पे भी क्लिक करते हैं और कंट्रोल ए को इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। तो आपने कंट्रोल ए प्रेस किया, उसके बाद आपको शॉर्टकट कीज यूज़ करनी है, जो कि होती है ऑल्ट एच ओ आई। तो ऑल्ट एच ओ आई करने से इसने अपने आप जितनी भी उसकी विड्थ होनी चाहिए थी वो अपने आप कर ली। अब मान लीजिए आपका डेटा इस तरीके से होता, कहीं कहीं उसकी लेंथ भी जा रही होती, इस तरीके से डेटा होता। अब आपने विड्थ ठीक करना तो सीख लिया है, लेंथ कैसे ठीक करेंगे, डेटा आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ऑल्ट एच ओ ए प्रेस करने से इसकी लेंथ भी ठीक हो जाएगी। करेक्ट, इसकी लेंथ भी ठीक हो जाएगी। तो आपने दो चीज़ अभी मेरे से सीखी यहाँ पर। अगर मुझे विड्थ ठीक करना है, विड्थ ठीक करने की भी दो कीज़ होती हैं। विड्थ ठीक करना है तो ऑल्ट एच ओ, ऑल्ट एच ओ आई, और एक और होती है ऑल्ट ओ सी ए। ये किसी किसी में काम करेगा। ओके, हाइट के लिए क्या होता है, या फिर लेंथ के लिए क्या होएगा, ऑल्ट एच ओ ए। तो बेसिकली ये आई और ए लास्ट में यही डिफरेंस है, बाकी सेम है। अभी आप कीज़ याद मत करना, अभी सिर्फ आप सुन लो कीज़ को कैसे याद करना है ना। मैं आपको पूरे मेमोरी टेक्निक सिखाऊंगी, जिससे कि आप कहोगे ओ माय गॉड ये इतना ईजी था और मैं ऐसे ही घबरा रहा था। ठीक है, तो अभी कीज़ को याद मत रखना, अभी सिर्फ एडजस्टमेंट सीखा आपने। मेन एडजस्टमेंट ये तो वाला था कि हम यहाँ से डबल टैप करेंगे और चीज़ों को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी हमने डेटा एंट्री कर लिया है, सिलेक्शन कर लिया है, एडजस्टमेंट कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे अपने बेसिक फॉर्मेटिंग पे, कि जब हम डेटा को एंट्री करते हैं तो इस तरीके से डेटा बनता है। हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं अपना बेसिक फॉर्मेटिंग। लेकिन इसको करने से पहले हमें थोड़ी सी थ्योरी जान लेनी चाहिए। जब भी हम इनिशियल लेवल पे अगर एक्सेल की बात करते हैं तो हम दो चीज़ों की बात करते हैं, एक तो डेटा और एक करते हैं फॉर्मेटिंग। अब डेटा क्या है, फॉर्मेटिंग क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। डेटा मतलब क्या, देखो आप जिस चीज़ पे काम करोगे, मतलब आप अगर एक्सेल में काम कर रहे हो तो एक्सेल किस लिए होता है, आप अपने डेटा की कैलकुलेशन कर सकते हो, उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, उससे रिपोर्ट बना सकते हो, उससे डैशबोर्ड बना सकते हो, फिर उससे अपने लिए डिसीजन ले सकते हो, बिजनेस के लिए डिसीजन ले सकते हो। तो बेसिकली जो भी हम काम करते हैं वो डेटा के ऊपर करते हैं। लेकिन डेटा को, मतलब आपने जब डेटा देखा होगा, अभी आपने पीछे भी डेटा देखा है, उन डेटा के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं
कलर्स होते हैं, बॉर्डर्स होते हैं, आपके फ़ॉन्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, उनके साइज़ अलग अलग हो सकता है। बेसिकली आप जब उसे प्रेजेंट करते हो तो वो थोड़ा अलग तरीके से करते हो, ऐसे थोड़ी ना करते हो। देखो ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये पूरा डेटा लिखा हुआ है। आप इस तरीके से डेटा देखोगे, इसमें क्या देख पाओगे, क्या समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे, है ना? करेक्ट। इसमें तो समझ ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डेटा लिखा हुआ है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं की हुई है। फॉर्मेटिंग का अगर मैं इन लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो डेकोरेट करना। तो बेसिकली आप अपने डेटा को जब डेकोरेट करते हो, उसे प्रेजेंटेबल बनाते हो कि मैंने अपने डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि अब सामने वाला उसे समझ सकता है, तो वो आपकी फॉर्मेटिंग होती है। तो हमने अभी तक जो चीज़ सीखी थी वो सीखी थी डेटा एंट्री। सिर्फ एक डेटा ले रहे थे और सेल में जाकर एंटर कर दे रहे थे, लेकिन अब उस डेटा को खूबसूरत बनाना भी तो सीखिए, उसे प्रेजेंटेबल बनाना भी तो सीखिए। अब हम इसके अंदर उसे प्रेजेंटेबल बनाना सीखने वाले हैं। जैसे देखिए इसके अंदर भी मैं बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ आपको कराऊंगी, सारी शॉर्टकट कीज़ आपको याद हो जाएंगी, ट्रस्ट मी। अब मैं आपको सारी शॉर्टकट कीज़ याद भी कराऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहें। देखिए सबसे पहले आपको ये डेटा नज़र आ रहा है, अभी तक जो सीखा है ना उसका ही यूज़ करेंगे अभी इनिशियली। हम जानते हैं कि हमें कोई चीज़ सही करनी है या कोई चीज़ अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट भी तो करना पड़ेगा, और ये काम हमें तो पूरे डेटा के अंदर करना है। तो हमें पूरे डेटा को सेलेक्ट करने के लिए क्या प्रेस करना होगा? जस्ट टेल मी। कहीं पे भी क्लिक करना होगा और कंट्रोल ए प्रेस करना होगा। ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से हमारा पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें जो काम करना है वो पूरे पे करना है। अब हमें इसका विड्थ ठीक करना है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कोई बड़ा है कोई छोटा है। तो विड्थ ठीक करने के लिए हम ऑल्ट ओ सी ए प्रेस कर सकते हैं, वरना ऑल्ट एच ओ आई भी प्रेस करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। कर दिया। अब ये मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है, देखने लायक तो लग रहा है। देखने लायक लग रहा है या नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। अब हम अपने डेटा को ठीक करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें अपने डेटा के अंदर करेक्ट करनी होती है, वो करेक्ट करनी होती है अलाइनमेंट। आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जितने टेक्स्ट लिखे हैं वो सारे सेल के राइट साइड में लिखे हैं। देखो ये भी राइट साइड में लिखा है, ये भी राइट साइड में लिखे हैं, और वहीं पे ही आप टेक्स्ट को नोटिस करोगे वो सारे लेफ्ट साइड में लिखे हैं। तो अगर मान लीजिए मैं पूरे डेटा को सेलेक्ट करके, देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, या तो मैं सब कुछ राइट में कर दूं तो पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन देखने में फिर भी बेहतर लग रहा है पहले वाले से। लेकिन अगर मैं इसे लेफ्ट कर देती हूँ तो लेफ्ट करने में ये सही लग रहा है। वो क्यों सही लग रहा है? एक साइकोलॉजिकल इसमें छोटा सा एक लॉजिक लगा सकते हो। वो ये है कि हम कोई भी चीज़ ना ऐसे पढ़ते हैं। अगर मैं तनु सिंगल पढ़ रही हूँ तो मैं ऐसे जा रही हूँ, तनु सिंगल, राइट। तो हम कोई भी चीज़ ऐसे पढ़ते हैं, तो हमारी आंखों को अगर कोई चीज़ लेफ्ट अलाइनमेंट में है ना तो वो ठीक लगती है, हमारी आंखों को थोड़ा अटपटा नहीं लगता, अजीब नहीं लगता, इसीलिए हमें लेफ्ट फिर भी ठीक लग रहा है। लेकिन हमारे लिए बेस्ट कौन सा होता है? ये मिडिल वाला। कौन सा? ये मिडिल वाला। ठीक है, तो हमने मिडिल कर दिया। आपको सारी चीज़ें अब सही समझ आ रही हैं, क्या टेक्स्ट है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो ये होता है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है कि हम लोग अपने पूरे डेटा को, मतलब जिस चीज़ का भी सिलेक्शन करेंगे उसे लेफ्ट या राइट कर सकते हैं या मिडिल में कर सकते हैं। अभी मैंने मिडिल में कर दिया। अब ये ऊपर वाले 3 पोर्शन क्या है? आप ध्यान से देखोगे, ये बिल्कुल ऊपर है, ये बीच में है और ये बिल्कुल नीचे है। इसका फ़र्क आपको अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन अब समझ आएगा। मान लीजिए अभी ये इस तरीके से सेल है। अब मैंने इसे सेलेक्ट किया, या तो मैं इसे सबसे नीचे रखना चाहती हूँ या सबसे ऊपर रखना चाहती हूँ। देखो अभी के लिए जब आपका डेटा एकदम एक्यूरेट है, जब आपके डेटा की विड्थ एकदम एक्यूरेट है, तब तो ये ऊपर नीचे का कोई डिफरेंस, इतना फ़र्क नहीं पता लगता है। आप पूरे डेटा को सेलेक्ट करो और ऊपर नीचे करके देख लो, कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ये फ़र्क कब नज़र आता है? मान लीजिए आपका डेटा इधर उधर हो गया, उस टाइम पे आपका अलाइनमेंट ये डाउन है या अप है, तो वो इस तरीके से नज़र आएगा। तो आप अपने डेटा को जब ये मिडिल में करते हो तो यहाँ से भी बीच में कर दो। अब अगर मान लीजिए आपका लेंथ बढ़ भी जाता है तो भी वो मिडिल में रहेगा। ठीक है, अब आप यहाँ से डबल टैप करके इसको ठीक कर दो। आपने ठीक कर दिया है। तो आपको हमेशा जो अलाइनमेंट रखना है वो क्या रखना है? अलाइनमेंट सेंटर रखना है। तो अलाइनमेंट क्या रखना है? सेंटर रखना है। तो मैं नीचे पॉइंट लिखते जाती हूँ कि हमने किया क्या क्या है, सो दैट हमें बाद में याद रहे। ठीक है, ये ठीक रहेगा। हम लोग यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं, हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि हम अलाइनमेंट ठीक किया है हमने, और अलाइनमेंट में हमने क्या ठीक किया है कि हमने उसे सेंटर में किया है। ठीक है, हमने उसे सेंटर में कर दिया। बेसिकली मिडिल किया है, तो हम ये कह सकते हैं बिल्कुल सेंटर में ले आए हैं। चाहे मैं ऐसे बात करूं तो ऐसे भी सेंटर में, ऐसे बात करूं तो ऐसे भी सेंटर में, तो हम उसको सेंटर लेकर आए हैं। दूसरी चीज़ चलो हम करके देखते हैं। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, हम अपने डेटा में गए,
अब जो हम बात करेंगे वो हेडिंग को लेकर बात करेंगे। हेडिंग के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, तो जर्नली हमारी हेडिंग, जो डेटा की हेडिंग देखोगे, अभी हम एडजस्टमेंट वाले में देख रहे हैं, आप देख रहे हो हेडिंग पे एक कलर है, थोड़ी सी उभरी हुई है, तो डेटा अच्छा लग रहा है क्योंकि उभर के आ रहा है, समझ आ रहा है। जो ऊपर वाला लिखा है वो हेडिंग है, नीचे का डेटा नॉर्मल डेटा लिखा हुआ है। तो ठीक वैसे ही हमें इस हेडिंग को बनाना होगा। अब मुझे अपना डेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिलेक्शन करना है, रेफरेंस नंबर से लेकर अमाउंट तक का सिलेक्शन करना है। तो हमें क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, हमें क्या शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ेगी, कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो। कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो करते ही हमारे पास ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, वो भी सिंगल क्लिक के अंदर। अब ये सेलेक्ट हो गया है। अब अगर हम चाहें, देखो होम टैब के अंदर जाओ और यहाँ पर आपको बाकी की चीज़ें नजर आएंगी जो आपको करनी है। तो एक एक करके करते हैं। आप मान लीजिए इसे थोड़ा उभार के दिखाना चाहते हो, थोड़ा थिक दिखाना चाहते हो, अभी तो पतले पतले फॉन्ट्स लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हो। तो देखो ये इस तरीके से आ गया, मैं इसे बंद करती हूँ, देखो फर्क नजर आ रहा है। तो ये आपको फर्क नजर आया कि आपने बोल्ड कर दिया। इटैलिक से ये थोड़ा टिल्टेड हो जाता है, हमें इटैलिक नहीं चाहिए। अंडरलाइन से इनके नीचे अंडरलाइन आ जाती है, हमें अंडरलाइन नहीं चाहिए। अगर आप इनका फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। जर्नली हम प्रोफेशनली कैलिब्री और एरियल यूज करते हैं, ठीक है, तो आप इन्हें भी यूज कर सकते हो। आपको ये यूज़ करना है, ये यूज़ करना है, ये यूज़ करना है, एरियल ब्लैक यूज़ करना है, आप जो यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो। आपने नॉर्मली ये यूज़ कर लिया और ये बहुत ही ज़्यादा पतला लग रहा है तो हम नॉर्मल कैलिबरी यूज़ कर लेते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास आता है सेल कलर, और मतलब पहले हम साइज़ देख लेते हैं एक बार के लिए। तो यहाँ पर आपको साइज़ मिल जाता है, आप साइज़ खुद से लिख भी सकते हो और यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हो। जैसे जैसे साइज़ आप बढ़ाते जाओगे इसका साइज़ बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे कम करते जाओगे इसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। 12 मुझे लगता है ठीक है एकदम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट बिकॉज आप देख रहे हो अब इसका वापस से इस हेडिंग की वजह से ये कंप्लीट नहीं आ रहा है, तो कंट्रोल ए करेंगे हम, कहीं पे भी डेटा में कंट्रोल ए करेंगे, ऑल्ट ओ सी ए कर लेंगे, तो इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। अब हमें कलर करना है इसमें, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब एक बात समझिए, जो ये है, जो आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा है, लेट मी जस्ट टेक द पेन फर्स्ट। आपको जो ये बॉक्स नज़र आ रहा है, मतलब जिसको हम सेल बोलते हैं, सेल के अंदर अगर मैंने ये फिल कर दिया, ये ऐसे ऐसे फिल कर दिया, तो सेल के अंदर क्या कलर है, रेड। और उसके ऊपर अगर मैं कुछ लिखती हूँ वाइट कलर से, तो उस वाइट कलर की चीज़ को क्या बोलेंगे कि क्या लिखा है, फॉन्ट। तो जो हम अंदर लिखते हैं वो हमारा फॉन्ट होता है और ये हमारा सेल होता है। तो यहाँ पर जो कलर दिखाया हुआ है, ये बकेट, ये बकेट तो कलर करती है उस सेल को। तो मान लीजिए मैं इसमें येलो कलर कर देती हूँ, तो क्या किया, येलो बकेट मतलब हर सेल के अंदर कलर कर दिया, और अंदर फॉन्ट है मतलब ए। अभी मान लो इसको रेड ही कर देती हूँ, तो देखो रेड हो गया है, लेकिन रेड मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसे वाइट कर देती हूँ तो वाइट हो गया है। अब मैं इसे इसे लेकर मैं ग्रीन कलर कर देती हूँ, या मैं ब्लू कलर कर देती हूँ, ये वाला ब्लू, तो देखो ये इस कलर का हो गया। तो बेसिकली ये बकेट तो आपके सेल को कलर करता है, और ये ए जो लिखा है ये आपके फॉन्ट को कलर करता है। जो सेल के अंदर आप कोई चीज़ लिख के रखोगे उसको ये कलर करता है। ठीक है, समझ आया सब कुछ। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं हमने और क्या क्या चीज़ें कर ली हैं। हमने क्या क्या चीज़ें करी हैं, ध्यान लाओ। हम लोगों ने कुछ चीज़ें लिखेंगे यहाँ पे, बोल्ड किया है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इसको इटैलिक किया है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर उसको और क्या किया था, अंडरलाइन किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, अभी अभी और कुछ नहीं किया है, सिर्फ कलर्स किए हैं और फॉन्ट को कलर किया, कोई बात नहीं। अब आप देखोगे कि डेटा नज़र तो ठीक आ रहा है, लेकिन इसके अंदर कहीं पे भी उप्स 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 उप्स, इसके अंदर अब कहीं पे भी कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ। तो अब हम इस पे बॉर्डर लगाएंगे। क्या करेंगे, हमें पूरे डेटा पे बॉर्डर लगाना है, हम पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम होम टैब में जाएंगे। होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आता है जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर। आप इस पे जाओगे तो देखो यहाँ पे लिख के भी आएगा थिक आउटसाइड बॉर्डर। आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। क्या मैम इतने सारे ऑप्शंस याद करने पड़ेंगे? द आंसर इज नो। ये सारे जो हैं वो सिंगल सिंगल लाइन लगाने के हैं, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ये आता है ऑल बॉर्डर्स, तो आप ये ऑल बॉर्डर्स ले लीजिए। ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो सब पे एक पतला सा बॉर्डर लग के आ जाएगा। अब ऑल बॉर्डर से तो आपका देखो इस तरीके से लग के आ गया है, लेकिन आपको याद है अपने स्कूल में जब आप ड्राइंग्स बनाते थे, स्केच बनाते थे, तो कैसे होता था
कि आपने स्केच बनाया, अंदर कलर फिल कर दिए, उसके बाद ब्लैक कलर से लगे हुए उसको डार्क करने में, कि भाई बाहर की तरफ एक आउटलाइन बनाएंगे, मोटी सारी आउटलाइन बनाएंगे, ताकि आपका जो वो स्केच है वो उभर के आए। तो ठीक वैसे ही हमें अपने डेटा को खूबसूरत बनाना है। तो खूबसूरत बनाने से क्या होगा, आपने पूरे डेटा को सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने इसे सेलेक्ट किया और उसके बाद थिक आउटसाइड बॉर्डर का इस्तेमाल किया। तो आप देखो बाहर की तरफ थिक लग गया, अंदर की तरफ नॉर्मल लग गया। आप चाहते हो कि नहीं मैम मुझे तो अलग अलग तरीके के बॉर्डर्स लगाने हैं, तो आप और कुछ मत देखो, मैं आपको 3 से 4 आपको बताऊंगी, आप बिल्कुल वो देखो। उसके बाद आप सीधा और कुछ बीच में मत देखो, यहाँ आ जाओ थिक मोर बॉर्डर्स पे। मोर बॉर्डर पे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, मान लीजिए इतना थिक लगाना चाहते हो, अभी तो इतना थिक है लगा होता है, इतना थिक, या मान लो डॉटेड लगाना चाहते हो तो ये वाला ले लिया। उसके बाद आप देखो कहाँ लगाना है, यहाँ एक एक करके लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से लगाओ कि आपको आउटलाइन पे लगाना है या आपको अंदर की तरफ लगाना है या दोनों की तरफ लगाना है, तो दोनों ऑन कर दिए। यहाँ पे आपको प्रीव्यू नजर आ रहा है, मुझे सिर्फ बाहर का लगाना था, अंदर का नहीं लगाना था, तो मैं यहाँ पे नन किया और उसके बाद आउटलाइन ले लिया एंड ओके कर दिया। तो अब देखना बाहर की तरफ ये लग के आ गए और बाकी हट चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने बॉर्डर्स लगाते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, मतलब अभी के लिए हमने क्या सीखा वो देखो। बॉर्डर्स के अंदर हमने क्या लगाया, सबसे पहले हमने लगाया ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, ऑल बॉर्डर्स लगाया। फिर हमने क्या लगाया, थिक आउटसाइड बॉर्डर। तो हम थिक आउटसाइड बॉर्डर लगाया। हम ये लिखते जा रहे हैं क्योंकि हम बाद में उन सभी की शॉर्टकट कीज याद करने वाले हैं। मैम इतनी सारी शॉर्टकट कीज, यहाँ बिल्कुल इतनी सारी शॉर्टकट कीज, मोर बॉर्डर्स। और उसके बाद जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं, उसके बाद जो हम करेंगे वो आप एक बात बताएं, सभी तरीके के बॉर्डर लगा दिए, लेकिन बॉर्डर हटाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नो बॉर्डर, कि हमें कोई बॉर्डर चाहिए ही नहीं है। तो आपका आ गया नो बॉर्डर। अब जितने भी काम आपने किए हैं वो सारे अगर मैं आपसे करने के लिए कह दूं, लेकिन ये कह दूं आपको तो ये सारे काम शॉर्टकट की से करने होंगे, तो क्या आप कर पाएंगे, कर पाएंगे क्या? चलो अब इस डेटा को बिल्कुल पहले जैसा बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको कोई भी की अगर याद करना है तो अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में आप ओल्ट प्रेस कीजिए। ओल्ट प्रेस करने के बाद देखो ऊपर की तरफ हर जगह एक की नज़र आ रही है, एच नज़र आ रहा है, ये सब नज़र आ रहा है ना। हम जो भी काम कर रहे हैं हम किस में कर रहे हैं, एक बार के लिए मैं यहाँ जाती हूँ, अब ओल्ट प्रेस करती हूँ। हम जो काम कर रहे हैं हम किस में काम कर रहे हैं, कौन से टैब में काम कर रहे हैं, हम होम टैब में काम कर रहे हैं ना। होम टैब स्टार्ट्स विद, किस चीज से स्टार्ट होता है, होम की स्पेलिंग पढ़ो, HOME, तो होम स्टार्ट्स विद H, तो यहाँ पर आपका H आएगा। तो देखो यहाँ पे H लिखा है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं H प्रेस करती हूँ तो होम के अंदर के सारे फंक्शंस के ऊपर एक की नजर आएगी। अब हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले तो मैं इसको एस्केप करती हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए। यहाँ पर आपको समझ आ गया एक्टिवेशन की। मैं अगर बात करूँ, एक्टिवेशन की, वो क्या है, ऑल्ट है, ऑल्ट से एक्टिव होता है। होम की क्या है, होम की है H, ऑल्ट H, ठीक है। अब हम यहाँ पे की पढ़ेंगे। देखो हर एक फंक्शन जो भी हम काम कर रहे हैं फॉर्मेटिंग के अंदर, वो सारा कहाँ पे प्रेजेंट है, वो सारा होम टैब में प्रेजेंट है, राइट। तो होम टैब तक पहुंचने के लिए ऑल्ट H तो प्रेस करना ही पड़ेगा। अब बात यह है कि अलाइनमेंट का कैसे करना है, तो अलाइनमेंट स्टार्ट विद A एंड हमें करना होता है सेंटर, तो हम प्रेस कर देंगे AC। तो ये इसकी शॉर्टकट की हो गई, समझ आया। चलो एक दो और समझते हैं तब समझ आ जाएगा। ऑल बॉर्डर्स हैं, ऑल बॉर्डर्स को कैसे करेंगे, मान लीजिए आपकी कीज स्टार्ट किससे हो रही हैं, ऑल्ट से, फिर उसके बाद आप होम पे जा रहे हो, फिर उसके बाद आप बॉर्डर लगा रहे हो, और कौन सा बॉर्डर लगा रहे हो, ऑल बॉर्डर लगा रहे हो, तो आपका की बन जाएगी ऑल्ट HBA। एक बात याद रखें कि की एक्टिव होती है ऑल्ट से,
होम में हम सारा काम कर रहे हैं तो H जाएगा और उसके बाद BA आ जाएगा। थिक आउटसाइड बॉर्डर है तो ऑल्ट से हमने एक्टिव किया, H से हम बॉर्डर होम में गए, B से हम बॉर्डर में गए और थिक आउटसाइड बॉर्डर है तो थिक स्टार्ट्स विद T, तो यहाँ पे आ जाएगा T। ओके, मोर बॉर्डर्स, ओल्ड से हमने एक्टिव किया, H से हम होम पे गए, B से हम बॉर्डर में गए और यहाँ से हमने मोर बॉर्डर्स लगाया तो M। तो ठीक वैसे ही नो बॉर्डर की क्या होगी, ऑल्ट HBN की नो बॉर्डर्स है। तो देखो कितनी इजी थी इन शॉर्टकट कीज़ को याद करना, बहुत इजी होता है। आपको बस अपना काम और आपको सिस्टम पता होना चाहिए कि आप कैसे कोई काम कर रहे हो, कहाँ कहाँ जाकर वो काम मिलता है, उसके इनिशियल्स उठाओ और आराम से याद हो जाएगा। बोल्ड के लिए वैसे तो कंट्रोल 1 है, अगर आप ये करके देखोगे ऑल्ट H और यहाँ 1 2 3 लिख के आता है, तो अगर आप चाहो तो ऑल्ट H 1 2 3 ये भी कर सकते हो, वो की भी काम करेगी। अदरवाइज कंट्रोल और बोल्ड स्टार्ट्स विद B तो कंट्रोल B, इटैलिक स्टार्ट्स विद I तो कंट्रोल I और अंडरलाइन स्टार्ट्स विद U तो ये आ जाता है आपका कंट्रोल U। तो इस तरीके से हमारे पास सारी कीज़ याद हो जाती हैं। एक की मैं आपको यहाँ पर बोनस बता देती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। हम यहाँ पे इसको रेड कलर का लेंगे, रेड कलर का लेने के बाद मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। आपने वो देखा था विड्थ वाली और लेंथ वाली, मैम विड्थ और लेंथ, हाँ अभी ठीक कर रहे थे ना, क्या ठीक कर रहे थे हम, क्या प्रेस कर रहे थे उस टाइम पे, याद नहीं हुई थी ना, ऑल्ट HOI एंड ऑल्ट HOA। अब समझ आया ये दो तो चीज़ क्यों ली हुई है, क्योंकि होम टैब के अंदर ये फीचर मिलेगा। तो अब प्रेस करो ऑल्ट H, देखो O कहाँ है, फॉर्मेट, फॉर्मेट में हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर जैसे आप क्लिक करोगे, मैंने गलती से वो क्लिक कर दिया है, ऑल्ट HO एंड इसके अंदर में होता है ऑटो फिट हाइट एंड ऑटो फिट विड्थ, तो I और A, इसलिए हमारी ये कीज़ यहाँ पे बनती है, यही कीज़ होती हैं ये, ठीक है। इसलिए ये ऑल्ट HOI है एंड ऑल्ट HOA है और इस तरीके से हम सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी कीज़ अच्छे से याद हुई होंगी। अगर कहीं पे भी कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। अब मैं एक बार के लिए आपको करके भी बता देती हूँ। मान लीजिए बॉर्डर का कर लेते हैं, तो सबसे पहले कंट्रोल A से पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑल्ट HBN से मैंने पूरा डेटा में से देख लो बॉर्डर्स हटा दिए हैं। कंट्रोल A किया, ऑल्ट HBA किया तो सब पे बॉर्डर लग गया, ऑल्ट HBT किया तो बाहर की तरफ बॉर्डर लग गया। इस तरीके से हम जितना भी काम है अपना जल्दी जल्दी कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने सीखा वो हमारी बेसिक फॉर्मेटिंग थी और पूरी बेसिक फॉर्मेटिंग हम लोगों ने बहुत अच्छे से सारी शॉर्टकट कीज़ के साथ की है। ओके, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, अदरवाइज याद तो आपको डेफिनेटली हो ही जाएगा। फिर भी आपको ये शीट एज इट इज़ मिलने वाली है, तो डोंट वरी अबाउट दिस। चलें, अभी हम लोगों ने बेसिक फॉर्मेटिंग कर ली है, अब हम थोड़ा सा एक और टॉपिक समझेंगे विच इज़ इंसर्ट एंड डिलीट, एंड उसके बाद हम एडवांस टॉपिक पे बढ़ेंगे। इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब क्या होता है, अगर इन जनरल सेंस में देखें, इंसर्ट कोई भी चीज़ इंसर्ट करे दैट मीन्स वो कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने ये डेटा देखा और डेटा देखने के बाद समझ आया ओ नो, मैंने तो इसके अंदर कोई हेडिंग ही नहीं ऐड करी है। तो अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, क्या मैं पूरा डेटा इरेज कर दूं और उसके बाद जाकर अब ये देखूं कि ओ माय गॉड अब जाके मैं हेडिंग लिखूंगी और उसके बाद ही एंट्रीज करूंगी, तो मतलब कोई बात हुई है? बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे ना, हम करेंगे कि अपने लिए यहीं पे ही एक और रो ऐड कर लेंगे। अगर हमने यहीं पे ही अपने लिए एक रो ऐड कर लेती हूँ तो कितना आसान हो जाएगा ना मेरे लिए। तो क्या करूँगी, मैंने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद देखो कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो क्या साइन लगता है, प्लस। कोई भी चीज़ हटाते हैं मतलब डिलीट करते हैं, चाहे माइनस करते हैं, तो क्या साइन लगता है, माइनस। तो आपको कंट्रोल के साथ प्लस साइन प्रेस करना है तो ये ऑटोमेटिकली एक रो ऐड हो जाएगी। अब आप यहाँ पर अपने लिए हेडिंग लिख सकते हो। ठीक वैसे ही आपको कहीं और भी ऐड करना था, मान लीजिए यहाँ ऐड करना है, आप कंट्रोल प्लस कर दीजिए। अब यही चीज़ मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगी, वही सेलेक्शन करके कंट्रोल माइनस कर दूँगी। तो ठीक वैसे ही अभी तो मैंने रो ऐड और कॉलम, रो ऐड और डिलीट करके बताइए, ठीक वैसे ही कंट्रोल प्लस से आप कॉलम
कॉलम को ऐड और कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये चीज़ तो आपने ये सीखी कि जब आपको रो एंड कॉलम को ऐड करना है। अब अगर आप सेल ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन सेल को क्यों ऐड करना है हम जब रो कॉलम को ऐड कर रहे हैं? तो देखो, मान लीजिए आपके पास इस तरीके से डेटा लिखा हुआ है कि ऊपर एक डेटा लिखा हुआ है और नीचे भी एक डेटा लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है ना, चेंजेस करने हैं। मतलब आपको है ना एक और कॉलम चाहिए ऊपर वाले डेटा में, पार्टी अकाउंट के नेम से पहले आपको कुछ और चीज़ लिखनी थी, ठीक है। अब आप मान लीजिए सी को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस कर देते हैं, तो ये तो नीचे भी ऐड हो गया क्योंकि वो तो पूरी कॉलम ऐड करता है, जबकि नीचे के डेटा में तो चाहिए नहीं, तो हम ये तो नहीं कर सकते हैं, ये तो गलत किया है। तो हम क्या करेंगे, जितना पोर्शन हम ऐड करना चाहते हैं हमने अपना पोर्शन को सेलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल प्लस किया। अब ये पूछता है कि ठीक है मैं समझ गया हूँ आपने जिस सिलेक्शन किया है, आपको इतने कुछ सेल्स को ऐड कराना है, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि जो बचा हुआ डेटा है मैं उसका क्या करूँगा। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, आप उसको कमांड दोगे। एंटायर रो एंटायर कॉलम का तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि एंटायर रो एंड कॉलम करना होता तो मैं सेल्स को क्यों सेलेक्ट करती, मैं डायरेक्टली एंटायर रो एंड कॉलम को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस कर लेती। तो इन दोनों ऑप्शंस को तो देखो भी मत, ऊपर के दो ऑप्शन देखो। ये पूछ रहा है जो बचा हुआ डेटा है उसे मैं कहाँ शिफ्ट करूं। अगर मैं शिफ्ट डाउन कर देती हूँ एंड ओके कर देती हूँ तो उसके लिए तो ये है कि आपके लिए जगह बनानी है। आप उसको क्या कह रहे हो, मैंने कंट्रोल प्लस करके दिया है ना, मेरे लिए जगह बनाओ, मुझे जगह चाहिए। और उसके बाद वो पूछा है ओके फाइन मैं जगह बना दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ जो पहले का डेटा है उसका क्या करूँ। तो आप कहते हो उसे नीचे शिफ्ट कर दो, मुझे नहीं पता, मेरे लिए जगह बनाओ। तो उसने उस डेटा को नीचे शिफ्ट कर दिया, लेकिन क्या हमें ये कराना था? नहीं, हमें ये नहीं कराना था। तो हमें क्या कराना था? कंट्रोल प्लस। अब मैं क्या कह रही हूँ, ओके फाइन एक काम करो, जो पहले का डेटा है उसे थोड़ा सा साइड में कर दो और फिर मुझे शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पे डेटा जो शिफ्ट होगा वो राइट में शिफ्ट होगा एंड आप ओके कर दीजिए, तो आपका डेटा राइट में शिफ्ट हो गया है और आपके लिए यहाँ पर जितने आपको सेल्स चाहिए थे उतने आगे और नीचे का डेटा आपका खराब भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम अपने डेटा के अंदर कोई भी रो कॉलम और सेल्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम उसको लिख लेते हैं एक बार के लिए शॉर्टकट की को, सो दैट आपको बाद में याद रहे कि हमें कोई भी चीज़ ऐड करनी होती है या इंसर्ट करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, और कोई भी चीज़ हमें डिलीट करनी होती है या सब्ट्रैक्ट लिख लीजिए करना होता है तो हम क्या करते हैं। बेसिकली ये दोनों जो बात हो रही है वो किस सेंस में हो रही है, चाहे रो हो, चाहे कॉलम हो और चाहे आपके सेल्स हों, डजेंट मैटर। आप ऐड और इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस करेंगे और इसको हटाने के लिए कंट्रोल माइनस करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम इंसर्ट एंड डिलीट करते हैं कोई भी रो कॉलम सेल्स को अपने एक्सेल के अंदर। चलें अब हम एडवांस फॉर्मेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब जो हम करने वाले हैं वो एडवांस फॉर्मेटिंग करने वाले हैं, ऑल्दो वो उसी के साथ साथ के फीचर्स हैं, अलग से कोई फीचर नहीं है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा एडवांस ले लेते हैं। देखिए, अब हम मान लीजिए अचानक से याद आया कि हेडिंग नहीं लिखा है, तो कैसे हेडिंग कर सकते हैं। अभी पूरे डेटा को तो हटाने से रहे, अभी हमने क्या सीखा है कि हम इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस करेंगे तो हमारे पास एक जो रो है वो इंसर्ट हो जाएगी। वो नहीं करना है, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आता है तो इस तरीके से भी इंसर्ट हो जाएगी। अब मैं यहाँ बीच में लिखना चाहती हूँ ABC लिमिटेड, मुझे हेडिंग लिखना है ABC लिमिटेड, तो मैं क्या करूँ जल्दी से बताओ। क्या मैं ऐसे कर लूँ, ओके फाइन 3 यहाँ पे हैं 3 यहाँ पे हैं तो D में लिख देती हूँ, बीच में आ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं? नहीं, हमें क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ABC लिमिटेड, ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, बीच में चाहिए ना, तो कहाँ के बीच में चाहिए, तो सबसे पहले तो वो सिलेक्शन कर लो कि किसके बीच में चाहिए, हमने इसके बीच में चाहिए। उसके बाद आप होम टैब में जाओ, होम टैब में आपको अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर ही एक ऑप्शन मिलता है मर्ज एंड सेंटर का। आप इस मर्ज एंड सेंटर के ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर दीजिए या मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, तो ये क्लिक होने के बाद इस तरीके से नज़र आएगा। ओके, हमारा जो रिबन है अभी वो हट गया है, तो अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्लिक कर देंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो देखो ये बीच में आ गया। इसमें क्या किया, मर्ज, हमने जितने सेल्स चूज किए हैं उन सभी को मर्ज कर दो और उसके बाद अलाइनमेंट उसका क्या कर दो, सेंटर कर दो। तो इस तरीके से यहाँ पर आ गया है मर्ज एंड सेंटर। क्या किया, मर्ज एंड सेंटर। उसके बाद आप कोई भी कलर दे सकते हो, मैं ब्लैक कलर दे देती हूँ, दैट वुड बी बेटर। आप उसको बोल्ड कर सकते हो, कोई दूसरे कलर में दिखा सकते हो, थोड़ा फॉन्ट अच्छे
कर सकते हो इस तरीके से। अब मान लीजिए आपको ये भी लिखना था, जस्ट बिकॉज ये सेल्स रिपोर्ट है तो आपने इसको भी सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस किया, कंट्रोल प्लस नहीं हो रहा, इट्स ओके, आपने यहाँ से इंसर्ट कर लिया। यहाँ पर एक और आ गई है, ये अभी भी आप देख पा रहे हो अलग अलग सेल्स ही हैं, ये एक सेल बन चुका है क्योंकि आपने मर्ज एंड सेंटर किया है। अब आप यहाँ लिखोगे सेल्स रिपोर्ट, ठीक है, और उसके बाद आप इसे भी सेलेक्ट करोगे और फिर आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दोगे, फिर उसको भी आप एक डार्क कलर दे दोगे इस तरीके से। अब सोच के देखो कि ये इन दोनों के लिए आपको अलग अलग काम करना पड़ रहा है, तो ये काम को आसान थोड़ी ना बना रहा है, ये तो मुश्किल बना रहा है। तो जब आपको एक से ज़्यादा ऐसे काम करना पड़े, अगर आपने इसको सेलेक्ट किया और मर्ज एंड सेंटर कर दिया तो ये आपको कहेगा जो टॉप मोस्ट वैल्यू लिखी हुई है ना वही आएगी, तो आप ओके करोगे तो सिर्फ ये आ जाएगा, तो ये तो नहीं करना। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और मर्ज अक्रॉस, मतलब इस तरीके से मर्ज कर दूँ, तो मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका मर्ज अक्रॉस। इसके अलावा मान लीजिए आप इनका मर्ज हटाना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, अनमर्ज सेल कर दीजिए, ऐसे आ जाएगा। अभी मैं मर्ज अक्रॉस कर देती हूँ। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा, आपने यहाँ पर 2 चीज़ें सीखी हैं। क्या चीज़ सीखी हैं? 3 चीज़ें सीखी हैं। द फर्स्ट वन इज मर्ज एंड सेंटर, ये सीखा है। तो दूसरा आपने क्या सीखा है, आपने सीखा है मर्ज अक्रॉस, ये सीखा है। और थर्ड आपने सीखा है अनमर्ज। ठीक है, अब आपको ये तो पता है कि तीनों चीज़ें कहाँ पे हम काम कर रहे हैं, हम होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में काम कर रहे हैं। तो बेसिकली होम टैब को एक्टिव कैसे करते हैं, मतलब एक्टिवेशन की ऑल्ट, होम टैब में जाते किससे हैं, एच से। उसके बाद आपने किया क्या है, उसके बाद आपने मर्ज किया है और सेंटर किया है, तो आपकी जो शॉर्टकट की आ जाएगी मर्ज एंड सेंटर। आपने क्या किया है, ऑल्ट से एक्टिव करेंगे, एच से होम पे जाएंगे और यहाँ पे मर्ज एक्रॉस, तो मर्ज एक्रॉस। आपको ना फीचर पता होना चाहिए कि क्या यूज़ करना है, कीज तो अपने आप बन जाती है, ऑल्ट एच। अब अनमर्ज तब होगा ना जब मर्ज होगा, पहले कोई चीज़ मर्ज होगी तभी तो अनमर्ज होगी, तो एन और फिर आप यू का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से आपकी ये तीनों शॉर्टकट कीज़ भी तैयार हो गई हैं। आपने देखो इतनी सी देर में इतनी सारी शॉर्टकट कीज़ याद करनी है, और ट्रस्ट मी आप भूलेंगे नहीं। एक बार इस तरीके से याद हो गया, एक बार प्रैक्टिस करने लग गए, आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने यहाँ पर थोड़ी और जो हमने फॉर्मेटिंग की, एक फॉर्मेटिंग का एक और पार्ट बच जाता है विच इज़ रैप टेक्स्ट, और एक छोटी सी चीज़ और बच जाती है, वो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रैप एंड श्रिंक में। देखिए जब हमने इंटरफेस किया था ना, तो इंटरफेस के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इंटरफेस के अंदर जब आप देखेंगे, लेट मी जस्ट जूम एट माई स्क्रीन, आपने ये जूम कर लिया और उसके बाद आप यहाँ आ गए, आप देखेंगे यहाँ पर ये देखो ये वाला मार्क है, ये मार्क किस लिए होता है, देखो आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये मार्क किस लिए होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये जो मार्क है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। अब ये मार्क किस लिए होता है, क्या होता है, वो तो अपनी जगह पे ही जाके समझ लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम अपनी जगह पे आएंगे, हम क्या समझ रहे थे, रैप एंड श्रिंक समझ रहे थे। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अभी ठीक है। तो देखो ये किस लिए होता है, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं कह रही हूँ एक्सेल में बहुत 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 सारे फीचर्स हैं। तो क्या अभी फ़ॉन्ट से रिलेटेड भी बहुत सारे फीचर्स और हो सकते हैं, अलाइनमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारे फीचर्स और हो सकते हैं। तो ऐसे केस में सारे फीचर्स स्क्रीन पे दिखाना पॉसिबल है क्या, द आंसर इज़ नो, सारे दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं ना, ग्रुप के पास कॉर्नर में एक्सटेंशन का एक सिंबल आ जाता है। इस एक्सटेंशन हर ग्रुप में नहीं है, देखो स्टाइल्स में नहीं है, सेल्स में नहीं है, एडिटिंग में नहीं है, एड इन में नहीं है, इसी के अंदर है। क्यों है, क्योंकि जहाँ पर भी आपके पास इस तरीके से होता है ना कि आपके पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं लेकिन यहाँ वो विजिबल नहीं हो पाए, तो वहाँ एक्सटेंशन आ जाता है। आप इस एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो अंदर एक विंडो खुल के आती है, तो आपके पास और ऑप्शंस यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाता है। आप यहाँ से एक और एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइव सेशन में हम ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं, तो यहाँ पर भी हम 1-2 ऑप्शंस एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं रैप टेक्स्ट एंड श्रिंक टेक्स्ट। अब वो होता क्या है, देखिए मैं अपना नाम यहाँ लिख देती हूँ, तानू सिंघल।
अब आप जानते हो कि ये सेल से बाहर जा रहा है, अब आप ये भी जानते हो कि सेल को ठीक किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि मैं चाहती ही नहीं सेल को ठीक करना। मैं नहीं चाहती कि मेरे सेल का जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो जाए, मैं सबको इक्वल रखना चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं अपने सेल का विड्थ इंक्रीज़ करना चाहती हूँ। लेंथ इंक्रीज़ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विड्थ को मैं बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं करना चाहती। तो ऐसे में क्या करूँगी, मैं इस पर क्लिक करूँगी एंड मैं यहाँ रैप टेक्स्ट पे कि मेरे नेम को, मेरे डेटा को इस तरीके से रैप कर दो कि वो उसकी विड्थ ना इंक्रीज़ हो, उसकी विड्थ ना इंक्रीज़ हो। तो ऐसे केस में मैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूँगी, अब ये आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं है ये हमेशा के लिए ऐसे हो गया। कैसे? जैसे आप इस पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे देख रहे हो तनु सिंगल लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा तनु सिंगल ही हुआ है और लिखा भी ऐसे ही हुआ है। ये तो जस्ट बिकॉज आपने रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और अभी ये सेल का विड्थ नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए ऐसा हो गया। अब सेल का विड्थ बढ़ाओ, ये ठीक आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर आपको अपनी विड्थ को इंक्रीज़ नहीं करना, आप अपनी लेंथ को इंक्रीज़ करना कर सकते हो, वहाँ पर आप इस तरीके से इस्तेमाल करोगे। इसी में नेक्स्ट और आता है, मान लीजिए मैं वापस से तनु सिंगल लिख देती हूँ और ये बाहर जा रहा है। अब मैं कह रही हूँ कि रिस्ट्रिक्शन लगा रही हूँ, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि विड्थ इंक्रीज़ नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन लेंथ भी इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए। लेंथ भी इंक्रीज़ होगा तो नहीं चलेगा। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं हम? ऑब्वियस है, लेंथ भी इंक्रीज़ नहीं करनी और विड्थ भी इंक्रीज़ नहीं करनी, तो ऑब्वियस क्या हो जाता है कि मुझे फ़ॉन्ट ही छोटा करना पड़ेगा। अब मैं अगर मैन्युअली ये फ़ॉन्ट छोटा करने चलूँ तो मेरे को समझ नहीं आएगा। अच्छा 8 में ठीक लग रहा है क्या? 8 में शायद 9 में बाहर जा रहा है, तो मैं तो ऐसे ही करती हुई रह जाऊँगी, है ना? तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ, इस एक्सटेंशन पे जाती हूँ और यहाँ लिख के आता है श्रिंक टू फिट। मेरे डेटा को इतना सिकोड़ दो, सिकुड़ जाएगा वो, श्रिंक कर दो कि वो इस सेल के अंदर फिट हो जाए। तो आप इस पे क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे तो ये इसके अंदर फिट हो गया। ठीक है, ये इसके अंदर बहुत अच्छे से फिट हो गया है, इसको बोलते हैं हम श्रिंक टेक्स्ट। आप यहाँ ऊपर दोनों ही केस में देख सकते हो, दोनों ही केस में तनु सिंगल लिखा हुआ है, लेकिन मुझे तो एक्चुअल में चाहिए कि चाहे कितनी विड्थ बढ़ जाए, कितनी लेंथ बढ़ जाए, लेकिन हमारा जो डेटा है वो तनु फिर नीचे की तरफ सिंगल लिखकर आए। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, अपने कर्सर को नीचे अगर तनु लिखोगे, एंटर प्रेस करके कर्सर नीचे नहीं आएगा, सेल नीचे आ जाता है, आपका कर्सर गायब है, आप सेल से बाहर आ गए हो। तो ऐसे में कैसे लिखा जाएगा वो देखो। आप क्या करोगे, तनु, और जब आपको कर्सर नीचे लेकर आना है, अब आप एंटर ना प्रेस करके ऑल्ट एंटर प्रेस कर दो, आपका कर्सर नीचे आ जाएगा। अब लिखो आप सिंगल, एंटर कर दो, तो देखो यहाँ पर भी आप अपने फॉर्मूला बार में भी देखो ये इस तरीके से लिख के आया है। फॉर्मूला बार वही शो करता है जो चीज़ आप सेल में लिखते हो और जिस तरीके से लिखते हो, करेक्ट। तो उसने अब इसको तनु सिंगल इस तरीके से दिखाया। यहाँ पर देखो एक साथ दिखा रहा था, यहाँ पे मैं विड्थ कम कर लेती हूँ, देखो ये इस तरीके से आ गया, स्टिल ये इसको ऐसे दिखाया क्योंकि हमने लिखा वैसे है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा वैसे है तो ये इस तरीके से दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किया अपना रैप एंड श्रिंक टेक्स्ट। ये एडवांस फॉर्मेटिंग के अंदर ही आ जाता है, तो इसके अंदर ही हम लोगों ने इसे कवर कर लिया है। काफ़ी सारा चंक कर लिया है बेसिक का, तो उसके अंदर मिसलिनियस चीज़ें और आ जाती हैं और साथ ही साथ में क्लिपबोर्ड वाला जो ग्रुप है वो भी आ जाता है, मतलब ग्रुप में कुछ फीचर्स हम करने वाले हैं। तो चलें काम करते हैं, पहले हम क्लिपबोर्ड वाला फीचर देख लेते हैं। क्लिपबोर्ड के अंदर बेसिकली हमें क्या क्या मिलता है, आप ये देख सकते हैं। हमें कट, कॉपी, पेस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। तो कॉपी का मतलब क्या है, यहाँ पर आप डेटा, यहाँ पर जब भी आपने एक्सेल पढ़ा है तो एक्सेल के अंदर दो चीज़ें पढ़ते हुए आए हैं। जब मैंने इनिशियली बात की थी, एक्सेल में इनिशियली हम क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं, हम डेटा को पढ़ रहे हैं और हम फॉर्मेटिंग को पढ़ रहे हैं, राइट। तो जब आप किसी भी डेटा को कम्प्लीटली कॉपी करते हैं, कॉपी का मतलब क्या होता है, कंट्रोल सी करते हैं या फिर राइट क्लिक कर आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करते हैं तो उसमें डेटा हो, चाहे फॉर्मेटिंग हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई फॉर्मूला हो, कुछ भी हो उस सेल में, वो सब के सब उठकर आ जाता है। दैट इज़ योर कॉपी। और कहीं पे भी आपने कॉपी तो किया ही, उसके बाद पेस्ट करने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल वी प्रेस करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए यहीं मैं ये ले आती हूँ ये वाला डेटा एडवांस फॉर्मेटिंग में, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, कंट्रोल ए से पूरे डेटा को सेलेक्ट करूँगी। कंट्रोल ए सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद मैं कंट्रोल सी करूँगी। कंट्रोल सी के बाद देख रहे हो आप ये साइड में डैशेस चल रहे हैं, दैट मीन्स इसका सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्शन होने के बाद कंट्रोल सी हो चुका है। अब मैं यहाँ शीट 2 में जाऊँगी, बिकॉज अभी मैंने इसको नाम नहीं दिया, आपके सामने ही है। यहाँ पे यहाँ पे कर लेते हैं, कंट्रोल वी कर दूँगी तो एज इट इज़ डेटा आ गया। ऑल्ट ओ सी ए कर लो, एज इट इज़ डेटा आ गया है। मैं इसे थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, एज इट इज़ आपका डेटा आ गया है। वहीं पे ही अगर मान लीजिए आप ये करते, इसी को डेटा को कॉपी करके
अगर साइड में पेस्ट करेंगे तो वो आ जाएगा, मतलब यहाँ पे भी डेटा रहेगा और यहाँ पे भी डेटा रहेगा, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए आप डेटा को सेलेक्ट करते हो और कॉपी ना कर कर कट करते हो, दैट मीन्स कंट्रोल एक्स करते हो और उसके बाद यहाँ पर आके पेस्ट करते हो, आता सब कुछ है लेकिन पहले वाला डेटा चला जाता है। तो बेसिकली कट करने का मतलब क्या होता है, वहाँ से डेटा चला जाता है। कट करने की आपकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एक्स। तो कंट्रोल एक्स से आप कट करते हो, इस तरीके से कॉपी पेस्ट करते हो। अब मैं आपको एक और चीज़ समझाती हूँ विच इज़ अगर आपको मल्टीपल कॉपी पेस्ट करना हो तो कैसे करना होता है। मान लीजिए पहले मैं इस डेटा को ऑल्ट OCA से करेक्ट कर लेती हूँ। ओके, मुझे कंप्लीट डेटा सेलेक्ट करना चाहिए था, ऑल्ट OCA कर लिया, डेटा ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसमें से कंस्ट्रक्शन कंपनी कॉपी करना चाहती हूँ, फिर ये कॉपी करना चाहती हूँ ये, तो चलो करके देते हैं। एक तरीका तो ये कंट्रोल C करूँ और यहाँ कंट्रोल V करती रहूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V कंट्रोल C कंट्रोल V। तो कितना टायरिंग प्रोसेस है, कितना टायरिंग प्रोसेस है ना, मुझे एक एक को करके करना पड़ रहा है। तो ये तो हम नहीं करेंगे, तो इसे मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे वो देखते हैं। क्या हम और क्या चीज़ कर सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जहाँ सेलेक्ट कर रहे हो वहाँ कंट्रोल को होल्ड रखो, तो जहाँ जहाँ क्लिक कर रहे हो वो देखो सेलेक्ट हो रहा है, सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब आप इसे कंट्रोल C करो, ये नहीं लेगा, तो इसका मतलब मल्टीपल कॉपी के लिए ये कंट्रोल वाला जो सिलेक्शन करने वाला तरीका है ये भी काम नहीं करता। फिर काम क्या करता है, काम ये करता है, आप अपने होम टैब में क्लिपबोर्ड को ओपन कर लो, यहाँ से क्लियर ऑल रखो, ये साफ़ हो जाए। यहाँ पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल C करो, कहीं पे भी सेलेक्ट करते जाओ, कंट्रोल C करते जाओ, कंट्रोल C कंट्रोल C कंट्रोल C। मैं कर रही हूँ लेकिन कुछ भी होल्ड नहीं कर रही हूँ, जहाँ मेरा मन कर रहा है मैं वहाँ जाके कंट्रोल C कर रही हूँ। और जहाँ पे भी आपका मन करे पेस्ट करने का, आप उस सेल में जाओ और यहाँ पे पेस्ट ऑल का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दो। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इसने यहाँ पर पेस्ट कर दी है, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे पेस्ट कर दी और उसके बाद यहाँ से क्लियर ऑल कर दो, तो आपकी सारी चीज़ें यहाँ पेस्ट हो जाएंगी। तो ये एक शॉर्टकट तरीका होता है कि अगर आपको मल्टीपल कॉपी पेस्ट करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। समझा, आई होप आपको समझा होगा। मुझे आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप में फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतनी ही चीज़ें बतानी थी। एक चीज़ आपको और बतानी है, मान लीजिए आपको ये सेम फॉर्मेटिंग एक और टेबल के लिए चाहिए, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, फिर डेटा को डिलीट करेंगे। इतना हौच पौच करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस डेटा को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ ब्रश जैसा ऑप्शन है, आप इस पर जाओगे तो इसका नेम आता है फॉर्मेट पेंटर। पेंटर मतलब क्या, हम पेंट करने वाले, किसको, फॉर्मेटिंग को। तो अगर सेम फॉर्मेटिंग चाहिए आप इस पर क्लिक कर दीजिए, देखो यहाँ सिलेक्शन हो गया। आप जहाँ पे भी इसे छोड़ देंगे वहाँ पर ही ये सेम आपकी फॉर्मेटिंग होकर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करते हैं। अभी मुझे इस शीट को नेम देना चाहिए तो मैं इसे नेम दे देती हूँ। मैं इसको नाम दे देती हूँ आपको क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड ग्रुप हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम अपने मिसलीनियस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मिसलीनियस टॉपिक के अंदर मैंने जो चीज़ ली है, सबसे पहले लिया है क्लियर शीट। क्लियर शीट आपको क्या कहती है, क्लियर शीट का मतलब ये है कि मुझे अगर डेटा डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, चलो एक डेटा दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर हम लोग क्लिपबोर्ड में ही देख लेते हैं। ये डेटा है ना आपके पास, आपने ये डेटा सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने डिलीट का ऑप्शन प्रेस कर दिया, तो डेटा तो चला गया लेकिन आपका फॉर्मेटिंग नहीं गया, है ना, ये दिक्कत आती है। तो यहाँ पर वही दिक्कत को हम सॉल्व करने वाले हैं। होम टैब के अंदर आपको ये फीचर मिलता है, इसकी शॉर्टकट कीज़ भी अभी हम याद करेंगे। डिलीट के लिए यहाँ पर क्या होता है, एक तो हम कंटेंट, डेटा को यहाँ पर कंटेंट बोला गया है, या फिर आप फॉर्मेटिंग डिलीट करना चाहते हो, या फिर आप सब कुछ डिलीट करना चाहते हो, विच इज़ ऑल, ठीक है। तो ये तीन चीज़ आपके पास आती है। अब आपके पास मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट बिकॉज ये होम टैब में है तो ऑल्ट से आप सारी कीज़ एक्टिव करोगे, होम में जाओगे, ऑल्ट से सारी कीज़ एक्टिव करोगे, होम में जाओगे, ऑल्ट से सारी कीज़ एक्टिव करोगे और होम में जाओगे। कंटेंट के लिए क्या आएगा, क्लियर, हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ क्लियर कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, राइट। तो क्लियर के लिए इसने जो की ली हुई है वो ई ली हुई है, ई ली हुई है, ई ली हुई है। बस अब कुछ नहीं करना। कंटेंट क्लियर कर रहे हो ना तो सी लगा दो, फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है सिर्फ तो एफ लगा दो, अगर सब कुछ ही डिलीट करना है तो ए लगा दो। चलो अब इसे अपना के देखते हैं। कंटेंट डिलीट करने के लिए मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी, कुछ मत करो, सिलेक्शन कर कर आप ना सीधा डिलीट का ऑप्शन प्रेस कर दो, वो भी आपको ईजी पड़ेगा इस वाले से। बट फॉर्मेटिंग और बाकी चीज़ों के लिए आप ये कर सकते हो। जैसे आप क्लिपबोर्ड में आए, अभी आपको ये डेटा है,
उसको डिलीट करना है, तो मैंने डायरेक्टली डिलीट प्रेस कर दिया तो ये डिलीट हो गया। अब मान लीजिए आपको फॉर्मेटिंग डिलीट करनी है, तो फॉर्मेटिंग में आपने मान लीजिए ये सेलेक्ट किया और आपने डिलीट किया तो डिलीट तो होएगा नहीं क्योंकि फॉर्मेटिंग है। तो आप ऑल्ट एच होम पे आ गए, ई से देखो ये क्लियर का ऑप्शन रहा, ई है ना क्लियर के लिए, ई और फॉर्मेटिंग का एफ, तो देखो ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए डेटा और ये दोनों ही रिमूव करने होते हैं, आप डेटा को सेलेक्ट करो, ऑल्ट एच एक्टिव कर लिया, क्लियर के लिए ई था और आपको सब कुछ करना है तो ए कर दिया, तो पूरा डेटा चला जाएगा। ओके, इस तरीके से हम करते हैं। उसके बाद आपके पास 2 शॉर्टकट कीज़ और आती हैं विच इज़ अंडू एंड रीडू। किसकी शॉर्टकट कीज़ आती है? अंडू एंड रीडू की। मान लीजिए आपने कोई काम कर दिया, अंडू मतलब मान लीजिए आपने कोई काम कर दिया लेकिन वो काम नहीं करना था, तो आप अंडू करते हो, और कोई काम जो वापस लाना हो उसके लिए रीडू करते हो। तो जो काम कर दिया है उसके लिए आप कंट्रोल Z प्रेस कर देते हो कि मुझे वापस चाहिए, मतलब वापस कर दिया, और उसके बाद अगर उसे वापस लाना है तो कंट्रोल Y करते हो। अब मान लीजिए मुझे जो मैं लिखती जा रही हूँ वो मुझे हटाना है क्योंकि मैंने गलत लिख दिया, तो मैं कंट्रोल Z करती रहूँगी। तो कंट्रोल Z करने से ये जितने भी मेरे स्टेप्स थे वो हट गए हैं। अब मैं कंट्रोल Y कर दूं तो देखो जितनी भी चीज़ें मेरी थी वो मेरी वापस आ गई हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है विच इज़ योर अंडू एंड रीडू। चलें अब हम देखते हैं आगे हमारे पास और क्या आता है, इंसर्ट एंड डिलीट। इंसर्ट एंड डिलीट में क्या है, अगर आपको मान लीजिए कोई भी शीट और ऐड करनी है तो यहाँ से प्लस से आप इंसर्ट कर सकते हो, और वहीं पे ही कोई शीट डिलीट करनी है तो आप इस पर क्लिक कीजिए और डिलीट करेंगे तो ये शीट डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इंसर्ट या डिलीट करते हैं। मैं राइट क्लिक यहाँ पे लिख देती हूँ कि राइट क्लिक करने पे आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं। शीट को अभी तक मैं नेम दे रही थी, तो कोई भी नाम देने के लिए भी आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप उस शीट को नेम दे सकते हैं। जैसे इसको नेम देना है तो रीनेम करेंगे, रीनेम पे क्लिक करेंगे तो ये नेम हम दे सकते हैं। ठीक है, समझ आया सभी को? इस तरीके से टैब कलर के लिए भी ऑप्शन हम चेक करते हैं। यहाँ पर टैब कलर का ऑप्शन मिल जाता है। हम अपने टैब को कोई कलर देना चाहते हैं तो देखो मैं रेड कलर देना चाहती हूँ, तो देखो ये रेड कलर का मेरा क्लिपबोर्ड का आ गया। मिसलिनियस को मैं कुछ और कलर देना चाहती हूँ तो मैंने टैब लिया, मैं ग्रीन कलर देना चाहती हूँ तो देखो मेरा ग्रीन कलर का मिसलिनियस टैब आ गया है। ठीक है, जैसे ही वो ओपन रहेगा वो ग्रेडियंट दिखेगा, अदरवाइज वो सॉलिड कलर दिखेगा। तो इस तरीके से आप टैब्स को भी अलग अलग तरीके के कलर्स दे सकते हो। तो यहाँ पर हमने जो चीज़ बेसिक होती है, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं एक्सेल की, वो हमने कवर कर ली हैं। अब जो हम आगे करने वाले हैं वो बेसिक फॉर्मूलाज करने वाले हैं। आगे बहुत ही बेसिक से उसे शुरू करने वाले हैं। चलिए फॉर्मूलाज की बात हो रही है तो पहले थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं। देखिए एक्सेल में जब भी आप बात कर रहे हो ना एक्सेल की, तो एक्सेल इज़ मोर अबाउट द कैलकुलेशन, कि ये आपकी कैलकुलेशन वाले पार्ट को बहुत इजी कर देता है। तो कोई भी जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो वो कैसे करते हैं, हम फार्मूलाज का हेल्प लेकर ही तो कैलकुलेशन करते हैं। तो फार्मूलाज बहुत ही ज़रूरी एक्सपेक्ट है एक्सेल का। तो यहाँ पर जितने भी फार्मूलाज होते हैं वो आपको बहुत ही इजी वे में सिखाए जाएंगे। अब बात ये आती है कि मैम फॉर्मूलाज हैं, मैथ्स है, मेरे को तो मैथ्स से वैसे ही डर लगता है, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये फॉर्मूलाज ना करना पड़े, और इतना टिपिकल होने वाला है तो मैं कैसे ही कर पाऊंगा। तो देखो यहाँ पर आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना मैथ्स की तो आप ये काम कर पाओगे। आपको ऐसे बहुत ट्रिकी मैथ्स नहीं चाहिए। इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कराना क्या है, आपको काम क्या चाहिए, आपको आंसर क्या चाहिए। अगर आपको ये पता है ना तो आप डेफिनेटली कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्टली लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे टिपिकल मैथ्स की ज़रूरत होती है तो फिर हम एक्सेल कर ही क्यों रहे होते, हम खुद से ही मैथ्स ना कर लेते। लेकिन ये हमारे काम को ईजी करता है, इसीलिए हम यहाँ पे फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं। कोई भी फॉर्मूला जब एक्सेल के अंदर स्टार्ट होता है तो इनिशिएट जिसे हम कहते हैं, इनिशिएट होता है तो वो किससे होता है, इक्वल्स टू से होता है। हमें सबसे पहले इक्वल्स टू लगाना होता है और फिर काम करना होता है। अब आप कहेंगे कि मैम नहीं समझ आ रहा, तो आराम से समझ आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें। आप बस एक टॉपिक याद रखें जो अभी तक हम कर चुके हैं, सेल का नेम, कि एक सेल किससे मिलके बनता है। आप बस मुझे ये बता दें, एक कॉलम प्लस रो से मिलकर हमारा सेल बनता है। अगर मैं आपको कहती हूँ ये एक सेल है और उस सेल का नेम A1 है, तो A1 का मतलब क्या है, A इज़ द कॉलम, 1 इज़ द रो। बस आप ये चीज़ ध्यान रखें, उसके बाद मैं आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें समझा दूंगी। चलो एक सिनेरियो लेके चलते हैं और उसके बाद उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं।
ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक डेटा लिया हुआ है। डेटा क्या है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर गिवन है, उसके बाद स्टूडेंट नेम गिवन है, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस के मार्क्स गिवन है। अब आपको टोटल निकालना है। तो टोटल निकालना है तो बेसिकली क्या करना है, सम करना है। अब सम करना है आपको, सम किस में चाहिए, इसमें चाहिए। कौन सा सेल है, G3 है ये, ठीक है। आप ध्यान से देखते जाएं, ये कौन सा सेल है, G3 है। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, बिकॉज ये टॉपिक ज़रा सा भी मिस हुआ तो आगे के टॉपिक्स में परेशानी हो सकती है। ये आपका G3 है। G3 के अंदर आपको क्या आंसर चाहिए, आपको टोटल चाहिए। टोटल किसका चाहिए, एक तो ये C3 का चाहिए, एक ये D3 का चाहिए, एक ये E3 का चाहिए और एक ये F3 का चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता है G3 इक्वल्स टू C3 प्लस D3 प्लस E3 प्लस F3। अच्छा, अब मैं कह देती हूँ, मान लीजिए आप यहाँ पर हो, आप यहाँ पर हो, विच इज़ योर G10, विच इज़ योर G10। तो अगर आप G10 में आ जाते हो तो आपको सम क्या चाहिए होगा, ऑब्वियसली C10, D10, E10, F10। तो एक बात आप समझ रहे हो, जैसे जैसे आपका ये G4 होगा, G5 होगा, G6 होगा, G7 होगा, उसी तरीके से ये भी C4 होगा, C5 होगा, C6 होगा, C7 होगा, D4 होगा, D5 होगा, D6 होगा, D7 होगा। तो इस तरीके से ये बढ़ते रहेंगे, ठीक है। एक बात तो आपको समझ आ गई, हम यहाँ पर सेल की बात कर रहे हैं। अब चलो इसमें फॉर्मूला लगा के देखेंगे, अलग अलग तरीके से ही सम को करना सीखेंगे। देखिए बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, जब आप मैथ्स भी करते हो, आप स्कूल में भी मैथ्स पढ़ते थे तो सबसे इनिशियल लेवल पे जो चीज़ आपको सिखाई जाती थी व्हेन इट कम्स टू द कैलकुलेशन पार्ट, तो वो आपका सम होता था। तो यहाँ पे भी हम लोग सम करने वाले हैं, सम में पूरा वक्त लगाएंगे, बाकी में वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। चलें, लेट मी जस्ट रिमूव इट फर्स्ट, कि हम इसे रिमूव कर देते हैं और उसके बाद हम आगे का काम करते हैं। अब हमें करना क्या है, आप समझ तो गए हो कि हमें G3 में जो आंसर चाहिए उसमें C3 प्लस D3 E3 F3 ये चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ लिखना है। हमें कोई भी फॉर्मूला जब स्टार्ट करते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं, इक्वल्स टू से स्टार्ट करते हैं, तो इक्वल्स टू। अब मैंने आपको क्या बताया, क्या चाहिए यहाँ पे C3, तो मैंने ये यहाँ C3 गई, क्या करना है, प्लस करना है। फिर क्या चाहिए, ये चाहिए D3, फिर क्या करना है, प्लस करना है। फिर क्या चाहिए, E3, फिर क्या करना है, प्लस करना है। फिर क्या चाहिए, F3, फिर क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, हो तो गया। F3 तक ही तो प्लस करना है, एंटर प्रेस कर दो तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब आप इसे ड्रैग कर सकते हो, तो देखो आपका ये आंसर आ चुका है। क्या आंसर है, आप यहाँ चेक कर सकते हो, ये G4 है तो आपका यहाँ पे C4, D4, E4, F4 है। मान लीजिए आप यहाँ पे हो विच इज़ योर G9, तो यहाँ पे फॉर्मूला आप दे सकते हो C9, D9, E9, F9 है। मान लीजिए आप यहाँ पर है विच इज़ G12, C12, D12, E12, F12 है। तो बेसिकली हम ड्रैग करके बाकी के फॉर्मूलाज खुद से ले आते हैं, इनिशियल फॉर्मूला हमें खुद से लगाना पड़ता है। तो एक तरीका तो आपके पास ये था, एक दूसरा तरीका और निकाल लेते हैं, ठीक है। बाद में उसकी फॉर्मेटिंग ठीक कर लेंगे। ओके, मैं इसको यहाँ पर होम पे जाकर फॉर्मेट पेंटर देख कर इसको ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है। अभी मुझे मान लीजिए कि ये तो मैंने इनको सेल बता दिया, अगर मैं डायरेक्टली कोई चीज़ कर देती तो इक्वल्स टू 90 प्लस 27 प्लस 10 प्लस 47, 174 है। अब मैं ड्रैग कर लूँ क्या, ड्रैग करने पे सभी के आंसर 174 है। ये क्यों हुआ, तो देखो बहुत ही सिंपल चीज़ है। हम लोग फॉर्मूलाज में 3 चीज़ देते हैं, फॉर्मूलाज के अंदर 3 चीज़ कंसिस्ट करते हैं। फॉर्मूलाज के अंदर, ये बहुत ही बेसिक फंडा बता रही हूँ मैं आपको, कि फॉर्मूलाज के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है सेल, एक आता है नंबर और एक आता है टेक्स्ट। सेल तो ड्रैग करने से चेंज हो जाता है, ड्रैग से चेंज हो जाता है। और मेन बात है, अगर इसे फिक्स करना चाहें तो मैन्युअली फिक्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैन्युअली फिक्स कर सकते हैं। हम खुद से फॉर्मूला कुछ लगाना पड़ेगा, जो फिक्सेशन भी हम आगे चल के सीखेंगे। नंबर्स, अगर आप कोई डायरेक्ट नंबर लिख रहे हो, कोई नंबर लिख रहे हो, तो वो हमेशा फिक्स रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होएगा।
और ठीक वैसे ही अगर कोई टेक्स्ट लिखते हो तो हमेशा फिक्स होता है। दूसरी चीज, जो नंबर होता है ना वो डायरेक्ट लिखा जाता है, वहीं पे जो टेक्स्ट होता है टेक्स्ट को डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ें अभी के लिए आपको लग रहा होगा कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है, सिर्फ समझने के लिए, एक बार के लिए पढ़ना है तो पढ़ लो, समझना है समझ लो, समझ आ गया वेरी गुड, नहीं आया है घबराने की नीड नहीं है, क्योंकि अभी जब हम एग्जाम्पल के साथ ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। कोई चीज़ अगर थ्योरी में समझ नहीं आती है तो होल्ड ऑन, क्योंकि वो चीज़ प्रैक्टिकल में समझ आ जाएगी। हर किसी को हर चीज़ थ्योरी में समझ नहीं आती, हर किसी को हर चीज़ प्रैक्टिकल में समझ नहीं आती, तो यहाँ मैं दोनों एक्सपेक्ट कवर करके रखती हूँ। चलें ठीक है, अब हम यहाँ आ गए। अब एक बात बताएं, यहाँ हुआ क्या? यहाँ हुआ ये, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके ये रेज नहीं कर रहा, कर दिया। अब हुआ क्या, यहाँ पर मैंने उन्हें वैल्यू दी थी 90 को 27 से प्लस करके 10 से प्लस करके 47 कर दो। अब नंबर्स तो चेंज होते ही नहीं है, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला वही रहा, यहाँ पे भी फॉर्मूला वही रहा, हर जगह फॉर्मूला यही रहा, तो आंसर भी हर जगह 174 ही आएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, मान लीजिए मैंने यहाँ 20 किया तो ये तो चेंज होगा, क्योंकि जब हम सेल देते हैं फॉर्मूलाज में तो हम उनको ये बोलते हैं कि देखो C3 को प्लस कर दो, D3 को प्लस कर दो, E3 को प्लस कर दो F3 से। अब फॉर्मूला को कोई फर्क नहीं पड़ता, C3 के अंदर आप चाहे 10 लिखो चाहे 100 लिखो, उसका मतलब ये है, उसको ये समझ आया कि C3 के अंदर जो भी होगा मुझे बस टोटल करके देना है। अब C3 के अंदर 1000 लिख दो, चाहे मैं यहाँ पर आकर 1000 लिख देती हूँ, तो वो चेंज हो गया, आंसर चेंज हो गया, क्योंकि उसको मतलब नहीं है कि आपने क्या लिखा है, उसको बस ये है कि वो बस इस तरीके से कमांड लेता है जिस तरीके से आपने उसको कह दिया कि C3 को प्लस कर दो, D3 से प्लस कर दो, E3 को प्लस कर दो, F3 से प्लस कर दो, तो उसने बस सेल का ले लिया। अब सेल में आप कुछ भी लिखोगे वो प्लस करेगा, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, वैल्यूज़ खुद बता दी, 90 को 27 से प्लस कर दो, प्लस में 10 कर दो, प्लस में 47 कर दो, खुद आपने प्रिसाइजली आपने यहाँ पे वैल्यूज़ बता दी हैं, तो इसीलिए उसने उसको चेंज नहीं किया है। ठीक है, और बाद में भी सेल्स को जब हम ड्रैग करते हैं तो वो ड्रैग होते हैं तो चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे C3 प्लस D3 प्लस E3 एंड F3 था, यहाँ पर वही चीज़ C4 D4 E4 F4 अपने आप हो गई, वो सेल्स चेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने वैल्यू दी है, वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, वो एज इट इज़ रहती है। तो ये दिक्कत ही हमारे यहाँ पर, अगर हम लोग इस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास गलत आंसर आएगा। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, एक बार के लिए मैं और ले लेती हूँ इसे। ओके, मैं यहाँ पे आऊँ एंड मैंने इसे सेलेक्ट किया एंड कंट्रोल R कर लिया। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। चलें, अब हम आगे एक और काइंड ऑफ का टोटल सीखने वाले हैं। अब देखो कितना टायरिंग हो जाएगा कि मैं एक एक सेल में जाकर प्लस 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 करूं। ये तो चलो 4 वैल्यूज़ थी, अगर मुझे ज़्यादा वैल्यूज़ होगी तो फिर मेरा फ़ायदा क्या, इससे अच्छा तो मैं कैलकुलेटर में कर लूँगी। तो ऐसे केस में हम फॉर्मूला लगाएंगे, ऐड को हम क्या बोलते हैं, सम भी बोलते हैं, तो हम इक्वल्स टू सम लगाएंगे, टैब करेंगे। एंड एक बात हमेशा याद रखो, कभी भी फॉर्मूलाज में किसी पर्सन की नहीं सुननी है, आपको हमेशा फॉर्मूला की सुननी है। फॉर्मूला जो बोल रहा है आपको वो करना है। फॉर्मूला क्या कह रहा है, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3 कॉमा नंबर 4 कॉमा एंड सो ऑन आ गया ना। तो हम करेंगे नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3 कॉमा नंबर 4 एंड पैरेंथेसिस को ऑफ कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इसे ड्रैग कर लीजिए, आपके पास करेक्ट आंसर आ गए, देखो आप चेक कर सकते हो। किया क्या, इक्वल्स टू सम लिखा, टैब प्रेस किया, टैब प्रेस करने से सम ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर्स में हो जाएगा और आपका ब्रैकेट ओपन कर देगा। उसके अंदर जो भी आपके फॉर्मूला के अंदर चीज़ें लिखी हैं आप वो लिखते चले जाओ। वहाँ लिखा था नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3 एंड सो ऑन, तो हमने उसको ये फॉर्मूलाज दे दिए। तो कितना आसान था, अब हमारा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ गया। कुछ भी चेंजेस करते हैं तो फॉर्मूला के अंदर चेंजेस होंगे। अब बात आती है, एक और बात आती है, कंट्रोल C कंट्रोल V। अब बात आती है कि अब देखो इसने यहाँ पे क्या लिया, D3 E3 F3 और साथ में G3 ले लिया, क्योंकि इसने आगे का समझ लिया। इसको तो हम डिलीट कर देते हैं। ओके, सेल्स जब लिखते हैं ना तो वो मूव करते हैं, इसीलिए हमारा जो आंसर है वो ऑटो अपडेट होता रहता है।
अब एक बात बताएं, आपने फॉर्मूला लगाया, सम लिखा, वहाँ पे भी आपको एक एक सेल को चूज कर कर कॉमा लगाना पड़ रहा है। क्या इजी हुआ? इससे अच्छा तो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लूँगी। तो काम को इजी बनाना है, तो इजी बनाने के लिए देखो हम क्या करते हैं ना, जब हमें पता है कि लगातार कोई चीज़ ऐड करनी है तब हम उसे अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपको समझ आया कि इक्वल्स टू सम क्या है। इक्वल्स टू सम और अंदर नंबर्स देने हैं, A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, 5 नंबर थे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका अगर मैं कह दूं, अब इसका मतलब क्या है कि A1 को प्लस कर दो A2 से, फिर प्लस करो 3, फिर प्लस करो 4, प्लस करो 5। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, सम A1 से लेकर A5 तक। जब आपके पास लगातार होती है तो बीच में ये कॉलन आता है। ये कॉलन क्या कहता है? कहता है से लेकर, मतलब ये एक रेंज है। क्या है? रेंज है। हमने एक रेंज सेलेक्ट कर ली कि भैया इससे लेकर A5 तक। अगर आपने किसी दिन ऐसे कर दिया ना, सम A1 कॉमा A5, इसका मतलब है A1 में जो लिखा है और A5 में जो लिखा है उन दोनों को ऐड कर दो, उन दोनों को ऐड कर दो। तो इसमें तो सिर्फ 2 नंबर्स ऐड होंगे, और यहाँ पर जहाँ आपने रेंज दी है इसका मतलब होता है A1 से लेकर A5 तक। तो इसके अंदर 5 नंबर आते हैं, तो वो पाँचों के पाँचों ऐड हो जाएंगे। अब ये आती कैसे है, चलिए मैं बताती हूँ। पहले मैंने फंडा बताया आपको। यहाँ पर हम लोग सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू सम टैब, उसके बाद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब ये नहीं करना, लगातार नंबर आने वाला है तो आप इसको सेलेक्ट कर लो एक ही बारी में। लगातार ही तो थे, साथ ही में थे, तो आपने सेलेक्ट किया। अब आया C3 कॉलन F3। C3 से लेकर F3 तक का सम कर दो, एंटर कर दिया और अब डबल टैप कर दो तो यहाँ पे हर जगह आएगा C4 से लेकर F4। ये देखो C6 से लेकर F6, हर जगह ये आ गया। अब मान लीजिए मैं आपको एक और तरीका करके बताती, अगर आपने मान लीजिए इसको ऐसे कर दिया होता, मैं इसे डिलीट करती हूँ, इसे ऐसे कर दिया होता यहाँ पे इक्वल्स टू सम टैब, और आपने किया होता C3 कॉमा F3 और एंटर। तो देखो इसने गलत आंसर दिया आपको, क्योंकि, और सभी के गलत आंसर देगा क्योंकि उसके लिए आपने कॉमा लगा दिया। मतलब अब वो किस किस का टोटल कर रहा है? सिर्फ C3 और F3 का टोटल कर रहा है और किसी चीज़ का टोटल नहीं कर रहा। बट हमें एक्चुअल क्या चाहिए था? ये चाहिए था। जो भी गलत वाले हैं मैं उन्हें रेड कलर कर देती हूँ, एंड here we go रेड। और जो ये है इसको हम लाइट एक ऐसा कलर दे देंगे। जो भी गलत वाले हैं हमने उनको इस तरीके से कलर दे दिया है, एंड ये वाले, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी भी मैं कहती हूँ कि एक तरीका तो समझ आ गया कि सम कैसे किया जाता है। एक तरीका वैसे मैं आपको बता देती हूँ, जो सम होता है ना, आप इसको ऐसे टोटल करो, ऐसे रख करो, इसका टोटल 184 है ना। यहाँ नीचे देखो एवरेज, काउंट और सम, ये तीनों लिख के आते हैं, लेकिन ये सिर्फ पढ़ने के लिए होता है। इसीलिए हमें फॉर्मूलाज तो सीखने ही पड़ते हैं क्योंकि हम उसे एक्चुअल में लिखना चाहते हैं। अब एक बात बताओ, अभी सम कर रहे हैं लेकिन इसमें भी कितना टाइम लग रहा है? नहीं, टाइम नहीं लग रहा। तो अब एक सबसे बेहतर वाला, जो सबसे ज़्यादा बेहतर है, मैं आपको वो सिखाने वाली हूँ। सबसे इजी तरीका ये होता है कि आप जहाँ पर भी आपको सम चाहिए आप सेल में जाओ, एक कंडीशन साथ में रखना कि बीच में कोई गैप ना हो, और उसके बाद ऑल्ट इक्वल टू को एक साथ प्रेस कर दो। तो फॉर्मूला तो वही लगता है, वही लगा हुआ है। सम का फॉर्मूला है, C3 से लेकर F3 का आपको सम चाहिए, लेकिन बात ये है कि हमने नहीं लगाया, ये ऑटोमेटिकली लग गया है। अब आप एंटर कर दो और ऑब्वियसली आप इसे डबल टैप कर दीजिए, आपको पास सभी आंसर्स आ जाएंगे। अब ठीक वैसे ही मान लीजिए आपको यहाँ टोटल चाहिए होता तो आप क्या करते? ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करते, एंटर कर देते, तो देखो ये सम आ गया। ठीक है, अभी हमें ये नहीं चाहिए तो मैंने इरेज कर दिया। मुझे ये फॉर्मेटिंग ठीक करनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने इसको सिलेक्शन किया, ऑल्ट एच एम सी अभी सीखा था हमने, तो ये हमने करेक्ट कर लिया है। मुझे इसका विड्थ ठीक करना है, कंट्रोल A करा, OCA इसका इस्तेमाल किया, देखो मेरी टेबल करेक्ट हो गई है। हमने यहाँ पर सभी फॉर्मूलाज को कर लिया है, टोटल को अलग अलग तरीके से करके दिखा है कि किस तरीके से हम सम कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से। सेल का क्या मतलब होता है, नंबर्स का क्या मतलब होता है, किस तरीके से ये बिहेव करते हैं, किस तरीके से हम ड्रैग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूलाज के बेसिक्स भी सीखे, प्लस में हमें सम का फॉर्मूला सीखा। चले अब हम आगे फॉर्मूलाज की तरफ बढ़ते हैं।
अब मान लीजिए आपके पास आता है वही एक बेसिक फॉर्मूला का एग्जाम्पल दे रही हूँ, वही सेम डेटा है आपके पास, मार्क्स हैं और साथ में टोटल है। अब अगर आप जानना चाहते हो या कोई स्टूडेंट खुद से जानना चाहता है कि मैम मेरे पास टोटल 4 सब्जेक्ट्स थे, कितने सब्जेक्ट्स थे? 4। थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं कि हम निकालना क्या चाहते हैं। तो हमारे पास टोटल सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो 4 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। 4 सब्जेक्ट्स, हर एक सब्जेक्ट आपका 100 मार्क का है, तो आपके टोटल मार्क्स जो बनते हैं वो आपके बनते हैं 400। टोटल मार्क्स आपके 400 बनते हैं। अभी किसी स्टूडेंट के मार्क्स 300 आए, फर्स्ट स्टूडेंट है, उसने जो मार्क्स लिए हैं वो 300 मार्क्स लिए हैं, तो ऑब्वियसली रिमेनिंग कितना हो जाता है? रिमेनिंग हो जाता है 400 माइनस 300। अगर मैं कहूँ तो उसके 100 मार्क्स कम आए हैं, तो यही चीज़ हमें निकालनी है, हमें वहाँ सबट्रैक्ट करना है। अब बात यहाँ पे समझ आती है कि फर्स्ट स्टूडेंट के लिए मैंने ये कैलकुलेशन की, सेकंड स्टूडेंट के मतलब मार्क्स मान लीजिए 200 आए हैं, तो मैं उसके लिए कैसे निकालूंगी रिमेनिंग पोर्शन? मैं उसके लिए जो रिमेनिंग पोर्शन निकालूंगी वो भी इसी तरीके से निकालूंगी, 400 माइनस 200, और उसके बाद मेरा आंसर 200 आएगा। अब मान लीजिए एक और स्टूडेंट है, अब मान लीजिए एक और स्टूडेंट है हमारे पास, थर्ड स्टूडेंट, उसके जो मार्क्स आए हैं वो मार्क्स ही 100 आए हैं। अब मुझे उसका रिमेनिंग मार्क्स निकालने हैं, तो मैं कैसे निकालूंगी? रिमेनिंग मार्क्स उसके भी इसी तरीके से निकलेंगे, 400 माइनस 100 इक्वल्स टू 300। तो आपने इन तीनों सिनेरियो के अंदर आपने एक चीज़ कॉमन पाई होगी, और वो कॉमन ये है, जब आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो माइनस हमेशा 400 या 400 से ही करना पड़ेगा। डजेंट मैटर आपके मार्क्स कितने आए हैं, जो भी मार्क्स आए हैं वो तो सेकेंडरी आप लगा ही रहे हो यहाँ पर, राइट। लेकिन अभी जो चीज़ फिक्स है वो क्या है? 400 है। तो बस यहीं पे ये हम फंडा आपको क्लियर करना चाहती थी मैं, कि यहाँ पर जब हम फॉर्मूला लगाएंगे 400 हमारा फिक्स है, तो 400 हम नंबर में लिखेंगे। कोई चीज़ जब हमें फिक्स करनी होती है, नंबर हमेशा फिक्स होता है, तो हम डायरेक्टली वो नंबर भी लिख सकते हैं। सेल तो चेंज होता रहता है, सेल को हम अलग तरीके से फिक्स करते हैं, मैनुअली फिक्स करते हैं, लेकिन अगर हम नंबर लिख दें तो वो तो हमेशा से फिक्स रहता है, इसलिए हम यहाँ नंबर लिखेंगे। क्या करना है? 400 में से माइनस करना है। अब देखो माइनस 174 को, यहाँ तो 174 को करना है, फिर 150 को, 108 को, ये कीप चेंजिंग वाली चीज़ है, इसीलिए हम यहाँ पर नंबर ना लिखकर हम यहाँ सेल लेंगे। सेल लेके, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ ना, क्या पता बाद में कोई नंबर चेंज किया तो यहाँ पे टोटल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको एंटर कर सकते हो और उसके बाद आप ट्रैक कर दीजिए। देखो यहाँ पर आपके 400 में से G23 को लेस होना चाहिए था, G23 लेस हुआ। मान लो आप यहाँ पर हो विच इज़ योर H27, तो 400 के में से G27 माइनस होना चाहिए था, वही हो रहा है। तो इसका मतलब आपने करेक्ट आपने निकाला है। समझ आया सभी को? कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है, कोई फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको पहले भी कह रही थी कि सारे डाउट्स एक साथ लिख लीजिए, सो दैट आप मुझे कन्वे कर सकें। और साथ ही साथ में मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि अभी बहुत ज़्यादा, देखिए जर्नली हमारे पास 40-50 आवर्स जितना टाइम होता है, या फिर मिनिमम 40 आवर्स का तो टाइम होता है। एक वो टाइम है और एक ये टाइम है जिसके अंदर हमें एक लिमिटेड टाइम में सारी चीज़ों को कवर करना है, तो थोड़ा सा टाइम कॉन्स्टेंट तो ज़रूर होता है, जो लाइव में नहीं होता। लाइव में हम कितना भी स्ट्रेच कर लेते हैं, अपनी चीज़ों को कितनी ही डिटेल में पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वो सारी चीज़ें समझ आएँ जो मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, चलें, यहाँ पर हम लोगों ने सबट्रैक्ट करना सीखा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। देखिए अब हमारा नेक्स्ट फार्मूला जो आता है वही है, हमने बेसिक फंडामेंटल्स लेके चल रही हूँ मैं, अभी प्लस किया माइनस किया मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेसिक है। यहाँ पे जैसे कि कोई सेल्स की कोई शीट बनती है, ठीक वैसे ही है। जैसे यहाँ पार्टी नेम्स है, क्वांटिटी है, रेट है, तो आपको अमाउंट चाहिए। क्वांटिटी और रेट अमाउंट कैसे निकलता है? मतलब क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं रेट से, तो ऑब्वियसली हमारे पास अमाउंट आ जाता है। तो हम इक्वल्स टू करेंगे कि हमें क्वांटिटी चाहिए। बेसिकली हम सेल देंगे, हम यहाँ फिक्स नहीं कर सकते। आप ये नहीं लिख सकते 442 इंटू 985, बाद में चेंज हुआ तो, और सभी के लिए भी तो लगाना है, तो आप ये तो लिखोगे नहीं। आप क्या करोगे? आप सेल दोगे। तो आपने दिया C46 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए आप 8 के ऊपर आपको स्टार मिल जाएगा, आप उस स्टार का इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद इस सेल को दीजिए कि ये D46 से मल्टीप्लाई करना है, एंटर कर दीजिए और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। डबल टैप कर दीजिए, आपके पास सभी आंसर्स आ जाएंगे। अब मान लीजिए आप E48 पे हो, तो E48 पे आपको क्या चाहिए कि C48 इंटू D48 हो, तो देख सकते हो आप अपना आंसर कि ये C48 टू D48 है। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड का भी मैंने इसी तरीके से लिया हुआ है, थोड़ा सा उसका अपोजिट है। मान लीजिए आपके पास अमाउंट गिवन है, रेट गिवन है, और अब आपको जानना है
क्वांटिटी कितनी सेल की है। ये नॉर्मली जिस तरीके से हम मैथ्स करते थे, नो नॉर्मल मैथ्स है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा मैथ इसके अंदर, ताकि आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी ना हो। तो यहाँ पर हमने इनिशियली क्या किया था और अब क्या करने वाले हैं वो मैं आपको दोनों सिनेरियो बताती हूँ। स्टार्टिंग में हमने किया कि क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया रेट से और अमाउंट आ गया। अभी क्या है ना, अमाउंट हमारे पास गिवन है, क्वांटिटी हमारा x है। फॉर एग्जांपल रेट हमें 10 गिवन है, अमाउंट हमें 100 गिवन है और क्वांटिटी हमारे पास x है, मतलब अभी गिवन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, x को निकालने के लिए 100 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो हमें पता लगा हमारा 10 आंसर आ गया, क्योंकि हमने इसको इससे कट कर दिया, तो x का वैल्यू 10। तो बेसिकली यहाँ जो फॉर्मूला लगाया वो क्या लगाया कि अमाउंट को डिवाइड कर दो किससे, रेट से। आपने यही तो किया, अमाउंट आपका 100 था, 10 आपका रेट था, आपने डिवाइड कर दिया। तो यही काम आपको अब करना है क्वांटिटी को निकालने के लिए। तो बेसिकली आप अपने यहाँ जाएंगे, क्वांटिटी निकालना है तो इक्वल्स टू क्या किया था, अमाउंट वाला सेल लिया, डिवाइड के लिए आप स्लैश का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद रेट लिया, एंटर कर दिया और उसके बाद आप डबल टैप कर दीजिए, आपका आंसर करेक्ट आ गया है। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये C67 डी अपॉन में D67 है, ये C70 है तो D70, ये C75 है तो D75, दैट मीन्स आपका करेक्ट आंसर लगा है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। हमने अर्थमेटिक फार्मूलाज यहाँ कर लिए हैं, हमें इनिशियल लेवल पे यही बेसिक फार्मूलाज करने थे। अब मैं आगे की तरफ बढ़ूँगी जहाँ पर मैं आपको फीचर्स के बारे में बताती हूँ। स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज में भी इनिशियल लेवल पे इन्हीं चीज़ों की बात आती है, सम की बात आती है, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट है, ये वाली चीज़ हम एक फ़ीचर कर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ये एक और नया फीचर एक्सप्लोर करने वाले हैं विच इज़ अ नंबर ग्रुप। तो इसके अंदर हम नंबर फॉर्मेट करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकर चलते हैं, थियरी हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो मैं एक काम करती हूँ, ग्रिड लाइंस ऑफ कर देती हूँ। तो मैंने ग्रिड लाइंस ऑफ कर दी, जितने भी आपको लाइंस दिखती हैं उन्हें हम ग्रिड लाइन बोलते हैं। अभी मैं क्या बताने वाली हूँ कि हम लोगों के पास कौन कौन से फॉर्मेट एक्चुअल में अवेलेबल होते हैं, हम लोग क्या क्या लिखते हैं एक्सेल के अंदर। तो हम लोग क्या क्या लिखते हैं एक्सेल के अंदर, देखा जाए तो नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें, नॉर्मल सिनेरियो में बात करें, तो या तो हम नंबर्स लिखते हैं, जैसा कि आपने देखा है कि हम अपनी सेल लिख रहे होते हैं, मार्क्स लिख रहे होते हैं, कुछ भी है तो वो नंबर्स लिख रहे होते हैं। या फिर हम लोग क्या लिख रहे होते हैं, टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, कि मतलब किसी पार्टी का नेम लिख दिया, किसी स्टूडेंट का नेम लिख दिया। अभी तक सिर्फ ये 2 चीज़ समझी थी। अभी इन्हीं नंबर्स के अंदर ही बहुत चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि नंबर 1 ये 23 भी है और नंबर 1 ये 23 भी है और नंबर 1 ये 23 भी है, और अगर देखा जाए तो नंबर 1 ये 23% भी है। ठीक है, तो ये सभी नंबर्स तो हैं लेकिन अलग तरीके से हैं। ये एक नॉर्मल नंबर है, ये हम कह सकते हैं अकाउंटिंग में हम लोग पॉइंट्स का भी ध्यान रखते हैं, इतने पैसों का भी ध्यान रखते हैं, तो ये उस तरीके से डेसिमल में लिखा हुआ है। ये हम कह सकते हैं करेंसी साथ में लगी हुई है, ये अकाउंटिंग के अंदर हम पैसे भी लगाते हैं तो हमने यहाँ पे करेंसी लगाई हुई है। ये परसेंटेज में लिखा हुआ है, तो इस तरीके से हमारे पास होते नंबर ही हैं लेकिन नंबर को भी हम अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। तो ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ बहुत सारे नंबर फॉर्मेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब एक और बात आती है यहाँ पर, मैं जब भी आपको कोई भी चीज़ समझाती हूँ, इवन फॉर्मेटिंग भी समझाई, तो मैंने एक चीज़ हमेशा से बोली है कि पहले आपको कोई चीज़ का सिलेक्शन करना पड़ता है, फिर सिलेक्शन के बाद आप उस पर कोई चीज़ अप्लाई करते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको व्हाट्सएप का मैसेज का आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपको कोई मैसेज फॉरवर्ड करना है या कॉपी करना है तो पहले उस मैसेज को कॉपी करना के से पहले, उस पर्टिकुलर मैसेज को कॉपी करने से पहले आपको उसका सिलेक्शन भी करना पड़ेगा। अगर आप सिलेक्शन नहीं करोगे तो ना तो आप कॉपी कर सकते हो, ना फॉरवर्ड कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आपको सिलेक्शन मैंडेटरी होता है, तो पहले हम कहीं का भी सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद उस चीज़ पे ये चीज़ अप्लाई करेंगे। तो चलें अब हम एक्चुअल में नंबर फॉर्मेट करके देखते हैं। जैसे पहले मैं आपको यहाँ पर आते हैं, हम उसके बाद यहाँ पे थ्योरी भी पढ़ने वाले हैं नंबर फॉर्मेट की। ओके, मैंने गलती से थ्योरी वाले पोर्शन में ये कर दिया, कोई बात नहीं, थ्योरी वाले पोर्शन में हम यहाँ कर लेते हैं। एंड यहाँ हमने अपनी ग्रिड लाइंस ऑन कर ली है। मान लीजिए मैं यहाँ पर अपना कोई एक नंबर लिख देती हूँ, जिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने एक नंबर लिख दिया है। अभी जब आप इस नंबर पे क्लिक करेंगे और होम टैब में जाएंगे और यहाँ देखेंगे तो जर्नल लिखा हुआ है, तो जर्नली नंबर जिस तरीके से हम लिखते हैं वो आपका जर्नल हो गया।
अगर इसी चीज़ का मैं फॉर्मेट चेंज कर दूँ, नंबर फॉर्मेट में कर दूँ, तो इसने इसको डेसिमल में लेकर आ गए हैं। जो चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाई थी कि 23 को ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कैसे दिखाना है। अगर आपको लगता है कि आगे चल के मेरे डेटा के अंदर पॉइंट्स में चीज़ें आ सकती हैं, डेसिमल में चीज़ें आ सकती हैं और मुझे वो डेसिमल में दिखानी है, तो आप इस वाले फॉर्मेट के लिए जा सकते हैं। उसी के बाद अगर मैं मान लीजिए एक और नंबर लेती हूँ, मान लीजिए यही सेम नंबर मैंने यहाँ नीचे ले लिया है और अगर मैं चाहती हूँ इस पर करेंसी लगाना, तो मैं क्या कर रही हूँ, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके करेंसी पे क्लिक करती हूँ, तो इस पर ऑलरेडी करेंसी भी लग के आ जाती है। करेंसी अगर मान लीजिए आप कुछ और पे लगाना चाहते हैं, जैसे 45 रुपीज़ हैं, 45 आप इस पर करेंसी लगाना चाहते हैं लेकिन इंडियन रुपी लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इंग्लिश इंडिया मिल जाएगा। अभी के लिए हमारे पास यहाँ पर नहीं है, उसको ऐड किया जाता है, ये हम आगे सीखेंगे। ये वाली चीज़ हमें कंप्यूटर की सेटिंग से चेंज करना होता है, लेकिन अभी के लिए हमारे पास डॉलर है तो हम यहाँ डॉलर पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से हम अपनी करेंसी को ऐड कर लेंगे। अब मान लीजिए आप किसी और तरीके से कोई नंबर यहाँ पे लिखते हो, 4 5 6 9 लिख दिया आपको, और आपको चाहिए कि उसमें डेसिमल भी लग जाए, उसमें सारी चीज़ें करेंसी अपने आप आ जाए, तो आप डायरेक्टली अकाउंटिंग को चूज़ कर सकते हो, बिकॉज अकाउंटिंग होता ही ऐसा है। देखो कॉमा भी लग गया है, यहाँ पे कॉमा लगा, साथ ही साथ में बाकी चीज़ें भी आई। ठीक है, यहाँ पे भी अकाउंटिंग लिख के आ रखा है, ये भी अकाउंटिंग के फॉर्मेट में, ये भी अकाउंटिंग में कॉमा लगा है, डेसिमल लगा है और साथ ही साथ में डॉलर लगा है, तो ये आपकी अकाउंटिंग का फॉर्मेट है। देखिए बार बार जाकर खोलकर करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ कोई नंबर लिखा और आप उसमें डायरेक्टली कॉमा लगाना चाहते हो, तो आप कॉमा पे क्लिक कर दो तो ये आ जाएगा। यहाँ से आप करेंसी पे क्लिक कर दो तो ये आ जाएगा। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको डायरेक्टली अकाउंटिंग में जाके करना है या यहाँ से कर सकते हो। उससे अगला आता है, मान लीजिए अब मैं यहाँ पर कुछ लिख रही हूँ 10 20 एंड अभी मेरे को लिखना पड़ रहा है 30%। अगर मुझे परसेंट लिखना है तो ऐसे खुद से करना पड़ेगा, 40%, इस तरीके से ऐसे करना पड़ेगा। तो अब आपको इतनी हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ परसेंटेज को क्लिक कर दीजिए। अब इस एरिया में जब भी आप कुछ लिखोगे तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली लग कर आएगा। सो दैट इज़ योर कस्टम फॉर्मेट। जैसे आप बहुत जगह देखते होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई स्टील का बिजनेस है और उसके अंदर आपको जो क्वांटिटी लिखनी होती है वो हर क्वांटिटी के पीछे टन लगाना होता है। तो आपने क्या किया, इसमें फॉर्मेट ही इस तरीके से सेट कर दिया कि नंबर्स जैसे लिखोगे टन अपने आप लिख कर आ जाएगा, आपको बार बार टन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर बार बार टन लिख रहे हैं तो फिर हमारा काम ईजी कहाँ हुआ, वो तो हार्ड ही है ना। तो इस तरीके से होता है। मान लीजिए अभी मैं कोई वैल्यू लिख लेती हूँ, ये मैंने वैल्यू लिखा, तो अगर मैं चाहती हूँ इसे और उसमें दिखाना तो मैंने इसे जूम ऐसे ड्रैग कर लिया, वरना मैं कम करती जाऊँगी तो ये कम डेसिमल्स मुझे दिखाएगा। मैंने अभी फ़िलहाल के लिए सारे डेसिमल्स, अगर मैं अपने डेसिमल्स को कम या ज़्यादा करना चाहती हूँ तो मेरे पास ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, या तो मैं कम कर सकती हूँ या फिर मैं ज़्यादा कर सकती हूँ। जैसे ही आप उसे छोड़ देंगे, जैसे ये 3 है तो ये 3 रहेगा, जैसे ही आप इसको करेंगे तो अपने आप राउंड ऑफ हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे करके देख लीजिए 5 6 9 ओके, एंड मैं इसे लेती हूँ एंड मैं इसे कम करती हूँ, तो देखो इसने अपने आप 6 5 था आपका 6596 था, तो इसने अपने आप इसको 66 कर दिया, मतलब राउंड ऑफ कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली आपका राउंड ऑफ कर देता है। तो ये थे आपके नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट के एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैं आपको और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करा देती हूँ। इसके अंदर एक टेक्स्ट का भी होता है। अगर मान लीजिए कोई डेट आपने लिखी है, जैसे मैंने ये डेट लिख दी है और जो कि स्लैश में है, ये शॉर्ट डेट लिखी हुई है। शॉर्ट डेट कैसे 2 24 25 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये शॉर्ट डेट है। आप शॉर्ट डेट ऐसे कर सकते हो। अगर इसी डेट को आप लॉन्ग फॉर्मेट में करना चाहते हो, इस ड्रॉप डाउन पे जाओ, लॉन्ग फॉर्मेट पे क्लिक करो। ये हैशटैग का एरर तब आता है जब आपकी विड्थ कम होती है, तो इस तरीके से आपकी लॉन्ग डेट आ जाएगी। ठीक है, और उसमें आपको परसेंटेज अंदर मिल जाता है। कोई चीज़ आप फ्रैक्शन में करना चाहते हो, आपने ऐसे किया और यहाँ पे सेलेक्ट करके फ्रैक्शन कर दिया। अब आप यहाँ लिखो 2/3 एंड 2/3 मतलब 2.5 ऐसे लिखो, तो ये 2 1.5 लिख कर आ जाएगा। यहाँ 5.3 लिखो तो 5 2 and 7 लिख कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके फ्रैक्शन में भी आप ला सकते हो जो भी आपको चाहिए। कोई भी चीज़ साइंटिफिक नंबर में चाहिए, ऑल्दो आप बहुत ज़्यादा नंबर्स लिख देते हो तो साइंटिफिक नंबर में आ गया, लेकिन छोटा सा नंबर है और उसको भी आपको साइंटिफिक में चेंज करना है, तो आप जाकर यहाँ से साइंटिफिक क्लिक कर सकते हो, तो ये साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाता है लास्ट में टेक्स्ट। अगर मान लीजिए आपने कोई नंबर लिख दिया 15 डिजिट से ज़्यादा, मैं आपको यहाँ पे थ्योरी पढ़ाती हूँ जो कि आपको कहता है कि कोई भी नंबर अगर 15 डिजिट से ज़्यादा है, अगर 15 डिजिट से ज़्यादा है तो डायलॉग बॉक्स में नहीं आएगा, एक्सेल का लास्ट डिजिट
उसको ज़ीरो में कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, जब आपके पास इस तरीके का सिनेरियो हो जिसमें 15 डिजिट्स का ये बोला हुआ है और अगर आपका 15 डिजिट से ज़्यादा तो वो उसे ज़ीरो में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे में क्या करोगे, आप अपने नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दोगे। क्या कर दोगे, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दोगे उसके फॉर्मेट को, तो इससे वो नंबर ले लेगा। ठीक है, हम एक बार के लिए इंक रिमूव कर देते हैं एंड वहाँ जाकर इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ जाकर मान लो मैं कोई नंबर लिखती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखो इसने लास्ट में इस तरीके से कर दिया। अगर मान लीजिए मैं होम पे जाती एंड यहाँ पे जाकर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती, ये अभी 11 डिजिट्स 15 डिजिट, हाँ तो अब देखो इसने टेक्स्ट ले लिया। अब ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में इसने ले लिया। 15 से ऊपर वो साइंटिफिक में आ जाता है, 11 से ऊपर आप उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरीके से वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। चले अब ना मुझे जो एक्सप्लेन करना है आपको वो कम एक्सप्लेन करना है कस्टम फॉर्मेट, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें तो आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने कस्टम फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। कस्टम फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। तो कस्टम फॉर्मेटिंग में जो मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगी वो सिखाऊंगी आपको डेट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। डेट फॉर्मेट क्या है, पहले तो मैं आपको ये थोड़ा सा बता देती हूँ कि डेट फॉर्मेट के बारे में हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। आपके पास कोई भी डेट है, आज का कोई डेट ले लेते हैं, जैसे आज है 24/02/2025। ओके, ये डेट है। और अभी के लिए एक बार के लिए मैं सेल को साइड में कर देती हूँ। ओके, अभी इसके अंदर डेट के अंदर क्या क्या कंसिस्ट किया जाता है। सबसे पहले आपके पास डे आता है कि आज डे क्या है, फिर उसके बाद मंथ आता है, जर्नली जो हम लिखते हैं वो मंथ आता है, और उसके बाद ईयर आता है। क्या आता है, ईयर आता है। तो अब इनके इनिशियल्स देखो, डे को लिखने के लिए डी चाहिए, मंथ को लिखने के लिए एम चाहिए, और ईयर को लिखने के लिए वाई चाहिए। वही चीज़ अगर मान लीजिए आप इन्हें किस तरीके से और लिख सकते हैं, मैं बस आपको वो समझाना चाहती हूँ कि अब आप इन्हें और किस तरीके से लिख सकते हैं। क्या आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि SUN संडे है, फेब्रवरी है और 2025 है। तो 2025 को मैं ऐसे ना लिखकर 25 लिख सकती हूँ। 25 है, क्या मैं इस डेट को ऐसे लिख सकती हूँ? हाँ, और इस डेट को जो लिखा है वो कैसी डेट रहेगी, शॉर्ट फॉर्म में रहेगी। इसको हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में है, शॉर्ट डेट है। या फिर मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, संडे फेब्रवरी 2025। तो क्या मैं इस डेट को लॉन्ग फॉर्मेट की डेट बोल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं इसे लॉन्ग फॉर्मेट वाली डेट बोल सकती हूँ। ठीक है, तो अब ये तो आपको मैंने रिजल्ट बताया कि जर्नली रिजल्ट किस तरीके से होता है, किस तरीके से आपकी शॉर्ट डेट लिखी जाती है और किस तरीके से आपकी लॉन्ग डेट लिखी जाती है। लेकिन अब इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। जब भी आपको जो ये फॉर्मेट दिख रहा है, अगर ये लिखना है तो हम डे को डी से डिफाइन करते हैं तो डी लिखा जाएगा, फिर स्लैश लगा हुआ है। मंथ को एम से डिफाइन करते हैं तो एम लिखा जाएगा, और ईयर को हम वाई से डिफाइन करते हैं और ये ईयर पूरा लिखा हुआ है 2025। तो कोई भी चीज़ जब हमें कंप्लीट में लिखनी होती है तो हम 4 टाइम्स लिखते हैं। तो ये ऐसे आएगा। देखो, कोई भी चीज़ शॉर्ट में लिखनी है तो 2 बार लिखो। तो यहाँ डी बिकॉज संडे शॉर्ट में है, एम क्योंकि फैब शॉर्ट में है, लेकिन 25 ये भी शॉर्ट में है तो वाई। अब यहाँ देखो, संडे पूरा लिखा हुआ है तो डी, फेब्रवरी पूरा लिखा हुआ है एम, और ईयर पूरा लिखा हुआ है वाई। तो बेसिक याद रखो, बिल्कुल शॉर्ट में चाहिए तो सिंगल बार लिखना है, अगर शॉर्ट में चाहिए और टेक्स्ट में चाहिए तो 2 टाइम्स लिखना है, और अदरवाइज 4 टाइम्स लिखना होता है। ये फैक्ट है, क्योंकि आप चेक करेंगे, आप अपने मंथ को चेक कर लीजिए। मंथ में भी आप चाहे जून लिख लो, अप्रैल लिखो, सब कुछ 3 लेटर्स का होता है। आप चाहे अपने डेज चेक कर लीजिए, चाहे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कुछ भी चेक कर लीजिए, वो सभी भी 3 लेटर्स के ही होते हैं। तो ये प्री डिफाइंड हो गया है कि अगर आप 2 टाइम्स लिखोगे दैट मीन्स आप इस तरीके का आंसर चाहते हो, अगर आप 4 टाइम्स लिखोगे तो आप इस तरीके का आंसर चाहते हो। अब चलो इसको थोड़ा सा प्रूफ करके देख लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई डेट लिख लेती हूँ, विच इज़ कंट्रोल सेमीकॉलन से मैंने ये डेट लिखा, यहाँ पे स्लैश है। अब मुझे स्लैश नहीं चाहिए, मुझे सेमीकॉलन चाहिए। तो मैं होम पर जाऊँगी, इस एक्सटेंशन पे क्लिक करूँगी, उसके बाद कस्टम पे क्लिक करूँगी, और आप यहाँ देख सकते हो
डी, एम क्यों है? तो को शॉर्ट का 2 है, मतलब एम मंथ पहले दे रखा है, जस्ट बिकॉज एम यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे डी पहले लिख देती, डी स्लैश एम करके फिर ओके कर देती, तो देखो ये डेट चेंज हो गया 24 फरवरी, अब ऐसे आ गया है। समझ आया इस फॉर्मेट का मतलब क्या है? कस्टम में गए, अब डी भी सिंगल टाइम लिखा हुआ है, एम भी सिंगल टाइम लिखा हुआ है, इसलिए सिंगल सिंगल डेट आई हुई है, और वाई को 2025 है, दैट मीन्स कंप्लीटली तो ऐसे लिखा जाता है ना, तो 4 टाइम्स है। अगर मैं इसे 2 टाइम्स कर देती और मैं इसे ओके कर देती तो देखो ये 25 लिख के आ गया। ठीक है, वाई हमेशा 2 टाइम्स या 4 टाइम्स ही लिखा जाएगा, वो सिंगल टाइम नहीं लिखा जा सकता। ओके, अगर यही डेट अब मुझे डैश में करनी होगी तो कैसा होगा? मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर एक्सटेंशन पे क्लिक किया, कस्टम में गए, और जैसे ही यहाँ पे डैश लगा स्लैश लगा हुआ है, यहाँ पे हम हाइफिन लगा देंगे। हाइफिन बोल लीजिए, डैश बोल लीजिए, हाइफिन लगा के ओके कर देंगे, तो ये हाइफिन में कन्वर्ट हो जाएगी। इट्स ऑल अप टू अस कि हम लोगों को किस तरीके से ये चीज़ चाहिए। फॉर्मेटिंग आनी बहुत ज़रूरी है। ये डेट के फॉर्मेट्स नहीं आए तो आगे बहुत सारे फॉर्मूलाज भी आपको नहीं आ पाएंगे, तो ये फॉर्मूलाज करने बहुत ज़रूरी हैं। एक और डेट लेके चलते हैं। एक बार और डेट लिया, मान लीजिए मैं थोड़ा सा उसको और लॉन्गर वर्जन में चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कस्टम में गए, और यहाँ पर अब हम अपनी मर्जी से लिखेंगे डी डी डैश एम एम डैश वाई 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 4 टाइम्स लिखा है ताकि 2025 पूरा लिख के आए। तो देखो इस तरीके से आपकी कंप्लीट डेट आ गई है। वहीं पे अगर मान लीजिए हम लोग चाहते हैं इसको और लॉन्गर वर्जन में, तो हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आए, कस्टम में जाएंगे, कस्टम में जाने के बाद डी 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 एम छोटा ही रख लेते हैं, एम एम वाई 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 ओके। तो देखो मंडे तो पूरा लिख के आ गया, जस्ट बिकॉज मैंने मंथ छोटा ही रखा था, एम एम में ही रखा था, तो 2 आया, और 2025 मैंने कंप्लीट रखा था तो ये कंप्लीट आ गया। एक और डेट लेते हैं, आपको समझ आएगा। ये डेट लिया, उसके बाद यहाँ गए एक्सटेंशन पे, एक्सटेंशन पे जाने के बाद कस्टम में गए, और यहाँ पे लिखते हैं डी 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 एम 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 वाई 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 वाई, एंड हमने ओके कर दिया। तो देखो ये हमारे पास कंप्लीट डेट लिख कर आ गई है। तो ये आपका एक डेट का कस्टम फॉर्मेट मैंने आपको समझाया है, जो कि बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप अपनी डेट को खुद से फॉर्मेट बना सकते हो। जब भी आप कोई शीट बनाते हो तो बहुत सारे तरीके से आपको डेट्स चाहिए होती हैं, तो अब आपको डेट्स बनाने के लिए घबराना नहीं है। आप अपनी मर्जी से जिस तरीके की डेट बनाना चाहे उस तरीके की डेट बना सकते हैं। हम लाइफ के अंदर जब करते हैं, जस्ट बिकॉज अभी उनका इतना यूसेज नहीं है, ये जो मैराथन है वो यूसेज बेस्ड है कि आपको जितनी चीज़ें यूज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाई जाती हैं। यहाँ पर एक बार के लिए आप थ्योरी से गो थ्रू कर सकते हैं कि मान लीजिए जैसे एट द रेट है, वो आपका क्या करता है, प्लेस होल्डर है। आपने कोई टेक्स्ट लिखा, हमेशा के लिए लिखा, और उसके बाद एट द रेट लगा दिया, तो बाद में आप कुछ भी टेक्स्ट लिखोगे तो उसके आगे ये चीज़ आती रहेगी। अब ये क्या है मैम, चलो करके देख लेते हैं। मान लीजिए ओके, हम यहाँ लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये स्पेस ले लिया और मैं कस्टम में चली गई। कस्टम में जाने के बाद मैंने यहाँ पे लिया और मैंने जर्नल में पहले तो एट द रेट लगा दिया, फिर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास को ओपन किया, स्पेस दिया, वहाँ लिखा टन्स, एंड फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास में उसको बंद कर दिया, एंड हमने ओके लिख दिया। अब मैं यहाँ 20 लिखती हूँ, यहाँ 30 लिखती हूँ, यहाँ 40 लिखती हूँ, यहाँ 50 लिखती हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसके आगे टन्स लग के आया है। क्यों? क्योंकि एट द रेट जो होता है वो आपको ये कहता है कि जहाँ आप एट द रेट लिख रहे हो वहाँ पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन उसके पीछे क्या लिखवाना है वो आपने फिक्स कर दिया है। वो आपने क्या फिक्स किया है कि आपने उसको बताया, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती हूँ टेक्स्ट को कुछ भी लिखते हैं, जब भी हम कोई टेक्स्ट की बात करते हैं तो टेक्स्ट हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। तो आपने पहले स्पेस दिया, इसीलिए उसमें स्पेस भी, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे स्पेस नहीं देते, आपने यहाँ स्पेस डिलीट कर दिया एंड आपने ओके कर दिया, तो देखो यहाँ से भी स्पेस चला जाएगा, और देखो यहाँ वाला मैंने सेलेक्ट नहीं किया था तो इसमें स्पेस है। तो इस तरीके से हम अपने फॉर्मेट कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसे बस इग्नोर एरर कर दीजिए, आपका नॉर्मल डेटा की तरह डेटा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपना सम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो इधर से ये स्टार को पढ़ सकते हैं कि वो कैरेक्टर स्पेक्ट करता है। बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको हमने इसीलिए डिटेल में कवर किया। तो यहाँ पर हमने अपने नंबर फॉर्मेट को कंप्लीट कर लिया है। आगे हम बढ़ते हैं अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ। करेंगे वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग है क्या, छोटा सा एक बार के लिए थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन इसका समझ लेते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है।
जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या नाम है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग की जब भी बात आई थी, जब हमने इनिशियली भी फॉर्मेटिंग की थी, तो हमने क्या क्या बात किया था? चाहे हमने बात की थी अलाइनमेंट की, फिर हमने बात की थी फ़ॉन्ट की, फिर फ़ॉन्ट कलर की, फ़ॉन्ट कलर हो गया, उसके बाद हम लोगों ने फिल ऑप्शन देखा था, फिर हमने कोई भी किसी भी तरीके का कलर करना, बॉर्डर करना, इस तरीके की चीज़ें हम लोगों ने फॉर्मेटिंग में की थी। तो अब हमें अपने डेटा में फॉर्मेटिंग करनी है, तो ये बात तो समझ आ गया कि हम इस तरीके से उसको सजाने वाले हैं। लेकिन सजाने में भी एक कंडीशन आ गई है। हम उसको एक कंडीशन देंगे कि अगर ऐसा कुछ हो तो ये कर देना, वरना मत करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई लिस्ट बनाई स्टूडेंट्स की, जिसके अंदर स्टूडेंट्स के मार्क्स थे। अब उस मार्क्स के अंदर लिखा कि अगर किसी स्टूडेंट के 33 से ज़्यादा मार्क्स आए, 33% से ज़्यादा मार्क्स आए, तो आप उसे रेड कलर में कर देना, वरना आप उसे ग्रीन कलर में कर देना, या अपोजिट लगा लो। तो जहाँ पे भी रेड होगा वहाँ आप समझ जाओगे कितने मार्क्स हैं, और जहाँ पे भी ग्रीन होगा वहाँ आप समझ जाओगे कितने मार्क्स हैं। तो बेसिकली आपने उसको एक कंडीशन दे दी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए सेल्स की कोई रिपोर्ट है और आप लिख रहे हो कि जिसकी भी सेल्स मोर देन 10 लाख रुपीज़, हमने जिसको सेल किया है 10 लाख की से ऊपर जिसकी भी एंट्री है, उसे ग्रीन कलर में कर दो। तो पूरे शीट में जहाँ जहाँ 10 लाख से ज़्यादा की अमाउंट होगी वहाँ वहाँ ग्रीन कलर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और ऐसा करने से आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा कि किस पार्टी को आपने 10 लाख से ज़्यादा की सेल की है। तो ये होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कि कलर होगा, बॉर्डर होगा, जो भी करना चाहो वो सब कुछ होगा, लेकिन एक कंडीशन के साथ होगा। यहाँ कंडीशन बात की जाए तो ये 33% थी, यहाँ कंडीशन की बात की जाए तो ये 10 लाख था कि 10 लाख से ऊपर का होना चाहिए। सो दैट इज़ योर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। चलें अब इनके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको होम टैब के अंदर मिलता है। आप होम टैब में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। अब बात आती है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी चीज़ अप्लाई करनी है तो पहले उसका सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं जो सिलेक्शन लेके चल रही हूँ, सबसे पहले मैं लेकर चल रही हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैक्सिमम जो रेट का है मैंने किसको बेचा, मैक्सिमम जो रेट है मैंने किसको बेचा है, मैं जानना चाहती हूँ। तो मैं इस डेटा को सेलेक्ट कर लेती हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाती हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे तो मैंने क्लिक किया है, यहाँ मैंने क्लिक नहीं किया, जस्ट आ रही हूँ तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है। इसके बाद आप ग्रेटर देन में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे मैं जानना चाहती हूँ 650 या 700 से ऊपर जितने भी हैं ना उन्हें कलर कर दो, या 750 से ऊपर हैं उन्हें आप कलर कर दो। रेड कलर में करना है, यहाँ पे अलग अलग कलर अवेलेबल है, रेड में करना है, येलो में करना है, ग्रीन में करना है। मान लीजिए मैं ग्रीन में करना चाहती हूँ, मैंने ओके किया। तो जो भी 700 से ऊपर थे उनका आपको यहाँ कलर देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली कलर आ गए हैं। क्या हम एक डेटा पे जो अप्लाई कर चुके हैं, क्या दोबारा कुछ अप्लाई उस डेटा पे कर सकते हैं? द आंसर इज यस। बस ओवर रूल नहीं करना चाहिए। अगर ओवर रूल करेगा तो बाद वाला जो भी आप अप्लाई करोगे वो उसको ले लेगा और पहले वाले को नल एंड वॉइड कर देगा। तो बेसिकली अब मान लीजिए आप इसी में ही करना चाहते हो, हाईलाइट सेल रूल में जाकर लेस देन, मतलब अब ज़्यादा जानना था, अब लेस देन जानना है। लेस देन 600 अगर आपको चाहिए कि उसको रेड कलर कर दो, आपने ओके किया तो आपको आया कि लेस देन 600 वाले आपके सामने रेड कलर में आ गए हैं और मोर देन 750 वाले आपके पास ग्रीन कलर में आ गए हैं। तो अब आपको देखकर ही समझ आ जाएगा कौन सा कलर क्या डिफाइन करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग मान लीजिए क्वांटिटी में देखना चाहते हैं, कोई रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हमने कहा बिटवीन, हम किसी रेंज के बीच का चेक करना चाहते हैं। मैं चेक करना चाहती हूँ 400 से 500 के बीच में मैंने किसे सेल किया है वो मुझे पता लग जाए और वो सारा कुछ मेरा येलो कलर में आ जाए। तो उसने मैंने ओके किया और उसने मुझे बताया 300 से लेकर 400 के बीच में मैंने क्वांटिटी किसको सेल की है, तो मुझे पता लगा। अब मुझे यहाँ से ये भी पता लग रहा है कि ऑल्दो दो बार देखा जाए अर्बन माइंड्स एंड एकता क्रिएशन को मैंने ये मीडियम क्वांटिटी सेल की है लेकिन लो प्राइसेस पे की है, और यहाँ पर इन दोनों को मैंने हाई प्राइसेस पे की है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कलर लगाकर अपने लिए बहुत सारे डिसीजन ले सकते हो, बहुत सारे की डिसीजंस चेक कर सकते हो आप जितनी भी चीज़ें हैं उनको। अब ये तो ये था कि नॉर्मली आपके पास ग्रेटर देन आ गया, लेस देन आ गया, बिटवीन आ गया, जैसे हम अपने मैथ्स में भी करते हैं। अब आता है, देखो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या आता है, इक्वल्स टू। मान लीजिए आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता है
और वो एग्जैक्ट अमाउंट आप कैप्चर करना चाहते हो कि वो एग्जैक्ट अमाउंट कहाँ लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सब कुछ सेलेक्ट किया और मैं एग्जैक्ट अमाउंट 376 को कैप्चर करना चाहती हूँ कहाँ कहाँ लिखा है। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, हाईलाइट सेल रूल में गई, इक्वल्स टू में गई कि मुझे जानना है 376 कहाँ लिखा है। और उसके बाद मैं अपना ही कोई अलग कलर देना चाहती हूँ, जो पहले से प्री डिफाइंड है वो नहीं देना चाहती, तो यहाँ कस्टम फॉर्मेट में आ जाओ। देखो कस्टम फॉर्मेट के अंदर वही डायलॉग बॉक्स खुल के आता है जो पहले अलाइनमेंट फॉन्ट के एक्सटेंशन को ओपन करने से खुलता है, तो वही सेम की सेम आता है। तो आपको ज़्यादा ऑप्शंस के ऐसा नहीं लगेगा कि ओ माय गॉड ये ऑप्शंस मुझे नहीं मालूम है, आपको मालूम है। ठीक है, हम यहाँ पर्पल कलर दे देते हैं, फॉन्ट में जाकर हम फॉन्ट को वाइट कर देते हैं, बोल्ड एंड इटैलिक करते हैं, ओके कर देते हैं एंड ओके करते हैं। तो इसने मुझे बताया पूरे डेटा में जितना मैंने डेटा सेलेक्ट किया था उसके अंदर अगर देखा जाए तो 376 यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई चीज़ कहाँ लिखी है अगर आपको एग्जैक्टली अमाउंट पता है। वहीं पे अभी तक हम लोग जितना भी चीज़ें कर रहे थे वो नंबर से रिलेटेड कर रहे थे। अब जो चीज़ आती है वो आपके टेक्स्ट से रिलेटेड आती है। जैसे आपका नेक्स्ट आता है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। मान लीजिए टेक्स्ट को, देखो टेक्स्ट को चेक करना है तो टेक्स्ट का ही डेटा होना चाहिए। मैंने ये चेक किया, अब मैं बस मुझे ना ज़्यादा ना पार्टी का नाम याद नहीं था, मुझे बस ये याद था कि उस पार्टी के पीछे ना सॉल्यूशंस लग के आता है। तो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशंस क्लिक कर दिया कि भाई जहाँ सॉल्यूशन लिखा है उसे कलर कर दो, सो दैट मैं उसको देख कर फिर मेरे को पता लग जाएगा ना, अच्छा फाइन मैं इसके बारे में बात कर रही थी। तो अब मैंने ओके किया तो इसने मुझे बताया ओके ये 2 सॉल्यूशन के नाम से मेरे पास ये वाली 2 एंट्रीज आती हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई चंक भी है किसी टेक्स्ट का और वही याद है और आपको उससे पूरा टेक्स्ट ढूंढना है तो आप वो भी कर सकते हो टेक्स्ट दैट कंटेन से, आप उसको हाईलाइट करा सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है डेट अकरिंग। मान लीजिए आपने डेट सेलेक्ट कर ली है, जस्ट बिकॉज देखिए अगर आपको कोई नंबर का फॉर्मेटिंग करना है तो नंबर का सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन आपकी करेक्ट होएगी तो आपको आंसर भी करेक्ट ही मिलेगा। नंबर का सिलेक्शन करेंगे तो नंबर मिलेगा, टेक्स्ट का सिलेक्शन करेंगे तो टेक्स्ट से रिलेटेड वाला कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना होगा। अभी नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारा डेट से रिलेटेड आने वाला है इसलिए हमने डेट को चूज़ कर लिया है। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, हाईलाइट सेल रूल में जाइए और उसके बाद आप डेट अकरिंग में जाइए। डेट अकरिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप यस्टरडे, जस्ट बिकॉज आज 24 फरवरी है तो यहाँ पर यस्टरडे आ रहा है। अगर मान लीजिए टुडे करती हूँ तो टुडे आ रहा है, टुमारो आ रहा है। टुमारो को हाईलाइट करना है मुझे, ग्रीन से करना है, तो मैंने ये ग्रीन किया एंड मैंने ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आप डेट भी चेक कर सकते हो। आज हमारी जो डेट है वो 24 Feb 2025 है। तो यहाँ पर हमें जो डेट नज़र आ रही है जो हाईलाइट हो गई है वो 25 फरवरी 2025 है। ठीक है, अगर आप चाहते तो इसी तरीके से यस्टरडे भी हाईलाइट करा सकते हैं और इसके अंदर आपको और भी बहुत ऑप्शंस मिल जाते हैं विच इज़ लाइक लास्ट वीक और दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप इसे यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेन बस ये फंडा होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज़ क्या करने वाले हैं, हमारा यूज़ केस क्या है, हम जानना क्या चाहते हैं। जो भी आप जानना चाहते हो यहाँ पर इसको एक्सप्लोर कर सकते हो और डिफरेंट ऑप्शंस उसमें लगाकर देख सकते हो। यहाँ पर फिर आपके पास लास्ट बचता है डुप्लीकेट वैल्यूज़ की। कहीं पे भी पूरे डेटा में डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो तो वो हटा देना। लेकिन ये काम करने से पहले देखो इतना कलरफुल हमने कर लिया है तो पहले ये तो पता लग जाए कि अगर मुझे ये सब कुछ हटाना हो तो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब बिल्कुल नीचे की तरफ जाएंगे तो क्लियर रूल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलता है। एक मिलता है क्लियर रूल फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल्स, कि मैं कोई सेल सेलेक्ट कर लूँ और उसमें से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा दूँ, या फिर मैं उसको कह रही हूँ क्लियर रूल फ्रॉम द एंटायर शीट। देयर माइट बी चांसेस, अभी तो बहुत छोटा सा डेटा लिया हुआ है कि बहुत बड़ा डेटा है, बहुत सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, आपको समझ भी नहीं आ रहा है कहाँ पे लगी हुई है कहाँ पे नहीं लगी हुई है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ऐसे केस में आप क्लियर रूल्स फ्रॉम द एंटायर शीट कर देंगे। लेकिन इसे क्लियर करने से पहले मैं एक बार आपको मैनेजमेंट सिखा देती हूँ, उसके बाद क्लियर, बिकॉज अभी क्लियर कर दिया तो फिर मैनेजमेंट कैसे सीखेंगे आप। तो चलिए अब मैनेजमेंट देखिए। हो सकता है आपने कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर दी और बाद में एकदम से दिमाग में याद आया कि ये पर्पल थोड़ा अजीब लग रहा है, ज़्यादा डार्क हो गया, बाकी सब लाइट कलर्स हैं, तो वी हैव टू चेंज दिस कलर। तो आपको क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे या नीचे आएंगे मैनेज रूल्स में। मैनेज रूल्स में आने के बाद अभी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा बिकॉज आपने कुछ सिलेक्शन नहीं की हुई है, आप तो डायरेक्टली कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पास पहुंच गए हो कि मुझे तो चेंज करना है। तो देखो ऊपर देखो दिख रहा है आपको शो फॉर्मेटिंग रूल्स फॉर, किसके लिए दिखाना है। तो आप यहाँ से दिस वर्कशीट शो कर लो, तो इस वर्कशीट पे जितने भी लगे हुए होंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको यहाँ शो हो जाएंगे। ओके, आपको ये वाला चेंज करना है, आप इसे सेलेक्ट करो और यहाँ ऊपर देखो
न्यू रूल, एडिट रूल, डिलीट रूल, इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं। आपको क्या करना है, आपको एडिट करना है, आप एडिट पे जाएं और उसके बाद आप ऑब्वियसली आपको फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो फॉर्मेट पे जाएं, यहाँ से आप कोई दूसरा कलर चूज़ कर लें। मैं यहाँ से ब्लू ये ले लेते हैं, ओके, एंड हमने ओके कर दिया। अब हम इसे अप्लाई भी कर सकते हैं ना, ओके भी कर सकते हैं। तो ये देखो, ये इस तरीके से अप्लाई हो गया, मुझे पहले से बहुत बेहतर लग रहा है। तो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इस सेल को सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर क्लियर रूल्स में जाती हूँ एंड यहाँ से सेलेक्टेड सेल्स में करती हूँ, तो यहाँ से चला गया, सिर्फ यहाँ से चला गया। लेकिन वहीं पे मैं कहीं नहीं जाती हूँ एंड मैं क्लियर रूल्स में जाकर इंटायर शीट से हटाना चाहती हूँ, तो इंटायर शीट से आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट जाएगी। अब हम करके चलते हैं जो हमने नेक्स्ट जो एक्सप्लोर करना था ना, डुप्लीकेट वैल्यूज़ वाला, उसको एक्सप्लोर करते हैं। मान लीजिए मैं जानना चाहती हूँ कि पूरे डेटा में कहीं डुप्लीकेट वैल्यूज़ तो नहीं है, मुझे डेट्स में नहीं चेक करना। तो मैंने ये सेलेक्ट किया और ये वैल्यूज़ की बात कर रहा है तो टेक्स्ट पे काम नहीं करेगा, तो हमने ये लिया, चलो टेक्स्ट भी कंसिडर करते हैं। तो हमने ये लिया, उसके बाद हम यहाँ गए, डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे आए एंड डुप्लीकेट लेना है या यूनिक लेना है, इट्स टोटली अप टू यू कि आपको यूनिक को कलर कराना है कि भाई जो रिपीट ना हो रही हूँ, ऐसी तो ऑब्वियसली पूरा डेटा ही है जो रिपीट ना हो रहा हो। तो अगर डुप्लीकेट कराना है तो उसको कैसे कलर का कराना है वो आप यहाँ कर सकते हो। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे भी 521 कर देती हूँ तो ये भी कलर हो जाएगा। अब मान लो मैं इसको भी 314 कर देती हूँ तो ये भी कलर हो जाएगा क्योंकि डुप्लीकेट है। मान लीजिए मैं इसको कर देती हूँ तो ये भी कलर हो जाएगा, टेक्स्ट पे भी काम करता है तो क्योंकि ये डुप्लीकेट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें काम करती है। अगर जहाँ जहाँ डुप्लीकेट्स हैं आपको चेक करना है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये मिलता है टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स क्या करता है, सबसे पहले तो हमें जिसमें ये चेक कराना है हमें वो सिलेक्शन करनी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे टॉप 10 आइटम्स क्या हैं। ऑल दो आइटम्स ही 13 है तो टॉप 10 जानना थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन आप देखो टॉप 10, अगर आपको कम जानना है, टॉप 5 जानना है तो आप टॉप 5 भी कर सकते हो एंड यहाँ से उन्हें कलर करा सकते हो। मैंने येलो दिया एंड ओके दिया तो इसने सभी को मेज़र किया और उसमें से जो टॉप 5 थे उन्हें कलर कर दिया। ठीक वैसे ही अगर आप बॉटम 10 भी जानना चाहते हो तो आप इसे सेलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ और यहाँ से बॉटम 10 आइटम्स ले लो और उसमें अगर मान लीजिए आप रेड कलर कराना चाहते हो ना, ओके कर दिया तो बाकी के बचे हुए बॉटम 10 में आ गए। ओप्स, हमें 10 नहीं लेना चाहिए था बिकॉज बॉटम 10 में ऑब्वियसली वो बाकी डेटा को भी ले लेगा। हम बॉटम 3 में आ जाते हैं। ठीक है, एंड ओके किया तो इसने मुझे बताया बॉटम 3 आपके ये वाले डेटा आते हैं। अब ये तो था नॉर्मली सीधा आपको लिख के दिया कि बॉटम 10 चाहिए, बॉटम 3 चाहिए, टॉप 2 चाहिए, टॉप 3 चाहिए, टॉप 5 चाहिए और कलर आ गया। अब इसमें और ऑप्शन आता है टॉप 10%, टॉप 5%, बॉटम 10%, बॉटम 5%। तो वो क्या है, बेसिकली अगर मान लीजिए पूरे को सम किया जाए और उसमें 10% कितना निकलता है, 10% ऑफ द टोटल आउटपुट वो आपको बताता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे टॉप बॉटम रूल्स में एंड टॉप 10% को आप कलर कराना चाहते हो रेड कलर में तो टॉप 10% आपका ये आएगा। वहीं पे बॉटम हो सकता है 2 से ज़्यादा वैल्यू, 1 से ज़्यादा वैल्यू आपका टॉप 10% में फॉल कर रहा हो, देयर माइट बी चांसेस कि वो उससे ज़्यादा फॉल कर रहा हो। अच्छा, आप यहाँ से परसेंटेजेस भी चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो आप 20% कर लीजिए कि बॉटम 20% आपको जानना है एंड उसमें आपको ग्रीन कलर फिल कराना है। तो देखो इस तरीके से आप फिल करा सकते हो, 1 से ज़्यादा वैल्यू फॉल कर सकती है, 1 भी वैल्यू फॉल कर सकती है, तो इस तरीके से आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये आपने अभी जो सीखा वो हाईलाइट सेल रूल सीखा, टॉप बॉटम रूल सीखा। उसके बाद आप डेटा बार्स, कलर स्केल्स एंड आइकन सेट सीखने वाले हो जो कि बहुत ही सिंपल है। लेकिन उसके लिए मैं पहले इस डेटा को क्लियर कर लेती हूँ। तो मैंने अभी सेलेक्ट कर लिया है और अब मैं सेलेक्टेड सेल भी कर सकती हूँ। अब मान लीजिए आपको चाहिए यहाँ पर कि जिसका ज़्यादा रेट हो, मतलब हमारे सेल के अंदर ही इस तरीके से कलर फिल हो जाए कि जो ज़्यादा डेट हो वो समझ आ जाए, जो ज़्यादा रेट हो वो समझ आ जाए। तो आप डेटा बार्स में जाओगे, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ग्रेडियंट एंड द अदर वन इज़ सॉलिड। ग्रेडियंट क्या होता है ना, जो शेडो सा रखता है। देखो आप किसी भी कलर पे कर रहे हो तो देखो लास्ट में शेडो आ रही है, लास्ट में वो थोड़ा लाइट होता हुआ जा रहा है। और ग्रेडियंट क्या होता है ना, सॉलिड जो होता है ना वो सॉलिड कलर होता है, बिल्कुल ऐसे नज़र आएगा।
ठीक है। तो आप चाहें तो ग्रेडियंट सॉलिड रिजल्ट आपको सेम ही मिलता है। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, जो ज़्यादा होगा तो वो सेल भरा हुआ होगा। अब क्या है ना, मैं इस सेल को पूरे को देख के मैं बता सकती हूँ 932 इज़ द हाईएस्ट बिकॉज पूरा सेल फिल है। उसके बाद मैं बता सकती हूँ ये 907 इज़ द सेकंड हाईएस्ट, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ा सा बचा हो। उसके बाद 855 लग रहा है, या ये 876 कह सकते हो, या ये कह सकते हो। इस तरीके से आप इन कलर्स को देखकर जज कर सकते हो कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको ये दिखाना है नहीं दिखाना है, ग्रेडियंट फिल से दिखाना है या सॉलिड फिल से दिखाना है। इट्स टोटली अप टू यू। आप जैसा दिखाना चाहते हो आप वैसा दिखा सकते हो, ठीक है। चलें नेक्स्ट, इसमें ही मान लीजिए क्वांटिटी में कुछ दिखाना चाहती हूँ तो कलर सेट्स भी क्या करते हैं ना, अभी क्या है ना, डेटा बार्स में तो एक ही जैसा था और वो बार्स के फॉर्म में आपको शो कर रहा था। इसमें क्या है ना, शेडिंग सी आती है, आपको अलग अलग शेड्स मिलेंगी। जैसे मिडिल है तो मतलब जो सबसे कम है वो डार्क है, फिर उससे कम होता जाएगा, फिर उससे कम होता जाएगा। तो इस तरीके से आपको शेडिंग के तौर पे भी मिल जाएगा। और जैसे ये शेडिंग हो रही है ना, ठीक वैसे ही आप आइकन भी लगा सकते हो। आप अगर आइकन लगाना चाहते हो, कोई भी आइकन लगाना चाहो, वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है। जो सबसे कम नंबर वो रेड, जो नॉर्मल नंबर वो येलो, और जो सबसे अच्छा नंबर वो ग्रीन। जैसे हमारा ट्रैफिक लाइट वाला चीज़ होती है। तो देखो ये आइकन लगाया तो ये आइकन में इस तरीके से आ गया है। आपका ये 932 हाईएस्ट था तो देखो ग्रीन दिख रहा है, उसके बाद 856 ग्रीन दिख रहा है, उसके बाद 855 ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये हाईलाइट हो जाता है। और ये आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। ये क्लियर रूल्स हमने बात की, मैनेज रूल्स बात की, न्यू रूल की बात कर लेते हैं। न्यू रूल के अंदर आपको यही सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने को मिलते हैं जो ऑप्शंस अभी आपने बाहर की तरफ एक्सप्लोर कर लिए हैं। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हो, जैसे फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़, तो अभी हमने किया फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन्स, तो हमने वैल्यू दैट कंटेन्स किया था। फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यूज़, वो हमने किया था। टॉप 10 ले लो, देखो इसमें भी ये लिखा है टॉप 10 या परसेंटेज को ऑन कर सकते हो। या फॉर्मेट ओनली वैल्यूज़ दैट आर अबव और बिलो एवरेज, तो अबव और बिलो एवरेज आपको यहाँ मिल जाता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इसे क्लिक कीजिए, नीचे आपको एवरेज पता लग जाता है 249928। एंड अगर आप चाहते हो कलर करना तो आप इसमें जा सकते हैं, अबव एवरेज को एक कलर कर सकते हो। अगर आप रेड कलर में अबव एवरेज से करना चाहते हो, अगर बिलो एवरेज को भी कलर करना चाहते हो तो आप यहाँ से बिलो एवरेज को भी कोई येलो कलर दे दीजिए। एंड इस तरीके से आप बिलो एवरेज को भी कलर कर सकते हो। ये डायरेक्टली भी आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, ठीक है। फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज़ अभी हमने करके देखा। ये एक ऑप्शन है जो कि आपको डायरेक्टली नहीं मिलता, जब भी आपको एक्सप्लोर करना है तो यहीं आना पड़ेगा। वो है यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, मतलब एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके यहाँ पर फॉर्मेटिंग करनी है। अब जब तक आपने फॉर्मूलाज नहीं सीखे तब तक आप यहाँ नहीं कर सकते। और फॉर्मूला सीखने के बाद भी आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर जिस तरीके से आप बाहर कहीं कोई फॉर्मूला लिखते हो बस आपको यहाँ आकर लिख देना है। और उसके बाद जो कलर करवाना चाहते हो, अगर वो फॉर्मूला से सेटिस्फाई होता है तो वो कलर आप यहाँ पे करवा सकते हो। इसको हम आगे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने बाकी चीज़ें जितनी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में थी वो सारी की सारी कवर कर ली है, और वो भी बहुत अच्छे से कवर कर ली है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगी। एंड मैं कॉन्स्टेंटली ये बात कह रही हूँ कि आप अपने डाउट्स लिखते हुए जाएं। एंड कहीं पे भी आपको लगता है कि ये चीज़ में मैं और बेहतर सीखना चाहता हूँ और करना चाहता हूँ तो आप लाइव कोर्स में भी डेफिनेटली आ सकते हैं। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और होता क्या है ना, लाइव में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा मेन फ़ायदा है। एंड द अदर थिंग, अभी जो ये शीट है ये भी आपको मिलेगा। तो डेली आपको जब शीट मिलती है ना, वो डेली प्रैक्टिस करते हैं। कोई चीज़ या तो एक बार में बैठ के कर लो तो उसको भूलने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, या धीरे धीरे अपनी हैबिट में अब्जॉर्ब करने लगते हैं तो हमें इजीली आने लगता है। सो दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ लाइफ, कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने ऑलरेडी एक्सेल किया हुआ है एंड स्टिल अभी वो कर रहे हैं। वो सिर्फ एक जो मेजर रीज़न होता है ना वो यही होता है कि नॉर्मली तो आप क्या करते हो ना, सीखते हो एंड देन ख़त्म कि हाँ हमने ये सीखा हुआ है, सर्टिफिकेट आ गया। एंड जब लाइव में करते हो ना तो आप उसे प्रैक्टिस करते हो। आप कहीं ना कहीं जब डेली कोई बात सुनते हो ना तो आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा आती है। तो बस इतना ही है। तो चलिए, यहाँ पे तो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, होम टैब के अंदर हम लोगों ने नंबर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लिया। अब हम टेबल, सेल स्टाइल और जो बाकी की चीज़ें हैं ना, बाकी के जो चंक्स बचे हुए हैं थोड़े से, वो कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद हम अपने बचे हुए बेसिक फार्मूलाज की तरफ बढ़ेंगे। डेटा एंट्री और अदर होता है टेबल क्रिएशन।
नॉर्मल डेटा एंट्री के अंदर आपको चीज़ें ना मैनुअली करनी पड़ती है, वहीं पे टेबल क्रिएशन के अंदर चीज़ें मैनुअली नहीं करनी पड़ती और वो ऑटोमेटिक चलता रहता है। आपका डेटा बेसिकली एक डायनेमिक फॉर्म में हो जाता है जो कि ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहे। तो इसीलिए टेबल क्रिएशन एक बेहतर ऑप्शन होता है इन कंपैरिजन टू द डेटा एंट्री। एंड व्हेन इट कम्स टू द फार्मूलाज ना, तो फार्मूलाज जितने बड़े फार्मूलाज होंगे उसमें ऑब्वियसली रेंजेस दी जाती है। मैंने आपको इनिशियली भी जब सम का फार्मूला समझाया था तब समझाया था कि भाई हम रेंज देंगे, फिर उसी रेंज के ऊपर आपका फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पर क्या है ना, एक रेंज दे दी आपने, मान लीजिए कहीं पे रेंज दे दी है कि A1 से लेकर A100 तक का कोई रेंज दे दिया है, लेकिन बाद में आपने डेटा लिखा A101 में और अब आपका डेटा A200 तक लिखा हुआ है। तो बाद में जाकर आपको जब अगर नॉर्मल डेटा लिखा है तो जाकर क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा अपने फॉर्मूला को, जाकर वहाँ पर रेंज देनी पड़ेगी A1 टू A200, क्योंकि अब आपका रेंज बढ़ गया है, अब आपने उसमें और डेटा की एंट्री कर दी है, बिकॉज डेली नए डेटा की एंट्री हो रही है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द टेबल ना, तो आपने इनिशियली जब आप उसमें रेंज दोगे तो वो A1 A200 या 100 लेता ही नहीं है, वो ऐसे लिखेगा टेबल 1 रेंज ऐसे करके लिख लेगा, ताकि बाद में आप चाहे 200 या 2000 तक भी एंट्रीज करो, वो ऑटोमेटिकली उनका सम देगा, वो ऑटोमेटिकली आपके आंसर्स को अपडेट कर देगा। तो ये हमारे टेबल का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव यूज़ होता है। मेनली ये फार्मूलाज में बहुत काम आता है। अब इतनी बातें करनी है तो टेबल बनेगी कैसे वो भी देखना ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहले हमें टेबल बनानी है। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो भी टेबल के ऊपर हेडिंग होती है हम उसे हेडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेडर बोलते हैं। आप अपने डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। ओप्स, आई एम सो सॉरी, आपने ये लिया। आप अपने डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप इंसर्ट टैब में चले जाएं और यहाँ पर टेबल का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कर दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल T प्रेस कर सकते हो। टेबल स्टार्ट्स विद T, TABLE, T। तो आप कंट्रोल के साथ T प्रेस करोगे तो आपके पास इस तरीके का, ओके माई कीज़ आर नॉट वर्किंग, इट्स ओके, आप यहाँ पर जाके टेबल पे क्लिक कर दो तो आपके पास इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, माई टेबल हैज़ हेडर्स। अगर आप इसको ऑफ कर देते हो ना, तो इसको लगता है कि आपने जो डेटा दिया है उसमें जो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में लिखा है डेट्स, पार्टी नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये भी आपका डेटा है। क्या ये आपका डेटा है? नहीं, जो सबसे ऊपर लिखा है वो हेडर है। हो सकता है कभी कभी आपके पास डेटा इस तरीके से हो जिसमें ऊपर हेडिंग ही ना हो, तब आप इसे ऑन मत करना। अभी इसको ऑन करना ज़रूरी है। माई टेबल हैज़ हेडर्स, एंड आप इसे ओके कर दो तो अब आपकी टेबल एक हेडर के साथ आपकी टेबल में कन्वर्ट हो गई है। एक चीज़ हमेशा याद रखें एक्सेल के अंदर, एक्सेल में जब हम कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं अलग से, तो उस इंसर्ट वाली चीज़ में कुछ भी चेंजेस करने होते हैं तो अलग से टैब अपने आप बन के आ जाता है। अदरवाइज तो जितने टैब आपके पास हैं उतने तो हैं ही, लेकिन अलग से एक टैब बन के आ जाता है। अब जैसे मैंने ये टेबल इंसर्ट किया है, एक तरीके से मैंने अपने डेटा को उसमें कन्वर्ट किया है, एक तरीके से मैंने टेबल को इंसर्ट किया है, तो मैं यहाँ पर जब भी क्लिक करती हूँ तो मेरे पास एक टेबल डिज़ाइन का ऊपर फॉर्मेट आता है। देखो, बाहर कहीं क्लिक करो चला जाएगा, इस पर क्लिक करो तो आ जाएगा। आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको लगता है कि मैंने एक टेबल इंसर्ट की है। अब कोई भी चीज़ इंसर्ट करी है तो हम लोग उसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो नए एक टैब के थ्रू करेंगे। सबसे पहले आपको जो काम करना चाहिए वो क्या काम करना चाहिए, इवन आप अपनी रियल लाइफ में भी अगर कोई काम कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारी टेबल्स बना रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो मैं ये मैंडेटरी कहूँगी सो दैट आप अपने काम को ईजी बना सकें, बेहतर बना सकें। उसके लिए क्या करें, आप टेबल बनाने के बाद आप टेबल डिज़ाइन में बिल्कुल लेफ्ट साइड में यहाँ टेबल को नाम दे दें, और यहाँ पे स्पेस नहीं देना होता। स्पेस दोगे तो नाम नहीं लेगा, ओके। तो आप स्पेस मत दीजिएगा, इसको कुछ भी नाम दे दीजिए। मैंने सेल्स का नाम दे दिया। तो अब होगा क्या ना, आगे चल के जब भी आपके पास मान लो बहुत सारी टेबल हो गई हैं, कोई परचेज़ की टेबल है, कोई सेल्स की टेबल है, कोई एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स की टेबल है, बहुत सारी टेबल है, और आपने कहीं जाकर कोई कलेक्टिव फार्मूला लगाना है, कहीं फार्मूलाज लगे हुए हैं, तो अब आपका ये नहीं है टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। मैंने अभी आपको क्या समझाया था, नॉर्मली देखो, नॉर्मली तो क्या होता है, A100, A200 इस तरीके से होता है, लेकिन टेबल में वो टेबल की रेंज लेता है, टेबल रेंज लिखता है। तो अभी वहाँ पे टेबल 1 रेंज लिखा होगा तो आप तो घूम जाओगे कि ये टेबल 1 क्या है। अभी जाके चेक करो कि टेबल 1
किसकी थी, टेबल 2 किसकी थी, टेबल 3 किसकी थी। तो अगर आप उसको नेम दे के रखते हो कि सेल्स का टेबल है, परचेज़ का टेबल है, तो अब जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो भी वो सेल या परचेज़ ही लिख कर आएगा, टेबल 1 टेबल 2 नहीं लिख कर आएगा। टेबल 1 टेबल 2 तभी आ रहा था जब आपने उसको वो नाम दिया हुआ था। साथ ही साथ में आप ऊपर देख सकते हो ये फ़िल्टर्स आते हैं, फ़िल्टर्स को कैसे यूज़ किया जाता है ये हम आगे सीखेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आता है। टेबल डिज़ाइन में जाकर आप यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। आपको कोई भी कलर और तरीके का टेबल चाहिए तो आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको आपका टेबल किस तरीके से चाहिए। मुझे इस तरीके से चाहिए, मुझे इस तरीके से चाहिए, मैं उसको वैसे रख सकती हूँ। और टेबल डिज़ाइन के अंदर आपको क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं, हेडर हमें चाहिए, टोटल चाहिए रो का तो नीचे टोटल आ गया, अगर नहीं चाहिए तो आप इसे ऑफ़ कर सकते हो। एंड इस तरीके से और चीज़ें आपको मिल जाती है। इसमें से डुप्लिकेट रिमूव करने हैं तो वो डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो। आपने डुप्लिकेट किया रिमूव कि हाँ इनमें से चेक करना है एंड उसके बाद आप इसमें चेक कर सकते हो, कुछ नहीं होगा तो वो नहीं हटाएगा। अब ये नॉर्मल चीज़ें हमने टेबल के बारे में जान ली है। अब मेनली डेटा और टेबल में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि टेबल तो बना लिया ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है ये भी तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक काम करते हैं, एक डेटा ले लेते हैं और उसके बाद आराम से जान लेंगे। तो मैं यहाँ से इसी को ही कॉपी करती हूँ एंड कंट्रोल ऑल्ट वी एंटर कर लेती हूँ। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया है ये मैं आपको आगे चल के धीरे धीरे समझा दूंगी, वहाँ आपको ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी आएगी। अभी अगर मैं समझाने बैठी तो आप समझ नहीं पाएंगे और मैं समझा नहीं पाऊंगी बिकॉज अभी आपको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है। चलें एक बार के लिए मैं इस डेटा को फॉर्मेट कर लेती हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा है ये नंबर्स हैं, जबकि ये डेट्स में आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, अभी मैंने आपको नंबर फॉर्मेट समझाया था, मैं नंबर फॉर्मेट में जाकर इसे शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर लूँगी। मैंने इस डेटा को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए से मैं इस डेटा को सेलेक्ट कर सकती हूँ। ऑल्ट HB A से मैंने इसके अंदर बॉर्डर्स लगाए, ऑल्ट HB T से मैंने इसके बाहर बॉर्डर्स लगाए। एंड जस्ट बिकॉज अभी के लिए मैंने इसको नॉर्मल वैल्यूज़ में कन्वर्ट किया है तो ये हमारे फॉर्मूलाज नहीं हैं, तो हम एक फार्मूला लगा लेंगे जल्दी से, इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंटर। तो इस तरीके से हमारे यहाँ फॉर्मूलाज आ जाएंगे। अब डबल टैप कर दो तो आपके पास ये फॉर्मूलाज आ गए। अब हम फ़र्क समझना शुरू करेंगे। फ़र्क कैसे समझा जा सकता है, मान लीजिए अब मुझे यहाँ एक नई एंट्री करनी है, आज की डेट से एंट्री करते हैं। तो मैंने आज की डेट एंटर किया, यहाँ पर मैं कुछ भी नेम दे देती हूँ, स्टेला रोजो ऐसे करके कुछ मैंने नेम दिया और यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली ज़ीरो आ गया। दैट मीन्स उसने आपकी जो फॉर्मूला को ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट कर दिया, वेट नहीं कर रहा वो। 2000 यहाँ पे मैंने 100 दिया तो देखो इसने ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया है। तो क्या ये चीज़ यहाँ करता है, जहाँ तक है यहाँ पे भी करेगा, लेकिन क्यों करता है ये मैं आपको डिफरेंस ज़रूर बताऊँगी। यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्टेला रोजो एंड उसके बाद यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2000, ओके, यहाँ पे भी लिखती हूँ 100 एंड यहाँ पे भी हमें आंसर मिल रहा है। तो मैम आप कह रहे थे कि टेबल में तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है लेकिन यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ पे तो हो रही है, अब ये क्यों हो रहा है? देखो रीज़न बताती हूँ। अब जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली, मैंने यहाँ पर जो थिक बॉर्डर लगाया था वो तो यहाँ तक लगाया था ना, इसने ऑटोमेटिकली करेक्ट तरीके से लिया। तो आप देख सकते हो यहाँ करेक्ट तरीके से तो नहीं है। एक चीज़ तो आप ये देख लो। दूसरी चीज़ मैंने आपको यहाँ 0 पहले से दिखाया था, इसने ऑटोमेटिकली आपके जो फॉर्मूला को अपडेट कर दिया था। यहाँ वो चीज़ नहीं है, ये वेट कर रहा था कोई वैल्यू आए क्या। ये हो क्यों रहा है? ये हो रहा है आपकी एक्सेल की एक सेटिंग की वजह से। एक्सेल के अंदर एक ऐसी सेटिंग होती है जिससे कि आप अगर 3-4 एंट्री सेम पैटर्न में कर दो और उसके बाद कोई चीज़ आप लिखते जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली उसे एक पैटर्न समझकर आंसर करने लगता है। अब वो सेटिंग कहाँ है? जैसे आप फाइल में जाएंगे, आप ऑप्शंस में जाएंगे एंड यहाँ से आप एडवांस में जाएंगे तो ये देख रहे हो आप, अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन द सेल्स, एक्सटेंड डेटा रेंज फ्रॉम द फॉर्मेट्स एंड फॉर्मूलाज। आप एक काम कीजिए, एक बार के लिए इन सबको ऑफ कर लीजिए। ऑफ कर दिया, उसके बाद आप ओके कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे एक एंट्री करूँगी और उसके बाद आप चेंजेस देखिएगा। तो अभी हम दोबारा एक एंट्री करने वाले हैं आज की डेट के साथ और अब मैं यहाँ पे रोबोट लिख देती हूँ, रोबोटिक्स ऐसा करके कुछ भी लिख दिया मैंने रैंडमली 500। देखो यहाँ पे 0 पहले ही आ जाता है, विच इज़ द ग्रेट थिंग। ओके, तो यहाँ पे आ गया। अब यही काम मैं यहाँ करती हूँ, रोबोटिक्स एंड अब देखो इसने ये भी नहीं लिया, ऑटो अलाइनमेंट भी ठीक नहीं किया। पहले अलाइनमेंट ठीक कर रहा था। 500, 150 एंड नो आंसर।
क्यों? क्योंकि आपने अपनी एक्सेल की एक सेटिंग को ऑफ कर दिया है। तो एक सेटिंग होती है जिसके वजह से आपका ये जो डेटा है वो ऑटो अपडेट होता रहता है, अदरवाइज नॉर्मल डेटा के अंदर ऑटो अपडेट नहीं होता। अब मान लीजिए मैं इसको ऑन कर देती हूँ, ऑप्शंस में जाती हूँ, ऑप्शंस में जाने के बाद मैं एडवांस में जाकर इन्हें ऑन कर देती हूँ। ये जितनी भी सेटिंग्स थी हमने ऑन कर दी है एंड यहाँ से ऑटोमेटिकली फ्लैश विल भी ऑन कर दीजिए। अब जब आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो हम इसे डिलीट करते हैं, वापस से करते हैं। यहाँ हम लेंगे रोबोटिक्स। देयर माइट बी चांसेस कि वो ले और ना भी ले, क्योंकि एक बार पहले एंट्री कर चुके हैं हम। तो अब उसने ले लिया क्योंकि अब उसने पैटर्न फॉलो किया और हमने उस सेटिंग को ऑन किया हुआ है कि ऊपर जो पैटर्न लिखा हुआ है उसे नीचे भी एक्सटेंड कर दिया करो और उसको उस तरीके से ले लिया करो। ठीक है, तो ये था हमारे पास हमारा डेटा के अंदर कैसे एंट्रीज होती हैं, टेबल में हमें क्या फ़र्क नज़र आता है। अब एक और मेन चंक मैं आपको टेबल क्रिएशन का बताने वाली हूँ, एक फ़ायदा बताने वाली हूँ विच इज़ स्लाइसर। चलिए अब हम टेबल के स्लाइसर्स देखते हैं। देखिए टेबल के अंदर हमें स्लाइसर मिलता है। अभी स्लाइसर क्या काम करता है ना, वो हमें इजीली हमारे डेटा को एक्सेस करने देता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक तो ये फिल्टर्स होते हैं जिससे कि अगर मैं कुछ भी देखना चाहूँ, सिर्फ एक्वा प्योर सॉल्यूशन का कुछ देखना चाहूँ तो इसने मुझे डेटा ये दिखा दिया है। तो इस तरीके से हम फिल्टर से देख सकते हैं। बट फिल्टर का प्रोसेस कितना बड़ा है ना, आप इस फिल्टर पे जाओगे, इसे सेलेक्ट करोगे, उसके बाद चेक करोगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग लगता है, थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस लगता है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हो। अब कोई चीज़ इंसर्ट करनी है और वो भी टेबल से रिलेटेड है तो टेबल के अंदर ही जाना होगा। तो टेबल पे आप कहीं क्लिक करें और टेबल डिज़ाइन पे जाएं और यहाँ पर आप इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन देखेंगे। ये आपसे पूछ रहा है किसका इंसर्ट करना है स्लाइसर, मतलब कौन सी चीज़ का। आपको डेट का स्लाइसर चाहिए कि डेट के अकॉर्डिंग आपको अपने डेटा को फिल्टर करना है, कि अपने पार्टी नेम्स के अकॉर्डिंग करना है, या क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट के अकॉर्डिंग। तो मैं पार्टी नेम्स ले लेती हूँ ना, ओके कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेती हूँ, कहीं पे भी एक बार के लिए मैं यहीं एडजस्ट कर लेती हूँ। एक्वा प्योर पे क्लिक किया, आ गया। भारत क्राफ्ट पे किया, आ गया। एकता कपूर, सॉरी, एकता क्रिएशन से क्या आ गया। ग्रीन लीफ ऑर्गेनिक्स पे क्या आ गया। इनोवेटिव सॉल्यूशंस पे क्या आ गया। अगर मल्टीपल करना है तो आप एक तो सब चाहिए तो फिल्टर को ऑफ कर दो, ये क्रॉस करना मतलब फिल्टर ही ऑफ। अगर मल्टीपल चाहिए तो आप इसको ऑन कर दो, ये ऑन हो गया ना। एक्वा प्योर, एकता, हेरिटेज, माइस्टेक, अभी तो सब सेलेक्टेड है ना, हटा दो, मुझे इनका चाहिए। तो इसने मुझे इनका आंसर दे दिया है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपने ये स्लाइसर भी इंसर्ट किया तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो स्लाइसर के लिए भी अलग से एक टैब आ गया। देखो मैं हमेशा से बोलती हूँ कोई भी चीज़ एक्सेल में इंसर्ट करते हैं तो उस इंसर्ट वाली चीज़ में कुछ भी चेंज करना है ना तो उसके लिए आपको अलग से टैब मिलता है और आपको उसी के अंदर ही चेंजेस करने चाहिए, उसी के अंदर से चेंजेस हो सकते हैं। तो आप चाहें तो अपने स्लाइसर को भी इसी से रिलेटेड रख सकते हो सो दैट वो एक खूबसूरत आपको वो दिखाएगा। आप इसे क्रॉस कर लीजिए, पूरा डेटा आ जाएगा। आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, इस तरीके से छोटा या बड़ा दिखा सकते हैं। अभी मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। आप इस तरीके से स्लाइसर दिखा सकते हैं या फिर मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल++ करती हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस बन जाए एंड मैं इसे सेलेक्ट करके Alt+HEA करती हूँ सो दैट ये डिलीट हो जाए और मैं अपने यहाँ स्लाइसर को यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ इस तरीके से। तो स्लाइसर ऑटोमेटिकली प्लेस हो गया। मुझे कलर थोड़ा सा बेहतर मैं कर सकती हूँ तो मैं ग्रीन ले लेती हूँ, थोड़ा बेहतर लग रहा है स्क्रीन पे। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को बनाते हैं। इस तरीके से आपका टेबल क्रिएशन, इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ आया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। चले हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द अदर थिंग इज सेल स्टाइल। सेल स्टाइल आपका क्या करता है ना, जैसे मान लीजिए आपने यही डेटा लिया था, आपने ये डेटा लिया, कॉपी किया। मैं अभी एक और शीट बना लेती हूँ, रीनेम करती हूँ इसको सेल स्टाइल से एंड ओके करती हूँ एंड यहाँ पे Ctrl+Alt+V एंटर करती हूँ ताकि मेरा डेटा आ जाए। ठीक है, मुझे बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे मैंने इसकी पहले फॉर्मेटिंग ठीक की थी, मुझे वैसे ही इसकी फॉर्मेटिंग ठीक करनी पड़ेगी। तो मैं जल्दी से इसकी फॉर्मेटिंग ठीक कर लेती हूँ। ये काम जब आप बार बार करते हो ना और बार बार करते हुए देखते हो ना, ऑल्दो मेरे पास भी ये ऑप्शन था कि मैं पहले से सब कुछ रेडी कर सकती हूँ, बट ये चीज़ पता है क्या होती है, अभी आपको प्रोसेस नहीं दिखाएगा और डायरेक्टली सारी चीज़ें बताएंगी तो आप रिलेट कैसे कर पाओगे, बिकॉज इन योर लाइफ आपको भी ऐसी ही चीज़ें ठीक करनी होंगी। तो इसीलिए हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो देखो सेल स्टाइल आपको क्या करता है ना, आपको हेल्प करता है डायरेक्टली किसी भी तरीके की फॉर्मेटिंग करने के लिए। अब एक काम करती हूँ,
अब एक काम करती हूँ कि इसे नॉर्मल कर लिया। अब मैं क्या करती हूँ, पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेती हूँ, कंट्रोल ए कर लिया और उसके बाद सेल स्टाइल में जाती हूँ एंड कुछ भी सेलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पर जिस तरीके की मुझे टेबल चाहिए मैं उस तरीके की फॉर्मेटिंग डायरेक्टली कर सकती हूँ। ये मुझे डायरेक्टली करके दे देगा। उसके बाद कोई चेंजेस करनी है तो आप कर सकते हो। जैसे कि मुझे अब ये थोड़ा लाइट लग रहा है तो मैंने इसे डार्क कर दिया। मुझे ये ब्लैक करना है, मुझे ये सब भी ब्लैक ही करने हैं तो ब्लैक में आ गया है, ये मुझे बेहतर लग रहा है। अब मैं इसको कोई कलर करना चाहती हूँ तो मैं इसे कलर भी कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। ये मुझे सुंदर लग रहा था तो मैंने इस तरीके से बना लिया। तो ये था आपका सेल स्टाइल। सेल स्टाइल के अंदर कलर्स प्री डिफाइंड होते हैं। आप चाहें तो इन्हें इन कलर्स की भी थीम्स को चेंज कर सकते हैं। इन कलर्स को अभी आपको एक सेट ऑफ कलर यहाँ नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये सेट ऑफ कलर नज़र ना आए, कोई दूसरा सेट ऑफ कलर आपको नज़र आए, तो आप पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे थीम में जाएंगे। थीम के अंदर यहाँ पर कलर्स के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के पैलेट्स मिल जाते हैं। मान लीजिए आपने ये वाला पैलेट ले लिया। अब उस पैलेट के अकॉर्डिंग सेल स्टाइल में देखोगे तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया। अभी आपको कलर नज़र आ रहा है इस तरीके का। देखो मैंने ये सेल सेलेक्ट किया एंड सेल स्टाइल में गए एंड मैंने ये कलर लिया तो कितना ब्यूटीफुल कलर लग रहा है, वन ऑफ माय फेवरेट कलर। ठीक है, तो ये कितना सही लग रहा है। अगर आपको कोई दूसरा पैलेट चाहिए था तो आप यहाँ से कलर में दूसरा पैलेट ले लो। देखें, जब भी आप कहीं पे भी पैलेट चेंज करते हो तो ओवरऑल, क्योंकि आपने एक सिंगल पैलेट का यूज़ करके आपने ये काम किया होता है, तो ओवरऑल जितना सिस्टम में है ना वो सारी थीम चेंज हो जाती है। अब आप होम में भी जाके देखोगे, यहाँ देखोगे तो कलर्स की थीम चेंज हो चुकी है। पहले कोई दूसरे कलर्स होंगे, आपको नहीं समझ आ रहा है, एक बार ये कलर्स को अच्छे से याद कर लो किस तरीके के कलर्स हैं। ठीक है, अब मैं पेज लेआउट में जाती हूँ, कलर्स में जाती हूँ एंड यहाँ से मैं ये कलर ले लेती हूँ। तो अब आप अपने होम में जाना और यहाँ पे कलर्स देखना, कलर्स की थीम चेंज हो गई। पहले थोड़े रेडिश में थे, अब देखो ये इस तरीके के आ गए। तो इससे केवल ना ही सेल स्टाइल में भी कलर्स चेंज हो सकते हैं। जो मेरे को वन ऑफ द ब्यूटीफुल लग रहा था, वन ऑफ माय फेवरेट लग रहा था, वो अब यहाँ नहीं है क्योंकि मैंने वहाँ से थीम चेंज कर दिया। तो वो सिर्फ यहाँ चेंज नहीं होता, वो हमारे होम फ़ॉन्ट में भी वहाँ पे भी चेंज हो जाता है। तो ये एक सेल स्टाइल है जिससे कि आप डायरेक्टली कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एक ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ मैं आपको एक शॉर्टकट की और ज़रूर बताना चाहूँगी। मान लीजिए कंट्रोल-C कर दो और यहाँ पे कंट्रोल-Alt-V एंटर कर दो। अब आप इसका बस फॉर्मेट चेंज कर लो और कुछ नहीं करना आपको। शॉर्टेड किया, कंट्रोल-A किया, ऑल्ट और C-A किया, आपका डेटा आ गया। अब मान लीजिए आप कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, डायरेक्टली आपकी इसमें हो जाए, आपको कोई मेहनत नहीं करनी। तो आपको क्या करना है ना, आपको इस डेटा को सेलेक्ट करना है। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद Alt-O-A प्रेस करना है। तो इसके बाद आपके पास इस तरीके की विंडो खुल के आएगी। इस विंडो से आप क्या कर सकते हो, जिस तरीके का भी आप फॉर्मेट लगाना चाहते हो ना, इसके अंदर बहुत सारी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। मान लीजिए मुझे ये पसंद है, मैंने ओके कर दिया तो ये फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो गई है। आप डायरेक्टली कोई फॉर्मेटिंग करना चाहो तो ये डायरेक्टली फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। इस तरीके से मैंने क्या प्रेस किया है, शॉर्टकट की मैं यहाँ लिख देती हूँ, विच इज़ Alt-O-A। ठीक है, आपका शॉर्टकट की आपका मैंने यहाँ लिख के दिया है Alt-O-A। तो इस तरीके से हम अपने सेल स्टाइल में काम करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ तक हम लोगों ने अपना सेल स्टाइल को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अगर आप कोई फीचर देखेंगे तो वो फीचर्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं इंसर्ट का। तो हम आपको पहले से ही करा चुके हैं, जहाँ पर आप कैसे आपको सेल को इंसर्ट करना है, कैसे आपको रोज़ को इंसर्ट करना है, कैसे आपको कॉलम को इंसर्ट करना है, हम इसकी शॉर्टकट कीज़ जान चुके हैं। उसके बाद आता है डिलीट का, कि हम लोगों को कोई चीज़ कैसे डिलीट करनी है, ये भी हम लोग सीख चुके हैं। उसके बाद आपके पास आता है फॉर्मेट के अंदर हम लोगों ने जो रो हाइट है, कॉलम हाइट है, इसको ऑटो फिट करना है, ये सब कुछ हम सीख चुके हैं। अब बारी आती है हाइड और अनहाइड की। अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ हाइड करना चाहते हैं, मान लीजिए अभी आपने ये काम किया और अब आपको यही सेल को हाइड करना है, इस कॉलम को हाइड करना है, तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से भी हाइड कर सकते हैं, या फिर आपके पास यहाँ फॉर्मेट के अंदर भी ये ऑप्शन आ जाता है। तो इतना दूर क्यों जाना है, आपने यहाँ ही से राइट क्लिक करना है और उसके बाद हाइड का ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप इस पे करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक अलग तरीके का कर्सर आ रहा है, यहाँ पर अलग तरीके का आ रहा है। इससे आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पर कुछ हाइड किया हुआ है। आप राइट क्लिक कीजिए और अनहाइड कर दीजिए तो वो अनहाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई चीज़ को हाइड या अनहाइड करते हैं। ठीक वैसे ही हम चाहें तो कोई शीट को भी हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये हाइड किया है और अगर मान लीजिए बाद में मैं अनहाइड करना चाहती हूँ तो मैं यहीं पर ही क्लिक करूँगी
और यहाँ पर अनहाइड कर दूँगी और ये मुझे बताएगा कि मुझे ये वाली फ़ाइल को अनहाइड करना है। अगर एक से ज़्यादा फ़ाइल होगी तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा एंड आप ओके कर दीजिए, तो यहाँ पर आपकी फ़ाइल वापस आ जाएगी, मतलब आपकी शीट वापस आ जाएगी। तो इस तरीके से हम चाहें तो अपनी रॉज़ को, कॉलम्स को या फिर अपनी शीट को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। आपको ये ऑप्शन यहाँ पर भी मिल जाता है, बट वो वहाँ पर जाकर इतना लंबा प्रोसेस करने की नीड नहीं है। आप सीधा राइट क्लिक करके भी ये ऑप्शन लेकर आ सकती हैं। जितने भी फॉर्मेट के अंदर ऑप्शन है ना, वो लगभग आपको राइट क्लिक करने से मिल जाते हैं। तो राइट क्लिक वाला ऑप्शन मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। जैसे कि अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास रीनेम का ले लो, टैब कलर का ले लो, प्रोटेक्ट शीट का ले लो, या फिर मूव और कॉपी ले लो, हाइड एंड अनहाइड ले लो। तो यहाँ पर चेक कर सकते हो हाइड एंड अनहाइड, रीनेम शीट, मूव और कॉपी शीट, टैब कलर, प्रोटेक्ट शीट, लॉक सेल। तो ये लगभग जितने भी ऑप्शन हमें राइट क्लिक करने से मिलते हैं वो ही ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं। अब चलिए हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रीनेम शीट, यू नो दिस थिंग कि कैसे किया जाता है। आप कोई भी कोई भी शीट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे रीनेम कर दीजिए और उसको रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, हमने उसको सेल दिया हुआ है। उसके बाद मान लीजिए कलर करना है तो आप राइट क्लिक कीजिए और टैब कलर पे प्रेस कर दीजिए और जो भी आप कलर करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने पर्पल कर रखा था तो हम पर्पल करके रखेंगे। जिस टाइम आप उस पर होंगे शीट पे तो वो ग्रेडियंट फिल नज़र आएगा। जैसे ही आप उस शीट से बाहर आ जाते हैं, किसी दूसरी शीट पे हैं, तब आपको वो सॉलिड कलर नज़र आएगा। ओके, चलें। उसके बाद सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। द फर्स्ट वन इज़ मूव और कॉपी शीट एंड द अदर वन इज़ प्रोटेक्ट शीट। तो मैं ये दोनों ही आपको यहाँ पर सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे मूव और कॉपी शीट की। मान लीजिए अभी आपको ना जो ये शीट पे जितना भी काम हुआ है ना, वो सेम एग्जैक्टली एक और शीट चाहिए इसी वर्कबुक में। मैं आपको 3 सिनेरियो लेके समझा रही हूँ। अभी के लिए मुझे कॉपी चाहिए लेकिन इसी वर्कबुक में चाहिए। अब या तो मेरा पास पहला तरीका क्या है कि मैं पूरे डेटा को सेलेक्ट करूँ, कंट्रोल-C करूँ, फिर एक और शीट बनाऊँ, उसमें कंट्रोल-V करूँ, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो हम डायरेक्टली ये काम कैसे कर सकते हैं एग्जैक्टली सेम बनाने के लिए? आप क्या करें, आप अपने इस शीट पे है ना, उसके बाद फॉर्मेट पे जाएँ, यहाँ पे मूव और कॉपी शीट पे क्लिक करें। अभी आपसे पूछ क्या रहा है इसे थोड़ा सा समझें। सबसे पहले यहाँ पे आपके सभी शीट्स के नेम आ रहे हैं, जैसे नंबर फॉर्मेट थ्योरी है, नंबर फॉर्मेट है, थ्योरी है। तो सभी शीट में जितनी भी आपके पास मतलब जो भी वर्कबुक में जितनी भी शीट्स बनी हुई होंगी यहाँ पर वो नेम आ रहा है। द अदर थिंग इज़ दैट कि आपको चाहिए क्या, आपको कॉपी किसको करवाना है। अभी मान लीजिए मुझे सेल स्टाइल को कराना है तो मैंने सेल स्टाइल पे क्लिक कर दिया, ओके फाइन। उसके बाद आपको क्या कराना है, क्रिएट अ कॉपी चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, क्रिएट कॉपी करना पड़ेगा। ओके कर दिया तो यहीं पे ही सेल स्टाइल 2 बन के आ गया। सेल स्टाइल देखो, सेल स्टाइल 2 सेम है, फर्क भी नहीं बता पाओगे। वो 2 के नाम से बन के आ जाएगा। लेकिन आप कहते हो नहीं नहीं इसमें नहीं चाहिए, हमें किसी दूसरे फाइल में चाहिए, मतलब ये फाइल यहाँ पे भी रहे और दूसरी फाइल में भी चली जाए। ओके फाइन, ये कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सेल स्टाइल 2 को भेज देते हैं, काम करते हैं। तो फॉर्मेट में जाएंगे, मूव और कॉपी में जाएंगे, सेल स्टाइल 2 को चूज़ करेंगे। अब हम कह रहे हैं कि जो हम शीट वहाँ भेजेंगे ना उसकी कॉपी यहाँ पे भी बनी रहे, मतलब वो शीट यहाँ पे भी बनी रहे और जिसमें हम नए में भेजेंगे उसमें बनी रहे। तो यहाँ पर हम क्रिएट कॉपी को ऑन कर देंगे। अब आपको कहीं और भेजनी है, यही थोड़ी ना बनानी है, तो कहीं और भेजनी है तो आपको अब दूसरी फाइल चूज़ करनी पड़ेगी। पहले जहाँ पे आपकी फाइल है उसमें सिलेक्शन करना होता है, उसके बाद जहाँ आप उसे भेजना चाहते हो उसमें। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपको दिखेंगी वो सभी फाइल्स जो आपके एक्सेल में ओपन हो रखी होंगी, आपको ओपन रखना है जिस भी वर्कबुक में आप उसे भेजना चाहते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप एक नई वर्कबुक बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू बुक भी लिख के आता है। तो मान लीजिए मैं बुक 1 में भेजना चाहती हूँ एंड ओके करती हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास दूसरी एक बुक 1 खुली हुई थी और सेल स्टाइल 2 यहाँ पे आ चुका है एग्जैक्टली सेम तरीके से। ठीक है, एग्जैक्टली सेम तरीके से आपका यहाँ पे आ गया है सेल 2। अच्छा, मान लीजिए अब हम इस पे ही आते हैं और सेल स्टाइल 2 को अब हम दोबारा भेजेंगे लेकिन नई बुक में भेजेंगे और अब हमें चाहिए वो यहाँ से चली जाए, वो यहाँ से चली जाए, वो यहाँ पे ना रहे, क्योंकि यहाँ दो दो शीट का क्या करेंगे। तो हम सेल स्टाइल पे जाएंगे। अब हम क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक नहीं करेंगे बिकॉज ऐसे में तो वो कॉपी कर देता है। अब हम डायरेक्टली न्यू बुक पे क्लिक करेंगे कि हमें नई बुक में चाहिए एंड ओके कर देंगे। तो देखिए एक नई बुक बन के आ गई है। देखो अब आप कहोगे कि वो बुक 1 वाली ही तो नहीं है कहीं, देखो बुक 1 में शीट 1 शीट 2 और भी चीज़ें हैं, ये अपने आप में एक शीट है और ये बुक 2 के नाम से एक और शीट बन गई है और आपके पास आ गई है। तो इस तरीके से आप एक्सेल में
बहुत ईजी वे में अपने डेटा को इधर उधर मूव कर सकते हो। आपको बार बार पूरे डेटा को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको तो डेटा यहाँ तक दिख रहा है, अब यहाँ पर नीचे बहुत नीचे कोई डेटा लिखा हुआ है, वो तो कॉपी होएगा ही नहीं, वो तो रह ही जाएगा क्योंकि आपने वो डेटा देखा नहीं। इसलिए मैनुअली जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो देयर माइट बी चांसेस कि हम कोई गलती कर दें, कोई डेटा छोड़ दें, लेकिन इस तरीके से आपकी शीट एग्जैक्टली वहाँ पर मूव भी हो जाती है, कॉपी भी हो जाती है, जो आप चीज़ करना चाहो वो डायरेक्टली हो जाता है। तो ये था हमारे पास मूव और कॉपी करने का तरीका। अब आपके पास आता है कि आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपने कोई काम करके रखा है, अब आपको किसी ब्रेक के लिए जाना है या कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गई है और अब आप चाहते हो कि अरे मैं जाऊंगा, इतनी देर में किसी ने कुछ छेड़ दिया तो मेरा तो काम सारा खराब हो जाएगा। तो हमें अपने काम को प्रोटेक्ट करना है। हम बेसिकली अपने काम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने सिस्टम के अंदर उसमें कुछ ना कुछ तरीके की प्रोटेक्शन रखना चाहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप फॉर्मेट कंट्रोल पे जाएंगे, मतलब फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ से प्रोटेक्ट शीट को क्लिक करेंगे। मेक श्योर कीजिएगा जो ये 3 एरोज हैं वो सेलेक्टेड रहे। बेसिकली लॉक्ड एंड अनलॉक 2 टाइप के सेल हो सकते हैं, या तो लॉक सेल है या अनलॉक सेल है। अब दोनों को सेलेक्ट कर लोगे तो इसका मतलब है ना सभी सेल्स लॉक हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। मैं अभी के लिए 1 2 3 पासवर्ड दे दी हूँ एंड ये हमें री एंटर करने के लिए कहेगा 1 2 3 हमने दिया एंड हम ओके कर देंगे। तो इस तरीके से अब ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया है। अब आप कैसे पता लगेगा पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आप कहीं पे भी कुछ भी लिख के देखो तो ये आपको लिखने नहीं देगा। द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट। टू मेक अ चेंज अनप्रोटेक्ट द शीट यू माइट बी रिक्वेस्टेड टू एंटर अ पासवर्ड। ओके, तो आप क्या करोगे, वापस से यहाँ पे भी कर सकते हो, शीट पे भी कर सकते हो। बात एक ही है, अनप्रोटेक्ट शीट पे जाओगे एंड यहाँ पर अपना पासवर्ड डालोगे 1 2 3 एंड ओके कर दोगे। तो यहाँ पर देखो अब आप पासवर्ड आप कुछ भी लिखना चाहो तो लिख पा रहे हो, वो आपको एंटर करना दे रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि नहीं टेम्परेली मुझे ये चीज़ करनी है, वापस से पासवर्ड लगाओ एंड हम जा रहे हैं बाहर, आप ब्रेक के लिए जा सकते हो। कोई कुछ भी नहीं लिख सकता है, हम कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें लिखने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये वाला एक ऑप्शन यहाँ फॉर्मेट में भी मिलता है। देखिए होम टैब जो होता है ना वो एक समरी है पूरे एक्सेल की। होम टैब के अंदर सबसे ज़्यादा फीचर्स होते हैं और होम टैब में कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो ओवरव्यू के लिए हैं, वो फीचर्स आपको बाद में भी मिलेंगे। जैसे यहाँ पर मैं एक बार के लिए इसको अनप्रोटेक्ट करती हूँ। जैसे आपने यहाँ प्रोटेक्ट का देखा, रिव्यू टैब में जब आप जाओगे, रिव्यू टैब के अंदर आपको प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक ये वाला ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। लेकिन वहाँ का अगर याद नहीं रहता तो यहाँ फॉर्मेट के अंदर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ का भी नहीं रहता तो राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी प्रोटेक्ट शीट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली आप पर्टिकुलर शीट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पासवर्ड लगा सकते हैं। चले, अब हम लोगों ने ये भी कंप्लीट कर लिया है जो कि हमारा फॉर्मेट है। उसके बाद आपके पास जो आता है वो आता है ऑटोसम। ऑटोसम को आप ऑलरेडी कर चुके हो। बाकी चीज़ें ये वाले जो फंक्शंस हैं वो हम लोग स्टैटिस्टिकल फंक्शंस जब करेंगे तब करेंगे। उसके बाद मैं आपको ये सीरीज सिखाना चाहती हूँ। तो बहुत ही एक बेसिक से शुरू करेंगे, बेसिक से एकदम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको नेम दे देती हूँ। अच्छा, हम यहाँ डिफरेंट चीज़ें, एक बार के लिए मैं इसको कोई कलर भी देती हूँ। अभी जब हम सारी चीज़ों को कलर देके चल ही रहे हैं तो वाई नॉट दिस। कौन सा कलर देना चाहिए हमें, ब्लू दे दें क्या? चलो ब्लू दे दिया, ठीक है, ओके। देखें ये बेसिकली क्या करता है ना, सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताती हूँ, कोई भी चीज़ फिल करनी है। देखो ये ऑप्शन क्या है, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये फिल का ऑप्शन है, फिल का ऑप्शन है। और फिल की स्पेलिंग क्या होती है, FI होती है। तो ये बात याद रखें कि ये ऑप्शन क्या है, फिल का ऑप्शन है। इसके अंदर स्पेलिंग क्या होगी, FI होगी। तो अब आपको फिल के ऑप्शन के अंदर कुछ भी अगर करना होगा तो उसका शॉर्टकट की कैसे बन जाएगा वो देखो। शॉर्टकट की के लिए एक बार के लिए हम ड्रॉ करते हैं एंड जस्ट गिव मी अ मिनट, हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं एंड हम आ गए हैं ड्रॉ पे। एंड देखो हमारा जो एक्टिवेशन होता है की का वो किससे होता है, ऑल्ट से। होम पे किस पे जाते हैं, H से। अच्छा, फिल की स्पेलिंग क्या होती है, FI। तो याद रखें अब इस पूरी शीट में जितने भी हम काम करेंगे तो ऑल्ट HFI ये तो रहेगा ही, इसके आगे वो चीज़ चेंज होती रहेगी। इसके आगे आपको कुछ भी जो फिल करना है उस अकॉर्डिंग नेम आता रहेगा। ये बात समझ आई सभी को, बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि ऑल्ट क्या है, H क्या है, FI क्या है, ठीक है।
अब हम एक्चुअल में काम करते हैं। देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है, मान लीजिए मैं यहाँ लिखती हूँ तनु सिंगल, मैंने ये नेम लिख दिया, ठीक है। मैं इसे डबल टैप से ऑटो एडजस्ट कर लेती हूँ। इसके अंदर कोई कलर फिल कर लेती हूँ, जैसे कोई अच्छा सा कलर फिल करना था, ये कलर अच्छा है। एंड हमने ये कलर फिल कर लिया, इसमें बॉर्डर दे दिया, एक तरीके से काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, ठीक है। ओके अगर मुझे सेम कंटेंट नीचे की तरफ चाहिए, मतलब एग्जैक्टली नीचे वाले सेल में वो चीज़ चाहिए बेसिकली, तो हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं फिल डाउन। फिल डाउन करने की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल डी होती है। मैं बिल्कुल शॉर्टकट की बता रही हूँ, अगर आपको डायरेक्टली यहाँ से जाना है तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं ना, यहाँ से जाने वाला भी बताऊंगी, बट ये वाले याद रखें कंट्रोल डी। और अगर राइट साइड में चाहिए तो कंट्रोल आर। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, इसके ये क्या करता है ना, बेसिकली एग्जैक्टली सेम। अगर यहाँ पे कोई दूसरा कलर होता तो ये भी कलर चूज कर लेता, अगर कोई दूसरे कलर का फॉन्ट होता तो ये भी दूसरे कलर का फॉन्ट ले आता, अगर यहाँ पे कोई दूसरे साइज का फॉन्ट होता तो यहाँ पे भी दूसरे साइज का फॉन्ट आ जाता। एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करता है, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट। तो हमें फिल डाउन के लिए मैं यहाँ लिखती हूँ, फिल डाउन के लिए ये हमने क्या किया, फिल डाउन, फिल डाउन। और फिल डाउन के लिए हमारी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल डी। और ये हमने क्या किया, फिल राइट। और फिल राइट के लिए हमारे पास शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल आर, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर मैं होम कीज़ के अकॉर्डिंग जाना चाहूँ, क्योंकि ये ऑप्शन आपको होम टैब में मिल जाता है, तो ऑल्ट एच एफ आई और ये मिल जाता है डी, और राइट को बोलते हैं आर। तो आप चाहें तो अब आपके पास 2 शॉर्टकट कीज़ मतलब और भी आ गई हैं, मतलब इजी वाला। अगर ये याद नहीं रहता है तो आप क्या शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने होम टैब से भी जनरेट किए हैं शॉर्टकट कीज़। तो ऑल्ट एच मतलब होम, एफ आई फिल, और उसके बाद ये डी है ना, ये डी है ना, तो ये डी, और यहाँ पर ऑल्ट एच एफ आई डी। डी नहीं आएगा, क्या आएगा, ये तो राइट है ना, तो आर आएगा, ठीक है। ओके ये चीज़ मैंने अभी जो आपको करके बताई वो डाउन और राइट के लिए करके बताई है। अगर ये सेम चीज़ की मैं बात करूँ, एक बार के लिए मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेती हूँ। अगर यही चीज़ मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में करना है या लेफ़्ट में करना है तो मेरे पास कोई शॉर्टकट की नहीं होती है। हम लोग कोई चीज़ वैसे भी उल्टा नहीं करते हैं, ऊपर नहीं चलते हैं, तो इसीलिए जो मेन चीज़ होती है वो यही यूसेज में आती है। अगर आपको लेफ़्ट में कुछ करना है तो आप लेफ़्ट सेल में जाएंगे और उसके बाद आप लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो वो लेफ़्ट में फिल हो जाएगा। अगर आपको अप करना है तो अप वाली पोजीशन में जाएं, अप कर दो तो वो अप में हो जाएगा, ठीक है। ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इनका कोई शॉर्टकट की नहीं होता है। ओके समझ आया। जर्नली हम या तो इधर की तरफ बढ़ते हैं या ऐसे बढ़ते हैं, इसीलिए इनकी शॉर्टकट कीज़ हमारे पास अवेलेबल है। ओके समझ आया सभी को। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, ये 4 तरीके के फिल सीखी। इसके बाद जो हम फिल करने वाले हैं वो सीरीज फिल करने वाले हैं, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो चलें सीरीज फिल कैसे होती है ये सुने। सीरीज फिल में सबसे पहले मैं आपको देखो, पहले मैं आपको पूरा फीचर कराऊंगी, फिर उसके बाद 1 मिनट लास्ट में एक फॉर्मूला भी कराऊंगी। ओके चलें सीरीज फिल में क्या है, सबसे पहले तो मैं नॉर्मल सीरीज बता देती हूँ। अगर मुझे नॉर्मल सीरीज लिखना है तो मैंने 1 लिखा और मैं ड्रैग कर सकती हूँ। एक तरीका मेरे पास ये होता है, और फिल सीरीज कर सकती हूँ। एक तरीका मेरे पास ये होता है, मैं थोड़ा 10 तक ले लेती हूँ उसको, ठीक है। दूसरा तरीका आपके पास क्या होता है, दूसरा तरीका आपके पास ये होता है, आप इनिशियल नंबर यहाँ लिखो 1 और उस इनिशियल नंबर पे जाओ और यहाँ सीरीज में जाओ। सीरीज में क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके की विंडो आती है। अब ये विंडो क्या कहती है कि आपको फिल किस में कराना है, आपको रोज में फिल कराना है। रोज में फिल कराओगे ना तो ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। 1 2 एक बार करके बताती हूँ रोज कैसे काम करती है। ऐसे रोज में रखते हैं, लीनियर मतलब लीनियर किस लिए यूज़ होता है, प्लस माइनस के लिए यूज़ होता है। तो प्लस माइनस मतलब हम एक एक नंबर ऐड करते हुए जा रहे हैं ना। टेक्निकली आप सीरीज को जब देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप टेक्निकली इसको चेक करोगे तो क्या कर रहे हो आप, +1 ही तो करते हुए जा रहे हो। तो आप यहाँ पे स्टेप वैल्यू में 1 लिखो और स्टॉप वैल्यू में मान लीजिए 10, क्योंकि आपको 10 तक लिखना है। तो आपने ओके कर दिया तो ये इस तरीके से लिख के दे देगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं लिखवाना था, आपको कॉलम, इसीलिए हम रॉज की जगह कॉलम को चूज करते हैं। हमने कॉलम लिया, लीनियर लिया, एक ही प्लस कराना है और यहाँ पे 10,
कि 10 पे ये रुक जाए, तो यहाँ तक आपका वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा। अब आप कहोगे कि मैम ये तो स्ट्रेच करके कर सकती हैं, मतलब इसको ड्रैग करके कर सकते हैं, हम इतना हासिल क्यों करें? ये अभी 10 नंबर्स थे, तो इसीलिए आपको लग रहा है कि मैं तो ड्रैग करके कर सकता हूँ। लेकिन अगर यही चीज़ मैं आपको कहूँ 1 लाख एंट्रीज़ के लिए करना है, तो 1 लाख तक तो आप ड्रैग ही करते रह जाओगे, और यहाँ पर तो सिर्फ एक जाकर आपको अमाउंट लिखनी है, तो आप डायरेक्टली लिख दोगे। ठीक है, तो ये हम लोग जो करते हैं, ये हमारी सीरीज़ है। अब एक और तरीका बताती हूँ। मान लीजिए आपको कुछ पैटर्न लिखना है, आपको पैटर्न लिखना है 2 4 6 8 10 कुछ ऐसा करके पैटर्न लिखना है। तो इस पैटर्न में हो क्या रहा है, इस पैटर्न में हो क्या रहा है कि 2 से मैंने शुरू किया है, जिससे शुरू करते हैं वो नंबर लिखते हैं। ओके, फिर हो क्या रहा है, +2 4 +2 6 +2 8 +2 10। तो बेसिकली 2 ऐड होते हुए जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमें कोई पैटर्न लिखना है। तो हम लोग इस पे जाएंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, मतलब हमारे फिल पे जाएंगे, सीरीज़ में जाएंगे, एंड हमें किस में फिल करना है, सबसे पहले कॉलम में। क्यों करना है अब आपको समझ आ गया, बिकॉज रोज में तो सारे आंसर वो ऐसे दे देगा, हमें तो ऐसे आंसर चाहिए, तो ये एक आपका कॉलम आ गया। द सेकेंड थिंग, आपको लीनियर में रखना है। जब भी आपको कोई चीज़ प्लस माइनस करनी होती है तो आप लीनियर में रखते हो, तो प्लस माइनस ही तो करना है, आपको प्लस ही तो करना है। अच्छा, कितना प्लस करना है, 2 करना है। स्टेप वैल्यू का मतलब होता है कितना करना है, तो आपको 2 करना है। और कब रुक जाना है, क्या आंसर आ जाए जो रुक जाओ आप, 100 आने पे रुक जाना, जहाँ पे लास्ट 100 आ जाए फिर रुक जाना। ओके कर दिया, तो 2 4 6 8 10 12 14 देख लो आप, 50 वैल्यूज़ तक, 100 जब तक नहीं आया तब तक ये चलता रहा। समझ आया सभी को? आई गेस समझ आया होगा, नहीं आता तो आप कर सकते हो। यही काम मैं कोई और पैटर्न में करके दिखाऊं, कोई और पैटर्न में भी करके दिखा सकते हैं। चलो जी, 100 है, मैं तब तक इसमें से 5 माइनस करते रहो जब तक आंसर 0 ना आ जाए, या तब तक आंसर 1 ना आ जाए। ओके फाइन, 100 लिखा, सीरीज में गए। अब आपको क्या कराना है, कॉलम में करना है, लेकिन अब आपको -5, क्योंकि अब आपको माइनस कराना है। और कब तक कराना है, जब आंसर 5 ना आ जाए। फॉर एग्जांपल तब तक कराना है जब तक आंसर 5 ना आ जाए। ओके, तो 100 95 90 कम करता हुआ जाएगा, और लास्ट में आंसर 5 आ गया, तब तक चलता जाएगा। ठीक है, तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप कोई फीचर को किस तरीके से इस्तेमाल करते हो। आपके फीचर आपको इस तरीके से करने को मिल जाते हैं। लीनियर जो होता है वो प्लस माइनस के लिए होता है, बस ये याद रखें। मैं यहाँ ये चीज़ लिख कर देती हूँ आपको। जो हमने फर्स्ट जो किया है वो लीनियर का किया है, जो फर्स्ट किया है वो लीनियर का किया है, और यूज फॉर प्लस माइनस। ठीक है, तो हम जो लीनियर को यूज़ करते हैं वो प्लस माइनस यूज़ करते हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे कि किस तरीके से फिल किया जा रहा है पैटर्न, तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। चलें, अब मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, इसको डिलीट कर देती हूँ ताकि हम नीचे दूसरी सीरीज़ के बारे में बात कर सकें। दूसरा आप क्या देखते हैं यहाँ पर आप सीरीज़ में जाएंगे तो नेक्स्ट आपके पास आता है ग्रोथ। ग्रोथ जो होता है ना, ग्रोथ डील करता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में। जो सेकंड आपके पास आता है वो आता है ग्रोथ, एंड ग्रोथ डील किस में कर रहा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में, इन दोनों में डील करता है। आप कहोगे कि ये कैसा पैटर्न है, देखो मान लो आपने 2 लिख दिया, अब तक जो था वो क्या था कि आप 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 2 10 ऐसे चल रहा था। लेकिन अब जब आप ग्रोथ को यूज़ करोगे तो वो 2 × 2 तो 4 होगा, लेकिन 4 × 2 8 होगा, 8 × 2 16 होगा, 16 × 2 32 होगा, 32 × 2 64 होगा। वो इस तरीके से बढ़ेगा। तो आप सीरीज़ में जाएं, कॉलम को सेलेक्ट करें, अब ग्रोथ ले लें। ग्रोथ में आप यहाँ पर क्या करें, यहाँ 2 लिख दें आप, और स्टॉप वैल्यू 100 लिख लो कि 100 जब तक आ जाए तब तक रोक देना। ओके कर दो। तो 2 × 2 4 4 × 2 8 8 × 2 16 16 × 2 32 32 × 2 64। अब 64 × 2 128 होता है, तो 128 इज ग्रेटर देन द 100, एंड आपने स्टॉप वैल्यू 100 दी थी, तो उससे आगे इसने आंसर नहीं दिया। ठीक है, सेम तरीके से आप चाहें तो उसको डिवाइड करा सकती हैं। अब जैसे आपने 100 लिख दिया, और 100 के बाद आप यहाँ फिल्टर में गए, मतलब फिल में गए, सीरीज़ में गए, कॉलम में गए, ग्रोथ में गए, और अब आपको स्टेप वैल्यू 0.5 कर देना है कि आधे नंबर से डिलीट करता जाए और जब तक आंसर 5 ना आ जाए। तो ओके करके देखते हैं। 100 डिवाइडेड बाई 2 50, डिवाइडेड बाई 2 25, 25 डिवाइडेड बाई 2 12.5, 12 डिवाइडेड बाई 2
6.25, उसका आधा आधा करता हुआ गया। ये बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं उसमें वैल्यूज़ क्या पुट करूँ जो मुझे आंसर चाहिए वो एग्जैक्टली आ जाए। तो वो वैल्यूज़ को पुट करना ही आपका मेन यहाँ पे काम होने वाला है। अगर आपने वो वैल्यूज़ ढंग से पुट की हैं तो आपके पास ये सारी चीज़ें करेक्ट तरीके से आ जाएंगी। सो दैट इज़ योर ग्रोथ। और लीनियर भी आप कर चुके हो, ग्रोथ भी कर चुके हो। अब जो मेन आता है वो आता है डेट का। एंड डेट वाला सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये पोर्शन। डेट के अंदर मैं आपको पहले भी नंबर फॉर्मेट में बात कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। डेट मतलब क्या, आज की डेट आप देख सकते हो 25 Feb 25, ये डेट है आज की। तो इसके अंदर क्या है, डे है, मंथ है, ईयर है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं आज हर एक दिन बढ़ता हुआ चला जाए, एक तरीका हो सकता है मंथ वाइज दिखा दूँ, और एक तरीका हो सकता है ईयर वाइज दिखा दूँ। अभी समझ नहीं आ रही बात, इट्स ओके, अब समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखोगे समझ आ जाएगा। मान लीजिए मैंने आज का डेट ले लिया है, आज का डेट मैंने लिया और उसके बाद मैं इसे ड्रैग करना चाहती हूँ, तो ये ड्रैग हो जाएगा। या तो मैं डायरेक्टली ड्रैग कर लूँ। डायरेक्टली ड्रैग हम तब करते हैं जब हमारे पास छोटा सा डेटा होता है और हमें थोड़ी देर के लिए ड्रैग करना है, लाइक फॉर अ सेकेंड, फॉर अ 2 सेकेंड, 3 सेकेंड के अंदर हम ड्रैग करके वो चीज़ कर सकते हैं। तो हम ऑब्वियसली ड्रैग वाली चीज़ें करते हैं। लेकिन जब इससे ज़्यादा वक्त लग रहा है तो ड्रैग मत करो। उसके बाद क्या करो, आपने ये डेट ली और मान लीजिए आप 25 to 26 तक लिखना चाहते हो, तो एक टाइम तो ड्रैग करते हुए जाओगे, फिर आपको ध्यान भी देना पड़ेगा कि 25 फरवरी 2026 आया कब, और तब रुकना भी पड़ेगा। और एक तरीका है, होम पे जाओ, सीरीज में जाओ, कॉलम में जाओ। कॉलम में क्यों जा रहे हैं, यू नो दिस थिंग। डेट में जाओ, एंड डे में ना काफ़ी 2 चीज़ें आती हैं। एक डे आता है कि नॉर्मली जो डे है जिस तरीके से बाकी चीज़ें आ रही हैं वैसा, और एक आता है वीक डे। मतलब ये आपके सैटरडे संडे को ऑटोमेटिकली हटा देगा कि आपको सैटरडे संडे चाहिए ही नहीं है, उसके बिना आपके डेज आ जाएं। तो ये भी एक लिबर्टी इसमें मिलती है, और एक अच्छी चीज़ है कि अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से वर्किंग डे ही लिखने हैं और सैटरडे संडे को हटा देना है, तो ये आपको लिख के देगा। अब मान लीजिए आप लिखवाना चाहते हो 3 मार्च तक ही, तो 3 जस्ट बिकॉज यहाँ तक ही डेटा रहे इसलिए, ओके। तो देखो यहाँ पे ये आ गया है। अब मान लीजिए इसी में ही अब आपने देखा था ना, वहाँ पर स्टेप वैल्यू भी लिखा होता है। अब आप कोई डेट ऐसे लिखना चाहते थे जिसमें 2 डेज बढ़ जाएं, तो आप कॉलम में जाएंगे, यहाँ पर स्टेप वैल्यू में 2 लिख देंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे 03/2025, ओके। तो देखो 25, 26 को छोड़ दिया, 27 आ गया, 28 को छोड़ दिया, 1 मार्च आ गया, 2 को छोड़ दिया, 3 आ गया, क्योंकि आपने 2 वैल्यूज़ दी कि 2 प्लस करके उसमें आ जाए। तो इस तरीके से आप कोई पैटर्न फिल कराना चाहते हो तो पैटर्न फिल करा सकते हो। आप अपने स्टेप वैल्यू को चेक कीजिए, स्टेप वैल्यू में वो ऐड होके या माइनस होके ही आएगा। उल्टा करवाना चाहो तो माइनस लगा दो। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 03/2025 लिखती हूँ, एंड यहाँ पर जाकर फिल में जाकर, सीरीज में जाकर, कॉलम में जाकर, डेट में जाकर -2 करती हूँ, एंड मैं कहती हूँ तब तक लिखो जब तक 25 फरवरी ना आ जाए। तो देखो 3, 1, 27, 25, ये उल्टा भी कर सकते हो। क्या लिखा इस बार, वहाँ पे -2 लिख दिया। तो इस तरीके से होता है। अब मैं आपको इसी चीज़ का वीक डे वाला चीज़ बताती हूँ कि अगर आपको वीक डे लिखना हो तो वीक डे में सबसे पहले हम ये वाली चीज़ करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, सो दैट आपको डिफरेंस समझ आ जाए, ठीक है। वीक डे के लिए आप सबसे पहले आज की डेट ले लीजिए, उसके बाद आप यहाँ से सीरीज़ में जाइए, 1 ही रहने दीजिए, कॉलम ही ले लीजिए, और यहाँ से वीक डे ले लीजिए और इसको 03/2025 ले लीजिए, एंड ओके। तो ये आपका पास आया 25, 26, 27, 28, एंड 1 and 2 उसने हटा दिया। मे बी 1 and 2 का आपका सैटरडे संडे पड़ रहा है, तो 1 and 2 उसने हटा दिया है, डायरेक्टली 3 आ गया है। अब यही काम अगर हमें उसमें कोई ना कोई एडिशन करके करना हो, देन वो भी हम कर सकते हैं। हमारे पास ये वैल्यू आई, वैल्यू के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 दिन के गैप में चाहिए ना। उसके बाद हम ये सीरीज़ में गए, सीरीज़ में जाने के बाद कॉलम लिया, यहाँ पर हमने 2 डाल दिया, और अब के बाद हमने वीक डे ले लिया, और स्टॉप वैल्यू हमने वही 3/3/2025 लिया, एंड ओके कर दिया। तो देखो 25, 26
चला गया 26 चला गया, क्योंकि हमने उसको 2 स्टेप वैल्यू क्या था, तो वो 2 वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग देगा। और उसके बाद 28 भी चला गया, क्योंकि 28 आएगा ही नहीं, उससे नेक्स्ट आना था, नेक्स्ट आया नहीं, क्यों? क्योंकि वो वीकडे के अंदर था, 2 भी नहीं आया, तो ये 3 डेट आके रह गई। ऐसा हम उल्टा भी कर सकते हैं, 03/03/2025 एंड हम लोग यहाँ गए, फिल सीरीज़ में गए, सीरीज़ में जाने के बाद कॉलम में गए एंड हम उसके बाद वीकडे में गए और यहाँ पे स्टेप वैल्यू जो हमने -2 दिया और यहाँ पे जो वैल्यू रुकना चाहिए वो 25 टू 2025 किया एंड ओके किया, तो हमारे पास यही 3 डेट आ गई हैं। ठीक है, ओके। लास्ट चीज़ आपके पास क्या बच जाती है मंथ के लिए, कि मान लीजिए अगर आप @ ये करते हैं और आप चाहते हो सिर्फ मंथ ड्रैग हो जाए, तो आप क्या करेंगे, सीरीज़ में जाएंगे, सीरीज़ में जाने के बाद कॉलम में जाएंगे, डेट में और मंथ करेंगे। अब आपको कहाँ तक लिखवाना है, मान लो 25/12/2025 तक लिखवाना है, तो देखो 3 4 5 6 7 8 9 ये बीच वाले बढ़ रहे हैं, विच इज़ योर मंथ बढ़ रहा है। ठीक है, अगर आप यही चीज़ ईयर के लिए कराना चाहते हो तो आज की डेट लिख लीजिए और उसके बाद आप सीरीज़ में जाइए, सीरीज़ में जाने के बाद आप यहाँ से डेट लेकर ईयर में चले जाइए। 1-1 साल बढ़ाना है या 2-2 साल, वो आपकी मर्ज़ी है, मैं 2-2 साल बढ़ाना चाह रही हूँ, मैंने ये दिखाया। और उसके बाद मैं चाह रही हूँ कहाँ तक लिख के आया, 25 2 एंड ओके 2 डैश लग गए, 2050 ओके। तो 25 27 29 देखो बीच की डेट चेंज नहीं हो रही है, बस ईयर चेंज हो रहा है और ये 49 तक आ गया है। इस तरीके से आप जैसा भी पैटर्न का डेट लिखना चाहते हो ना, आप लिख सकते हो। सीरीज़ जो फिल सीरीज़ है वो मोस्टली जो यूज़ होता है ना, वो डेट के लिए यूज़ होता है, डेट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब सीरीज़ को ही कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर मान लीजिए आप, ये तो फीचर था, अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते तो आप एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, विच इज़ इक्वल्स टू सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या करता है, टैब करो, जितना आपको नंबर चाहिए ना उतना लिख दो डायरेक्टली। 1000 तक का चाहिए या 10 तक का ही चाहिए, आप ये लिख दो, एंटर कर दो, देखो 10 तक की सीरीज़ आ जाएगी। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, डेट चाहिए, डेट के लिए कुछ करना है, इक्वल्स टू सीक्वेंस टैब, सॉरी सर्च आ गया ना, टैब। रोज़ कितनी चाहिए, मान लीजिए 10 रोज़ चाहिए, 10 डेट लिखवानी है आपने, 10। कॉलम कितनी चाहिए, मतलब कितने कॉलम्स में लिखवाने हैं, मान लो 2 कॉलम्स में लिखवाना है तो 2। ओके, स्टार्ट कहाँ से हो, आज की डेट से हो जाए तो आज की डेट भी लिख सकते हैं या फिर टुडे फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए ये वाली चीज़ हम आगे करेंगे, जस्ट बिकॉज अभी आपको टुडे फॉर्मूला आएगा नहीं, क्योंकि हमने वो फॉर्मूलाज किए नहीं हुए। तो नॉर्मली आप समझ सकते हो कि सीक्वेंस फॉर्मूला लगा के भी हम ये कर सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला ना लगाएं तो बेहतर है, बिकॉज फॉर्मूला से आती हैं रेफरेंसेज। फॉर्मूलाज आगे चल के गड़बड़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आपने हटा दी बीच में तो गड़बड़ कर जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को इस तरीके से ये ऑप्शन यूज़ करना चाहिए, रेदर देन आप कोई फॉर्मूला यूज़ करें। इसके लिए आगे पूरा कंप्लीट फॉर्मूला भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए हमने इतना सीखा। कहीं पे भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बार बार यही कहती हूँ कि आप सारे या तो एक एक करके आप मुझे डाउट बताते जाएं, जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वो डाउट लिखते जाएं, क्योंकि एक ही बारी में पूरा कवर करना मुश्किल है। तो आपके जो डाउट्स आते जाएंगे वो कंटिन्यूसली धीरे धीरे आपको आंसर उसका मिलता जाएगा, सॉल्व करते जाएंगे। और अगर आपको लगता है मैं एक ही बारी में सारा कुछ देख लूँ और उसके बाद जितने जितने डाउट आए मैं सारे एक बार में पूछ लूँ, तो इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपको ऐसे पूछना है तो आप ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें एक यहाँ पर हम लोगों ने सीरीज़ वाला कंप्लीट कर लिया है। सीरीज़ के बाद हम लोगों के पास एक क्लियर ऑल आता है, जो कि हम लोग कर चुके हैं इसको। उसके बाद हमारे पास फ़िल्टर आता है। फ़िल्टर करना बहुत ज़रूरी है। फ़िल्टर एंड सॉर्टिंग जो है एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेल का, एक वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट फीचर है एक्सेल का, जो कि हमें काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है, जो हमें काफ़ी रिपोर्टिंग में भी हेल्प करता है, हमें कोई चीज़ देखने में समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, स्पेशली डेटा के साथ। तो अब हम करेंगे सॉर्ट एंड फ़िल्टर। फ़िल्टर और सॉर्टिंग होता क्या है? अगर मैं फ़िल्टर्स की बात करूँ तो एक बार थोड़ा-सा थ्योरी से समझ लेते हैं और उसके बाद हमें थोड़ा बेहतर क्लैरिटी आ जाएगी उसको लेकर। तो जस्ट गिव मी अ मिनट। तो हमें यहाँ पर देखिए, मैं एक फ़िल्टर बना देती हूँ, जस्ट इग्नोर माय हैंड ड्राइंग। ओके, तो ये हमने एक फ़िल्टर बनाया। ठीक है, अब फ़िल्टर जनरली काम कैसे करते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 200 लीटर पानी इसके अंदर डाला, ठीक है, 200 लीटर आपने इसके अंदर पानी डाला और जो बाहर आ रहा है वो 185 लीटर्स आ रहा है। दैट मीन्स आपने 15 लीटर्स का क्या इम्प्योरिटीज़ हैं, 15 लीटर जितना इम्प्योर था वो हट गया और 185 वाला प्योर वाला आ गया है। ठीक है, तो फ़िल्टर लगाने से क्या होता है, आप चीज़ों को अलग अलग कर देते हो। जो आपको इम्प्योर एंड प्योर अलग अलग करना था वो फ़िल्टर ने कर दिया है। तो ठीक वैसे ही मान लीजिए एक डेटा के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि आप डेटा देख सकते हैं
यहाँ पर डेट लिखा है, नेम लिखा है, कैटेगरी लिखी है, प्रोडक्ट लिखा है, स्टेट लिखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हो, आपके दिमाग में ऐसे आया है कि ओके फाइन, यहाँ पे बहुत सारे स्टेट लिखे हैं, मुझे जानना है कि असम के अंदर हमने कितनी सेल की है। क्या जानना है कि असम के अंदर हम लोगों ने कितनी सेल की है, सिर्फ ये जानना है आपको। तो अब आप ऐसे खुद से ढूंढने बैठोगे तो कितना टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ऐसे में आप फिल्टर आउट करोगे, से क्या करोगे, फिल्टर आउट करोगे। ओके, चलें, फ़िल्टर लगते कैसे हैं मैं आपको वो बताती हूँ। कभी भी जब भी आपको फ़िल्टर लगाने होते हैं तो आप अपने डेटा की हेडिंग पे जाएँगे, किसी भी हेडिंग पे चले जाइए, कोई मैंडेटरी नहीं है कि फर्स्ट हेडिंग होनी चाहिए या लास्ट हेडिंग होनी चाहिए। आप किसी भी हेडिंग पे जाइए और वहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, आप होम टैब में, मैं एक बार के लिए डायरेक्ट फ़ीचर बताती हूँ और उसके बाद शॉर्टकट की बताती हूँ। ओके, तो डायरेक्ट फ़ीचर क्या होगा, आपके पास यहाँ पर देखो ये फ़िल्टर जो मैंने आपको बना के बताया अभी, वही शेप आपको नज़र भी आ रही है। तो आप इस पे क्लिक करोगे एंड फ़िल्टर का ऑप्शन होता है, इसके आगे इसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई है विच इज़ Ctrl+Shift+L। तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, आपके फ़िल्टर्स लग जाएंगे, इस तरीके के ड्रॉप डाउन्स लग जाएंगे। इनको हटाने का तरीका भी यही है कि आप इस पे जाएँ और फ़िल्टर पे क्लिक कर दिए तो ये हट जाते हैं। अब मुझे कहीं पे भी फ़िल्टर्स लगाने हैं, ऑब्वियसली हेडिंग्स पे फ़िल्टर लगेंगे, तो मैं किसी भी हेडिंग पे क्लिक करूँगी, Ctrl+Shift+L प्रेस करूँगी तो मेरे फ़िल्टर्स लग जाएंगे। अब बात हम ये कर रहे थे कि फ़िल्टर को यूज़ कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे देखना है, अभी मेरे पास अलग अलग कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक है, डेकोर है, फैशन है ना। तो अगर मुझे जानना है कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कितना सेल किया है, तो अब ये बात खुद से देखने में तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगी, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगी, इस पे क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरीके का विंडो आएगा। जो भी आपके पास डेटा होता है ना, उस कॉलम के अंदर जितनी भी यूनिक वैल्यूज़ होती हैं वो यहाँ लिख कर आती है। अब आपको तो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का दिखना था, तो ये सेलेक्ट ऑल तो पहले से सेलेक्टेड है, इसको हटा दीजिए और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ऐसा करने से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वाला डेटा आपकी स्क्रीन पे आ गया है, बाकी डेटा चले गए हैं। देख पा रहे हैं आप, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का डेटा है। मैं अभी आपको यहाँ से दिखाती हूँ, देखिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास इलेक्ट्रॉनिक का डेटा है। तो इस तरीके से आप फ़िल्टर आउट कर सकते हो। अब आपने फ़िल्टर कर दिया, लेकिन अगर आपको वापस चाहिए तो दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली Ctrl+Shift+L प्रेस कर दो तो उससे फ़िल्टर हट जाता है। फ़िल्टर हटने का मतलब है पूरा डेटा एज इट इज़ आपके सामने आ जाएगा। दूसरा तरीका आपके पास क्या होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम द कैटेगरी, आप ऐसे करेंगे, कंप्लीट कैटेगरी से जो फ़िल्टर लगाया हुआ था वो चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आता है कि मैम क्या हम एक डेटा के अंदर एक से ज़्यादा फ़िल्टर लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। वही मान लीजिए मुझे कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक का जानना था, तो मैंने किया कि इलेक्ट्रॉनिक ने कितना सेल किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कितना बिका है, वो आ गया। उसके बाद आप जान रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक तो ठीक है, लेकिन मुझे आगे ये जानना है कि मैंने लैपटॉप कितने सेल किए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक तो हमने कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हमें जानना था कि हमने लैपटॉप कितना सेल करना है, तो हमें लैपटॉप आ गया। फिर कहते हो अच्छा ठीक है लैपटॉप का भी, लेकिन मुझे ये जानना है कि फीमेल्स ने खरीदना कितना और मेल ने खरीदा कितना। तो मैंने कहा ओके फाइन, फिर हम जेंडर पे लगाएंगे कि मेल्स ने कितना खरीदा। ओके, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि राजस्थान में कितना बिका। तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे, हटाएंगे, नीचे चेक करते जाएंगे, राजस्थान स्टार्ट्स विद आर, तो राजस्थान ये रहा एंड ओके कर दिया। तो राजस्थान के अंदर सिर्फ ये 4 एंट्रीज हुई हैं हमारी और इतना बिका है, तो ये हमारे पास आ गया। तो देखो हर जगह पे कैटेगरी के ऊपर भी इस तरीके का एक सिंबल है, प्रोडक्ट नेम पे भी इस तरीके का सिंबल है, स्टेट पे भी इस तरीके का सिंबल है, जेंडर पे भी इस तरीके का सिंबल है। इस तरीके के सिंबल का होने का मतलब है इनके ऊपर फिल्टर लगा हुआ है। अब मान लीजिए आपको अचानक से याद आता है कि नहीं मुझे प्रोडक्ट नेम पे नहीं हटाना, मतलब प्रोडक्ट नेम पे फ़िल्टर नहीं लगाना, बाकी पे लगाना था। तो अब या तो Ctrl+Z करेंगे तो ऐसे तो सारा काम ही रिमूव होता हुआ चला जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जो हटाना है उस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आता है क्लियर फ्रॉम द प्रोडक्ट नेम, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से हट गया, देखो बाकी जगह है, बाकियों पे तो बाद में लगाया ना आपने, स्टेट पे, जेंडर पे, लेकिन फिर भी वहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक इंडिविजुअली से भी अपने फ़िल्टर को हटा सकते हैं और अपने डेटा को फ़िल्टर आउट करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे फ़िल्टर्स हमें काम करते हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब मान लीजिए मुझे पूरा डेटा वापस चाहिए, तो एक-एक पे जाके क्या हटाना, डायरेक्टली Ctrl+Shift+L और Ctrl+Shift+L प्रेस कर दो, वापस से ड्रॉप डाउन्स आ जाएंगे।
ठीक है, इस तरीके से आप अपने डेटा में काम करते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, जैसे कि आप फ़िल्टर पे क्लिक करते हो तो आपको ना यहाँ ऊपर कुछ ऑप्शंस नज़र आते हैं, सॉर्ट ए एंड जी, जेड टू ए। अगर आप यहाँ क्लिक करते हो तो आपके पास जो ऑप्शन नज़र आते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नज़र आते हैं। आप यहाँ क्लिक करते हो तो आपको ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट नज़र आते हैं। तो ये मतलब क्या है? देखो, एक चीज़ बहुत ही सिंपल सी समझते हैं कि आपको कोई भी चीज़ फ़िल्टर आउट करनी है तो उसी डेटा में फ़िल्टर आउट करनी है। अब टेक्स्ट की बात की जाए, तो टेक्स्ट को अगर अरेंज करना हो, क्या करना हो? अरेंज करना हो, तो उसकी अरेंजमेंट कैसे हो सकती है? तो ये कितना ऑब्वियस है कि उसकी अरेंजमेंट के लिए आपको यही या तो ए टू जी कर सकते हो, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग, ए टू जी कर सकते हो या जेड टू ए कर सकते हो, है ना? यही 2 अरेंजमेंट हो सकती है। आप अल्फ़ाबेट्स को और किस तरीके से लगाओगे? इसी तरीके से लगाओगे। अगर कोई कस्टमाइज़ेशन है, कुछ अलग ही तरीके से लगाना है, तो बात अलग है, तब तो हम कस्टम का देखेंगे। लेकिन जो जर्नल चीज़ है, वो तो यही है ना कि वो ए टू ज़ी लगेगा या जेड टू ए। अगर नंबर्स की बात करूँगी, क्या नंबर्स में अरेंजमेंट में ये पॉसिबल है क्या वो ए टू ज़ी और जेड टू ए लगा सके? नहीं, उसका तो पॉसिबल यही है ना कि वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लगा सके। तो ठीक वैसे ही डेट के लिए पॉसिबल है क्या स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट करना या ए टू ज़ी करना? नहीं, इसमें ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट आएगा कि ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, या फिर न्यू टू ओल्ड कि सबसे पुरानी पहले लग जाए या सबसे नई वाली सबसे पहले लग जाए। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट होगा ना। तो ठीक वैसे ही हमारे अरेंजमेंट इसी तरीके से पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ पर जो आपको फीचर्स नज़र आते हैं, वो अगर टेक्स्ट पे अगर कहीं पे कोई फ़िल्टर लग रहा है तो आपको यहाँ पर ए टू जी और जेड टू ए नज़र आता है। किसी नंबर पे कोई फ़िल्टर लग रहा है तो आपको जो नज़र आता है वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नज़र आता है। और अगर डेट पे अगर आप चेक करोगे तो डेट पर आपको ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट और न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट नज़र आता है। ठीक है, वहीं पे मैं आपको एक चीज़ और चेक कराती हूँ। जैसे ही आप किसी टेक्स्ट पे जाते हैं तो आपको यहाँ टेक्स्ट फिल्टर्स नज़र आते हैं। आप किसी नंबर पे जाएंगे तभी आपको यहाँ नंबर फिल्टर्स नज़र आएंगे, और अगर आप किसी डेट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको डेट के फिल्टर्स नज़र आएंगे। अब ठीक है, आपको समझ आया कोई चीज़ वहाँ पे क्यों लिखी हुई है, उस क्यों का आपको सवाल जवाब मिल गया। अच्छा, यहाँ पर कोई एक ग्रीन कलर हुआ है, ठीक है, वो मुझे ढूंढना है तो मैं कैसे करूँ? अगर मान लीजिए डेटा में कभी कभी क्या होता है, हम हाईलाइट करने के लिए कोई ना कोई कलर लगा देते हैं, तो उसको भी आप सॉर्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ लिख के आता है फ़िल्टर बाय कलर। तो कलर अभी मैं कह रही हूँ ना, कहीं पे तो गलती से ग्रीन कलर हो गया है तो यहाँ पे हुआ है। अब मैं इसे चेंज कर सकती हूँ। होम पे जाकर मान लीजिए मैं इसको ये कर दिया है, चारकोल ग्रे कर दिया है। अभी देखो टेक्स्ट फिल्टर में ये आ गया, ठीक है, लेकिन मैं इसे वाइट कर देती हूँ जस्ट बिकॉज वो गलती से हो रखा था। ओके, मुझे यहाँ करना था, मैंने वाइट कर दिया। ठीक है, अब आपके लिए मैं एक बार के लिए इस तरीके से आपको डेटा एक बार बता देती हूँ। कलर कैसे किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल। कोई बात नहीं, हमारा काम नहीं कर रहा है। ओके, हम जगह जगह पे एक बार के लिए कलर कर लेते हैं। कोई भी कंट्रोल को होल्ड कर कर मैंने इस डेटा को चूज़ कर लिया है और जगह जगह पे मैं कलर करती हुई जा रही हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे कलर कर देती हूँ ये वाला। ठीक है, मैंने जगह जगह पे ये कलर कर दिया है। अब मुझे इसको सॉर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो? अच्छा, एक और कलर ले लेंगे, सिंगल कलर तो आपको पता ही है। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी चूज़ कर लिया है यहाँ से। आप देख भी नहीं पा रहे हो, मेरे को दिख भी नहीं रहा है, वो इतना छोटा 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 हमने चूज़ कर लिया है। और यहाँ पर हम लोग रेड, देखो कितने सारे येलो। ठीक है, अब मैंने इसे जूम कर लिया है, एक बार के लिए बस मुझे करना था। अब मान लीजिए अगर आपके पास एक से ज़्यादा कलर फिल हैं कहीं पे तो आप उसे फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। आप इस पे जाइए, फिल बाय कलर कीजिए और यहाँ आपको सारे कलर नज़र आ जाएंगे। आपको येलो चाहिए पहले तो देखो येलो आ गया, जो भी येलो वाले थे वो आ गए। ठीक है, तो ये एक तरीका ज़रूर होता है जब आप अपने कोई भी डेटा को कलर के अकॉर्डिंग फ़िल्टर कर सकते हो। आपने हटा दिया तो आपका ये डेटा हट गया। ठीक है, अब मैं आपको कहती हूँ, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपको ये जो टेक्स्ट फ़िल्टर्स वगैरह दिखा रखे हैं, टेक्स्ट फ़िल्टर और इतने सारे फ़िल्टर, ये सब कुछ आपको आता है?
आप कहोगे मैम मैं तो नया नया सीख रहा हूँ और आप मुझसे पूछ रही हो कि आता है या नहीं आता, मुझे तो नहीं आता। नहीं, आपको सारे के सारे आते हैं। अब वो कैसे, देखें, आपने मुझसे अभी जो सीखा था वो कंडीशनर फॉर्मेटिंग सीखा था, तो अब इसे थोड़ा सा ध्यान करके और थोड़ा सा रिलेट करके चलेंगे। और कंडीशनर फॉर्मेटिंग करता क्या और फिल्टर क्या करता है उसको भी थोड़ा सा समझ के चलेंगे। देखें, एक बार के लिए हम ये बात कर लेते हैं कंडीशनर फॉर्मेटिंग क्या करता है और फिल्टर क्या करता है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, और एक तरफ जो मैं बात करती हूँ वो बात करती हूँ फिल्टर्स की। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो क्या कर रहा है, कोई कंडीशन दोगे तो उसके बदले की फॉर्मेटिंग करके दे दूंगा। दैट मीन्स कोई कंडीशन बताई कि अगर ऐसा हो तो ये कर देना, तो उसमें सिर्फ वो डेटा तो एज इट इज है। मान लीजिए ये डेटा 1000 एंट्रीज का है, 1000 एंट्रीज का डेटा है। ठीक है, और इसके अंदर आपको डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट कराना है और 50 डुप्लीकेट वैल्यूज हैं एक बार के लिए। तो 50 पे वो कलर कर देगा, 50 पे वो बॉर्डर चेंज कर देगा, 50 पे वो कुछ ना कुछ कर देगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको डेटा नजर आएगा वो कितनी एंट्रीज का नजर आएगा, 1000 का ही नजर आएगा। एंट्रीज तो उतनी ही नजर आती है, बस जहां जहां हम लोगों को हाईलाइट कराना है वहां वहां एक कलर आ जाता है। तो फिल्टर के अंदर क्या होता है ना, एंट्रीज तो वही 50 ही आएंगी, आंसर तो सेम आएगा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन का तरीका बदल जाता है। तरीका कैसे बदल जाता है, अब जब फिल्टर लगाएंगे ना तो 1000 एंट्रीज नहीं आएंगी, वो एंट्रीज ही 50 दिखाएगा। कोई कलर नहीं, कुछ नहीं, बस वो एंट्रीज ही 50 दिखा देगा। तो आपके ऊपर होता है कि आपको रिप्रेजेंटेशन कैसे रखना है। फीचर्स सारे सेम हैं। आप देखेंगे यहाँ से, अगर टेक्स्ट में जाएंगे, अगर यहाँ से आप टेक्स्ट फिल्टर्स में जाएंगे, इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल टू, बिगिन विद, एंड विद, कंटेन, डज नॉट कंटेन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में किया था ना कि सॉल्यूशंस लिखा है तो बता दो, कुछ भी लिखा है तो बता दो। तो ये सारे वही हैं। जैसे कस्टम में भी जाओगे तो सेम है, आपके पास सेम है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, जो भी आपने पढ़ा था। इवन आप जब नंबर फॉर्मेट में जाओगे, नंबर फिल्टर्स में जाओगे, इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, टॉप 10, बिलो एवरेज, अबव एवरेज, ये सारे करके आए थे ना, ये वही हैं। अच्छा, डेट में आप चेक कर लो। डेट में जब मैंने आपको डेट अकरिंग बताया था तो उसमें नहीं बताया था यस्टरडे, टुडे, टुमारो, दिस वीक, लास्ट वीक, सब कुछ वो का वही है। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में करते थे, यहाँ आप फिल्टर में वो काम कर सकते हो। बस फ़र्क क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में 1000 एंट्रीज है तो 1000 की 1000 रहती है, लेकिन जो कलर होके आ जाती है। लेकिन फिल्टर में क्या है, वो फिल्टर आउट होके आती है, वो बाकी का डेटा चला जाता है, जो मांगा है एज इट इज़ वो का वो ही रह जाता है। ठीक है, तो ये सारे फिल्टर्स आपको आते हैं, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। कहीं पे भी कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर उसे रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हम कर चुके हैं, हमें आता है ऑलरेडी, हम वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम जो चीज़ सीख सकते हैं वो सीख सकते हैं सॉर्टिंग। तो चलिए अब हम मेनली सॉर्टिंग सीखेंगे। जो चीज़ आती है वो आती है सॉर्टिंग की, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, अरेंजमेंट एक तरीके का। तो अरेंजमेंट को ही हम सॉर्टिंग बोलते हैं। हमें सॉर्ट करना है। मान लीजिए अभी आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप से नेम लिखे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि A to Z लिखा हुआ है, Z to A लिखा हुआ है। तो वो चीज़ आप कर सकते हो, आप इस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ से आप A to Z पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके से आपका डेटा इसमें कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, आप मान लीजिए कुछ और करवाना चाहते हैं, नंबर के अकॉर्डिंग कराना चाहते हैं, तो आप नंबर पे जा सकते हैं। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना चाहते हैं, आपने इस पर क्लिक किया और देखो इसके ऊपर सॉर्टिंग का एक आइकन भी आ गया है। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। तो देखें इस पर एक सॉर्टिंग का आइकन आ गया है और देखो सबसे ऊपर जो नंबर होगा सबसे हाईएस्ट होगा और उसके अकॉर्डिंग पूरा डेटा यहाँ पर चेंज हो चुका है। मैं बताती हूँ, जैसे पहले जो डेटा था यहाँ पे वो हॉरिजन वेलनेस था, और बाद में जब हमने इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया था, अब ब्राइट हॉरिजन वेंचर है। ठीक है, पहले हम लोगों ने प्राइस को किया था इसलिए वो कुछ और दिखा रहा था, हमने यहाँ प्राइस को किया था लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो यहाँ रेडियंट हेल्थ क्लब था। तो इस तरीके से हम उसे सॉर्ट कर सकते हैं पूरे डेटा को एक ही बारे में। अगर मान लीजिए मैं डेट के अकॉर्डिंग करना चाहती हूँ न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, तो नया सबसे बड़ा डेटा जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, उस अकॉर्डिंग पूरा डेटा अरेंज हो गया है। यहाँ पे जेनिथ आ गया है अब।
ठीक है। एक चीज़ है कि जब आप सॉर्टिंग कर देते हो तो सॉर्टिंग अंडू नहीं होती है। हमने अंडू अभी के लिए हैंड टू हैंड कर दिया है। अगर आप सोचो सॉर्टिंग रह गई है फिर छोड़ दिया है, बाद में मैं दोबारा से पहले जैसा डेटा कर लूँगा, तो वो चीज़ नहीं होती है। अब मैं आपको जो सिखाऊंगी ये आपको नॉर्मल सॉर्टिंग पता लग गई है। एक बार के लिए मैं आपको कस्टम सॉर्टिंग से भी थोड़ा अवेयर करा देती हूँ। आप जैसे ही यहाँ पर है आपका डेटा है, उसके बाद यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर में जाकर कस्टम सॉर्टिंग पे क्लिक कर सकते हैं। कस्टम सॉर्टिंग पे आप सबसे पहले आपके पास जितने भी डेटा के अंदर हेडिंग होती है ना, वो सारी हेडिंग दिखती है। इसका मतलब ये है कि वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपको जो कस्टम सॉर्टिंग करनी है वो किसके अकॉर्डिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल नेम के अकॉर्डिंग करनी है, तो हमने नेम को किया। उसके बाद वो आपसे पूछता है कि किसके अकॉर्डिंग करनी है, सेल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग करनी है, सेल कलर के अकॉर्डिंग करनी है, फॉन्ट कलर के अकॉर्डिंग करनी है, कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आइकन लगा हुआ है उस अकॉर्डिंग करनी है। तो मान लीजिए यहाँ से मैं कलर का ही ले लेती हूँ, तो सेल कलर ले लिया। और अब जैसे ही मैंने सेल कलर लिया तो यहाँ पे मेरे ऑप्शंस चेंज हो गए हैं। अब ये मुझसे पूछ रहा है कौन सी सॉर्टिंग करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे येलो लेना है, लेकिन वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट येलो आ रहा था, जो बाय डिफ़ॉल्ट येलो था सिर्फ वो येलो ला के दे रहा था। अब ये सॉर्टिंग है, फिल्टर नहीं है, सॉर्टिंग है। फिल्टर में तो क्या होगा, वो सिर्फ येलो कलर को ला के दे देगा, बाकी पूरा डेटा चला जाएगा। सॉर्टिंग ऐसे नहीं होता। सॉर्टिंग उस डेटा को एज इट इज़ रखता है, बस जो अरेंजमेंट आप करना चाहते हो वो अरेंजमेंट कर देता है। अब जैसे मैं चाहती हूँ कि वो ऑन बॉटम आ जाए, मतलब येलो का जितना भी डेटा है ना वो सबसे नीचे चला जाए डेटा के, तो मैंने ओके कर दिया। अब देखिए बिल्कुल नीचे की तरफ जाएं और जितना भी आपका डेटा था, देखो डेटा खत्म हो रहा है यहाँ पे, वो पूरा येलो वाला नीचे आ गया वो पोर्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहें तो कस्टम सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया सभी को? तो यहाँ पे आपको कस्टम सॉर्टिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ टोटली अप टू यू कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई लेवल डिलीट करना है आप डिलीट कर दीजिए, ओके कर दीजिए, तो आपकी सॉर्टिंग यहाँ से डिलीट हो गई है। जो यहाँ से सॉर्टिंग करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ से देखो सॉर्टिंग चली गई है जितनी भी आपने सॉर्टिंग की हुई थी, और आपके येलो फिर से बिखरे बिखरे से आ गए हैं। तो जो कस्टम सॉर्टिंग करते हो, जो सॉर्टिंग वहाँ से करी जाती है, उसको आप डिलीट भी कर सकते हो उधर ही से। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा नॉर्मल सॉर्टिंग करना। अगर टेक्स्ट का करना है तो A to Z Z to A हो सकता है, नंबर का करना है तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो सकता है, और डेट का करना है तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट हो सकता है। कस्टम सॉर्टिंग भी सीखा कि कैसे हम वहाँ जाकर अपने अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने फिल्टर एंड सॉर्टिंग का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, सबसे पहले हमें वो जानना होगा। और गो टू का मतलब क्या है, गो टू स्पेशल क्यों यूज़ हो रहा है, जब हम ये जान लेंगे तो हम इसे आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, गो टू का मतलब होता है किसी भी सेल के ऊपर डायरेक्टली जंप करना। अब ये चीज़ आपके इंटरव्यूज़ में भी बहुत बार पूछी जाती है। आपको अगर मान लीजिए मैं ये कह देती हूँ, ये साइड में यहाँ पे आ गए हम लोग, और मैं आपको कह देती हूँ कि मुझे ना A1 लाख पे जाना है, A1 लाख पे जाना है, तो आप क्या स्क्रॉल करके जाओगे, ऐसे स्क्रॉल करते हुए जाओगे, या फिर आप अपने कीबोर्ड का इस्तेमाल करके, पेज डाउन का इस्तेमाल करके ऐसे नीचे तक जाते जाओगे? तो कितना टायरिंग होगा कि आपको A1 लाख पे पहुंचना है। तो इससे अच्छा आप कर सकते हो गो टू का इस्तेमाल। अब गो टू का इस्तेमाल करने के लिए दो तरीके आपके पास आते हैं। एक तरीका वो होता है जहाँ पर आप डायरेक्टली शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हो, और एक तो तरीका आपको पता ही है कि हम डायरेक्टली फीचर को एक्सप्लोर करेंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप होम टैब के फाइंड एंड सेलेक्ट में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलता है गो टू का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके की विंडो आएगी। इस तरीके की विंडो आने के बाद यहाँ पर आपको रेफरेंस लिखना होगा। आपको कहाँ जाना था, A10000, A1 लाख पे जाना था ना। उसके बाद आप ओके को प्रेस कर देंगे तो ये आपको A1 लाख के ऊपर लेके चला गया है। आप देख सकते हो हमारा ये वाला सेल रहा, ये A1 लाख के ऊपर है। लेकिन मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी कि आप इसका इस्तेमाल करें। एक बार के लिए मैं आपको इसका शॉर्टकट की ज़रूर बता देती हूँ। गो टू स्टार्ट्स विद G, तो इसका शॉर्टकट की क्या हुआ, मैं क्या कह रही हूँ कि गो टू स्टार्ट किससे हो रहा है, गो टू स्टार्ट्स विद G, हैंस उसका जो शॉर्टकट की होता है वो Ctrl+G होता है। ठीक है, अभी Ctrl+G अगर आप प्रेस करते हो कहीं पे भी अपनी शीट के अंदर Ctrl+G करते हो तो आपके पास ये विंडो ओपन होके आ जाती है और आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो। लेकिन मैं कहती हूँ ये भी एक बड़ा तरीका है, इस तरीके से भी हम नहीं करेंगे। अगर इन एनी केस अगर आपको कहा जाता है कि मुझे के
39653 पे पहुंचना है। तो आप क्या करेंगे, आप सीधा अपने नेम बॉक्स में जाएं, यहाँ पे लिखें K 39698, आपको यहाँ पहुँचना था, एंटर कर दीजिए। तो देखें इसने आपको 39698 और यहाँ से आप K देख सकते हो, आपको उस सेल का प्लेस पे ले आया है, डायरेक्टली जंप करके ले आया है। तो आप गो टू ना इस्तेमाल करके नेम बॉक्स का इस्तेमाल करें। गो टू अपने आप में और भी फीचर्स अटेन करता है, बहुत सारे फीचर्स हैं, वो बहुत यूज़फुल हैं, तो वो हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा काम सिर्फ आपको फ़ीचर बताना नहीं है, मेरा काम ये है कि मैं आपको इस तरीके से फ़ीचर्स बताऊँ वो इतने इफ़ेक्टिव रहें ताकि आप अपना काम बेहतर कर सकें। और काम बेहतर करने के लिए यूज़ नेम बॉक्स, वो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा, यहाँ पे तो क्या कर रहा है, ये साइड में यहाँ डायरेक्टली सेल पे जंप कर ले रहा है। अभी मान लीजिए आपके इंटरव्यूअर ने बोला आपको कि आपको ना K1963 तक का पूरा जितना भी एरिया है वो पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है। तो ऐसे में आप काम तो यही करोगे, नेम बॉक्स में लिखोगे K963528, कुछ भी आप लिख सकते हो, यहाँ तक के सिलेक्शन। और उसके बाद अब आप डायरेक्टली एंटर नहीं प्रेस कर दोगे, आप शिफ्ट एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर इसने पूरी यहाँ तक की सिलेक्शन दे दी है, जहाँ तक का आपने लिखा था यहाँ पे 963, जो आपका ये नंबर है 39698, तो इसने यहाँ तक दे दिया है आपका। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से मुझे कहाँ तक का सिलेक्शन करना है, M10 तक करना है। तो मैंने M10 लिखा, उसके बाद शिफ्ट एंटर प्रेस किया, तो इसने M10 का जहाँ तक फर्स्ट कर्सर वहाँ पे रखो और उसके बाद जहाँ पर पहुँचना है वहाँ का आप सेल पे जंप वाला लिखो और उसके बाद शिफ्ट एंटर प्रेस कर दो, तो वहाँ तक का पूरा सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हम सिलेक्शन क्यों सीखते हैं, मैंने आपको हमेशा एक्सेल में बताया है कि आप जो भी काम करते हो तो पहले आपको सिलेक्शन करनी पड़ती है और उसके बाद ही आप उस पर कुछ अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन कर रहे हैं कि पहले हमें अलग अलग तरीके के डायनेमिक तरीके के सिलेक्शन आ जाए, उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो सिलेक्शन में आपने क्या क्या सीखा था, तो बेसिक सिलेक्शन सीखे थे। अब वो बेसिक सिलेक्शंस क्या थी, बेसिक सिलेक्शन ये था, अगर मैं आपको कहती थी कंप्लीट सिलेक्शन कर लो, पूरा डेटा एक ही बारी में सेलेक्ट कर लो, तो आप क्या करते थे, कंट्रोल A कर देते थे, तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाता था। फिर मैं कहती थी कि भाई सिंगल क्लिक वाला सिलेक्शन कर लो, तो सिंगल क्लिक वाला सिलेक्शन किससे होता था, कंट्रोल शिफ्ट से होता था। तो आप कंट्रोल शिफ्ट एरोज़ का इस्तेमाल करते थे और पूरा का पूरा सिलेक्शन हो जाता था। उसके बाद फिर आपके पास आया कि सिंगल सेल का सिलेक्शन करना है, तो सिंगल सेल का भी सिलेक्शन हो गया, आपने शिफ्ट को होल्ड रखा और उसके बाद एरोज़ का इस्तेमाल कर लिया और यहाँ पे सिंगल सिलेक्शन हो गया। लेकिन मैं तो कह रही हूँ ये तो डेटा को सेलेक्ट करने का तरीका है। मैंने आपको डेटा दिया और डेटा में बोला कि जितने भी ब्लैंक सेल हैं उन्हें सेलेक्ट कर दो, तो भाई ये कैसे होगा, क्योंकि ना तो पूरा डेटा सेलेक्ट कर सकती, इसमें तो आपने कितना प्रिसाइज़ कर दिया कि पूरे ब्लैंक सेलेक्ट कर दो। अच्छा, मैं आपको कहूँगी पूरे डेटा के अंदर जितने भी टेक्स्ट लिखे हो ना वो सेलेक्ट कर दो। अब यहाँ देखो वैल्यूज़ के बीच में भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं, उनका भी सिलेक्शन होना चाहिए, तो ऐसे तो आप देखते रह जाओगे। तो इस तरीके के डायनेमिक सिलेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं गो टू स्पेशल। जैसे ही आप कंट्रोल G प्रेस करते हैं तो यहाँ पर नीचे आपको एक स्पेशल का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक कीजिए, आपके पास इस तरीके की विंडो आएगी जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको ये यहाँ से एक्सप्लोर नहीं करने हैं तो आप होम टैब से भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप होम टैब में जाइए, फाइंड सेलेक्ट में जाइए, यहाँ पर भी आपको गो टू स्पेशल मिल जाता है। कहाँ है, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, कंट्रोल A करेंगे ताकि हमारा ये डेटा सेलेक्ट हो जाए, उसके बाद कंट्रोल G करेंगे ताकि हमारे पास ये ऑप्शन आ जाए। उसके बाद हम स्पेशल में जाएंगे। मैं आपको पर्सनली यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी जाएँ तो कंट्रोल G करके फिर स्पेशल करके फिर जाएँ। पहली बात मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर बहुत छोटा है तो मे बी आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हर एक वर्ड के नीचे एक अंडरलाइन है, हर एक वर्ड के अंदर एक अल्फ़ाबेट है और अल्फ़ाबेट के नीचे अंडरलाइन है, तो वो अल्फ़ाबेट उसका की होता है। जिस तरीके से होम के जैसे हम ऑल्ट प्रेस करते हैं तो एक की नहीं आ जाता, वैसे ही यहाँ पे की आती नहीं है, जिसके नीचे अंडरलाइन होती है वो उसकी की होती है। ठीक है, द अदर थिंग, द फर्स्ट वन इज़ नोट्स। मान लीजिए मैं यहाँ अलग अलग जगह पर शिफ्ट F2 से नोट्स लगा देती हूँ।
मैंने कुछ भी रैंडम नोट्स लगा दिए हैं यहाँ पर शिफ्ट F2 से अलग अलग जगह पे, ठीक है। और अब आप चाहते हो कि जहाँ जहाँ ये नोट्स लगे हुए हैं ना उनका सिलेक्शन कर दो। मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा डेटा है और अब आपको जहाँ जहाँ नोट्स हैं वहाँ पे उसको हाईलाइट कर देना है सो दैट आपको दिख जाए कि पूरे डेटा के अंदर कहाँ कहाँ नोट्स हैं। तो कोई भी चीज़ अप्लाई करने से पहले हमें सिलेक्शन चाहिए, तो हम Ctrl+A करेंगे, Ctrl+G करेंगे, हम स्पेशल में जाएंगे, हम नोट्स को सेलेक्ट कर देंगे और हम ओके कर देंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ नोट्स लगे हुए हैं वो सिलेक्शन हो गया है। अब मैंने इसे इस तरीके से कलर कर दिया, तो अब मुझे मेरे डेटा में हमेशा से दिख जाएगा कि ओके फाइन यहाँ नोट्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप दोबारा से ये कलर हटाना चाहते हैं तो Ctrl+A करेंगे, Ctrl+G करेंगे, उसके बाद आप स्पेशल में जाएंगे, उसके बाद आप नोट्स को सेलेक्ट कर लेंगे एंड आप ओके कर लेंगे। अब आप चाहें तो इनका कलर हटा सकते हो, मैंने वाइट कर दिया और देखो ये सारे सिलेक्शंस हट गए हैं। तो इस तरीके से आप नोट्स का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद आपके पास देख सकते हैं Ctrl+A करें, Ctrl+G करें, स्पेशल में जाएं और आपके पास ऑप्शन आता है कांस्टेंट एंड फॉर्मूलाज का। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा, लेकिन इसे समझने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं। देखिए जब आप कांस्टेंट पे क्लिक करते हो तो ये 4 ऑप्शंस एक्टिव होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ नंबर, द अदर वन इज़ टेक्स्ट, द अदर वन इज़ लॉजिकल एंड देन एरर। और जब आप फॉर्मूलाज पे क्लिक करते हो तब भी ये 4 एक्टिव रहते हैं। तो क्या ये चारों दोनों के लिए हैं? हाँ। क्या आप इनको एक साथ में एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब कांस्टेंट और फॉर्मूला को एक साथ में चूज़ कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो। कांस्टेंट के लिए जब करोगे तो कांस्टेंट वाली चीज़ होगी, फॉर्मूला के लिए जब करोगे तो फॉर्मूला वाली चीज़ होगी। ये इनके कॉमन ऑप्शंस हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको समझने की ज़रूरत है कांस्टेंट क्या और फॉर्मूलाज क्या। इस पूरी टेबल के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल आपको मिलेंगे वो यही 2 ऑप्शन मिलेंगे, कांस्टेंट एंड फॉर्मूलाज। इसीलिए इन दोनों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इन दोनों में फ़र्क समझ नहीं आया तो पूरा गो टू स्पेशल समझना बेकार हो जाएगा। तो चलें इसे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पर आपको 2 वर्ड्स मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कांस्टेंट, द अदर वन इज़ फॉर्मूला। मान लीजिए A1 की से लेकर A10 तक कोई 10 करके ऐसे डिजिट्स लिखी हुई थी, 10 एक तरफ तो मैं लिख देती हूँ ये सेल है मेरा और यहाँ पे लिख देती हूँ 100, और एक तरफ यहाँ पे सेल है मेरा, मैं लिखती हूँ इक्वल्स टू सम A1 A10, फिर आंसर ये तो मेरा फॉर्मूला बार में दिखेगा बट आंसर मेरा क्या दिखेगा 100। तो यहाँ पर जो सिर्फ वैल्यू है, कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और यहाँ पर वैल्यू तो है लेकिन क्या ये वैल्यू कांस्टेंट है? क्या ये सिर्फ वैल्यू है? नहीं। फॉर्मूला बार चेक करो, क्या उसमें कोई फॉर्मूला लगा हुआ है? हाँ, तो मान लीजिए ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमें समझ आई कांस्टेंट एंड फॉर्मूला। एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पर कुछ आपके मार्क्स लिखे हुए थे, ठीक है। अब आपने मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेल के अंदर डायरेक्टली लिख दिया, किसी का ना 40% आया था तो वो पास हो गया, तो आपने लिख दिया पास और देखकर। और एक तरफ आपने यहाँ पर क्या किया, इफ़ फॉर्मूला लगाया कि इफ़ ऐसा हो तो ये कर देना वरना ये कर देना, और फिर उसके बाद मतलब कोई फॉर्मूला लगाया आपने यहाँ पर, उस फॉर्मूला से निकाला पास और फेल। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर, तो आपको दिखेगा पास, लेकिन उसके अंदर जब आपने फॉर्मूला बार में चेक किया तो वहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ था। तो ये आपका कांस्टेंट है और ये आपका फॉर्मूला है। तो अभी आपने इनिशियल लेवल पे ये समझा व्हाट इज़ कांस्टेंट एंड व्हाट इज़ फॉर्मूला। अब देखें, आपने जब कोई वैल्यू लिखी तो वैल्यू को हम बोलते हैं नंबर। वहीं पे ही यहाँ पर भी तो आंसर आपका वैल्यू आ रहा है, 100 आपका आंसर आ रहा है, तो ये भी नंबर है। तो ये जो नंबर है वो कांस्टेंट का नंबर है, मतलब वो नंबर कांस्टेंट का नंबर है, और ये जो नंबर आया है वो एक्सट्रैक्ट होके आया है। क्या होके आया है? एक्सट्रैक्ट होके आया है, इसीलिए ये फॉर्मूला का नंबर है। अब आप देखें यहाँ पर जब मैं आपको Ctrl+G करके बताती हूँ, स्पेशल में जाते हैं तो देखो एक कांस्टेंट में भी नंबर का ऑप्शन होता है और एक फॉर्मूला में भी नंबर का ऑप्शन होता है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क होता है। वो फ़र्क क्या होता है अब आपको समझ आया कि वो फ़र्क क्या होता है, कि एक कांस्टेंट का नंबर होगा और एक आपका फॉर्मूला का नंबर होगा। ठीक वैसे ही अगर मैं बात करती हूँ, जिस तरीके से हमने नंबर की बात की है, ठीक वैसे ही अगर मैं बात करूँ तो ये टेक्स्ट का है, ये टेक्स्ट का है। यहाँ पे क्या कोई फॉर्मूला लिखा है या डायरेक्टली पास लिख दिया? आप पार्टी नेम लिखते हो तो वो डायरेक्टली क्या होते हैं,
कोई किसी फॉर्मूला से जनरेट करके थोड़ी ना लेकर आते हो, आप तो नॉर्मली डायरेक्टली खुद से नाम फिल करते हो, कोई डेटा एंट्री करते हो. सो दैट इज़ योर टेक्स्ट. कैसा टेक्स्ट? कांस्टेंट का टेक्स्ट. और यहाँ पर आपने कोई फॉर्मूला लगाकर ये पता किया कि वो स्टूडेंट पास है या फेल है, तो कुछ भी ऐसा किया तो वो तो फॉर्मूला लगा के आया ना, तो दैट इज़ योर फॉर्मूला का टेक्स्ट. ठीक है, समझ आया? तो अभी आपको दो चीज़ समझ आई, कांस्टेंट का नंबर, फॉर्मूला का नंबर, और कांस्टेंट का टेक्स्ट और फॉर्मूला का टेक्स्ट. उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन और आते हैं. दो ऑप्शन और क्या आते हैं? दो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आते हैं, हम एक्सप्लोर करेंगे दोनों ऑप्शन, विच इज़ लॉजिकल और उसके बाद एरर. लॉजिकल क्या होता है? लॉजिकल होता है कोई भी चीज़ जो ट्रू फॉल्स लिखी है ना, लॉजिक क्या होगा? या तो ये या तो वो. लॉजिकल तो जो ट्रू फॉल्स लिखा है दैट इज़ लॉजिकल. और एरर आपने देखा होगा फॉर्मूलाज में ना, ऐसे वैल्यू एरर, हैशटैग लग के ऐसे एरर आ जाता है. नेम एरर, हैशटैग NA, हैशटैग स्पिल, हैशटैग डिवाइड, बहुत सारे तरीके के आपके पास एरर्स होते हैं. तो आपके पास ये एरर आ गए हैं. तो अगर मान लो कोई कांस्टेंट का एरर है, तो मतलब कोई फॉर्मूला लगाया तब एरर आया तो फॉर्मूला का एरर, और अदरवाइज डायरेक्टली लिखा है तो डायरेक्टली एरर, कांस्टेंट का एरर. कोई फॉर्मूला लगाया और ट्रू फॉल्स आंसर आया तो फॉर्मूला का लॉजिकल, और नहीं आया मतलब नॉर्मल है, डायरेक्टली हमने खुद ने अपनी मर्ज़ी से ट्रू फॉल्स लिखा है, दैट इज़ योर कांस्टेंट का लॉजिकल. अब ये आपको इतना अच्छे से अगर नहीं भी समझ आया ना तो इट्स ओके, बिकॉज अभी हम इसे बहुत ही डिटेल में यहाँ पर प्रैक्टिकली करके देखेंगे. ये हमारा डेटा है, ठीक है. इस डेटा के अंदर मान लीजिए, आपको मैं बता देती हूँ, आप यहाँ पे कॉन्स्टेंटली फॉर्मूला बार देखते रहिएगा. जैसे मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा जूम करती हूँ. हमने डेट पे क्लिक किया तो डेट आ रही है, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है. नेम पे क्लिक किया, नेम आ रहे हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है. डेकोर, प्रोडक्ट नेम, स्टेट, जेंडर, क्वांटिटी, देखो क्वांटिटी में वैल्यू आ रही है, कोई फॉर्मूला नहीं है. कॉस्ट, प्राइस, प्राइस में नहीं प्राइस ये थे, उसमें डायरेक्टली वैल्यू लिखा है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू द परचेज कॉस्ट तो देखो फॉर्मूला लिखा है, यहाँ वैल्यू दिख रही है बट फॉर्मूला है. यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ वैल्यू दिख रही है. यहाँ क्लिक करो, यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ वैल्यू दिख रही है. ये क्लिक करो, फॉर्मूला लगा हुआ है लेकिन टेक्स्ट दिख रहा है. ये क्लिक करो, फॉर्मूला लगा हुआ है लेकिन टेक्स्ट दिख रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ आप बाइफिकेट कर सकते हो, फॉर्मूला वाले नंबर और टेक्स्ट और सारी चीज़ें. तो अब मान लीजिए मैं आपको कहती हूँ कि मुझे ना कांस्टेंट का नंबर बता दो, तो कांस्टेंट का नंबर क्या सेलेक्ट करके बता दो. तो कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल G करेंगे, उसके बाद आप स्पेशल में जाएंगे, यहाँ से आप कांस्टेंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ सिर्फ नंबर्स को सेलेक्ट रहने दीजिए एंड ओके. तो देखो कांस्टेंट, डेट हमेशा नंबर के अंदर काउंट की जाती है. लेट मी टेल यू दिस थिंग, डेट को हमेशा आप नंबर में काउंट कीजिए, है ना. तो यहाँ पर एक तो ये नंबर हो गए, साथ ही साथ में क्वान्टिटी, क्योंकि उसमें तो कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ था, मैंने अभी दिखाया. कॉस्ट में भी नहीं लगा हुआ था, प्राइस में भी नहीं लगा हुआ था. बट व्हेन इट कम्स टू द परचेज कॉस्ट, सेल प्राइस, प्रॉफिट, तो उसके अंदर तो आपके फॉर्मूला लगे हुए थे, तो इसने इसको सेलेक्ट नहीं किया. किसको सेलेक्ट किया? जो सिर्फ कांस्टेंट नंबर्स थे. अब आप चाहें तो इसका कुछ भी कर सकते हैं, आप अलग से उन्हें कोई कलर दे सकते हैं कि मुझे कलर करके ऐसे कुछ अलग से हाईलाइट करना है, मुझे बताना है, जो आपको करना है कर सकते हैं. मेरा मेनली काम ये समझाना है कि सिलेक्शन कैसे होगा. ठीक है, तो यहाँ हमने गो टू स्पेशल वाली चीज़ करी. अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने कांस्टेंट नंबर किया. अब यही चीज़ फॉर्मूला नंबर करना होता तो कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल G करेंगे, स्पेशल में जाएंगे, फॉर्मूला में जाएंगे, नंबर्स को सेलेक्ट कर लेंगे एंड ओके करेंगे. तो देखो यहाँ से नंबर सेलेक्ट हो गए. लेकिन आप ध्यान से देखो, ये 0 है, ये A है, ये वैल्यू है, ये वाला में भी कोई डिजिट लिखा होगा डायरेक्टली, तो इसने इसका सिलेक्शन नहीं किया. आप यहाँ नीचे जाके चेक कीजिए और भी कोई एरर्स हैं तो देखो, क्योंकि वैल्यू अपने आप में एरर है, ए अपने आप में टेक्स्ट है, एक कांस्टेंट टेक्स्ट है. तो यहाँ पर हमने तो उसको कहा था कि फॉर्मूला वाला नंबर सेलेक्ट करके दो, तो वो इतना प्रिसाइज़ है कि उसने वो चीज़ें बीच में से नहीं ली हैं जो आपका फॉर्मूला वाला नंबर नहीं है. जो फॉर्मूला वाला नंबर है उसने वो ले लिया. ओके, चलें नेक्स्ट देखेंगे. कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल G करेंगे, सेम गोज़ विद द टेक्स्ट. अगर आपको कांस्टेंट का टेक्स्ट लेना है तो कैसे लेंगे आप? ये जितने भी नेम वेम लिखे हुए हैं सारे के सारे आपके टेक्स्ट हैं. ये कांस्टेंट है, आपने खुद से लिखे हैं, कहीं से फॉर्मूला से जनरेट किए हैं नहीं. लेकिन वहीं पे कंट्रोल A करके, कंट्रोल G करके, अगर मैं स्पेशल में जाती हूँ और अगर मैं फॉर्मूला को लेकर अगर मैं टेक्स्ट ले लेती हूँ एंड ओके कर देती हूँ तो ये मुझे यहाँ पर टेक्स्ट देता है. अब आप कहोगे कि मैम फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ये भी तो टेक्स्ट है. हाँ टेक्स्ट है, दैट्स करेक्ट. लेकिन मैंने आपको बोला था जो गो टू स्पेशल है उसके अंदर
जब भी आपका आंसर ट्रू फॉल्स में आता है तो ट्रू फॉल्स को वो क्या कंसिडर करता है, लॉजिकल। ट्रू फॉल्स को वो हमेशा लॉजिकल कंसिडर करता है, हेंस वो यहाँ पर उसे एज ए टेक्स्ट नहीं दिखाएगा। जो चीज़ एक चीज़ हो सकती है, या तो वो टेक्स्ट हो सकती है, लॉजिकल हो सकती है, या एरर हो सकता है। अब होने को तो एरर भी वैल्यू लिखा हुआ है, वैल्यू अपने आप में टेक्स्ट है, तो क्या वो टेक्स्ट में काउंट करेगा? नहीं, वो उसको एरर में काउंट करेगा। और एक चीज़ दो चीज़ों में तो काउंट नहीं की जा सकती, उसको तो एक ही बारी में काउंट करना पड़ेगा। हेंस यहाँ पर जो लिखा है वैल्यू वो आपके एरर हैं, ट्रू फॉल्स जो लिखा हुआ है वो आपके लॉजिकल्स हैं, इसीलिए यहाँ पर टेक्स्ट जितने भी टेक्स्ट थे उसने दे दिया है। इवन आप मानेंगे नहीं, यहाँ पर ओके आप मानेंगे, हाँ हमने फॉर्मूला वाला टेक्स्ट लिया था ना, तो ये ले लिया। अभी मुझे कांस्टेंट वाले टेक्स्ट में आपको और बताना था, कंट्रोल जी करेंगे, स्पेशल करेंगे, और कांस्टेंट वाले एक बार मैं और चेक कराना चाहती थी आपको। तो देखो यहाँ से इसने तो इसको तो सेलेक्ट किया था, ये तो हमने देख लिया। आप यहाँ देखना, एक सेकेंड, हम इतने साइड में आ गए कि हाँ ये रहा। देखो इसने ए यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हुए थे ना, तो ये भी सेलेक्ट कर लिए हैं, उसने छोड़ा नहीं है वो डेटा। आपने अगर कांस्टेंट टेक्स्ट उसको बोला है तो उसने ये भी सेलेक्ट कर लिया है। मुझे आपको यही दिखाना था, वो साइड वाले डेटा में चले गए थे हम गलती से। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो चीज़ कंप्लीट की, विच इज़ द फर्स्ट इज़ नंबर एंड द अदर वन इज़ टेक्स्ट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, कंट्रोल जी कर लिया हमने डायरेक्टली, कोई बात नहीं, स्पेशल में आ गए। उसके बाद हम कॉन्स्टेंट पे जाएंगे और हम लॉजिकल्स चेक करना चाहते हैं। तो क्या हमें यहाँ पे कॉन्स्टेंट में लॉजिकल मिलेगा? जिससे बताइए। तो मेरी तरफ से तो आंसर नो है। अगर आपकी तरफ से येस है तो थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो रही है, और अच्छे से समझाएंगे। देखें, ओके करो। तो यहाँ पर देखो हमने कहीं भी डेटा सेलेक्ट नहीं किया था, तो इसने यहाँ ब्लू वाले में चेक किया, ये ब्लू हेडिंग में। मुझे तो यहाँ इस वाले में चेक करना था। कंट्रोल ए करो, कंट्रोल जी करो, स्पेशल करो, एंड यहाँ पे कांस्टेंट में जाओ, एंड यहाँ पे लॉजिकल लेना है मुझे, एंड ओके करो। तो यहाँ कोई लॉजिकल नहीं है, कह रहा नो सेल्स वर फाउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लॉजिकल है वो क्या है? ट्रू फॉल्स है। वो ट्रू फॉल्स आया किससे है? देखो यहाँ पे ये ट्रू फॉल्स आया किससे है? देखो ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ है, फॉर्मूला से आया हुआ है। तो अगर मैं फॉर्मूला वाला करती ना, कंट्रोल ए करती, कंट्रोल जी करती, स्पेशल करती, एंड फॉर्मूला लेकर फिर इसमें लॉजिकल लेती, तो फिर आ जाता। देखो फिर इसने सिलेक्शन कर दी है, लेकिन यहाँ पर वो कांस्टेंट में नहीं था ना। कांस्टेंट के लिए देखो मैंने एक अलग से डेटा बनाया हुआ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। कंट्रोल ए किया, कंट्रोल जी किया, स्पेशल गए, एंड यहाँ पर आपने कांस्टेंट लिया, तो यहाँ पर आप इसे लेकर ओके कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इसने सिलेक्शन कर दी। क्यों कर दी यहाँ पे सिलेक्शन? देखो इस पर क्लिक करो, ऊपर ऊपर अपना फॉर्मूला बार चेक करो, क्या वहाँ पर कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है? नहीं, वो तो सारा का सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट लिखा हुआ है और ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है, तो फिर वो आपका क्या हुआ? लॉजिकल हो गया। कौन सा? कांस्टेंट वाला हो गया। ठीक वैसे ही अगर मैं एरर की बात करूँ तो कंट्रोल है, देखो यहाँ पे जो एरर लिखे हुए हैं खुद से एरर लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला से एरर नहीं आया है, ठीक है। तो आप कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, स्पेशल में जाएंगे, एंड यहाँ से आप कांस्टेंट लेंगे, यहाँ से आप एरर लेंगे, ओके करेंगे। तो देखो ये सारे एरर्स इसने सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। वहीं पे अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ तो देखो ये वाले जो एरर है रेड हेडिंग वाला फॉर्मूला के लिए, तो ये देखो ये है, हमने फॉर्मूला लगाया है और उसके बाद कोई एरर आया। तो अब आप कंट्रोल ए करें, कंट्रोल जी करें। अगर आप स्पेशल में जाके कांस्टेंट में जाकर यहाँ पे एरर लेते हो तो ये कहेगा नो सेल्स वर फाउंड। यस, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एरर आए हुए हैं वो एक्चुअली फार्मूला लगा के आए हैं। तो इसलिए आपको कंट्रोल जी करना है, स्पेशल में जाना है, और यहाँ से फार्मूला को चूज़ कर कर यहाँ से आपने एरर लेकर ओके कर देना है। तो ये सारे के सारे एरर को चूज़ कर लेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जितने भी ऑप्शन थे जो कि मेन ऑप्शंस हैं गो टू स्पेशल के, वो सारे के सारे यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने कांस्टेंट के अंदर भी चारों ऑप्शन देख लिए हैं और हमने फार्मूलाज के अंदर भी चारों ऑप्शंस को बहुत अच्छे से देख लिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है वो हम देखते हैं। कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, उसके बाद स्पेशल में जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आता है ब्लैंक, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। मान लीजिए, एंड ये इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपके सामने ये डेटा क्रिएट करने वाली हूँ। हमने ये डेटा पहले क्रिएट किया था, एंड यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, कुछ एक सेकेंड, ऐसे क्यों हो गया? हाँ भी ठीक है। ये मैंने कंट्रोल को होल्ड करके मैं सिलेक्शन कर रही हूँ क्योंकि मुझे मल्टीपल सिलेक्शन करना है। अरे मैंने कंट्रोल को होल्ड नहीं किया, मैंने यहाँ से सिलेक्शन कर देती हूँ मैं।
ठीक है, और यहाँ पे मैंने डिलीट का ऑप्शन कर दिया और अब देखो आपके पास ये डेटा आ गया है। अब इसके अंदर बहुत सारे ब्लैंक्स हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि ये सारे ब्लैंक्स आपको हटाने हैं तो क्या आप वहाँ पे बैठ के एक एक करके हटाने वाले हो? नहीं। अगर एक एक करके करने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। अब मुझे ये सारे के सारे ब्लैंक्स को हटाना है, तो हटाने के लिए पहले सिलेक्शन भी तो करनी पड़ेगी, और सिलेक्शन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल ए करते हैं, तो सॉरी कंट्रोल जी करते हैं। अब कंट्रोल ए से क्या मैं पूरे डेटा को सेलेक्ट कर सकती हूँ? करके देख लो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीच में स्पेस आ गया, इसलिए हमें सिलेक्शन तो यहाँ से इस तरीके से कंप्लीट सिलेक्शन करनी पड़ेगी। आपने सिलेक्शन कर लिया है, मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्शन कर लिया है। उसके बाद मैं कंट्रोल जी प्रेस करती हूँ, स्पेशल में जाती हूँ एंड ब्लैंक्स को सेलेक्ट करके ओके कर लेती हूँ। अभी क्या है ना, ये ब्लैंक्स में हम डायरेक्टली कंट्रोल माइनस कर सकते हैं। कंट्रोल माइनस से क्या होता है, हमारे सेल्स डिलीट हो जाते हैं। हम सेल्स यहाँ डिलीट करेंगे, पूरी रो डिलीट नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे साइड में भी आसपास में भी कोई डेटा हो सकता है। तो हम अपने डेटा को बिगाड़ना नहीं चाहते, हम पूरी शीट को बिगाड़ना नहीं चाहते, इसलिए हम कंट्रोल माइनस करेंगे, हम सेल्स डिलीट करेंगे। कंट्रोल माइनस कीजिए, एंटायर रो एंटायर कॉलम नहीं करना है। हम सोचेंगे कि हमें सेल्स को डिलीट करना है। सेल्स को डिलीट करना ऑल्दो मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन इसे भी थोड़ा सा और ध्यान से समझें कि अब आपको एग्जिस्टिंग डेटा के साथ क्या करना है। क्या आप एग्जिस्टिंग डेटा को लेफ़्ट में ले जाना चाहते हैं? लेफ़्ट में थोड़ा ना लेके जाएंगे, आप अपने बचे हुए डेटा को ऊपर की तरफ ही तो ले आएंगे। अगर बीच में सेल खाली है तो सेल को हटा दो और बाकी डेटा को ऊपर शिफ्ट कर दो, यही तो चाहते हो। अगर यही चाहते हो तो शिफ्ट सेल अप कर दो एंड ओके कर दो। तो इस तरीके से आपका जो डेटा है वो एकदम से शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर कोई भी ब्लैंक्स नहीं है, ठीक है, इस तरीके से कोई भी ब्लैंक नहीं है। पहली चीज़ आपने ये सीखी। दूसरी चीज़ मैं आपको सिखाती हूँ कि मान लीजिए आप क्या करते हैं, आपके पास ब्लैंक है, कहीं पे थोड़े थोड़े ब्लैंक्स हैं, पूरे डेटा में थोड़े से ब्लैंक्स हैं। अभी यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन थोड़े से ब्लैंक्स हैं, ठीक है। अब उन ब्लैंक्स के अंदर सभी के अंदर सेम वैल्यू जाने वाली है, और आप उसमें एक एक करके तो फिल नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा लिखूँ कि वो एक ही बारी में सभी ब्लैंक्स में फिल हो जाए। तो ऐसे केस में आप उसको कैसे कर सकते हो? मान लीजिए आपको सबसे पहले करना तो वही पड़ेगा कि आपने डेटा को सेलेक्ट, बिकॉज ब्लैंक को सेलेक्ट करोगे तभी तो कुछ कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आप अपने डेटा को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल जी कर लो, उसके बाद स्पेशल में चले जाओ, उसके बाद आप यहाँ से ब्लैंक को सेलेक्ट कर लो एंड ओके कर लो। तो इससे आपके जितने भी ब्लैंक्स थे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आपको कुछ भी लिखना है ना जो आप सभी सेल्स में एक साथ चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेती हूँ एक बार के लिए, तनु सिंगल, या फिर कोई वैल्यू लिख लेते हैं या कुछ भी लिख लेते हैं। मैं 1000 लिख लेती हूँ, तो मैंने 1000 लिख लिया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये सभी में आ जाए, तो अगर मैं एंटर प्रेस कर दूँगी ना तो क्या होगा, एंटर करने से क्या होता है, हमारा नेक्स्ट सेल में हम एंटर कर जाते हैं और पूरी जो सिलेक्शन है वो ऑफ हो जाएगी। तो हमने ये नहीं करना। अब आप एक काम कर सकते हो, एंटर की जगह कंट्रोल एंटर प्रेस कर दीजिए, तो आपका हर जगह पे वो 1000 लिख के आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि मैम आपने 1000 लिखा था, ये क्यों आ गया, ये फॉर्मेट डेट वाला है इसलिए आ गया, अदरवाइज़ हर जगह वो सेम वैल्यू लिख कर आ जाएगी, ठीक है। समझ आया? आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सिलेक्शन करनी है और डायरेक्टली लिखना शुरू कर देना है। कुछ ऐसा नहीं है किसी सेल में क्लिक कर रहे हो, क्लिक करते ही पूरी सिलेक्शन खत्म हो जाती है, तो क्लिक नहीं करना है, डायरेक्टली लिखना शुरू कर देना। उसके बाद कंट्रोल एंटर कर देना है, क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्शन हो रखी है। सिलेक्शन में हम एक और क्लिक करते हैं तो सिलेक्शन ऑफ हो जाती है, हमें सिलेक्शन ऑफ नहीं करनी है। आप सीधा कंट्रोल एंटर कर दो, सब जगह पर आपका डेटा चला जाएगा, ठीक है। अब मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ यहाँ पर, और अब हम यहाँ पे एक बार के लिए वापस से ब्लैंक्स को रिमूव करना सीख लेते हैं। हमने ब्लैंक्स सारे पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। लास्ट टाइम मैं आपको बता देती हूँ सो दैट कन्फ्यूजन ना हो, अच्छे से आपको आ जाए, ठीक है। कंट्रोल जी किया, स्पेशल में गए, के प्रेस कर लो, बिकॉज ब्लैंक में के नीचे होता है, तो के प्रेस किया, एंटर प्रेस किया एंड आपको ये सिलेक्शन मिल गई है। कंट्रोल माइनस करो, हम शिफ्ट सेल अप करेंगे एंड ओके कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा जो डेटा है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे ये सीख लिया। उसके बाद मैं आपको एक दो ऑप्शंस और बताऊँगी। उससे पहले जो इम्पॉर्टेंट सबसे पहले मैं वो सारे कवर कर लेती हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद आपको नॉर्मली उसको एक्सप्लोर करा दूँगी, ओके। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आता है वो आता है, बता देती हूँ पहले ऑप्शन, कंट्रोल जी स्पेशल, और इसके अंदर दो ऑप्शन है, रॉ डिफरेंस एंड कॉलम डिफरेंस, एंड ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो देखें कैसे ये होता है रॉ डिफरेंस एंड कॉलम डिफरेंस। जैसे मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा सिनेरियो लेके चलते हैं, और रियल लाइफ सिनेरियो है ये, कि आप मान लीजिए आप डेटा एंट्री करते हैं, ठीक है, आपका बिजनेस है, उसके अंदर 999 इन्वॉइसेस बने मार्च के मंथ में, ठीक है, 999 बने। आपने टैली के अंदर 1000 इन्वॉइसेस डाल दिए, और आपके एक्सेल के अंदर तो 999 थे।
या इसका अपोजिट भी हो सकता है, या फिर किसी वैल्यू में डिफरेंस है। मतलब आपने यहाँ पर सारे टैली के लिखे, यहाँ पर आपने एक्सेल के लिखे, और सबसे पहले जब रिकन्सिलेशन आती है तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ को ही चेक करते हैं। मान लीजिए आपके दोनों डेटा में 50,000 का फ़र्क है, तो सबसे पहले आप ये देखोगे ना कि डायरेक्टली मुझे ये पता लग जाए कि वैल्यूज़ में कहाँ डिफरेंस आ रहा है। तो अगर मान लीजिए दो वैल्यूज़ में कभी भी आपको डिफरेंस चेक करना है, दो आपके पास यहाँ पे रोज़ हैं और उसमें डिफरेंस चेक करना है, तो यू कैन यूज़ दिस ट्रिक। बेसिकली आपने क्या करना है, इस डेटा को सेलेक्ट करना है, डेटा को सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया, स्पेशल में गए एंड रॉ डिफरेंस लिया एंड ओके कर दिया। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ वैल्यू डिफरेंट थी बाकी सेम है। देखो ये वाला डिफरेंट है, ये वाला डिफरेंट है, ये वाला डिफरेंट है, आप कलर कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। लो ये डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, अभी तो हम लोगों ने कंट्रोल जी में जाके ये किया। इसका जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल एंड यहाँ पर आएगा आपका फॉरवर्ड स्लैश। तो आप इसको भी यूज़ कर कर ये वाला काम कर सकते हैं। कैसे किया मैंने, मैं वापस से बता देती हूँ आपको। अच्छा मैंने ये क्यों लिया है, क्यों, ओके फाइन, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके मैंने इसे सेलेक्ट किया, होम पे गई एंड यहाँ से वाइट कर दिया। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, कंट्रोल इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश प्रेस कर दिया, क्या कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। ओके वो वर्क करता है। कभी कभी मेरी कीज़, मेरे लैपटॉप का, मेरे सिस्टम का की वर्क नहीं कर रहा है, बट आप इसको इस्तेमाल करके देखिएगा, आपका काम हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं, कंट्रोल ए किया, ओके कंट्रोल ए किया, कंट्रोल जी किया एंड स्पेशल में गए एंड यहाँ से आपने रो डिफरेंस लिया एंड आपने ओके किया, तो इस तरीके से आ जाएगा। कंट्रोल ए, कंट्रोल डेटा सेलेक्ट, कंट्रोल जी, स्पेशल, रो डिफरेंस, ओके एंड जस्ट कलर कर दीजिए। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर मान लीजिए आपका डेटा इस फॉर्मेट में है तो आप कॉलम डिफरेंस कर लीजिए, कॉलम्स को चेक करा लीजिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वही वाली बात है। तो आपने कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो से पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंट्रोल जी कर लिया, स्पेशल कर लिया, उसके बाद कॉलम डिफरेंस किया और ओके किया। तो जहाँ जहाँ डिफरेंस थे वो आ चुके हैं, अब आप उसे कलर कर सकते हो। तो यहाँ डिफरेंस थे और आपके पास ये डिफरेंस आ चुके हैं। ठीक है, तो ये मेजर दो ऑप्शंस थे जो कि बहुत ही इस्तेमाल होते हैं जब आप रिकनसाइल करते हो कोई भी दो वैल्यूज़ को, तो आप इस तरीके से डायरेक्टली उसे कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं आपको ऑप्शन दिखाती हूँ स्पेशल में, तो यहाँ पर करंट रीजन और एरे अभी हम नहीं करेंगे, हम ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को भी हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पर उससे पहले हम प्रेसिडेंट एंड डिपेंडेंट्स देख सकते हैं कि हमारे पास इनका क्या मतलब होता है। तो देखें, हम एक नॉर्मल सा एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ 10 × 2 = दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, एंटर। तो बेसिकली 10 × 2 × 20, अगर 10 को 20 में अगर दूँ तो 200 ही काम कर रहा है। मान लीजिए मैंने इस डेटा को लिया, कंट्रोल जी किया, उसके बाद स्पेशल में गई एंड उसके बाद प्रेसिडेंट्स लिए एंड डायरेक्ट ऑनली या ऑल लेवल्स किया, तो डायरेक्ट ऑनली किया एंड ओके किया। तो इसने मुझे बताया 10 × 20 करने पे ये 200 आया है। प्रेसिडेंट होते क्या हैं, बेसिकली आपके पास ये आपको यहाँ just give me a minute। देखिए इस तरीके से आपको दिख जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, तो प्रेसिडेंट क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर 200 है ये कहाँ से आई है, 10 को मल्टीप्लाई किया 20 से तो 200 आया। रिमूव करना चाहते हो एरो तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। अगर आप इसका उल्टा देखना चाहते हो तो जैसे मान लीजिए ये 20 कहाँ यूज़ हो रहा है ये चेक करना चाहते हो, डिपेंडेंट किस पे है, तो ये इस पे डिपेंडेंट है। अगर मान लीजिए यही चीज़ आप 10 के लिए देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो इसी तरीके से जब आपको सिलेक्शन करनी होती है तो आप सिलेक्शन भी कर सकते हो। कंट्रोल जी करोगे, स्पेशल करोगे, प्रेसिडेंट्स लोगे एंड आप ओके करोगे, तो इसने इन दोनों का सिलेक्शन कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं यहाँ पे 50 लिखती हूँ और यहाँ पर आपका लिखती हूँ = दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल। तो अब एक बात बताओ, इसका जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर भी तो है। अगर मैं यहाँ 20 कर दूँ तो देखो सब कुछ भी तो चेंज हो जाएगा, तो डिपेंडेंसी बना दी है हमने। तो अगर मैं यहाँ से डिपेंडेंट्स को क्लिक करती हूँ तो ये यहाँ पे डिपेंडेंट है।
ठीक है। अगर मैं रिमूव एरे, ये प्रेसिडेंट, ये यहाँ पे जाकर इसको क्लिक करती हूँ तो ये इन पे डिपेंडेंट है। आपको समझ आ रहा है? अगर ये कम समझ आ रहा है तो इट्स ओके, बिकॉज हम इसको डिटेल में बाद में भी करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, एक बार रिमूव एरो करो एंड उसके बाद ये सिलेक्शन किया, उसके बाद कंट्रोल जी किया, उसके बाद स्पेशल में गए एंड हमने प्रेसिडेंट लिया एंड ऑल लेवल्स पे किया एंड ओके किया। तो इसने सब डिपेंडेंट्स मुझे बता दिए। ठीक वैसे ही अगर मैं इसका अपोजिट देखना चाहती हूँ तो कंट्रोल जी किया, स्पेशल किया एंड यहाँ डिपेंडेंट्स पे आ गए और ऑल लेवल पे चेक करना चाहें तो जो डिपेंडेंट्स हैं ये दोनों वैल्यूज़ किसी ना किसी पे डिपेंडेंट्स हैं तो वो आपके पास आ गई। तो बेसिकली जब भी आपको फॉर्मूला की फॉर्मेशन देखनी है कि ये पर्टिकुलर जो वैल्यू आई हुई है ये फॉर्मेट कहाँ से होके आई है, कौन कौन सी वैल्यूज़ से उठकर ये वैल्यूज़ आई हैं, तो आप ये चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि हमने थोड़ा बहुत ये टॉपिक भी कवर कर लिया विच इज़ ट्रेस प्रेसिडेंट एंड ट्रेस डिपेंडेंट। अगर हम आगे इसको एक्सप्लोर करेंगे तो कर लेंगे, बट इतना यूज़फुल नहीं है। बस जब कभी चेक करना हो, ऑल्दो आप डायरेक्टली फॉर्मूला बार में जाके भी चेक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आपको मूवमेंट वो चेक करनी है तो आप इधर से वो मूवमेंट चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन आता है विच इज़, आप स्पेशल में जाइए, आपके पास आता है लास्ट सेल। कभी कभी आपको पता नहीं होता इस पूरी शीट में लास्टली कहाँ पे कोई चीज़ लिखी है, तो आप क्या कर सकते हो, लास्ट सेल करेंगे एंड ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये आपका लास्ट सेल है, बिकॉज आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई एंट्री ज़रूर रखी होगी, तो इसने मुझे बताया ये मेरा लास्ट सेल है। ठीक है, आप डायरेक्टली लास्ट सेल पे जंप कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन और मिल जाते हैं आपको, जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया, डेटा वैलिडेशन हो गया, ये अभी आपने किया नहीं है। कंडीशनल फॉर्मेट्स, मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है, मेरे पास यही डेटा है, चलें एक बार के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं कंट्रोल ए करती हूँ, उसके बाद होम पे जाती हूँ, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लेती हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट दैट कंटेन्स ले लेते हैं एंड यहाँ पर हम डेकोर के अंदर, डेकोर जहाँ लिखा है वो रेड कलर में फिल हो जाए, तो ये आ गया। उसके बाद मैं अब क्या करती हूँ, कंट्रोल ए करती हूँ, कंट्रोल जी करती हूँ, स्पेशल में जाती हूँ एंड मैं कहती हूँ कंडीशनल फॉर्मेट जानना है, ऑल जानना है या सेम जानना है। मैंने ऑल कर दिया, सेम मतलब अगर सेम काइंड ऑफ अगर हो रखा है तो वो सिलेक्शन कर देगा, ऑल कर दीजिए। तो देखो इसने इसका सिलेक्शन करके दे दिया। कहाँ लगी हुई है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लगाई तो हमने पूरे में है। जब आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई तो पूरे में थी। अब डेकोर, अब एक बात बताओ, मैं डेकोर यहाँ लिख देती हूँ, लो जी डेकोर लिख दिया, तो ये भी ओके मैंने लिखा गलत है ना, डेकोर लिख दिया, तो ये तो इसे भी कलर कर रहा है। बात इसकी थोड़ी ना है, क्योंकि हमने इसको थोड़ी ना सिलेक्शन करके किया था, हमने तो पूरे डेटा को सेलेक्ट किया था, तो इसलिए इसने सिलेक्शन भी पूरे डेटा की हमें दे दी है। उसके बाद आपको जो ऑप्शन नज़र आता है वो आता है डेटा वैलिडेशन, जो कि हमने अभी नहीं किया है, तो वो हम करेंगे। एंड ऑब्जेक्ट्स का भी एक ऑप्शन रह जाता है। ऑब्जेक्ट का ऑप्शन भी जैसे ही हम इंसर्ट टैप करेंगे तो वहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना कंप्लीट किया है गो टू एंड गो टू स्पेशल, वो भी पूरे डिटेल में। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पे स्पेशल की तरफ। तो अब आपके पास जो टॉपिक आता है वो आता है पे स्पेशल का। पे स्पेशल क्या है, तो नॉर्मल स्पेशल, नॉर्मल जो पेस्ट होता है वो क्या होता है, तो बेसिकली जब भी हम अपने डेटा को, यहाँ पे हमने कोई डेटा लिया हुआ है, इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल सी करेंगे और कहीं पे भी जाकर अगर हम कंट्रोल वी करना चाहें तो वो भी हो जाएगा, और या फिर डायरेक्टली पेस्ट को प्रेस करना चाहें तो वो भी हो जाता है। तो नॉर्मल कॉपी पेस्ट ऑल्दो आप जान चुके हो, मैं पढ़ा चुकी हूँ कि वो सब कुछ कंटेंट उठाकर एज इट इज़ डिट्टो आपको लाकर दे देते हैं। लेकिन अब आपको एज इट इज़ नहीं चाहिए, नॉर्मल काम नहीं चाहिए, आपको कुछ अलग से करना है। आपको सिर्फ फॉर्मेट्स लेकर आने हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज लेकर आने हैं, आपको सिर्फ नोट्स लेकर आने हैं, आपको सिर्फ कुछ और मतलब काम करना है, तो ऐसे केस में आप पे स्पेशल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पे स्पेशल वैसे तो यहाँ पर जैसे ही आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर बहुत सारे आइकन जो नज़र आ रहे हैं ये सारे पे स्पेशल वाले ही हैं, लेकिन आइकन से डायरेक्टली समझना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए आप यहाँ पर पे स्पेशल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके की विंडो आ जाएगी। अब ये विंडो देखें, पे स्पेशल बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो या तो आप डायरेक्टली इस विंडो से जाएं अगर शॉर्टकट की याद नहीं होता है तो, लेकिन अगर शॉर्टकट की याद करना है तो आप जैसे नॉर्मल पेस्ट करते थे कंट्रोल वी से, इसके अंदर बस बीच में आपको ऑल्ट को ऐड कर देना, तो कंट्रोल ऑल्ट होल्ड करो एंड जस्ट प्रेस वी, तो आपके पास ये पे स्पेशल वाली विंडो आ जाएगी। फिर उसके बाद आप जो भी सिलेक्शन करना चाहो कर सकते हो। तो यहाँ पर एक बार के लिए मैं आपको इसको डिलीट करते हैं, ऑल्ट HE A करती हूँ, डिलीट हो गया। एंड उसके बाद
अब हम उसको एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मैंने पहले यहाँ पे कोई डेटा लिया, जैसे मैंने ये डेटा ले लिया, कंट्रोल सी किया, यहाँ पर आके कंट्रोल ऑल्ट वी करूँगी एंड उसके बाद देखो सबसे पहले ऊपर जो ऑप्शंस है ना, हम सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एक्सप्लोर करेंगे, सो दैट बाकी की चीज़ें हम एक्सप्लोर कर लेंगे। लाइक मैं बता दूँगी कि इस चीज़ में क्या हो रहा है, लेकिन मेनली हम एग्जाम्पल्स देखेंगे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट वाले हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाले ऑप्शंस देखेंगे विच इज़ पेस्ट। द फर्स्ट वन इज़ ऑल, जो जैसा है वैसा का वैसा आ जाए, जो कि कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी से भी हो रहा है। तो अगर मुझे वही करना है तो मैं यहाँ आके क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँगी, मैं डायरेक्टली कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी ही ना कर लूँगी। तो यहाँ ऑल का कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट फॉर्मूलाज, मान लीजिए आपके पास डेटा के अंदर कोई फॉर्मूलाज हैं और आप उसे एज इट इज़ उठाकर कहीं लेकर जाना चाहते हैं। यहाँ पर अभी कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, लेकिन हम यहाँ लगा सकते हैं क्या? हम बिल्कुल लगा सकते हैं। एक बार के लिए हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस अमाउंट, एंटर करेंगे तो ये फॉर्मूला लग गया, डबल टैप कर दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए आप इसको यहाँ पर इसको ले जाते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं। तो क्या आपके पास आया अमाउंट? नहीं, आपने कॉपी पेस्ट किया है। अब यहाँ पे आप पे स्पेशल करके देखिए, कंट्रोल ऑल्ट वी वी नहीं करना था, फार्मूलाज करना था, ओके किया। तो यहाँ पर आपके पास फार्मूलाज आ गए हैं, N3 इंटू O3, O3 इंटू P3, O3 इंटू P3। तो देखिए इसने फॉर्मूला, देखो यहाँ पर तो इसने ड्रैग कर लिया है, जैसे N3 इंटू O3। यहाँ पर भी इसने इसी तरीके से सिर्फ फार्मूलाज ला दिए हैं, बाकी कंटेंट नहीं लाया। आपने उसमें क्या बोला था, मुझे सिर्फ फार्मूलाज ला दो, तो उसने फार्मूलाज ला दिए हैं लेकिन बाकी कंटेंट नहीं लाया। यहाँ पर क्या करता है, वो सब कुछ कंटेंट ले आता है। इसमें कोई फॉर्मेटिंग हो रखी होगी, इसमें कोई कलर हो रखा होगा, कुछ भी होता है वो सब ले आता है। आप जो चीज़ चूज़ करना चाहते हैं, जो एग्जैक्टली सेम चीज़ चाहते हो, वो आप वहाँ से ला सकते हो, ठीक है। मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे ऑल्ट HEA से मैं इसे हटा देती हूँ। चलें नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, मैं एक बार के लिए कुछ भी कॉपी कर लेती हूँ, उसके बाद यहाँ पे जाके कंट्रोल ऑल्ट वी करती हूँ। नेक्स्ट आपको कहता है वैल्यू। वैल्यू क्या कहता है, मान लीजिए जैसे आप आगे चल के रैंडम फार्मूला सीखेंगे और तरीके के फार्मूला सीखेंगे, तो ऐसे केस में क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए ये चीज़ है, ये अमाउंट ही है। अमाउंट को जैसे ही मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पर आके पेस्ट करती हूँ, तो ऑब्वियसली सारी वैल्यू चेंज हो गई। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि नहीं, मुझे तो ये वाली अमाउंट कहीं रिपोर्ट में लगानी है या कहीं तो मुझे चाहिए ये अमाउंट। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप इसको लीजिए, कंट्रोल सी कीजिए एंड कहीं पे भी जाकर जहाँ आप इस वैल्यूज़ को ले जाना चाहते हैं, कंट्रोल ऑल्ट वी कर दीजिए, तो ये वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देगा। देखिए अभी जो ये वैल्यूज़ हैं वो आपके फार्मूला से एक्सट्रैक्ट हुई हैं, फार्मूला से एक्सट्रैक्ट हुई हैं, तो वो फार्मूला है। आप फार्मूला बार में देखोगे वो फार्मूला है, वो तो फार्मूला का आंसर आपको दिखाई देता है, तो बेसिकली है तो वो फार्मूला। अगर आप उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर दें, यहाँ पे जो पेस्ट करें वो वैल्यू के फॉर्म में कर दें, ओके कर देंगे, तो आपकी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आप क्या, ये चेंज नहीं होएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आपके पास कोई डेटा है जिसको आप ऐसा देखना चाहते हो कि भाई ये डेटा कभी चेंज ना हो, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, रेफरेंस के बेसिस पे चलता है और रेफरेंस चेंज हो सकती है। अगर कोई भी रेफरेंस चेंज होगा, आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो इन एनी केस अगर आपको लगता है कि आप अपना फार्मूला को चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अपने जितने भी फार्मूलाज हैं उन्हें वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पर कहीं पे भी जाकर कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे। जैसे मैंने आपको गो टू स्पेशल में भी बताया था, जिस अल्फ़ाबेट के नीचे अंडरलाइन होता है वो उसका की होता है, तो इसका की वी है, वैल्यूज़, वैल्यू स्टार्ट विद द वी एंड आप एंटर प्रेस कर दें तो यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं भी इसकी शॉर्टकट की को याद रखती हूँ पर्सनली। आप भी इसकी शॉर्टकट की को याद रख सकते हैं, इसका यूसेज बहुत ज़्यादा है। अगर आपको करेक्ट यूसेज करना आ गया ना, फीचर्स देखो, फीचर्स वही हैं, बस ये है कि आप कौन सी सिचुएशन पे उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। अगर वो चीज़ आ गई ना तो फिर तो काम सॉर्टेड है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखें, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। हमने वैल्यूज़ का सीखा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारे पास। हमने कंट्रोल सी किया, हमने यहाँ के कंट्रोल ऑल्ट वी किया, उसके बाद आता है फॉर्मेट। मान लीजिए मैं ये सेम टेबल कहीं और चाहती हूँ लेकिन सिर्फ फॉर्मेट चाहती हूँ, तो आप कर सकते हो। आपने यहाँ से फॉर्मेट को चूज़ करो, ओके करो, तो देखो सेम टेबल यहाँ बनकर आ गई है। मैं अब यहाँ पे एस्केप करती हूँ, ऑल्ट HEA कर देती हूँ और उसे हटा देती हूँ। बस मुझे आपको बताना था कि इस तरीके से आप फॉर्मेट कर सकते हो। इसका एक और तरीका भी होता है, फॉर्मेटिंग को वहाँ ले जाना है। अगर मुझे फॉर्मेटिंग कहीं और ले जानी होती ना, ट्रस्ट में मैं पेज स्पेशल का इस्तेमाल नहीं करती, बिकॉज हमारे पास एक और ऑप्शन होता है विच इज़ कंट्रोल A एंड फॉर्मेट प्रिंटर। मैं इसको लेती एंड जस्ट क्लिक करती, तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाती, ठीक है। तो इट्स
ये हमारे ऊपर, देखो सेम काम करने के बहुत सारे तरीके हैं एक्सेल के अंदर। ये आपके ऊपर है कि उस टाइम पे आपको कौन सा तरीका याद आ रहा है और कौन सा तरीका आपको सूटेबल लगता है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। आपने इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल ऑल्ट वी किया, उसके बाद आपके पास आता है कमेंट्स एंड नोट्स। कमेंट्स एंड नोट्स के लिए हमें एक दो कमेंट्स मैं लगा लेती हूँ। मैं शिफ्ट F2 से कुछ भी मैंने कमेंट लगा दिया है, यहाँ पर शिफ्ट F2 से मैंने कुछ भी कमेंट लगा दिया है। अब मान लीजिए आपने ये पूरा डेटा सेलेक्ट किया और उसके बाद कंट्रोल सी किया और यहाँ आकर आपने कंट्रोल ऑल्ट वी कर दिया और आपने किया सिर्फ कमेंट्स एंड नोट्स सेलेक्ट एंड ओके। तो जहाँ जहाँ कमेंट्स एंड नोट्स थे ना वो सिलेक्शन आ गया और एग्जैक्टली आपके कमेंट्स भी आ गए, एग्जैक्टली आपके कमेंट्स भी आ गए हैं। अब आप सोचोगे ना कि मेरा पूरा डेटा आ जाए, नहीं, क्योंकि आपने सेलेक्ट ही वो कमेंट किया है। ये बहुत प्रिसाइज लेके चलता है। जैसे फार्मूलाज में सिर्फ फार्मूलाज आए थे, उसकी फॉर्मेटिंग नहीं आई थी। आपने यहाँ पे कमेंट और नोट्स को सेलेक्ट किया तो सिर्फ वही आएंगे। ओके, यहाँ पर आप इसे डिलीट कर सकते हैं, विच इज़ ऑल्ट HEA एंड अच्छा, मुझे अब इसको दोनों को डिलीट करना है तो मुझे क्या करना होगा, ऑब्वियसली इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल G करके हम स्पेशल में जा सकते हैं। हम यहाँ से नोट्स को सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं, दोनों सेलेक्शन हो जाएगा। ऑल्ट HEA प्रेस कर सकते हैं, दोनों एक ही बारे में डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरीके के इफेक्टिव यूज़ कर सकते हो आप अपनी फीचर्स का। जैसे मुझे अभी ध्यान आया कि अरे मैं एक एक करके क्यों डिलीट कर रही हूँ, मैं तो एक साथ में कर सकती हूँ, तो मैंने इस्तेमाल कर लिया। और अगर मुझे वो ध्यान में नहीं आता तो मैं भी एक एक करके डिलीट कर रही होती। इसी को ही बोलते हैं हम इफ़ेक्टिवली उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट हम सीखते हैं। हमने इस डेटा को सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, यहाँ जाकर कंट्रोल ऑल्ट वी किया, उसके बाद आपके पास आता है वैलिडेशन। वैलिडेशन अभी आपने सीखा नहीं है। जब आपका कंट्रोल G की भी बात कर रहे थे ना, विच इज़ गो टू स्पेशल, उसके अंदर भी डेटा वैलिडेशन आया था। डेटा वैलिडेशन होता क्या है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी रहे, आपको ऐसे कन्फ्यूजन ना रहे कि वहाँ पर भी नहीं करा है, यहाँ पर भी नहीं करा है। डेटा वैलिडेशन एक तरीके का ड्रॉप डाउन होता है जो कि हम क्रिएट करते हैं, डेटा टैब के अंदर हमें अवेलेबल होता है। इसको हम बनाना सीखेंगे, ठीक है, इसको हम डिटेल में सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इसे ऑप्शन को छोड़ते हैं। बाद में आप देख सकते हैं ऑल यूजिंग सोर्स थीम, मतलब सेम ऑलमोस्ट सेम डेटा आता है। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, मतलब पूरा डेटा आ जाए लेकिन बॉर्डर्स ना आए। कॉलम विड्थ जैसे मैं एक बार करा देती हूँ आपको, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, ओके, तो सब कुछ आ गया लेकिन बॉर्डर्स नहीं आए, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल Z। अगर मान लीजिए कॉलम विड्थ करना चाहते हो तो कंट्रोल ऑल्ट वी किया, उसके बाद कॉलम विड्थ किया। कॉलम विड्थ क्या होता है, मान लीजिए कभी कभी डेटा हमारे पास होता है जहाँ पे हमने कॉलम्स खुद से एक एक स्ट्रेच करके हमने एडजस्ट की होती है। तो अब हम चाहते हैं नेक्स्ट जब भी हमने डेटा बनाए तो हमारे कॉलम की विड्थ उतनी ही आए। तो आपने ओके कर दिया तो देखो यहाँ पर पार्टी नेम्स एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पे भी पार्टी नेम्स वाला एक्स्ट्रा आ गया और बाकी का आप स्पेस देख सकते हो वैसा ही है। रेट छोटा आ रहा है तो यहाँ पे भी स्पेस छोटा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो कॉलम विड्थ वाला। कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे। नेक्स्ट आपके पास फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट, अभी वहाँ से सिर्फ फार्मूलाज जा रहा था, नंबर फॉर्मेट भी आ जाएगा। वैल्यूज़ और नंबर फॉर्मेट, ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट्स, जैसा आपको कॉम्बिनेशन आपको लेकर जाना है आप ये कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरे सिचुएशनल है, आपकी सिचुएशन ऐसी आती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने ऑपरेशंस की तरफ, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आपको बहुत ही कोई काम इफ़ेक्टिवली करने में बहुत हेल्प करेंगे। मान लीजिए मेरे पास ये सारी की सारी डिजिट्स हैं, ठीक है। अब मैं ना इन डिजिट्स में 500 ऐड करना भूल गई। ये ना गलत डिजिट्स लिखी हुई हैं, इन सभी में 500 कमी लिखी हुई है, कम लिखा हुआ है, या 1000 कम लिखा हुआ है। मुझे इसको बढ़ाना है तो क्या मैं एक एक करके बढ़ाऊँ? नहीं, आपको क्या करना है, आपने कहीं पे भी 1000 लिख लेना है, ठीक है। आप इसे कॉपी करो, इस कॉपी वे को यहाँ पर कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे सबको बढ़ाना है या जिसको भी बढ़ाना है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपको इसको बढ़ाना है, 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 ठीक है। फिर आप कंट्रोल ऑल्ट वी कीजिए। अब आप ऑपरेशंस में देखिए आपको करना क्या है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सबट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, ऐड करना है, ठीक है। आप ओके कर दीजिए। देखो आपकी वैल्यूज़ में ये ऐड हो चुका है और ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ये भी सबसे ज़्यादा सॉर्टेड चीज़ है कि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आप एकदम सॉर्टेड हो, कोई चेंज भी नहीं होएगा। आप चाहे उसे बाद में डिलीट कर दो, लो जी, कोई चेंज नहीं होगा, आपका डेटा भी अपडेट हो जाएगा। मान लीजिए वही काम आपको यहाँ करना है, 1000 लेस करना है, 1000 लेस करके देख लो। कंट्रोल सी किया, इसमें मैंने पूरे डेटा को सेलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट वी किया, यहाँ से मैंने सबट्रैक्ट ले लिया एंड उसके बाद मैंने ओके कर दिया। तो देखो वैल्यू सबट्रैक्ट हो गई है। मैंने इसे सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर से यहाँ पे कर दिया और इसको डिलीट कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक वैसे ही अब मल्टीप्लाई वाले में मैं एक और एग्जांपल ले सकती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास पूरी सेल्स की शीट है, जिसमें यहीं पे ड्रॉ करके बता देती हूँ, पूरी सेल की शीट है, ठीक है।
अब सेल में खाली सेल तो लिखी नहीं होगी, सेल्स रिटर्न भी लिखी होगी। अब यहाँ पर एक सेल का अमाउंट लिखा है, एक रिटर्न का अमाउंट लिखा है। अब यहाँ पर आपको नेट सेल निकालनी है। अब नेट सेल में तो एक बात बताओ, सेल माइनस SR होएगा ना, और आपकी जो शीट है, यहाँ शीट है, हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंट्री सेल की हो, फोर्थ एंट्री SR की हो, फिफ्थ सिक्स्थ, लेकिन एक फ़र्क है कि जो सेल है उसके आगे कुछ लिखा हुआ है सेल, और SR है उसके आगे लिखा हुआ है SR। तो अब ऐसे केस में आप कैसे, मतलब यहाँ पे नेट सेल निकाल के लेकर आए, है ना। तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे सेल को पॉजिटिव रहने दूँ और हर सेल रिटर्न के आगे माइनस लगा दूँ, तो वो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस माइनस होता है, वो माइनस हो जाएगा जब लास्ट कैलकुलेशन होएगी। समझे मेरी बात। तो वही लास्ट कैलकुलेशन हम कोई भी चीज़ को माइनस में कन्वर्ट करना होता है तो कैसे करते हैं। ये तो बस एक सिनेरियो लिया था। किसी भी सिनेरियो में अगर आपको मान लीजिए किसी चीज़ को माइनस में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करते हैं, चलें आप वो देखते हैं। आपको क्या करना है, आपको पता है ना प्लस माइनस माइनस होता है, और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब सॉरी वो नंबर ही आएगा। तो आप -1 कहीं लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इसे लीजिए, कॉपी कीजिए, पूरे डेटा को सेलेक्ट कीजिए, Ctrl+Alt+V कीजिए, V कीजिए, सॉरी वी नहीं करना, मुझे गलत आदत पड़ गई है ये। अच्छा, मल्टीप्लाई कीजिए, ओके कीजिए। तो देखो ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई ये माइनस में हो जाएंगे। सारे नंबर किस में हो गए, माइनस में हो गए हैं। आपके पास ये आ गया। अब चाहे आप -1 डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर आपको कोई चीज़ डिवाइड करनी है तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप इन्हें सबको 10 से डिवाइड करना चाहते हैं या 100 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसे Ctrl+C करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+Alt+V करेंगे एंड यहाँ से डिवाइड को चूज़ करके ओके कर देंगे। तो इस तरीके से ये आपके नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, मैंने इसे सेलेक्ट किया, Alt+H+FP किया और यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, मैंने Alt+H+FP क्यों किया था ये आपको पता होना चाहिए, या अभी मैं नहीं बता रही हूँ, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसके बाद भी हमारे पास 1-2 ऑप्शन बच जाते हैं। जैसे आपके पास ये डेटा है, ये डेटा किस फॉर्मेट में है, हर एक कॉलम के अंदर आपको हेडिंग दिख रही है। तो ये जो डेटा है मैं ये कह सकती हूँ कि ये वर्टिकल फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में, वर्टिकल फॉर्मेट में। अगर इसी डेटा को आप हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनाना चाहते तो किस तरीके से बना सकते थे। तो देखें, आप क्या करेंगे, इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C करेंगे, कहीं पे भी जाकर Ctrl+Alt+V करेंगे। एक तो आपको सभी डेटा पे काम करना है तो ऑल, और आपको क्या करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है जो डेटा जिस फॉर्मेट में ना उससे अलग फॉर्मेट में हो जाएगा। जैसे वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल हो जाएगा। तो आपने ट्रांसपोज लिया, ओके किया, तो देखो अब जो डेटा सेम ही है, वही 269,591 -1128 वही है, 1479 वही है, बस वो वर्टिकल फॉर्मेट में था, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, तो ये था आपका, क्या था आपका, ट्रांसपोज। अब मैं आपको एक और ऑप्शन कराऊंगी विच इज़ स्किप बैलेंस। मान लीजिए यहाँ पे कोई डेटा लिख लेते हैं हम लोग, 1000 and 365 963 853 963 1000। ठीक है, आपके पास मान लीजिए कोई डेटा है जिसके अंदर कुछ ब्लैंक्स हैं, और उन ब्लैंक्स के अंदर क्या आएगा वो अलग डेटा में लिखा हुआ है। मान लो यहाँ लिखा हुआ है 635 965 एंड 523। अब आप चाहते हो कि इनके अंदर, इसके ब्लैंक्स के अंदर ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएं, तो आप कैसे करोगे, कैसे करोगे? आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है, बिकॉज ऐसे तो फिर टाइम लग जाएगा। अगर यहाँ मैन्युअली कोई लिखने लगा तो यहाँ फॉर्मूला लगा के कुछ करना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो इसमें करना पड़ेगा ना उसको ठीक करने के लिए। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप एक काम करें, इस डेटा को सेलेक्ट कर लें, जितना भी इसके बराबर का डेटा ना, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, Ctrl+C कर लिया। अब यहाँ पर आके Ctrl+Alt+V करो और उसके बाद स्किप बैलेंस करके ओके कर दो। तो देखो 635 यहाँ आ गया, 965 यहाँ आ गया, 523 यहाँ आ गया। अब चाहे ना तो ये वैल्यूज़ डिलीट कर दो, आपका डेटा पूरा अपडेट हो चुका है। स्किप बैलेंस का, ब्लैंक्स का मतलब होता है कि जो ब्लैंक्स है ना वो फिल कर दिया है जो आपने डेटा दिया है। बट याद रखें कि आपका डेटा ना उन ब्लैंक्स के आगे ही होना चाहिए, तभी वो सेल का समझेगा ना कि जहाँ जहाँ ब्लैंक है वो मैंने छोड़ दिए और जो बाकी का डेटा है वो मैं यहाँ फिल कर दूँगा। तो अगर मान लीजिए आपका डेटा आपने यहाँ 635 लिख दिया तो वो क्लैश करेगा यहाँ से, फिर वो नहीं कर पाएगा। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक ज़रूर है, लेकिन हाँ जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, अब एक और मोस्ट इफ़ेक्टिव सी चीज़ बताती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट
हमें स्पेस यहाँ पे क्रिएट करना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट राइट, नहीं काम करते हैं, इसको मैं लेती हूँ कंट्रोल सी करती हूँ एंड यहाँ पर नीचे कंट्रोल वी कर लेती हूँ। एग्जैक्टली डेटा आ गया। अब मान लीजिए आपको कोई ऐसा डेटा चाहिए कि जहाँ पर दूसरी जगह पे डेटा, मैं फर्स्ट जगह डेटा चेंज करूँ तो दूसरी जगह भी डेटा चेंज हो जाए, तो ये काम भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं बिना किसी फॉर्मूला के साथ। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ये डेटा लिया, कंट्रोल सी किया, यहाँ पर अब कंट्रोल वी ना करके कंट्रोल ऑल्ट वी करूँगी एंड यहाँ नीचे एक ऑप्शन होता है पेस्ट लिंक का, आप इसे कर दीजिए। अब इसके अंदर ना सिर्फ डेटा आता है, फॉर्मेटिंग नहीं आती। फॉर्मेटिंग के लिए आप क्या कर सकते हो ना, इसको सेलेक्ट कर लो, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर लो एंड आ गया। तो यहाँ से अब मान लीजिए मैंने इसे 100 कर दिया, तो देखो ये 100 हो गया। यहाँ पे मान लीजिए मैंने तनु सिंगल लिख दिया, तनु यहाँ पे आ गया। मैं कुछ भी लिख रही हूँ ना, देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है। मैंने यहाँ पे ये डिलीट कर दिए हैं, तो देखो यहाँ पे ये 0 हो गए हैं। यहाँ पर मैं कंट्रोल Z कर लेती हूँ, तो यहाँ पे भी वैल्यू आ गया। तो बेसिकली जो चेंजेस हमारे फर्स्ट में होंगे वो चेंजेस सेकंड में होंगे। क्या जो चेंजेस सेकंड में करेंगे वो फर्स्ट में होंगे? नहीं, क्योंकि ये वाले डेटा 1 से डेटा 2 निकला है, डेटा 1 से डेटा 2 निकला है, तो जो इसके अंदर चेंजेस होंगे ना वही चेंजेस रिफ्लेक्ट करेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ वाले चेंजेस यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और इस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया, हम लोगों ने सारे फीचर्स कंप्लीट कर लिए हैं पेज स्पेशल के। चले अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ जाता है फाइंड एंड रिप्लेस का। जैसा नाम है वैसा ही काम है। देखिए सबसे पहले ये मिलता कहाँ है, होम टैब में, यहाँ फाइंड एंड सेलेक्ट में जाकर फाइंड एंड रिप्लेस मिलता है। अब आप देख सकते हो फाइंड के आगे F के नीचे अंडरलाइन है, तो कंट्रोल F से भी हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, एक तो ये फीचर एंड द नेक्स्ट थिंग कि फाइंड का फॉर्मूला भी होता है और रिप्लेस का भी फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जो करने वाले हैं वो फीचर करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला नहीं करने वाले। ओके, अच्छा फाइंड करता क्या है, बेसिकली आपको पूरी वर्कशीट के अंदर कुछ ढूंढना है तो वो कर सकता है, या फिर आपको पूरी वर्कबुक के अंदर कुछ ढूंढना है तो वो कर सकता है। दूसरी चीज़ आपको ये डिसाइड करना है। देखें सबसे पहले क्या करें, या तो आप जर्नलाइज कंट्रोल F कर लो, तब तो सब में हो जाएगा, या फिर आप पर्टिकुलर डेटा के अंदर कुछ ढूंढना चाहते हो तो उस डेटा का सेलेक्ट कर लो और उसके बाद कर लो। तो जैसे मैंने इस डेटा को सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल F कर लिया और उसके बाद देखो ये फाइंड एंड रिप्लेस साथ में ही है। तो अगर आपको 2 शॉर्टकट की याद नहीं रहती है, बिकॉज रिप्लेस का जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल R नहीं है, बिकॉज कंट्रोल R से तो हम राइट फिल करते हैं, कंट्रोल H है जो कि हमारा रिप्लेस का है। तो आप अगर कंट्रोल F भी याद रख लो ना तो इट्स फाइन, फिर आप यहाँ पे रिप्लेस पे जा सकते हो। ठीक है, फाइंड में आपको ढूंढना क्या है, फॉर एग्जांपल आपको ढूंढना है क्राफ्ट्स कहाँ लिखना है, तो क्राफ्ट्स कहाँ लिखा है, तो मैंने ये लिखा है, C बड़ा है, क्राफ्ट लिखा है। ठीक है, ओके, विंडो उतना ही रहने वाला है तो हम विंडो को एज इट इज़ रखेंगे। उसके बाद देखो अब आपके पास क्या ऑप्शन होता है, कोई फॉर्मेटिंग अभी हम नहीं करें, हम नॉर्मल काम करके देख रहे हैं। पहली चीज़ विद इन, मतलब कहाँ ढूंढना है, इस पूरी शीट में ढूंढना है या इस वर्कबुक में ढूंढना है। हम शीट में ढूंढना चाहते हैं, हमने शीट लिया। सर्च बाय, रोज़ में जाके देखना है या कॉलम में जाके देखना है, देखो तो हम रोज़ में, ठीक है। लॉक इन, फॉर्मूलाज में चेक करना है, वैल्यूज़ में चेक करना है, नोट्स में ऐसा कुछ नहीं है, इसको एज इट इज़ रहने दो। मैच केस का मतलब क्या है कि जो केस मैंने लिखा है, मतलब C बड़ा ही होना चाहिए, R छोटा ही होना चाहिए, A छोटा ही होना चाहिए, इस तरीके से। तो मैच केस करना है क्या, नहीं। मैच इंटायर सेल कंटेंट, जैसे कि मान लीजिए अब मैं इसमें कोई कलर वलर लगा देती तो एग्जैक्टली सेम जो है वो चाहिए क्या, नहीं। मुझे अभी के लिए नॉर्मल वाला करना है, तो मैंने फाइंड ऑल किया, तो इसने मुझे बताया मोर बेसिक फीचर में फाइंड एंड रिप्लेस वाली शीट के अंदर इस वाले सेल के अंदर भारत क्राफ्ट लिखा हुआ है। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, हेयर इज़ द भारत क्राफ्ट, इसने इस सेल को भी यहाँ पे ले आई है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर क्राफ्ट्स लिख देती और उसके बाद फाइंड ऑल करती तो भी ये फाइंड कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे मैच केस ऑन नहीं किया हुआ है। अब मैं मैच केस ऑन करती हूँ, अब मैं फाइंड ऑल करती हूँ, क्या कह रहा है, वी कुडंट फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, बिकॉज यहाँ पर जितने भी हैं वो आप देख सकते हो स्मॉल लेटर्स में हैं, लेकिन हमने यहाँ कैपिटल लेटर में कर दिया। अब मैं इसको हटा देती हूँ, फिर फाइंड ऑल करती हूँ, तो देखो ये मुझे ला के दे रहा है। अगर मान लीजिए मैं वर्कबुक में करती हूँ एंड उसके बाद मैं फाइंड ऑल करती हूँ, तो उसने मुझे अलग अलग जगह पे बताया कहाँ कहाँ ये लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले में भी लिखा हुआ है। तो जहाँ जहाँ ये लिखा हुआ है ना उसने मुझे सारे के सारे बता दिए हैं। ठीक है, अगर मैं मैच केस कर देती, फाइंड ऑल करती, तो कह रहा कहीं पे भी नहीं है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको मतलब आप समझ रहे हैं ना, मैं इसे
करती हूँ एंड कंट्रोल ए किया, कंट्रोल F किया, और उसके बाद अब मैं सर्च करती हूँ फाइंड ऑल। तो देखो इसने सर्च करके बता दिया, बिकॉज अब ये क्राफ्ट जो है वो कैपिटल लेटर्स में हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, कोई नंबर है, कोई नाम है, आपको पता लग गया और अब आपको ढूंढना है वो चीज़, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल F का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी चीज़ अपने डेटा के अंदर ढूंढ सकते हैं। उसके बाद आपके पास बात आती है कि मान लीजिए आपको जो ये क्राफ्ट है ना, इसकी जगह कुछ और लिखना है, या फिर क्रिएशंस जहाँ लिखा हुआ है उसकी जगह क्रिएशन लिखना है। ठीक है, कोई भी चीज़ चेंज करनी है तो पहले या तो ढूंढ लो और उसके बाद चेंज कर लो, या डायरेक्टली भी रिप्लेस कर सकते हो। आप वही काम है, आप कंट्रोल H प्रेस करो तो सीधा रिप्लेस वाले पे ओपन हो जाता है, अदरवाइज़ कंट्रोल F से भी आप रिप्लेस पे जा सकते हो। बात एक ही है। ठीक है, क्राफ्ट को हम सबसे पहले फाइंड वॉट मतलब किसकी जगह पे आपको चेंजेस करनी है। मुझे बाइट्स की लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस की जगह चेंज कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया सॉल्यूशंस। ठीक है, ओके, मेरा कैप्स लॉक ऑन था, सॉल्यूशंस। ठीक है, मैच केस भी मैंने कर दिया है कि जो केस या मैच केस हटा दीजिए। अगर आपको लगता है ना कि मेरे को ऐसा है कि हर जगह अलग अलग तरीके से कोई चीज़ लिखी है, तो आप मैच केस ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसे हटा सकते हैं। अब मुझे रिप्लेस करना है इसको सॉल्यूशन से, तो मैंने सॉल्यूशन कर दिया। एंड मैं चाहूँ तो यहाँ पे देखो फाइंड ऑल भी कर लिया कि कहाँ कहाँ है, क्योंकि वर्कबुक था तो मुझे शीट करना चाहिए था। एंड यहाँ पे आया एंड फाइंड ऑल करेंगे तो ये 2 आ गए सॉल्यूशंस लिखे हुए। एंड अब मैं रिप्लेस ऑल करना चाहती हूँ तो ये कह रहा है 2 रिप्लेसमेंट कर दिया। एंड देखो अब ये यहाँ पे सॉल्यूशन हो गए, पहले यहाँ पे सॉल्यूशंस थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो, बहुत आसान है। पहले फाइंड व्हाट के अंदर तो क्या चेंज करना है, कौन सा वर्ड चेंज करना है वो लिखो, एंड रिप्लेस विद के अंदर किस चीज़ से चेंज करना चाहते हो वो लिख दो। ठीक है, ओके। अब है ना एक और चीज़ करते हैं। मान लीजिए मैं कोई ऐसे ही रैंडमली डेटा पिक कर लेती हूँ, है ना, और इसके अंदर मैं कोई भी कलर दे दिया, येलो कलर दे दिया। अब मान लीजिए मुझे पसंद नहीं आ रहा ये येलो कलर, तो मैंने इस डेटा को सेलेक्ट किया, कंट्रोल H किया, उसके बाद मैं रिप्लेस में पहले तो इन्हें इरेज़ कर दो क्योंकि फिर वो दिक्कत करेंगे। फॉर्मेट सेट मतलब हम फॉर्मेटिंग भी सर्च कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं पहले फॉर्मेटिंग सर्च करके बताऊंगी, उसके बाद रिप्लेस करके बताऊंगी। मान लीजिए मुझे बस ये जानना है कि कहाँ कहाँ मेरा डेटा वो येलो का लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे एंड यहाँ से फिल में जाकर येलो कलर चूज़ करके ओके कर लेंगे एंड फाइंड ऑल, फाइंड ऑल। तो इसने मुझे बताया कहाँ कहाँ मेरा जो डेटा है वो येलो में है। आप देख सकते हो इसने यहाँ पे सिलेक्शन भी करके बता रखी है उन सभी की। ठीक है, ओके। मैंने गलती से उनको सभी को रिप्लेस कर दिया सिर्फ खाली से, तो इसलिए मैं उसको वापस से करती हूँ, गलती से क्लिक हो गया। उसके बाद कंट्रोल H करते हैं। जैसे मान लो मैंने गलती से रिप्लेस ऑल कर दिया था और रिप्लेस ऑल वाला यहाँ पे खाली था और यहाँ पे कोई फॉर्मेट भी नहीं था, तो इसीलिए उसने वो सेल्स ही खाली कर दिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इफेक्टिवली वर्क करता है। अब मान लीजिए जहाँ जहाँ येलो कलर है, फाइंड वॉट में मैंने क्या दे रखा है, येलो कलर। अब मुझे वो रिप्लेस करना है किसी के साथ, तो मैं रिप्लेस कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे चेक किया, चलो ग्रीन कलर ले लेते हैं और फॉन्ट में जाके इसको बोल्ड कर लेते हैं, इसे वाइट कर लेते हैं, तो प्रीव्यू भी आ जाएगा कि इस तरीके से दिखेगा। रिप्लेस ऑल कर दो तो देखो आपका पूरा डेटा रिप्लेस हो चुका है। जहाँ जहाँ ये आपके येलो कलर थे वहाँ वहाँ ये चेंजेस कर चुका है। आपको कुछ नहीं करना होता, आपने कंट्रोल H में जाकर देखो कुछ लिखोगे तो यहाँ पे आएगा, लिखने वाला कोई चेंज करना है तो यहाँ पे करो, लेकिन कुछ फॉर्मेटिंग में चेंज करना है तो यहाँ करो। अब देखो जो लिखा होता है वो भी पहले दिखता है, अब ये यहीं पर ऑलरेडी दिख रहा है। अब मुझे पहले यहाँ से क्या करना पड़ेगा, क्लियर फॉर्मेट। मैं अब ये ग्रीन को भी चेंज करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे ले लिया फिल ग्रीन फॉन्ट बोल्ड एंड मेरे को ये चीज़ चेंज करनी है। ओके, एंड चेंज क्या करना है, फॉर्मेट के अंदर मुझे फिल का कलर बस रेड कर देना है। ओके, बाकी ठीक है। तो मैंने रिप्लेस ऑल किया। अभी ये नहीं फाइंड आउट कर पा रहा क्योंकि इसने मे भी ये समझा ही नहीं है फॉर्मेटिंग क्या है। तो मैं चूज़ फॉर्मेट फ्रॉम द सेल, मैंने इस सेल के अंदर से ले लिया। ठीक है, रिप्लेस ऑल, तो इसने 6 रिप्लेसमेंट कर दी। अब इसने 6 रिप्लेसमेंट क्यों किया पता है, क्योंकि इसके अंदर डेट फॉर्मेट है। हमने तो इसको ये बताया था, ये फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट है जर्नल। कलर, सिर्फ कलर ही फॉर्मेट नहीं होते, आपके नंबर भी फॉर्मेट होते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये है तो ये अपने आप में एक नंबर फॉर्मेट है, ये अलग फॉर्मेट है, तो इसने नहीं चेंज किया। यहाँ पर ये टेक्स्ट था, यहाँ पे फॉर्मेट थे, ये इसने चेंज कर दिए।
ठीक है। तो यहाँ पर इसको ये भी चेंज करनी चाहिए थे कि हमने वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर दिए थे, मे बी दैट्स वाई ये इसने ऐसे किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड एंड रिप्लेस का बहुत ही इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। कहीं पे भी कोई चीज़ चेंज कर सकते हो, वेदर इट्स योर वैल्यू, टेक्स्ट या किसी भी तरीके का फॉर्मेटिंग होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया हमारा फाइंड एंड रिप्लेस। एंड फाइंड एंड रिप्लेस को कंप्लीट करते ही मैं ये कह सकती हूँ कि मेजर चंक जो हमारे होम टैब है, होम टैब लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो बढ़ेंगे अपने बेसिक फार्मूलाज़ की तरफ बढ़ेंगे, बिकॉज वो करना भी बहुत ज़रूरी है। फार्मूलाज़ जैसे ही आ जाएंगे हमारी जो ग्रिप है एक्सेल में वो स्ट्रॉन्ग होती हुई चली जाएगी। तो चलें अब हम अपने फार्मूलाज़ करते हैं। स्टैटिस्टिकल फार्मूला से हम लोग फार्मूलाज़ को शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास सम आता है, सम आप ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था इसका शॉर्टकट की। तो आप यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू करेंगे, एंटर करेंगे तो देखिए आपका सम आ चुका है। एंड जस्ट डबल टैप इट। आप यहाँ से इसे ड्रैग कर सकते हैं एंड जस्ट डबल टैप इट, तो देखिए आपके आंसर्स आ जाएंगे। अब बात आती है एवरेज की। एवरेज क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको सम का एक और तरीका भी बता देती हूँ। जैसे कि हमने ऐसे किया तो यहाँ सम मिलता है, तो यहाँ हमें एवरेज भी मिलता है और हमें काउंट भी मिलता है, और यही फार्मूलाज हम लगाने वाले हैं। दूसरी चीज़, जिस तरीके से सम लगता है ठीक उसी तरीके से ये सभी फार्मूलाज लगने वाले हैं, बस आपकी जो कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाती है। एवरेज क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा, अब देखा जाए आरएफ शर्मा के एक में तो 90 है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंग्लिश में 27 है, मैथ्स में तो 10 ही है और साइंस में 47 है। तो ऑन एन एवरेज आरएफ शर्मा के कितने मार्क्स आते हैं। एक बहुत ही नॉर्मल एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आप क्रिकेट अगर देखते हैं, अगर आप ये वाला स्पोर्ट देखते होंगे तो आप जानते हैं कि एक ओवर के अंदर 6 बॉल्स होती हैं। अब हो सकता है किसी बॉल पे उसने 6 मारा हो और हो सकता है किसी बॉल पे कुछ भी ना किया हो। तो उसके बाद एक एवरेज आ जाती है कि पर्टिकुलर ओवर में हमने कितने रन्स बनाए हैं। तो वो जो एवरेज होती है वही हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। अगर आप एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हो, आप फॉर्मूला लगाओगे इक्वल्स टू एवरेज टैब, उसके बाद नंबर 1 नंबर 2 ठीक वैसे ही आ रहा है जैसे सम के फॉर्मूले में आता है। तो इसीलिए अब हम यहाँ पर रेंज देंगे। यू नो द रीज़न, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी सम कर चुके हैं, तो हम यहाँ रेंज क्यों दे रहे हैं। आप एंटर कर दीजिए, उसके बाद आप यहाँ से डबल टैप कर सकती हैं, आपके पास सभी आंसर्स आ जाएंगे। ये करेक्ट आंसर है या नहीं है ये आप चेक कर सकते हैं। आप अपने नंबर को लीजिए, यहाँ पर देखिए इसका एवरेज कितना आ रहा है, 43.5 है। देखिए यही यहाँ पर आंसर है। उसके बाद आपके पास आता है मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास ये आरव शर्मा के 4 सब्जेक्ट के मार्क्स है और अब आप जानना चाहते हो कि उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने आए और मिनिमम मार्क्स कितने आए। इनको लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस आपको क्या करना है, जैसे सम में क्या था डायरेक्टली सम लिखना था, एवरेज में क्या है डायरेक्टली एवरेज लिखना है। लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम में आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी होगी कि मैक्सिमम को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, मैक्स, तो फॉर्मूला जो लगेगा वो मैक्स लगेगा, और मिनिमम को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मिन, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो मिन फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग इक्वल्स टू मैक्स करेंगे, टैप करेंगे, ये भी वही कह रहा है नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 नंबर 2 मतलब हमें रेंज देनी है, एंटर कर दो तो वो दे देगा, वो बता देगा क्या मैक्सिमम है। देखिए अगर रेंज करेक्ट नहीं देना तो फॉर्मूला कितना भी ठीक लगा लो, फॉर्मूला गलत ही कहलाएगा ना, रेंज ही गलत दे दी तो आपको आंसर भी गलत मिलेंगे, इसलिए ध्यान से रेंज देनी है। ओके, चले मिनिमम लगाएंगे, मिन करेंगे, टैब करेंगे, उसके बाद सारे नंबर्स को ले लेंगे और एंटर कर देंगे, तो यहाँ से आपका मिनिमम भी आ जाएगा। एंड जस्ट डबल टैप इट, तो आपके पास यहाँ से आंसर मिल जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसमें ही चेक कर लेती हूँ, तो इसके अंदर कौन सा नंबर आपका सबसे बड़ा है, 74, 68, 27, 32, 74, तो आपका आंसर 74। एंड कौन सा सबसे स्मॉल है, विच इज़ 27, तो यहाँ आ गया आपका 27। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने 4 फार्मूलाज़ किए, विच इज़ सम, एवरेज, मैक्सिमम एंड मिनिमम। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं काउंट की तरफ। काउंट के अंदर हमें चीज़ें सीखनी पड़ेंगी थोड़ी सी, तो हम लोग यहाँ पर एक थियोरी की शीट ले लेते हैं एंड इसे यहाँ स्टैटिस्टिकल के साइड में रख लेते हैं एंड इसे नेम दे देते हैं थियोरी। ओके, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, हम इसे डिलीट करते हैं। यहाँ पे आ गई है थियोरी, तो हम इसको लेकर आ जाते हैं यहाँ पे, सो दैट हमारे पास थियोरी आ जाए। चलें
अभी हम थ्योरी में क्या समझने वाले हैं, 3 फार्मूला समझने वाले हैं और वो वर्क कैसे करते हैं वो भी समझने वाले हैं। हम यहाँ पे कौन से फार्मूलाज करने वाले हैं, काउंट फार्मूलाज करने वाले हैं। काउंट बेसिकली क्या है, आपको गिन के बता रहे हैं, काउंटिंग करके बता रहे हैं। तो काउंट में आपके पास देखिए, आपके पास जो डेटा एंट्री करते हो, डेटा एंट्री के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, या तो आपके पास नंबर्स होते हैं या आपके पास टेक्स्ट या कैरेक्टर्स बोल सकती हूँ, टेक्स्ट या कैरेक्टर्स बोल सकती हूँ। ठीक है, तो नंबर्स के अंदर आपके पास क्या क्या आती हैं, कुछ तो वैल्यूज़ आ जाती हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं, या फिर आपके पास डेट आ जाती है, या आपका परसेंटेज आ जाता है, या फिर आपका टाइम, वो भी तो नंबर के फॉर्मेट में लिखा होता है, या फिर आपकी डेट मैंने लिख चुकी हूँ। ओके फाइन, तो ये सारी चीज़ें हम नंबर के अंदर काउंट करते हैं। टेक्स्ट के अंदर जो बाकी का बच गया वो सारा टेक्स्ट के अंदर जाता है। साथ में ही मैं ये लिख सकती हूँ नॉन एम्प्टी सेल, जो खाली है वो तो खाली ही है, उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं नॉन एम्प्टी सेल या टेक्स्ट या कैरेक्टर वो जाता है। तो मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है, यहाँ पे कोई डेटा है, कोई लिस्ट है, और उसके अंदर नंबर टेक्स्ट कुछ खाली भी हैं, ऐसे गिवन है। अब आपको चेक करना है कि इसके अंदर नंबर कितने हैं, तो यू कैन अप्लाई काउंट फॉर्मूला। सिर्फ नंबर जानने हैं तो काउंट ए क्या करता है, काउंट ए काउंट वाली चीज़ों को भी काउंट करता है और टेक्स्ट वाली चीज़ों को भी काउंट करता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा आपको टैबुलर फॉर्म में बताती हूँ। ये देखिए, अगर मैं काउंट की बात करूँ, काउंट ए की बात करूँ, और फिर मैं काउंट ब्लैंक की बात करूँ, ये 3 फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पे कराने वाली हूँ। ठीक है, देखिए काउंट आपका क्या करता है, काउंट सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, डेट, परसेंटेज, टाइम, इनको काउंट करता है। काउंट ए किसको काउंट करता है, वो उन सभी चीज़ों को तो काउंट करता ही है जो काउंट करते हैं, जो काउंट फॉर्मूला करता है। इसके अलावा वो टेक्स्ट, कैरेक्टर, या फिर मैं कह सकती हूँ नॉन एम्प्टी सेल। लेकिन वहीं पे काउंट ब्लैंक, जैसा इसका नाम है कि ब्लैंक कितने हैं, तो ब्लैंक सेल बोल लो या ब्लैंक बोल लो या एम्प्टी सेल बोल लो, वो उसे काउंट करता है। ठीक है, तो अब देखें हम ये फार्मूला के हिसाब से देखेंगे, मतलब एक प्रैक्टिकल फार्मूला लगा के देखेंगे ताकि बेहतर क्लैरिटी आए। अब मुझे जानना है कि यहाँ पर क्या जानना है कि कितने हमने अगर मान लीजिए ये मेरे मार्क्स की मार्कशीट है, अगर मुझे सिर्फ नंबर काउंट करने होंगे, अगर मैं यहाँ पे नंबर काउंट कर लूँगी और यहाँ पे वो आ जाता है 4 है, 4 नंबर्स लिखे हुए हैं, दैट मीन्स मैंने सारी एंट्रीज़ की हुई हैं, है ना। अगर मैंने 3 भी लिखा हुआ है तो दैट मीन्स वहाँ पे या तो कोई टेक्स्ट होगा या वो एम्प्टी होगा, तभी 3 दिखा रहा है, इसका मतलब हमें चेक करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप कुछ भी सिचुएशन में ये लगा सकते हैं। हमने काउंट लगाया, टैब किया, इसके अंदर बस नंबर ना लिख के वैल्यू लिखा होता है, लगाने का तरीका बिल्कुल सेम ही है, आपने रेंज दे देनी है, एंटर कर देना है। 3 नंबर लिखे हुए हैं, अब डबल टैप इट। अब जहाँ 2 है आप समझ गए ना, 2 ही पेपर दिए हैं सामने वाले ने, तभी तो एग्ज़ाम में जितने भी मार्क्स आए हैं वो लिखे हुए हैं, बाकी नहीं लिखे हुए। वहीं पे जब काउंट ए की बात होती है, देखिए यहाँ पर आपको समझ आ गया, सिर्फ नंबर्स हमें चेक करें। काउंट ए की जब बात होती है, काउंट ए तो अब नंबर्स को भी काउंट कर लेगा और टेक्स्ट को भी काउंट कर लेगा। मान लो कोई एब्सेंट भी है, तो उसने अगर एब्सेंट लिखा है तो वो टेक्स्ट है, तो वो तो उसे भी काउंट कर लेगा। तो ऐसे केस में आपको रिज़ल्ट क्या मिला, आपको रिज़ल्ट ये मिला कि मुझे ये पता लग जाएगा कि कहीं गलती से मैंने ही तो एंट्री नहीं की। अगर मैंने एंट्री कर रखी है, चाहे मार्क्स लिख रखा हो चाहे एब्सेंट लिख रखा हो, मैंने एंट्री कर रखी है, लेकिन कहीं पे मेरी एंट्री नहीं हुई तो मुझे पता लग जाएगा। तो इसीलिए हम काउंट ए का फॉर्मूला लगाएंगे, हम यहाँ पर उसी को रेंज दे देंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर उसने मुझे बताया 4 एंट्रीज़ हैं, तो अब मुझे यहाँ पे 3 एंट्रीज़ देखते ही पता लग रहा है कि यहाँ एंट्री नहीं है, यहाँ 3 एंट्री देखते पता लग रहा है यहाँ एंट्री नहीं है, यहाँ 3 एंट्री देखते पता लग रहा है यहाँ एंट्री नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज या तो देखो मैंने नंबर लिखा होगा, अगर कोई स्टूडेंट आया है तो उसके मार्क्स लिखे होंगे, कोई नहीं आया है तो उसके लिए एब्सेंट लिखा होगा, लेकिन किसी केस में मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, तो वही तो डिफ़ॉल्ट है मेरा। और ये काउंट एक जो है वो मुझे नंबर भी बता रहा है और मुझे टेक्स्ट भी बता रहा है। काउंट जो है वो सिर्फ मुझे नंबर्स बता रहा है। अब काउंट ब्लैंक है, वो आपको ब्लैंक बताएगा। टैब करो, दो एंटर कर दो, तो यहाँ पर आपको ब्लैंक बता दिया। जहाँ पे भी ब्लैंक्स थे उसने बता दिया, ये 3 वाले में ही ब्लैंक्स होंगे, राइट। तो यहाँ से इसको देखकर भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखो काउंट ब्लैंक मतलब ब्लैंक है, 0 ब्लैंक है, 4 है मतलब सारी एंट्रीज़ है, जिसमें से 3 जो है वो नंबर्स है, 1 आपका टेक्स्ट है। देखो यहाँ कोई ब्लैंक नहीं है, चारों एंट्रीज़ की हुई हैं और चारों ही नंबर है। यहाँ पर आपका 1 ब्लैंक है, 3 एंट्रीज़ की हुई हैं और तीनों ही नंबर है। यहाँ पर आपका 1 ब्लैंक है, 3 एंट्रीज़ हैं और तीनों ही नंबर है।
आप इसको देखकर भी, मैंने इसको तो देखा भी नहीं, ट्रस्ट मी, मैंने इसको देखकर ही बता दिया कि यहाँ पर क्या एंट्रीज हो रखी होंगी। क्यों? क्योंकि आपको जो भी आप फॉर्मूला लगाते हो तो वहाँ पर उसी तरीके के रिज़ल्ट निकल के आते हैं, उस रिज़ल्ट से आप ये सारी चीज़ें पता कर सकते हो, इसीलिए तो हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किए अपने 4 फार्मूलाज ये किए थे, सम, एवरेज, मैक्सिमम एंड मिनिमम, एंड द अदर वन जो हमने कंप्लीट किया विच इज़ काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने सेल रेफरेंसिंग की तरफ। सेल रेफरेंसिंग क्या होती है? बेसिकली अभी तक आपको जब भी मैंने फार्मूलाज कराए थे तो फार्मूलाज में एक बात समझाई थी। क्या समझाया था? कि जो फार्मूलाज होते हैं वो इक्वल टू से शुरू होते हैं, उसको हम कैसे लिखते हैं। तो एक बार के लिए वो बात एक बार दोहरा लेते हैं ताकि आपको चीज़ याद आ जाए और उससे ये समझ आए कि हम सेल रेफरेंसिंग सीखते क्यों हैं। हम यहाँ बेसिकली इस क्यों का आंसर देख रहे हैं कि हम ये जो टॉपिक करने वाले हैं हम कर क्यों रहे हैं, सेल रेफरेंसिंग। ठीक है, तो देखें, जब भी हम कोई फार्मूला लिखते हैं ना, फार्मूला के अंदर हम 3 चीज़ें लिखते हैं। फार्मूला के अंदर 3 चीज़ें लिखेंगे, एक तो सेल्स लिखते हैं, एक हम नंबर्स लिखते हैं और एक हम टेक्स्ट लिखते हैं। सेल्स जो होते हैं वो हमेशा कीप चेंजिंग होते हैं। अब ये कीप चेंजिंग का मतलब क्या है? ड्रैग करने पे वो चेंज होता रहेगा। जैसे ऊपर एक कोई चीज़ A1 लिखी है और मैं ड्रैग करती हूँ तो वो A2, A3, A4, A5 ऑटोमेटिकली होती रहेगी। नंबर्स क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। अगर आपने कोई चीज़ नंबर लिख दी, जैसे हमने टोटल में भी सीखा था, अगर आपने कोई नंबर लिख दिया तो वो नंबर एज इट इज़ रहता है। और टेक्स्ट वो भी फिक्स रहता है। जो चीज़ आपने मैनुअली लिख दी ना, जो चीज़ आपने मैनुअली, नंबर और टेक्स्ट आप कैसे लिखोगे? मैनुअली लिखोगे। अगर आप कोई सेल देकर लिखोगे तो वो तो कीप चेंजिंग में चला ही जाएगा, वो तो सेल में काउंट होगा। अगर आपने खुद से कोई मैनुअली नंबर और टेक्स्ट कुछ लिख दिया तो वो हमेशा फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, टेक्स्ट के साथ एक बात और जुड़ती है, टेक्स्ट जब भी आप फार्मूलाज में लिखते हो तो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हो, डायरेक्टली नहीं लिखते हो। जब भी आप फार्मूलाज के अंदर टेक्स्ट लिखोगे डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे। अब एक बात बताओ, नंबर फिक्स है, टेक्स्ट फिक्स है, ये कीप चेंजिंग है, तो मान लीजिए मेरे पास तो कोई ऐसे रिपोर्ट वगैरह बनानी है, एक जगह फार्मूला लगा दिया तो क्या हर जगह फार्मूलाज लगाती रहूँगी? क्योंकि सेल्स तो कीप चेंजिंग है। और मान लो मुझे कभी इसको फिक्स करना हो, तो कोई ऐसी सिचुएशन हो तो उसे फिक्स करना हो तो इसको हम फिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली फिक्स कर सकते हैं। हमें इसको अलग से फ़िक्स करना पड़ेगा। इसको कब फिक्स करना है, कब फिक्स नहीं करना है, क्या ज़रूरत है फ़िक्स करने की, यही सीखने को हम सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं। कि हम इस तरीके से सीखेंगे कि कब हमें अपने सेल को फ़िक्स करना है, कब नहीं करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हम सेल रेफरेंसिंग के अंदर सीखते हैं। तो अभी आपने ये समझा कि सेल रेफरेंसिंग में हम सीखेंगे क्या। हम सेल रेफरेंसिंग में ये सीख रहे हैं कि कब हमें अपने सेल को फिक्स करना है और कब उसे कीप चेंजिंग में रखना है। ठीक है, अच्छा, अब रेफरेंसिंग के टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। सेल रेफरेंसिंग, ठीक है, सेल रेफरेंसिंग की बात हो रही है। सेल रेफरेंसिंग आपके पास कितने टाइप की होती है? ऑल्दो इसे याद रखने की नीड नहीं है, बट एज अ लाइक जर्नल नॉलेज के लिए, या फिर आपको ये थोड़े से टॉपिक अगर समझ आ गए तो थोड़ा डिटेल में चीज़ें समझ आ जाएंगी, बस उसके लिए 3 टाइप्स की होती है। द फर्स्ट वन इज़ रिलेटिव रेफरेंस, द सेकेंड वन इज़ एब्सोल्यूट रेफरेंस, एंड द थर्ड वन इज़ मिक्स्ड रेफरेंस। ठीक है, अब रिलेटिव रेफरेंस क्या होती है? रिलेटिव रेफरेंस में जो आप अभी तक करते हुए आ रहे हो ना, वो रिलेटिव रेफरेंस है, मतलब कीप चेंजिंग। मैं यहाँ सेल्स की बात करूँगी, जो भी बात करूँगी ना, किसी और चीज़ की, नंबर और टेक्स्ट की बात नहीं कर रही, मैं सेल्स की बात करूँगी, बिकॉज हम जो भी काम कर रहे हैं वो सेल्स के लिए कर रहे हैं। तो रिलेटिव रेफरेंस के अंदर क्या आता है? कीप चेंजिंग, वो बदलता रहेगा। एब्सोल्यूट में क्या है? सब कुछ फिक्स कर दो, सब कुछ फिक्स कर दो। हम यही तो बात करने वाले थे ना रेफरेंसिंग में, कि क्या फिक्स करना है और कब कीप चेंजिंग रखना है। तो रिलेटिव में हमेशा कीप चेंजिंग रखना है, एब्सोल्यूट में सब कुछ फिक्स कर देना है। अब मिक्स्ड क्या है ना, मिक्स्ड जो है वो मिक्स्ड है, मतलब वो रिलेटिव प्लस एब्सोल्यूट पे करता है। अब दोनों लड़ रहे हैं आपस में, सब कुछ चेंज कर दो, नहीं सब कुछ फिक्स कर दो, सब कुछ चेंज कर दो, नहीं सब कुछ फिक्स कर दो। तो अब मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ। इन दोनों की लड़ाई अगर हो गई है तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, बताएं। अगर एक पर्सन कह रहा है सब कुछ, मतलब मैं जस्ट समझाने के लिए, एक पर्सन कह रहा है सब कुछ चेंज कर दो और एक पर्सन कह रहा है सब कुछ फिक्स कर दो,
तो फिर ऐसे में अगर आपको सॉल्यूशन देना होगा तो क्या देंगे, सॉल्यूशन देंगे आधा फिक्स कर दो और आधा कीप चेंजिंग रख लो, और नहीं तो क्या 50-50 कर लो भाई, आधी तेरी मान ली आधी तेरी मान ली, दोनों का काम हो गया। तो ऐसे रेफरेंस को हम मिक्स्ड रेफरेंस बोलते हैं। ऑल्दो ये थ्योरी का पार्ट है थोड़ा बहुत, आप सोच रहे होंगे कि ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है। अभी जब जैसे ही हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, आप ऐसे कहोगे कि इतना लाइटली ये निकल गया, और इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है वो अभी आगे समझ आएगा। चलें एक टॉपिक और करेंगे छोटा सा, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। अब छोटा सा टॉपिक क्या आता है, वो टॉपिक ये आता है कि बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये सेल है, ये C1 सेल है, तो C इज़ द कॉलम एंड 1 इज़ द रॉ, एंड एक सेल किससे बनता है, कॉलम प्लस में रॉ से। और जब हम कोई फॉर्मूला के अंदर सेल देते हैं, तो वो कंप्लीट सेल के नेम्स आते हैं। आप देखेंगे अगर आपने सम का फॉर्मूला लगाया तो A1 to A10, तो वो पूरे सेल के नेम आते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना था। चलें आप फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। सेल रेफरेंस के अंदर आते हैं, हमारे पास सबसे पहला जो आता है रिलेटिव रेफरेंस आता है। रिलेटिव रेफरेंस क्या कहता है, देखो मुझे यहाँ सम लगाना है, सम लगाने का मुझे तरीका बताओ। यहाँ मैं सम कैसे लगाऊँ, ऑल्ट इक्वल टू करके लगा सकती हूँ, एंटर कर सकती हूँ एंड इसे डबल टैप कर सकती हूँ, आंसर आ जाएगा। अभी तक हमने इतना दिमाग लगाया ही नहीं था, अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे ताकि हो क्या रहा है ये बात समझ आए, कि हम कर क्या रहे हैं ये बात समझ आए। अभी तक जो करना था कर लिया, लेकिन बात तो समझ आए। एक ये कौन सा सेल है आपका, H3 है। H3 के अंदर आपको सम क्या चाहिए, आपको सम चाहिए, क्या सम चाहिए, D3 से लेकर आपको चाहिए यहाँ G3 तक। ओके, ये क्या है, H4 है। H4 के अंदर सम क्या चाहिए, D4 से लेके G4। फिर क्या आएगा, H5 आएगा। फिर सम क्या चाहिए होगा, D5 से लेके G5 तक, एंड सो ऑन। मान लीजिए मैं H100 पे पहुंच जाती हूँ, तो मुझे सम क्या चाहिए होगा, D100 to G100, है ना। एक बात बताओ, यहाँ पर जो H3 है ये भी चेंज हो रहा है, H3, H4, H5, H100, और उसी के साथ साथ आप देख रहे हो D3, D4, मतलब उसी के साथ साथ ये भी बढ़ रहे हैं। तो मतलब ये पूरा सिनेरियो क्या है, कीप चेंजिंग है। तो जब पूरा सिनेरियो कीप चेंजिंग है, हमने बदलना है, तो हमें कुछ फिक्स करने की नीड ही नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, फॉर्मूला ले रहे थे और डबल टैप कर रहे थे, और पूरी जगह पे मेरा फॉर्मूला लग जा रहा था। आप देख रहे हो D3 से G3, अगर मान लो आप H9 पे हो तो ये D9, G9, आप मान लो H16 पे हो तो D16 और G16, इसलिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस का रहने वाला है। तो देखिए ये आ गया। एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर हम इन्हीं मार्क्स की परसेंटेज निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर आप दो चीज़ सीखोगे एक ही साथ में, परसेंटेज को निकालना भी, लेकिन मेरा मेन फोकस आपको सेल रेफरेंसिंग सिखाना होगा। परसेंटेज सीखना तो उसके साथ साथ में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो चलें सबसे पहले हम ये समझेंगे कि परसेंटेज को निकाला कैसे जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद थोड़ा सा इस सिनेरियो को एक केस स्टडी के साथ समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, मैं यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स बनाती हूँ। ये A स्टूडेंट है, ये आपका B स्टूडेंट है, ये आपका C स्टूडेंट है, ये आपका, प्लीज़ मेरी ड्राइंग को इग्नोर कीजिएगा, D स्टूडेंट है, और ये आपका E स्टूडेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पे A स्टूडेंट के मार्क्स आए 200, B स्टूडेंट के मार्क्स आए 300, C स्टूडेंट के मार्क्स आए 350, D स्टूडेंट के मार्क्स आए 250 एंड इनके मार्क्स आए 275, ठीक है। ये मार्क्स आ गए। अब मान लीजिए आपको परसेंटेज निकालना है इन सभी स्टूडेंट्स का, और ये कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, 4 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो आपको मार्क्स कैसे निकालना होता है, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, कि मतलब जितने मार्क्स आए हैं वो तो हम ऊपर रख दें, राइट, एंड अपॉन में जितने का टोटल मार्क्स का एग्ज़ाम होता है वो हम नीचे रख दें।
अब एक बात बताओ, यहाँ पे टोटल मार्क्स नीचे कितने रहने वाले हैं? 400, क्योंकि 4 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट 100 मार्क का होता है, तो 400 ऊपर के मार्क्स आपको देखने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए मैं ए के लिए अपना ये परसेंटेज निकालती हूँ तो कैसे निकालना होगा? तो मैं ए के लिए कैसे परसेंटेज निकालूंगी? 200 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, तो यहाँ पर मेरा 50% आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग एक्सेल में हैं इसलिए हम 100 नहीं भी लगाएं तो चल जाएगा, बिकॉज हम परसेंटेज का फॉर्मेट लगा लेते हैं। बी के लिए मैं निकालूंगी परसेंटेज तो कैसे निकलेगा? 300 बाय 400। सी के लिए निकालूंगी तो कैसे निकलेगा? 350 डिवाइडेड बाय 400। डी के लिए निकालूंगी तो कैसे निकलेगी? 250 बाय 400। और अगर हम यहाँ ई के लिए निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 275 बाय 400। तो आप एक बात बताएं, सभी के लिए हम लोगों ने इस तरीके से परसेंटेज निकाली और आपको ये परसेंटेज निकालनी आ भी गई। अब थोड़ा सा ट्रैवल करेंगे। हम जो भी चीज़ करते हैं ना उसमें थोड़ी सी हमें ट्रैवलिंग करनी चाहिए, हमें चीज़ें समझ आ जाएंगी। चलो जी ट्रैवल करते हैं, एक सेकेंड, ट्रैवल करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपको क्या लेना है? किसी भी इंडिविजुअल का नंबर, तो मतलब मार्क्स लिए आपने, मार्क्स लिए, ठीक है। एंड मार्क्स, मुझे एक बात बताओ, ए के लिए निकाला तो अलग मार्क है, बी के लिए निकाला तो अलग मार्क है, सी के लिए निकाला तो अलग मार्क है, डी के लिए निकाला अलग मार्क है, ई के लिए निकाला अलग मार्क है। तो मार्क्स क्या है? कीप चेंजिंग है। और कीप चेंजिंग हो रहा है ना, बार बार चेंज हो रहा है। कीप चेंजिंग वाली चीज़ किस में होती है? सेल, नंबर, टेक्स्ट, यही 3 चीज़ लिख सकते हो अपने फॉर्मूला में। कीप चेंजिंग किस में होता है? सेल में होता है। तो मतलब सेल चूज़ करना है यहाँ, तो ओके। डिवाइड के लिए हमने स्लैश लगाया। नीचे हमें चाहिए टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स यहाँ कितने हैं? 400। यहाँ कितने हैं? 400। यहाँ कितने हैं? 400। यहाँ कितने हैं? 400। और यहाँ कितने हैं? 400। तो दैट मीन्स फिक्स वाली चीज़ है। अब एक बात बताओ, हम लोग फॉर्मूला में 3 चीज़ लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं सेल, हम लिख सकते हैं नंबर, और हम लिख सकते हैं टेक्स्ट। 400 टेक्स्ट तो है ही नहीं, तो ये वाला तो कट हो जाता है। अब बात आती है इन दोनों की। नंबर हमेशा फिक्स होता है, नंबर हमेशा फिक्स होता है। तो या तो हम डायरेक्टली नंबर लिख लें या फिर हम कोई सेल लिख लें जिसको फिर हमें मैन्युअली फिक्स करना पड़ेगा। दोनों ही सिनेरियो में हमारे आंसर्स आ जाएंगे, बिकॉज हमें तो क्या चाहिए? बस नीचे वो नंबर फिक्स हो जाए। तो इसीलिए हम नीचे चाहें तो नंबर भी लिख सकते हैं या फिर हम कोई सेल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इन दोनों सिनेरियोज़ में अपना फॉर्मूला लगाएंगे और अपना आंसर निकाल के देखेंगे। चलें, अब हम यहाँ करते हैं। सबसे पहले मैं टोटल ले लेती हूँ, ऑल्ट इक्वल टू एंटर, और उसके बाद यहाँ डबल टैप कर देती हूँ। तो यहाँ पर हमारे टोटल आ गए हैं। अब बात आती है परसेंटेज की। तो सबसे पहले हम करेंगे जो कि इजी तरीका है, कि जो चीज़ हमें पता है कि फ़िक्स है, हम नंबर लिखेंगे वो हमेशा फ़िक्स रहता है, तो हम वही कर लेते हैं। तो इक्वल्स टू, सबसे पहले हमें मार्क्स लेने होंगे क्योंकि हमें पता था जो चीज़ चेंज हो रही है, हमने मार्क्स लिया, कॉमा स्लैश, उसके बाद हम क्या लिख लेंगे? अपना 400 लिख लेंगे एंड एंटर कर देंगे। तो देखिए अपने पास परसेंटेज आ गई है। जस्ट डबल टैप इट। देखिए डबल टैप हम कर पा रहे हैं। H32 यहाँ के लिए ऑब्वियसली हमें H33 चाहिए, तो H33 तो हम कर लेंगे क्योंकि वो कीप चेंजिंग में ही है, अब आपको पता है। लेकिन मान लीजिए मैं कहती हूँ कि हमारे पास ये सेल है, इसके अंदर मार्क्स लिखे हैं और अब हम सेल के थ्रू ये परसेंटेज निकालने वाले हैं। मतलब इक्वल्स टू, यहाँ पे टोटल लूँ, स्लैश लगाऊँ और उसके बाद ये सेल दे देती हूँ और एंटर कर देती हूँ, तो भी मेरा परसेंटेज करेक्ट आया है। अब मैं डबल टैप कर देती हूँ, तो क्या हमारे पास यहाँ पे सारी परसेंटेज आ गई हैं? नहीं। वो क्यों नहीं आई है? क्योंकि मैंने जो डिवाइड में G30 दिया है वो अगर मैं डबल टैप कर दूँगी तो वो कीप चेंजिंग में चला जाएगा। अब G30 के बाद G31 के है क्या? साइंस है, साइंस से डिवाइड करोगे तो वैल्यू ही आएगा। 34 से डिवाइड करोगे क्या? 37, 47, 93 इनसे डिवाइड करोगे तो देख लो इसी तरीके से वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि वो तो कीप चेंजिंग है। देखो G31 के बाद G31 हो गया, G32 हो गया, 33 हो गया। तो हमें ये नहीं करना। एक बात बताएं, चाहे आपका आंसर यहाँ पर है तो भी आपको जो लिखना है वो मान लो H32 डिवाइडेड बाई G30 लिखना है। आप यहाँ पे हो, मान लो ये आपका H36 है तो भी डिवाइडेड बाई G30 चाहिए। आप मान लो यहाँ पर हो, ये मान लीजिए आपका H42 है तो भी डिवाइडेड बाई G30 चाहिए। तो G30 हर किसी के नीचे G30 चाहिए। यू नो दिस थिंग, हर किसी को 400 चाहिए नीचे। तो ऐसे में आप क्या करोगे? G30 को फिक्स करोगे। अब फिक्स कैसे करते हैं ये सीखते हैं।
ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हमें कोई भी चीज़ फ़िक्स कैसे करनी होती है, हम ये सीखेंगे यहाँ पर। तो हम अपने थियोरी पार्ट में आते हैं और यहाँ से सीखेंगे कि हम फ़िक्स कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ फ़िक्स करनी है, कोई भी चीज़ फ़िक्स करनी है। हम सेल को फ़िक्स करना सीख रहे हैं। सेल के अंदर मैं मान लो A1 सेल है, तो मैं इन दोनों को फ़िक्स करना बताऊँगी। देखो, फ़िक्स करने के लिए जो सिंबल लगता है वो लगता है $। अब डॉलर ना 4th की के ऊपर भी होता है, तो शिफ्ट के साथ डॉलर खुद से मत लगाना, आपको प्रेस करना होता है, प्रेस F4। और कुछ कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनमें F4 से काम नहीं चलेगा। अगर आपके सिस्टम में F4 से नहीं हो रहा तो फंक्शन को होल्ड रखो, फंक्शन को प्रेस करके रखो और फिर F4 प्रेस करो, फिर हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन के साथ F4 प्रेस करो, फिर हो जाएगा। अब ये सेल आपका ऐसे ही बनता है, एक कॉलम होता है, एक रो होता है। तो अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने F4 प्रेस किया तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, A भी फिक्स हो गया और 1 भी फिक्स हो गया। दैट मीन्स कॉलम भी फिक्स हो गया, रो भी फिक्स हो गया। जिस चीज़ के आगे डॉलर होता है वो चीज़ फिक्स होती है। जैसे कि मान लो अगर मैं लिखती हूँ $A1, तो यहाँ आपने क्या फ़िक्स किया, इस कॉलम को फ़िक्स किया। अब जब आप इसे ड्रैग करोगे तो क्या आएगा, #A2 हैशटैग कैरी में $A3 $A4, A फिक्स रह जाएगा। अगर मान लीजिए मैं लिखती $1, तो अब जब ये होता, जब अब ये ड्रैग करते तो क्या आता, ड्रैग हम करते तो क्या आता, अगर मान लीजिए मैं इसको ड्रैग इस साइड से कर रही हूँ तो ये आता $B1, C$1, D$1। क्यों, क्योंकि मैंने A को फिक्स नहीं किया है, तो A तो कीप चेंजिंग में जाएगा, लेकिन 1 को मैंने फिक्स कर दिया तो ये 1 एज इट इज़ रहेगा। तो बेसिकली जिस चीज़ के आगे डॉलर होता है वो चीज़ फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने रट्टा नहीं लगाना। लोग क्या करते हैं, रट्टा लगा लेते हैं कि इतनी बार F4 प्रेस करेंगे तो बस डॉलर यहाँ आ जाने चाहिए। अरे क्यों आ जाने चाहिए, क्यों फिक्स करना चाहिए, ये सीखना है हमें। सेल रेफरेंस के अंदर अब हम दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे। देखें, =, हम अपने मार्क्स लेंगे, डिवाइड करेंगे। अब G30 चाहिए। G30 में एक बात बताओ कि मुझे G को फिक्स करना है या 30 को फिक्स करना है या दोनों को फिक्स करना है। चलो देखो, आप F4 प्रेस करो। आप एक बात बताओ, G30 कम्प्लीटली तो चाहिए था, चाहे कोई भी सेल में जाओ आपको /G30 चाहिए था, तो G को भी फिक्स करना है और 30 को भी फिक्स करना है। तो मैंने सेल लिया, F4 प्रेस किया, तो दोनों के आगे डॉलर्स आ गए, मतलब दोनों फिक्स हो गए हैं। जस्ट डबल टैप इट और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम अपने सेल्स को फिक्स कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। कहीं पे भी कोई डाउट आता है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलें अब हम थर्ड रेफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। अभी आपको रिलेटिव आ गया, एब्सोल्यूट आ गया, तो मिक्स तो आ ही गया है। ठीक है, घबराने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी इसे थोड़ा सा और ध्यान से करेंगे। ठीक है, अगर ये वाली समझ आ गई तो इसके बाद अपने लिए कैसे भी किसी भी तरीके की फॉर्मूलाज खुद से बना पाओगे। यहाँ पर भी हमें परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने का तो आपको तरीका मालूम हो चुका है। तो यहाँ पर हम परसेंटेज निकालेंगे, =, मार्क्स ले लेंगे, डिवाइडेड बाय, चाहे 400 लिख लो, चाहे ये ले लो, आप ये ले लीजिए, एंड F4 से इसे फिक्स कर लीजिए। आपको पता है मुझे पूरा सेल यही चाहिए, तो आपने G61 को यहाँ फिक्स कर लिया। अब एंटर कर दीजिए, उसके बाद आप डबल टैप कर दीजिए, आपके पास सही आंसर आ जाएंगे। अब आपके पास नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, ये केस स्टडी है। जिस तरीके से हम अपने मार्क्स को डिवाइड करते हैं, टोटल जितने मार्क्स होते हैं, ठीक वैसे मैं ये कहती हूँ कि इस 189 के अंदर मेरा हिंदी का कितना % है, इस 189 के अंदर मेरा इंग्लिश का कितना % है। तो अगर आपको ऐसा कुछ निकालना है तो यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब जैसे हम वहाँ पर क्या कर रहे थे कि जितना मार्क्स आया वो तो ऊपर रखते हैं। तो दैट मीन्स अगर मेरे 41 मार्क्स आए हैं हिंदी में तो मैं ऊपर रखूँगी, एंड अपॉन में जितना टोटल मार्क्स होता है, तो यहाँ टोटल मार्क्स है कितना, 189, तो मैं 189 रखूँगी। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका हिंदी का हो गया। उसके बाद आपको इंग्लिश का निकालना है, तो 39 डिवाइडेड बाय 189, उसके बाद 75 डिवाइडेड बाय 189, ऐसे ही तो निकालोगे। अब देखो 41 क्या है, 41 है आपका D3, तो बेसिकली आप D3 डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हो, ये क्या है आपका D63 था ये, और अपॉन में H63। अगर नेक्स्ट का बात करें तो D63 डिवाइडेड बाय H63, इसकी बात करें तो E63 आएगा ये ना, ये नेक्स्ट F63
डिवाइडेड बाय H63। और अगर मैं साइंस की बात करूँ तो क्या आएगा, G63 डिवाइडेड बाय H63। दैट मीन्स आपका H63 फिक्स है। H63 हर किसी में आ रहा है, हर किसी को चाहिए ना, तो आप ड्रैग करोगे तो इसको फिक्स रहना होना चाहिए कि हर किसी में H63 आ रहा है। तो चलें अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, इक्वल्स टू, हिंदी के मार्क्स कितने हैं, ये रहे, कॉमा, बिकॉज D63 फिर E63 फिर F63, तो ये तो चेंज होता जा रहा है, लेकिन जो नीचे है वो H63 ही है। तो आप डिवाइडेड बाय H63 लेंगे, F4 से फिक्स करेंगे, एंटर कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एंड जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर। तो आपके इस तरीके से आंसर यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। क्या ये आंसर करेक्ट है? हाँ बिल्कुल करेक्ट है। ये D63 डिवाइडेड बाय H63 होना चाहिए था, ये E63 डिवाइडेड बाय H63 होना चाहिए था, तो करेक्ट है। उसके बाद आपने इसका सिलेक्शन किया एंड जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर। तो देखो यहाँ पर भी, अरे यहाँ पर भी H63 है। अगर मैं मान लो यहाँ पे जा रही हूँ तो यहाँ पे भी H63 है। एक बात बताओ, आपको ये 27, 50, 75, 68, 79 का करना है, तो क्या आप 189 के अकॉर्डिंग चेक करेंगे? आप तो इसे 249 के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। दैट मीन्स, उसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप यहाँ पे ये वाला कर रहे थे ना, ये वाला कर रहे थे, विच इज़ योर D73। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए था, D73 डिवाइडेड बाय H73। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ आपको क्या चाहिएगा, D69 अपॉन में H69। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो आपको क्या चाहिएगा, D65 H65। और अब ऑब्वियसली ये तो मैंने हिंदी का निकाला, इंग्लिश का करेंगे तो F65 डिवाइडेड बाय H65। तो इस तरीके से ये बढ़ता हो जाएगा। तो अब मुझे एक बात समझ आई कि ये बात तो सच है कि हमें यहाँ H63 चाहिए, लेकिन यहाँ फिर H64 चाहिए, यहाँ H65 चाहिए, यहाँ H66 चाहिए। दैट मीन्स ये H तो फिक्स रह जा रहा है, 63, 64, 65 ये चेंज हो रहे हैं। तो जो चीज़ चेंज हो रही है उसे फिक्स मत करो ना। अभी तो आपने फॉर्मूले में दोनों को फिक्स कर दिया है, तभी तो दिक्कत आ रही है। आप उन्हें फिक्स ही मत करो ना, जिसको जो चेंज कीप चेंजिंग में है। कीप चेंजिंग वाली चीज़ों को हम फिक्स नहीं करते हैं। इसीलिए अब हम यहाँ फॉर्मूला दोबारा लगाएंगे। तो देखें, आप ये हटा दें और उसके बाद फॉर्मूला लगाएं, इक्वल्स टू, मार्क्स लीजिए, डिवाइड कीजिए। अब हम 189 को तो लेंगे, H63 को तो लेंगे, F4 को इतनी बार प्रेस करेंगे कि हमें जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो मिल जाए। अब हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट क्या है कि हमें H को तो फिक्स करना है, लेकिन 63 को फिक्स नहीं करना, बिकॉज वो 64 बनेगा, 65 बनेगा, 66 बनेगा। तो F4 को प्रेस करते रहो जब तक H के आगे डॉलर नहीं आ जाता। ये कोई भी नहीं याद करेगा कि 2 टाइम्स प्रेस करना है या 3 टाइम्स। अगर आप ये याद कर रहे हो तो आप खुद से कोई फॉर्मूला नहीं बना पाओगे। इसीलिए तो ये इतना डिटेल में कराया जा रहा है, ताकि आप खुद से फॉर्मूला बना पाओ। तो यहाँ पर आपने सोचा ना कि क्यों H को फिक्स किया जा रहा है, क्यों 63 को नहीं किया जा रहा है, और अगर H को फिक्स करना है तो H के आगे डॉलर आना चाहिए। तो बस आप F4 को उतनी बार प्रेस करते रहो कि आगे डॉलर आ जाए। मैं देखो दोबारा प्रेस करती हूँ, चला गया, करती हूँ दोनों पे आ रहा है, करती हूँ 63 के आगे आ रहा है, मतलब 63 फिक्स है। एक बार और कर दिया, जी आ गया। कोई रट्टा नहीं मारना, ऐसे करना है। एंटर कर दो, आपका आंसर आ गया है। अब आप इसे ड्रैग करो, ड्रैग करने के बाद चेक करो, इसके नीचे 63, H63, H63 करेक्ट। और अब इसे ड्रैग कर लो, एक सेकेंड। अब देखो मैंने यहाँ पे हूँ मैं, ये है आपका G70, तो D70 के नीचे H70 आ रहा है। ऐसा नहीं है H63 आ गया, H70 आ रहा है। यहाँ पे हो तो H74 आ रहा है। दैट मीन्स अब आपके जो आंसर्स हैं वो एकदम एक्यूरेट आए हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पे आपने आधे को फिक्स किया और आधे को रहने दिया। तो यही वही बात थी जब मैंने आपको मिक्स्ड वाले में समझाई थी कि आधे को फिक्स कर दो। सोल्यूशन क्या है कि आधे को फिक्स कर दो और आधे को कीप चेंजिंग के लिए ही छोड़ दो। ठीक है, तो यही काम हम लोगों ने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पर हम लोगों का सेल्फ रेफरेंसिंग ख़त्म होता है। कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइव क्लास में हम इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में करते हैं, बट हम जानते हैं कि यहाँ हमारे पास टाइम का थोड़ा सा पाबंदी है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने फिर भी हमने जितना डिटेल में करना चाहा उतना किया है। फिर भी कहीं डाउट होता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और चलें अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूलाज की तरफ। तो अब आपके पास जो फार्मूलाज आते हैं वो आता है टेक्स्ट फार्मूला। टेक्स्ट फार्मूला कैसे होते हैं, जो टेक्स्ट से रिलेटेड हैं।
एंड इन फॉर्मूलाज के बारे में एक बात मैं बता देती हूँ, ये जितने भी फॉर्मूलाज आपको दिखेंगे ना, इन्हें लगाना बहुत आसान है। कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ टेक्स्ट बताना है कि हमें कोई चेंज कराना है तो किस टेक्स्ट के अंदर कराना है। लेकिन फिर इसमें डिफिकल्ट क्या है? डिफिकल्ट तो वैसे कुछ नहीं है, बट आपको इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि आपके पास जब भी सिचुएशन आएगी तो आपको याद आ जाना चाहिए कि इस सिचुएशन में ये फॉर्मूला लगेगा। इसका चैलेंज सिर्फ इतना सा है कि हमें ये याद रखना पड़ता है कि ओ हमारे पास ये सिचुएशन आ गई है, अब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई करने में बहुत आसानी है, ठीक है। सबसे पहले हम सीधा 3 फॉर्मूलाज एक साथ लेके चलेंगे। 3 फॉर्मूलाज की बात करूँ मैम, 3, हाँ जी 3। मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है, ऐसे एक यहाँ पर कोई डेटा ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास यहाँ कोई डेटा है, मैं लिख देती हूँ ABC 1 2 3 XYZ। ये आपकी कोई आईडी है, कोई कोड लिखा हुआ है। अब मान लीजिए आप इसके अंदर से इस ABC को हर एक, मतलब यहाँ पे 100 एंट्रीज हैं, उसके अंदर से आप इनिशियल 3 वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। आप ये समझिए, हम कोई भी टेक्स्ट पढ़ते कैसे हैं? लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, ठीक है। अभी जल्दी से समझाती हूँ, लेफ्ट साइड से। अब आपको ये जो एक्सट्रैक्शन करनी है वो किस साइड से करनी है? लेफ्ट साइड से करनी है ना। तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? लेफ्ट फॉर्मूला लगाएंगे। लेफ्ट फॉर्मूला में क्या लगता है कि आप बताएंगे कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, यहाँ से, इस टेक्स्ट से एक्सट्रैक्ट करना है। मान लीजिए A1 है तो आपने A1 लिख दिया। उसके बाद कितना एक्सट्रैक्ट करना है? ABC, 3 लेटर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो आप यहाँ 3 लिख देना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक वैसे ही मान लीजिए आपको XYZ करना होता। अब XYZ को, अब अगर आपके दिमाग में लेफ्ट है तो अगर आप लेफ्ट से लगाने जाओगे, लेफ्ट फॉर्मूला से लगाने जाओगे, तो XYZ कौन से नंबर पे आएगा? 1 2 3, और यहाँ पे ये डैश भी और जो आपके स्पेसिस होते हैं वो भी काउंट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 9 10 11 नंबर पे आएगा वो, ठीक है। तो आप उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। कैसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे? बिकॉज ये लेफ्ट से लेकर वहां जाएगा। आप ये तो नहीं लिख सकते 9 नंबर एक्सट्रैक्ट कर दो। अगर आपने 9 नंबर लिख दिया तो ये तो सारे का सारा एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। तो आप यहाँ से लेफ्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आप लेफ्ट साइड से नहीं जा सकते। अब आप किस साइड से जाओगे? राइट साइड से जाओगे। इसीलिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? राइट। अब राइट साइड से जाने पर आपको क्या मिलेगा कि ये कौन से नंबर पे है? वही है। एक तो पहले बताओ किस टेक्स्ट में चेंज करना है? A1 में चेंज करना है। और साइड, राइट साइड से आपको कितने टेक्स्ट चाहिए? 3 चाहिए, तो 3 कर लिया, तो आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा आपके पास आता है मिड। मिड क्या कहता है? मिड कहता है मिडिल में, और मिडिल है तो मिडिल को डिसाइड हम नहीं कर, मतलब मिडिल को डिसाइड ये खुद नहीं करेगा, हम बताएंगे इसे तुम्हें मिडिल कौन सा डिसाइड करना है। मिडिल, आप लेफ्ट राइट अगर दोनों याद नहीं है तो मिडिल से भी काम चल सकता है, ठीक है। मिडिल में क्या करते हो? सबसे पहले तो बताओ कौन से टेक्स्ट में चेंज करना है? A1 में चेंज करना है। फिर बताओ स्टार्ट कहाँ से होगा तुम्हारा? मिडिल स्टार्ट कहाँ से होगा? मान लो मैं अपना मिडिल स्टार्ट कर रही हूँ 1 2 3 4 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने 4 कर दिया। उसके बाद तुम्हें कितने एक्सट्रैक्ट करने हैं? मान लो 1 2 3 एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो मैंने 3 कर दिया, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो मिडिल इस तरीके से काम करता है। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या एक्सट्रैक्ट करना है। आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको क्या एक्सट्रैक्ट करना है, और उस अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलें अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए यहाँ पर जाएंगे, टेक्स्ट फार्मूलाज में जाएंगे, अपने लिए लेफ्ट फार्मूला लगाएंगे। लेफ्ट फार्मूला लगाने के लिए इक्वल्स टू लेफ्ट लिखेंगे, टैब, उप्स, इक्वल्स टू लेफ्ट, टैब करेंगे, टेक्स्ट देंगे। टेक्स्ट हमारा ये आ गया है, कॉमा, नंबर चार्ज जो लिखा होता है ना, CHARs, इसका मतलब होता है कैरेक्टर्स, कि कितने कैरेक्टर्स यहाँ पे जाएंगे। तो कितने कैरेक्टर्स आपको वहां से लेना है? आपको M लेना है, R लेना है और वो डॉट लेना है। मैंने आपको कहा था यहाँ पे स्पेसिस तक काउंट किए जाते हैं, तो आपको M लेना है, R लेना है, वो डॉट लेना है। तो कितने नंबर्स हो गए? वो 3 नंबर्स हो गए। आप 3 करेंगे, एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर वो आ गया। अब आप डबल टैप कर दीजिए, आपके पास सारे के सारे जो इनिशियल नंबर्स हैं वो आ गए हैं। वो कीप चेंजिंग में है, वो तो आप समझते ही हैं, लेकिन ये आपके पास सारे के सारे आ गए हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही अब मान लीजिए मुझे राइट साइड से ये MNO KLM XYZ ये सब एक्सट्रैक्ट करना है, तो इक्वल्स टू राइट फॉर्मूला लगाएंगे, टैब करेंगे, सबसे पहले टेक्स्ट देंगे। टेक्स्ट क्या? जिसमें चेंजेस करने हैं, तो हमने इसमें चेंजेस करने हैं। कॉमा करेंगे, नंबर कैरेक्टर्स, कितने नंबर कैरेक्टर्स लेने हैं? लास्ट से 3 लेने हैं ना, तो आपने 3 ले लिया, 4 ले लो, चलो एंटर कर दो, तो देखो डैश के साथ आ गया। मैंने कहा ना इसे काउंट करता है, ठीक है। आप इसे ओप्स 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 ओप्स, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी,
आप इसे डबल टैप कर दो, आपके पास सभी आंसर्स आ जाएंगे। मिडिल की बात कर लेते हैं। मिडिल को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मिड बोलते हैं। तो आपका जो फॉर्मूला लगता है वो मिड फॉर्मूला लगता है, इक्वल्स टू मिड टैब। उसके बाद टेक्स्ट आएगा। टेक्स्ट क्या आएगा, टेक्स्ट आपका ये रहा, ठीक है। टेक्स्ट आपका ये आ गया, मतलब किस में चेंजेस करने हैं, हमने इस टेक्स्ट के अंदर चेंजेस करने हैं, तो ये टेक्स्ट आ गया। कॉमा, स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर मतलब क्या, कि कहाँ से उस मिडिल को स्टार्ट करें, तो ए एक्स पी विच इज 3, फिर डैश 4, तो 4 से स्टार्ट कर दो। कॉमा, कितने कैरेक्टर चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। हम 5 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज डैश से स्टार्ट करेंगे तो वो डैश को भी काउंट कर लेगा, तो हम 5 से स्टार्ट करते हैं। और कितने कैरेक्टर्स चाहिए, एक सेकेंड, कितने कैरेक्टर्स चाहिए, कॉमा 4 चाहिए, ठीक है। एंटर कर दो 5 6 7 8 एंड जस्ट टैप इट, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास आ जाता। अगर आप 4 कर देते ना, यहाँ पर 4 करते तो ये डैश को काउंट करता और 5 6 7 तक आंसर देता, क्योंकि ये डैश को भी तो काउंट करता है ना। और जिस चीज़ से आप मिडिल स्टार्ट करते हो उसी से ही वो आपको नंबर देना शुरू कर देता है। तो आपको बस ये छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है, वो भी मिड में, बाकी चीज़ें तो डायरेक्टली ही हैं लेफ्ट और राइट में। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 फॉर्मूलाज को कंप्लीट किया। द फर्स्ट वन इज लेफ्ट, द सेकेंड वन इज राइट एंड द थर्ड वन इज मिड। ओके, चलें नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपना लेंथ की तरफ, कि अगर लेंथ फॉर्मूला हमें लगाना, मान लीजिए आपके पास कोई आईडी है, इस तरीके से ना आईडीज लिखी हुई हैं, ओके। आपने 1000 एंट्रीज का रखी हैं, आपके पास डेटा आ गया है। नाउ यू वांट टू चेक कि जितनी भी आईडीज हैं वो करेक्ट लिखी है या नहीं लिखी है। जो लिखने में दिक्कत है वो तो देखो हमें अभी नहीं वो बोल सकते ना, कैसे चेक करेंगे, कैसे क्या करेंगे। लेकिन हमें ये पता है कि जो हमारी आईडीज़ है ना वो 12 नंबर्स की ही हैं, 13 नंबर्स की ही हैं। जैसे आपको पता होता है कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स में 10 डिजिट्स ही आएंगे, आपको पता होता है ना कि कॉन्टैक्ट डिटेल में 10 डिजिट्स ही आएंगे। तो अगर मान लो कहीं पे मैं आपको कह दूं कि यहाँ तो 11 डिजिट लिखा है, यहाँ तो 8 डिजिट लिखा है, यहाँ तो 9 डिजिट लिखा है, तो आप ये भी नहीं चेक करेंगे कि वो क्या लिखा हुआ है, आप ऐसे स्ट्रेट ऑन द फेस कह देंगे मुझे कि वो गलत लिखा हुआ है ना। तो इसी तरीके से ये आपको कैसे पता लगा, आपने लेंथ चेक कर ली, क्योंकि उसका लेंथ फिक्स है, वो नंबर जो होता है उसका लेंथ फिक्स है कि वो 10 डिजिट्स का होता है। तो जो चीज़ 10 डिजिट्स की होती है वो कम है या ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वो गलत है ना। तो इस तरीके से हम लेंथ चेक करते हैं। अब लेंथ को भी शॉर्ट में हम लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपने फॉर्मूलाज में, LEN, लेन बोलते हैं। तो हम यहाँ लेन फॉर्मूला लगाएंगे, फिक्स नहीं आना था यहाँ पे, लेन फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू लेन टैब। और उसमें क्या करना है, हमेशा फॉर्मूला की सुनो, किसी और की मत सुनो। फॉर्मूला क्या कहता है, टेक्स्ट को लेना है। तो टेक्स्ट आप ले लीजिए, आपने टेक्स्ट ले लिया और उसके बाद आप एंटर कर दीजिए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा एंड जस्ट डबल टैप इट, तो आपका पूरा लेंथ आ जाएगा, ठीक है। चलें इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी हम लोगों ने लेंथ का कंप्लीट कर लिया है ना। उसके बाद आपके पास आता है ट्रिम फॉर्मूला। ट्रिम फॉर्मूला आपको क्या कहता है, ट्रिम फॉर्मूला आपको कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है जिसके अंदर बहुत सारे अनवांटेड स्पेसेस हैं। क्या है, अनवांटेड स्पेसेस हैं। मैं लिखती हूँ यहाँ पे अनवांटेड स्पेसेस हैं। तो अगर मान लो वो अनवांटेड स्पेसेस आपको हटाने हैं, तो अब एक एक करके बैठोगे, एक एक करके करने लगोगे तो कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एक एक करके थोड़ी ना हटाने बैठ जाएंगे हम लोग। तो क्या करेंगे ऐसे केस में, ऐसे केस में हम यहाँ पर ट्रिम फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे कि जितने भी अनवांटेड स्पेसेस हैं वो हट जाएंगे। तो आप यहाँ पे इक्वल्स टू ट्रिम लगाएं, टैब कीजिए, उसके बाद उस टेक्स्ट को दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका जितना भी अनवांटेड स्पेस था वो यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद डबल टैप कीजिए, तो यहाँ पर जितने भी अनवांटेड स्पेसेस हैं वो सारे के सारे हट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से जब भी आपके पास कोई डेटा आए, जैसे क्लाइंट से भी कोई डेटा आता है जिसमें डेटा क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो डेटा क्लीनिंग में ट्रिम का फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ना कैसे भी डेटा आउट किया जाता है। मान लो कभी कभी आप वेबसाइट से भी कहीं से भी कुछ कॉपी करके लेकर आते हो, तो वहाँ पे भी ये मिस्टेक हो जाती है। तो उस पूरे डेटा को आप करेक्ट कैसे कर सकते हो, उस पूरे डेटा को इस तरीके से करेक्ट कर सकते हो कि आप एक ट्रिम फॉर्मूला लगाओ और उसके बाद आपके जितने भी अनवांटेड स्पेसेस हैं वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, ठीक है। चलें अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ नॉट द टेक्स्ट फॉर्मूला। टेक्स्ट फॉर्मूला हम बाद में करेंगे, उसके बाद हम करेंगे लोअर, अपर एंड प्रॉपर। अब ये लोअर, अपर, प्रॉपर क्या है, बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा बता देती हूँ, क्योंकि 3 फॉर्मूलाज एक साथ करने वाले हैं। छोटा सा ओवरव्यू हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखें हम क्या क्या करने वाले हैं, लोअर, हम करेंगे अपर, और एक हम करेंगे क्या,
लोअर, अपर एंड प्रॉपर। एक सेकेंड, प्रॉपर लोअर क्या है, जैसे आपके अल्फ़ाबेट्स ए बी सी डी ये लोअर है, अपर क्या है आपका ए बी सी डी ये आपके अपर हैं, और प्रॉपर क्या है, अगर मुझे तानू लिखना है तो TANNUSINGHAL। तो देखो फर्स्ट लेटर क्या आया, फर्स्ट लेटर कैपिटल आया और बाकी सारे स्मॉल आ गए, दैट इज योर प्रॉपर विच इज योर सेंटेंस केस। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस केस बोलते हैं। अगर आपको लोअर केस चाहिए, सारे लेटर्स स्मॉल लेटर्स में चाहिए तो यूज लोअर फॉर्मूला, अगर आपको सारे लेटर्स आपको कैपिटल में चाहिए तो यूज अपर फॉर्मूला, बट इफ़ यू वांट एवरीथिंग मतलब प्रॉपर फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो अगर सेंटेंस केस में चाहिए तो आप यहाँ जाएंगे टेक्स्ट फॉर्मूला में और उसके बाद एक सेकेंड यहाँ पर देखो सारी चीज़ें अभी सेंटेंस केस में तो आप स्मॉल लेटर्स में कर सकते हो। स्मॉल लेटर्स के लिए स्मॉल नहीं लिखना, लोअर लिखना है। टैप करेंगे, टेक्स्ट देंगे, मतलब किसके अंदर चेंजेस करने हैं, इसके अंदर चेंजेस करने हैं, एंटर कर दो तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा एंड जस्ट डबल टैप इट, आपके सारे फॉर्मूलाज आ चुके हैं। ठीक वैसे ही अगर मान लीजिए आपको सारी चीज़ों को कैपिटल लेटर्स में करना है तो इक्वल्स टू अपर टैब, उसके बाद आप टेक्स्ट दे देंगे और एंटर कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास सारे के सारे जितनी भी चीज़ें हैं वो कैपिटल लेटर्स में आ गई हैं। तो आप इसे इस तरीके से कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू द प्रॉपर मतलब सेंटेंस केस तो ऑलरेडी आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में हैं, तो अभी हमें इसे सेंटेंस केस में कन्वर्ट करना है। तो सेंटेंस केस में कन्वर्ट करने के लिए हम इक्वल्स टू प्रॉपर का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट देंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपके फॉर्मूलाज लग जाएंगे। देखो ये सारे के सारे जितने भी चीज़ें हैं वो सेंटेंस केस में आ गई हैं, आराम से अपने आप ही वो डेटा इस तरीके से आ गया। तो ये था, हमने यहाँ 3 फॉर्मूलाज को कंप्लीट किया। द फर्स्ट वन इज लोअर फॉर्मूला, द अदर वन इज अपर फॉर्मूला एंड द थर्ड वन इज प्रॉपर फॉर्मूला। चलें अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं और चीज़ें क्या हैं। आपके पास आता है टेक्स्ट जॉइन। फ्लैश फिल भी उसी का ही एक ऑल्टरनेटिव है जो कि हर वर्जन में अवेलेबल नहीं है। 2019 के बाद वाले वर्जन्स में ये अवेलेबल हो जाएगा, बहुत ईजी है। एंड सबसे पहले हम अपने फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 तरीके के टेक्स्ट हैं एंड यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे तो इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। Just give me a minute. मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 2 टेक्स्ट हैं, आपको इन दोनों को ज्वाइन करना है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो टेक्स्ट ज्वाइन। जैसा कि इसका नाम बोल रहा है वैसे ही इसका काम भी है, टेक्स्ट ज्वाइन। तो टेक्स्ट ज्वाइन आया, टैब आया। अब इसको पढ़ लो क्योंकि इसमें मैं कुछ समझाऊंगी और उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट आता है डेलीमीटर, फिर आता है इग्नोर इफ एम्प्टी और फिर टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3 चलता रहता है। ठीक है, आपने ये पढ़ लिया ना, अब हम इसे समझेंगे पहले, उसके बाद हम कोई चीज़ करेंगे। तो देखो डेलीमीटर क्या होता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, डेलीमीटर ये और भी फॉर्मूलाज में आएगा आगे चल के, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। वैसे तो बहुत ईजी है समझना। ओके, देखो डेलीमीटर क्या होता है ना, 2 चीज़ को जोड़ने वाली चीज़। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते नहीं है कंजक्शन, जो 2 चीज़ों को जोड़ता है, तो वैसे ही डेलीमीटर। मान लो मैं ऐसे लिखती हूँ तनु सिंघल, अभी यहाँ पर स्पेस है एक छोटा सा, सो दैट स्पेस क्या है, डेलीमीटर है। मान लो मैं यहाँ लिखती हूँ तनु सिंघल, तो ये जो अंडरस्कोर है ये क्या है, डेलीमीटर है। मैं लिखती हूँ तनु कॉमा सिंगल, तो जो ये कॉमा लगा है ये क्या है, डेलीमीटर है। मैं लिख देती हूँ तनु स्लैश सिंगल, तो ये जो स्लैश लगा है ये क्या है, ये डेलीमीटर है। क्या है, डेलीमीटर है। तो डेलीमीटर क्या होता है, जो कोई भी 2 चीज़ को जोड़ रहा होता है। इवन अगर कोई स्पेस है ना तो स्पेस भी आपका डेलीमीटर है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान, वो स्पेस वाली बात ध्यान ज़्यादा रखनी होती है कि अगर स्पेस भी है, बिकॉज जब भी आप फॉर्मूला लगाओगे कुछ भी लगाओगे तो स्पेस वाली चीज़ में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो स्पेस वाली चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, स्पेस भी आपका डेलीमीटर होता है। अगर आपको 2 चीज़ को जोड़ना और उसके बीच में स्पेस चाहिए तो दैट स्पेस भी आपका डेलीमीटर कहलाएगा। ओके, चलें अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू टेक्स्ट जॉइन टैब। उसके बाद हमें चाहिए डेलीमीटर। डेलीमीटर क्या है, हमने डेलीमीटर क्या दिया है, मान लो आर शर्मा को हम कैसे जोड़ना चाहते हैं, एक स्पेस से जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको समझाया था, या तो सेल दे सकते हैं
या फिर नंबर दे सकते हैं, या टेक्स्ट या कैरेक्टर, टेक्स्ट के साथ ही कैरेक्टर बोल दिया था मैंने, टेक्स्ट और कैरेक्टर, राइट। तो टेक्स्ट और कैरेक्टर में ये जो स्पेस है वो कैरेक्टर जैसा है, तो जब भी हम कोई चीज़ टेक्स्ट या कैरेक्टर में लिखते हैं तो किस चीज़ में लिखते हैं हम, डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, राइट। तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा को ऑन करेंगे। अब स्पेस के लिए उसको बताएंगे कि मुझे स्पेस चाहिए, तो एक स्पेस देंगे, कितना स्पेस चाहिए उतना स्पेस भी देंगे, एक स्पेस दे दिया, देखो कर्सर मेरा आगे चला गया। उसके बाद मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास को ऑफ करूंगी, कॉमा करूंगी। अब आगे क्या पूछ रहा है, ट्रू फॉल्स कभी भी रटनी नहीं है, हमेशा ऐसे हो जाता है कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हो उसमें ट्रू फॉल्स आ रहा है, रट्टा मार रहे हो तो फिर आगे फिर वो कोई और फॉर्मूला खुद से नहीं बना पाओगे, तो रट्टा नहीं मारना, उसको पढ़ना है। ट्रू में क्या बोल रहा है, इग्नोर एम्प्टी सेल्स, और फॉल्स तब लिखना है जब इंक्लूड एम्प्टी सेल। अगर मान लीजिए अब तो ये डेटा बहुत छोटा है, अगर आगे चल के बहुत बड़ा डेटा हुआ और उसके अंदर बीच में कोई एम्प्टी सेल आ जाए, तो क्या आप चाहते हो कि वो उसको इग्नोर कर दिया जाए, या फिर आप चाहते हो कि उस एम्प्टी सेल को भी इंक्लूड करने दिया जाए, तो बीच में स्पेस आ जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो आपको कैसा आंसर चाहिए, ऑब्वियसली उसको इंक्लूड कर लिया जाए, एम्प्टी सेल इंक्लूड हो जाएगा तो वो एम्प्टी हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा, तो आप ट्रू कर दोगे फॉल्स, ठीक है, कॉमा। अब है टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, तो टेक्स्ट 1 क्या जोड़ना है, ओके, टेक्स्ट 2 क्या जोड़ना है, एंटर कर दो। तो यहाँ पर देखो आरव शर्मा एक उससे जुड़े हैं। अगर मान लीजिए मैं ये चीज़ यहाँ पे एक बार और करके दिखा देती हूँ, टेक्स्ट ज्वाइन, कन्फ्यूजन ना हो, टैप करो, डेलीमीटर दो, अब मेरे को कॉमा देना है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में कॉमा लगाया, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद किया, फिर कॉमा लगाया, उसके बाद ट्रू किया। अब आपको पता है कि ये 2 बार कॉमा क्यों आ रहा है, एक बार तो कॉमा उस फॉर्मूला से आगे बढ़ने के लिए और बीच में वाला कॉमा डेलीमीटर के लिए है। इसको बोलते हैं द ट्रू सेंस ऑफ द फॉर्मूला, कि आप उसका ट्रू सेंस समझ पा रहे हो, कॉमा रट्टा नहीं मार रहे हो आप, कॉमा और उसके बाद टेक्स्ट ले लिया, एंटर कर दो, तो रोहन कॉमा आइए, ठीक है, इस तरीके से होता है। चलो अब हम उसी फॉर्मूला को डबल टैप करके यहाँ आ गया। अब इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस हमें करना पड़ा, हमसे सारी चीज़ें देखनी पड़ी, इसी का ही एक ईजी वर्जन आया है, बट ईजी वर्जन थोड़ा पैटर्न पे काम करता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चले हम आगे बढ़ते हैं, हम इसी काम को फ्लैश फिल से भी करते हैं। देखिए एक्सेल के अंदर कोई पर्टिकुलर काम एक से ज़्यादा तरीके से किया जा सकता है, इट्स टोटली अप टू अस कि हमें कौन सा उस वक्त पे चीज़ याद आ रही है, हम कौन से में करने में बेहतर समझते हैं, हम कौन सा इजी समझते हैं और कौन सा हम सबसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, उस तरीके से हम ये काम करते हैं, ठीक है, ओके। अब ये आपको फीचर मिलता कहाँ है, डेटा टैब के अंदर, यहाँ फ्लैश फिल में मिल जाता है, ठीक है, लेकिन हम इसे शॉर्टकट की से करेंगे और इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ई। क्या होता है, कंट्रोल ई, मैं इसके साथ ही लिख देती हूँ ताकि हमेशा याद रहे, कंट्रोल ई, ठीक है। कंट्रोल ई का इस्तेमाल करने से फ्लैश फिल काम करता है। अब फ्लैश फिल काम कैसे करता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद हम फ्लैश फिल का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फ्लैश फिल है वो एक पैटर्न पे काम करता है, जैसे फ्लैश फिल, ठीक है। अब इस पैटर्न का क्या काम है, देखो 2 तरीके से काम होता है, एक होता है इनपुट और जैसे ही हमें चाहिए एक आउटपुट। अब इनपुट आउटपुट को हम ये भी बोल सकते हैं कि क्वेश्चन, और फिर हमें चाहिए आंसर। बात तो वही है कि आप एक क्वेश्चन दोगे मतलब एक इनपुट दोगे और उससे आपको आउटपुट मिल जाता है, मतलब आप क्वेश्चन दोगे उससे आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देने में भी एक पैटर्न होना चाहिए, सिमिलर क्वेश्चन होना चाहिए, बिकॉज आपको तो ड्रैग करके कोई आंसर चाहिए, और आंसर लेने में भी एक पैटर्न होना चाहिए। अगर कोई पैटर्न नहीं है तो आप आंसर भी नहीं ले पाओगे। इसका बस यही है कि मैं भी अगर आपको बोलूं कि ये डेटा देखकर कि इसमें तो फ्लैश फिल काम करेगा ही करेगा, नो, हो सकता है उस पर फ्लैश फिल काम ना करें। तो फ्लैश फिल की ऐसी कोई गारंटी नहीं होती, बट अगर उसे पैटर्न समझ आ गया है तो आपको आंसर देगा, अगर पैटर्न समझ नहीं आया तो आंसर नहीं मिलेगा। चलें अब इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपको ये पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न समझेंगे फिर आंसर का पैटर्न समझेंगे। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है कि एक तरफ सारे फर्स्ट नेम है और एक तरफ लास्ट नेम है, तो क्या ये पैटर्न वाइज लिखे हुए हैं? हाँ, सभी में यही तो काम करना है ना कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। कुछ अलग हो रहा है, कुछ बदल रहा है, नहीं बदल रहा है ना, तो पैटर्न तो मतलब सेम है क्वेश्चन का। आंसर क्या चाहिए? आंसर हमें चाहिए आरव स्पेस शर्मा, रोहन स्पेस अय्यर, आदित्य स्पेस मेहता, विक्रम स्पेस मल्होत्रा, रजत स्पेस बंसल, अर्जुन स्पेस ठाकुर। सभी के लिए सेम ही चाहिए, पैटर्न बन रहा है, क्वेश्चन में पैटर्न बन रहा है और उसी से ही जब हमें आंसर एक्सट्रैक्ट करना है तो उसमें भी पैटर्न बन रहा है। तो जब पैटर्न बन रहा है
तो क्या यहाँ फ्लैश फिल काम करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। अब फ्लैश फिल काम कैसे करता है? फ्लैश फिल काम करता है कि उसको एक कमांड तो आपको देनी होती है, एक कमांड आप दो, उसको समझाओ। कभी कभी एक कमांड से नहीं होता है तो आप 2 कमांड या 3 कमांड भी दे सकते हो, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ, जब भी उसने काम करना होता है तो एक ही कमांड में कर देता है, और जब नहीं काम करना होता ना, आप कितनी कमांड दे दो उसने नहीं काम करना। ठीक है, तो आप यहाँ पर उसको एक कमांड देंगे, एक कमांड देने के बाद वो आपका काम ऑटोमेटिकली कर देगा, उसे समझ आ जाएगा पैटर्न कि आपको आंसर क्या चाहिए। तो पहली कमांड हम यहाँ लिखेंगे ए, अच्छा जैसा लिखोगे वैसा आएगा, AR A, करेक्ट लिखना है। पहली कमांड आपको करेक्ट देनी है, करेक्ट नहीं दोगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, मैंने करेक्ट दिया है आरव, मैंने यहाँ पे स्पेस दिया शर्मा। अब मुझे कुछ नहीं करना, नीचे वाले सेल में आके Ctrl E प्रेस कर देना है, और देखो आपका, हाँ देखो आपका आंसर आ चुका है, आ चुका है आपका आंसर। सभी के लिए यही आंसर चाहिए था, हाँ जी। चलें एक और एग्जाम्पल देखेंगे, मान लीजिए इसी का ही उल्टा है। अब यहाँ पे पैटर्न क्या है? पैटर्न सोचो, यहाँ पर पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है यहाँ पर कि यहाँ पर फुल नेम है, फुल नेम भी कैसे गिवन है? हर किसी में पैटर्न है, आरव स्पेस शर्मा, रोहन स्पेस अय्यर, आदित्य स्पेस मेहता, विक्रम स्पेस मल्होत्रा, रजत स्पेस बंसल, सुरेश स्पेस रेड्डी। तो ये जितने भी हैं ये एक पैटर्न में लिखे हुए हैं कि एक नाम है, स्पेस है, फिर एक नाम है, उनको ही हमें स्प्लिट करना है। टेक्स्ट स्प्लिट का मेरे वाले वर्जन में, वर्जन 2021 हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें वो फॉर्मूला नहीं होता। 365 के अंदर आपको वो फॉर्मूला मिल जाएगा विच इज़ टेक्स्ट स्प्लिट। जैसे हमने टेक्स्ट ज्वाइन किया है वैसे ही वो टेक्स्ट स्प्लिट करने के लिए बोलता है। तो यहाँ हम ये काम फ्लैश फिल से करेंगे। कैसे करेंगे? हम अपने कमांड देंगे और उसके बाद वो समझ जाएगा। अब कमांड क्या है कि मुझे यहाँ क्या चाहिए? आरव चाहिए, तो यहाँ आरव आ गया। उसके बाद कमांड क्या है कि मुझे यहाँ शर्मा चाहिए, तो यहाँ शर्मा आ गया। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद Ctrl E प्रेस कीजिए, यहाँ पर आने के बाद Ctrl E प्रेस कीजिए, और आपका ये काम इसने करके दे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फ्लैश फिल का बहुत ही इफ़ेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। आपको जहाँ पे भी अपनी कोई भी चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है, कुछ भी करना है, आप वहाँ पर अपने फ्लैश फिल को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर फ्लैश फिल। चलें, हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। चलें एक और फॉर्मूला यहाँ पे करते हैं, विच इज़ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट करने से पहले काम कर लेते हैं, हम टेक्स्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट फार्मूला, टेक्स्ट फार्मूला आपको क्या कहता है ना? टेक्स्ट फार्मूला में एक चीज़ है जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ बहुत अच्छे से, वो यूज़ होने वाली है, यहाँ यूज़ होने वाली है, मैं हमेशा से बोलती हूँ। मान लीजिए आप चाहते हो ये जो डेट गिवन है ना, उस डेट पे कौन सा दिन था, जैसे कि अपना बर्थ डेट नहीं लिख देते हम, बर्थ डेट लिख दिया, और आपसे पूछा जाता है इंटरव्यूज़ वगैरह में भी पूछा जाता है कि डेट्स में उस दिन कौन सा डे था मुझे बताओ, उस दिन कौन सा डे था मुझे बताओ। अगर ये जानना है तो कैसे बताएंगे? देखिए इक्वल्स टू टेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे, टैब करेंगे, वैल्यू क्या है मतलब डेट है, डेट देनी है, मतलब जिससे जानना है आपने, कॉमा, फॉर्मेट पूछ रहा है। फॉर्मेट क्या होता है? डेट का फॉर्मेट। आपको तो डेट के अकॉर्डिंग जानना है ना। डेट के अंदर डेट कैसे कैसे लिखी जाती है? DDMMYYYY ऐसे लिखी जाती है। अब आपको डे जानना है तो मतलब DD लिखना है, लेकिन डे पूरा लिखवाना है तो पूरा लिखवाने के लिए आप उसको कितने टाइम लिख सकते हो? 4 टाइम्स लिख सकते हो। अब आपको ये तो समझ आ गया कि डी कितनी बार लिखना है? 4 टाइम्स। अब डी है क्या? अपने आप में डी क्या है? क्या वो एक नंबर है? क्या वो एक टेक्स्ट है? क्या वो कैरेक्टर है? क्या है? टेक्स्ट है। डी तो एक टेक्स्ट है, और कोई भी टेक्स्ट किस में लिखा जाता है? डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। तो आप यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास को ऑन करोगे, डी 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 लिखोगे, डबल इन्वर्टेड कॉमास ऑफ करोगे, पैरेंथेसिस ऑफ करोगे, एंटर करोगे, तो आप यहाँ पर अपना आंसर मिल जाएगा। अब आप इसे डबल टैप कर सकते हो, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। आपने किया क्या? आपने किया इसमें से अगर आपको डेज जानने थे, अगर मान लीजिए मंथ जानना होता तो इक्वल्स टू टेक्स्ट टैब, उसके बाद वैल्यू देते, वैल्यू मतलब आपकी डेट देते, कॉमा करते। फॉर्मेट में आप 4 टाइम्स MM लिखते, ये लिखा, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, तो देखो इसने मंथ बता दिया है कि कौन से मंथ का है, जून, सितंबर, जुलाई, अप्रैल, जुलाई, नवंबर, मई, मार्च। तो आपके पास यहाँ पर सारे मंथ्स आ गए। तो इस तरीके से आप डेज निकलवाना चाहते हो, यू नो द फॉर्मेट। आप मंथ्स निकलवाना चाहते हो, यू नो द फॉर्मेट। आप ईयर निकलवाना चाहते हो, यू नो द फॉर्मेट। आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, और अब मैंने फॉर्मेट इतने अच्छे से आपको करवाए हुए हैं तो आपको फॉर्मेटिंग आती है कि क्यों हमने 4 टाइम्स डी लिखा, क्यों हमने एम। रट्टा नहीं मारना, यहाँ पे लोग रट्टा मारते हैं
कि 4 टाइम्स डी लिख लो आंसर आ जाएगा, 4 टाइम्स एम लिख लो आंसर आ जाएगा, 3 टाइम्स एम लिख लो आंसर आ जाएगा। नहीं, इसके पीछे का लॉजिक, नाउ यू नो दिस थिंग, कि हम 4 टाइम्स ही क्यों लिखते हैं, हम 3 टाइम्स ही क्यों लिखते हैं, हम 2 टाइम्स ही क्यों लिखते हैं, हम डायरेक्टली क्यों नहीं कोई चीज़ कर देते, हम लिख ही क्यों रहे हैं, और हमने उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमास क्यों लगाए हैं, ये सारी चीज़ें अब आप जानते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने कंप्लीट किया अपना टेक्स्ट फॉर्मूला। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे अपना सब्स्टिट्यूट फार्मूला। सब्स्टिट्यूट फार्मूला हम लोग यहाँ बहुत आसानी से कर लेंगे। सब्स्टिट्यूट फार्मूला क्या कहता है, सब्स्टिट्यूट होता क्या है, सब्स्टिट्यूट होता है मेरी जगह पे कोई और, आज मैं आपको एक्सेल पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मेरी जगह कोई और आ गया तो वो मेरा सब्स्टिट्यूट है, कि वो मेरी जगह कोई और एक्सेल पढ़ा सकता है। सो दैट इज़ माई सब्स्टिट्यूट। अगर मान लीजिए एक्सेल यूज़ नहीं कर रहे हो और उसकी जगह गूगल शीट यूज़ कर रहे हो, सो गूगल शीट इज़ द सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्सेल, कि एक्सेल को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप लिख तो पेंसिल से भी सकते हो और लिख तो पेन से भी सकते हो, लेकिन आपने पेंसिल की जगह पेन उठा के लिख लिया, तो आप क्या किया आपने, कि पेंसिल का सब्स्टिट्यूट क्या हुआ, पेन हुआ, कि लिखना ही तो है दोनों से, दोनों काम उससे हो रहे हैं। हाँ डिफरेंस है, लेकिन दोनों काम क्या करते हैं, लिखने का ही काम करते हैं ना। तो पेन इज़ द सब्स्टिट्यूट ऑफ पेंसिल, उसका सब्स्टिट्यूट है। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए डेटा के अंदर कोई चीज़ ऐसी है जिसे हम चेंज करना चाहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं किसी सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला से। तो इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट टैब, उसके बाद हमें टेक्स्ट देना है। एक तो चेंज किस में करना है, टेक्स्ट का मतलब क्या, चेंज किस में करना है, इसमें करना है, कॉमा। ये सिंगल में, क्योंकि हर किसी में सेम चेंज नहीं है। अगर हर किसी में सेम चेंज होता तो हम कर लेते, ये ड्रैग नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी हमें ओल्ड टेक्स्ट बताना है कि क्या चेंज करना है मुझे, वे 5 6 7 8, तो 5 6 7 8 इज़ द नंबर, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कॉमा। टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट लिखवाना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखवाना चाहती हूँ 1 2 3, तो मुझे 1 2 3 लिखवाना है। कुछ और भी करना है, कुछ और नहीं समझ आया तो बस खत्म कर दिया करो, फॉर्मूला को एंटर कर दो। देखो APX 1 2 3 MNO हो गया। क्या किया आपने, एक बार और करके देखते हैं, यहाँ करके देखते हैं। इक्वल्स टू, आपने सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगाया, टैब किया, उसके बाद टेक्स्ट दिया, टेक्स्ट मतलब जिसमें चेंजेस करने, इसके अंदर चेंजेस करने, कॉमा। उसके बाद ओल्ड टेक्स्ट, मान लो PQR को चेंज करना है, PQR इज़ द टेक्स्ट, तो आप उसको डबल इन्वर्टेड में कॉमा में दोगे, PQR एग्जैक्टली सेम लिखोगे ताकि वो समझ सकें। एंड इसकी जगह क्या लिखवाना है, मान लो ABC लिखवाना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में, बिकॉज टेक्स्ट लिख रहे हो ना, चलो ऐसे ही लिखवाना है, एंटर, तो इसने ABC लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ को रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेसमेंट यहाँ पर ये वाला क्यों किया, मतलब हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया है, रिप्लेस बेसिकली काइंड ऑफ रिप्लेस है, बट कंप्लीटली रिप्लेस वाली चीज़ नहीं है, बिकॉज हर किसी में हमें अलग अलग करना है। अगर आप चाहें किसी पर्टिकुलर चीज़ के बदले आपने पर्टिकुलर चीज़ करी है तो आप वो डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपका सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला। चलें अब हम बढ़ेंगे अपने डेट एंड टाइम फॉर्मूलाज की तरफ। और डेट की बात हो रही है तो सबसे पहले तो यही सीख लेते हैं कि करंट डेट और करंट टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला अवेलेबल है और कौन सी शॉर्टकट अवेलेबल है। शॉर्टकट, हाँ जी, डायरेक्टली शॉर्टकट से भी आप अपना करंट डेट और करंट टाइम निकाल सकते हैं। करंट डेट की बात करें तो आपको पता लग जाएगा। करंट डेट यहाँ पर हम लोग निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं टुडे का। टुडे फॉर्मूला लिखिए, टैब कीजिए और देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ किसकी सुने, फॉर्मूला की सुने। फॉर्मूला क्या कह रहा है कि भैया और कुछ नहीं चाहिए, सीधा पैरेंथेसिस ऑफ कर दो, मैं आंसर दे दूंगा। तो ठीक है, फिर उसको कुछ नहीं चाहिए तो मत दीजिए, पैरेंथेसिस ऑफ कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, तो करंट डेट आ जाएगी। ठीक वैसे ही अगर आप करंट टाइम भी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। करंट टाइम के लिए आपको नाउ का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, टैब करेंगे और ये भी कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पैरेंथेसिस ऑफ कर दो, तो हमने इसे ऑफ कर दिया, एंटर कर दिया, तो इसने मुझे करंट, ओके मैंने टुडे का फॉर्मूला लगा दिया, क्या नाउ ही लगाया है, ओके यहाँ पे डेट है, हमें टाइम करना है, तो देखो इसने मुझे एग्जैक्टली टाइम दे दिया। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। टाइम फॉर्मूला, डेट फॉर्मूला थोड़ी सी गड़बड़ अगर कर देंगे, अगर आपके जो सिस्टम के टाइम और डेट हैं वो करेक्ट वे से नहीं है, बिकॉज वो कैप्चर तो कहीं ना कहीं उसको खुद से कैसे पता लग रहा है कि अभी कौन सी डेट है और अभी कौन सा टाइम है। तो अगर मान लीजिए किसी का भी आंसर यहाँ पे गलत आता है तो प्लीज़ चेक यार, ये वाला टाइम का सेटिंग क्या ये एक्यूरेट है, जो ये होगा वही यहाँ पर शो होगा, ठीक है। इसलिए आप मेक श्योर कीजिएगा। इन एनी केस अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो उसका वजह ये आपके राइट कॉर्नर में है कि आपकी यहाँ पर चीज़ें करेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पर चीज़ें करेक्ट हैं तो आपकी करंट डेट और करंट टाइम एक्यूरेट आएंगे।
दूसरा तरीका, इसी को इरेज कर देती हूँ। चलो इरेज नहीं करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। अगर मान लीजिए करंट डेट आपको चाहिए तो कंट्रोल और आपको प्रेस करना पड़ता है कॉलन। कंट्रोल और कॉलन को प्रेस करने के बाद आपके पास इस तरीके से डेट आ जाती है। तो आपने क्या प्रेस किया, इसके लिए तो देखो कंट्रोल तो फिक्स है, बस याद रख लो कि इसके लिए तो हम कॉलन प्रेस करते हैं और इसके लिए हम सेमी कॉलन प्रेस करते हैं, बस ये फ़र्क है। अब सेमी कॉलन याद रख लो, अगर सेमी कॉलन याद नहीं रहता ना तो ये याद रख लो, बस इसके लिए हम शिफ्ट लगाते हैं। शिफ्ट लगाने का मतलब सेमी कॉलन को यूज़ करना ही है। अगर हम यहाँ कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन, अगर कॉलन वाला प्रेस कर रहे हैं, बेसिकली सेमी कॉलन ऑटोमेटिकली लग जाता है तो आपका टाइमिंग आ जाएगी। ठीक है, आप एक याद रख लो, ये कॉलन कॉलन कंट्रोल कॉलन, आपका डेट आ गया, कंट्रोल के साथ शिफ्ट ओ लगा दो, फिर कॉलन का इस्तेमाल कर लो, फिर आपका टाइम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना करंट डेट और करंट टाइम निकालते हैं। ठीक है, चलें अब हम आगे बढ़ेंगे। टेक्स्ट फॉर्मूला आपको पता ही है, लगा के देख लो एक बार के लिए। टेक्स्ट टैब वैल्यू हमने ये दिया, डी कर लिया, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया और यहाँ पर हमारे फॉर्मूलाज आ गए हैं। अभी हमने सीखा था टेक्स्ट फॉर्मूला, तो उसमें तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है, एक डेट के अंदर डे होता है, मंथ होता है और ईयर होता है। तो अगर मान लीजिए वही चीज़ आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। बहुत ईजी फॉर्मूला है, लाइक बहुत ईजी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डे फॉर्मूला लगाना है, टैब करना है, सीरियल नंबर मतलब क्या, आपकी डेट, एंटर, तो डे आ जाएगा। ओके, मंथ निकालना है, इक्वल्स टू मंथ। ये बहुत इजी है, कोई सिचुएशन में काम आ जाए तो आ जाए, ऐसे डायरेक्टली बहुत कम काम आते हैं। एंटर, तो आप कर दीजिए, आपका मंथ आ जाएगा। और ठीक वैसे ही अगर ईयर निकालना है तो ईयर, टैब, सीरियल नंबर मतलब क्या, डेट, एंटर, तो आपका ये ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डे मंथ ईयर निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। ये क्यों करते हैं, मान लीजिए आपके पास डेट हो, यही है 9/8/23, हो सकता है ये ऐसे होता कि 9 अगस्त 2023, और हो सकता है ये ऐसे होता 8 सितंबर 2023, है ना, पॉसिबिलिटी थी ना। ये देखो, हो सकता है ये हो 12 मई 2014, क्या पता ये ऐसे हो 14 मई 2012, क्या पता ये ऐसे हो कि 5 दिसंबर 2014, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जानने के लिए आपने डे मंथ ईयर कर लिया, नाउ यू नो 14 मई 2012 लेगी। ठीक है, तो ऐसी कभी कभी सिचुएशन आ जाती है, आपको नहीं पता है किस फॉर्मेट में लिखा है, आपको नहीं पता इस डेट के अंदर डे कौन सा है, मंथ कौन सा है, ईयर कौन सा है, तो यू कैन एक्सट्रैक्ट इट डायरेक्टली फॉर्मूला से, डे का फॉर्मूला लगा के, मंथ का फॉर्मूला लगा के और ईयर का फॉर्मूला लगा के। समझा, आई होप समझा होगा। कहीं पे भी डाउट आता है लेट मी नो। ओके, चले अब हम करेंगे यहाँ पर। देखिए, डे फॉर्मूला तो आपको डे बताता है कि उस डेट के अंदर डे कितना है। व्हेन आई से डेज किसी दो डेट्स के बीच में जब आप डिफरेंस निकालोगे वहीं तो डेज होंगे ना। तो अब हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो डेज लगाएंगे। डेज बेसिकली करता क्या है, डेज आपका करता है 2 दिन के बीच में। यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, मेरे को ये फॉर्मूला हटाना है। ओके, यहाँ पर 2 डेट के बीच में कितना गैप है, कितने डेज चले गए हैं, वो अगर जानना है तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, आप डेज फॉर्मूला लगाओगे। क्या फॉर्मूला लगाओगे, डेज, कि 2 डेट के बीच में कितने डेज आए हैं। तो आप क्या करोगे, देखो इन सभी फॉर्मूलाज में ना रट्टा नहीं मारना, जो लिखा है उस अकॉर्डिंग करना है। रट्टा मारने जाओगे सारे फॉर्मूला गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि किसी में तो स्टार्ट डेट पहले आता है, किसी में एंड डेट पहले आता है। ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे, याद भी नहीं रख पाओगे, फॉर्मूलाज टिपिकल लगने लग जाएंगे। टिपिकल लगते ही इसीलिए है, तो इसीलिए आपने ये याद नहीं करना है। डेज फॉर्मूला लगाओ, टैब कर दो और उसके बाद ये देखो क्या लिखा है, एंड डेट। एंड डेट मतलब जब खत्म हो रहा है, खत्म क्या है, यहाँ हो रहा है, कॉमा, स्टार्ट डेट, स्टार्ट जब से हो रहा है, स्टार्ट कब से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, एंटर, आ गया 42 डेज। ठीक है, मैं एक बार के लिए इसे सिर्फ इसे कंट्रोल के साथ होल्ड करके मैं इसे एक बार के लिए यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ से कंट्रोल माइनस करती हूँ, लेफ्ट करती हूँ। ओके, अभी के लिए मैंने एक बार के लिए डेटा शिफ्ट कर लिया क्योंकि मुझे आपको डेज 360 कराना था। एक तो होता है डेज, जो 2 डेट के बीच में आपको एक्चुअल में कितने डेज हुए हैं वो बताता है। वहीं पे ही आता है डेज 360। हम जानते हैं, देखो बहुत एक नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हैं। हमारे साल मतलब जो हमारा पूरा ईयर होता है उसमें कितने डेज होते हैं, जल्दी से बोलो।
ईयर में कितने डेज होते हैं? नॉर्मली 365 होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, एक डे फालतू हो जाता है। ओके, अगर मैं आपको मैथ्स याद है, मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन करते थे और मैथ्स में मार्क्स ऐसे गिवन होता था हर क्वेश्चन के नीचे, कैलकुलेट एज पर डेज, जैसे पूरे साल में 360 है, तो इसका मतलब क्या है कि 360 का मतलब क्या है? 360 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स होते हैं ना, तो इसका मतलब 30। वो ये कंसिडर करेगा ही नहीं कि किस मंथ में 31 है या किस मंथ में 30 है या किस मंथ में 28 है या किस मंथ में 29 है। डजेंट मैटर, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। उसको क्या है, उसको ये जानना है कि मैं तो मानूंगा हर मंथ में, चाहे आपका फेब्रवरी हो तो भी 30 है, आपका मई है तो भी 30 है, और आपका नवंबर है तो भी 30 है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किस में 31 आता है, किस में 28 आता है और किस में एक्चुअल में 30 आता है। मैं तो सब में 30 लेके चलूंगा और उस अकॉर्डिंग आंसर दूंगा। तो ऐसे केस में हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो ईयर 360 लगाते हैं, सॉरी डेज 360, सॉरी 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 सॉरी। ऐसे केस में हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो डेज 360 लगाते हैं। डेज 360 क्या कर रहा है? अब डेज क्या कर रहा था? डेज जो आपको आंसर दे रहा था वो एज पर 365 या एज पर 365 और 366 के अकॉर्डिंग दे रहा था, जो एक्चुअल है। लेकिन ये आपको कैसे देगा? 30 डेज पर मंथ के हिसाब से, पर मंथ, मंथ 30 डे पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। अब जब फॉर्मूला लगाओगे तब आपको समझ आ जाएगा। देखो, सेम डेट देने वाली हूँ, यहाँ पे डिफरेंस आएगा आंसर में, इक्वल्स टू डेज 360 टैब, उसके बाद स्टार्ट डेट, भाई देखना इसी में ही है स्टार्ट डेट। उसमें देखो एंड डेट पहले ले रहे थे, यहाँ स्टार्ट डेट पहले ले रहे हैं, स्टार्ट डेट ये लिया कॉमा, उसके बाद एंड डेट। जो चीज़ नहीं आती एक बार के लिए छोड़ दो, एंटर करके देखो आंसर आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, छोड़ो उसको नहीं करना, एंटर कर दो। तो देखो यहाँ 220 था, ये 217 आ गया, यहाँ 43 था 44 आ गया। तो आंसर चेंज हुए ना। आंसर क्यों चेंज हुए? बस इसी डिफरेंस की वजह से कि कहीं पे इसने तो एग्जैक्टली 31 कंसिडर किया होगा, 30 कंसिडर किया होगा, 29 28 कंसिडर किया होगा, क्योंकि 24 है ना, 24 इज द लीप ईयर, तो मे बी उसने 29 कंसिडर किया होगा। लेकिन इसने हर जगह हर जगह 30 कंसिडर किया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट इज योर क्या? दैट इज योर डेज 360। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो और फॉर्मूलाज को कंप्लीट किया, विच इज डेज एंड डेज 360। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं, जो आपका नेटवर्क डेज है एंड नेटवर्क डेज इंटेल है। देखो, अभी आपने थोड़ा सा समझते हैं, अभी आपको एक डेट दी गई थी, फॉर एग्जाम्पल आपको डेट दी गई थी 1/1/25 से लेकर आज का जो डेट है, 2 लिख देती हूँ, ये आज का जो डेट है वो है 12/3/2025। इसके बीच में एग्जैक्ट निकालने के लिए क्या चाहिए? एग्जैक्टली निकालने के लिए तो चाहिए डेज फॉर्मूला। इसके बीच में 30 डेज के अकॉर्डिंग निकालने के लिए क्या चाहिए? 30 डेज के अकॉर्डिंग तो हमें चाहिए डेज 360। अच्छा, इसमें मैं कह दूं एक्सक्लूड वीकेंड्स, और वीकेंड्स में भी सिर्फ सैटरडे संडे ऑफ, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? नेटवर्क डेज। और अगर मैं कह दूं कि देखो अभी मैंने आपको क्या समझाया कि मुझे 2 डेट्स के बीच में ये तो जानना है कितने दिन है, लेकिन उनमें से ऑटोमेटिकली वो मुझे सैटरडे संडे ऑफ करके बता दे। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लेती हूँ और इसमें 6 सैटरडे संडे आए तो वो 6 हटा के बता देगा। ये चीज़ डेज नहीं कर रहा था, ये चीज़ डेज 360 नहीं कर रहा था, ये चीज़ कौन करेगा? नेटवर्क डेज करेगा। लेकिन एक सिचुएशन तो ये आ गई। दूसरी सिचुएशन आपके पास क्या आती है? दूसरी सिचुएशन के लिए अब हम दूसरी सिचुएशन चलो यहीं पढ़ते हैं। दूसरी सिचुएशन आपके पास आती है कि आप कहते हो कि मैम ये तो ठीक है कि ये सैटरडे संडे ऑफ करके दे रहा है, लेकिन मेरी कंपनी ना सैटरडे संडे ऑफ नहीं देती, मुझे तो सिर्फ संडे का ऑफ मिलता है। दैट मीन्स आप एक्सक्लूड तो कर रहे हो वीकेंड, एक्सक्लूड तो करना चाहते हो वीकेंड को, लेकिन यहां पर आप वीकेंड को कस्टमाइज करना चाहते हो। मतलब अपनी मर्जी से हो सकता है आपको मंडे को मिलता हो, मुझे संडे को ऑफ मिलता है, किसी को सैटरडे को ऑफ मिलता है, किसी को मंडे ट्यूसडे को ऑफ मिलता है, किसी को फ्राइडे सैटरडे को ऑफ मिलता है। तो ऐसे तो कितना भी हो सकता है। तो ऐसे केस में हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो नेटवर्क डेज
डॉट इंटेल लगाते हैं और देखो यहाँ पे ना एस आ रहा है, इस बात को कंसिडर करना बिकॉज आगे चल के और भी फॉर्मूलाज करोगे ना तो वहाँ ये चीज़ नोटिस कर पाओगे और आपको ये चीज़ है ना अच्छे से समझ आएगी कौन सी चीज़ क्यों लिखी हुई होती है। ओके, तो यहाँ पर बस आप इतना समझो, नेटवर्क डेज भी काम यही कर रहा है, 2 डेट के बीच के डिफरेंस को आपको ला कर दे रहा है, लेकिन इसमें क्या करता है कि ये सैटरडे संडे हटा देता है। वहीं पे व्हेन इट कम्स टू द नेटवर्क डेज इंटेल, तो आपको वो वीकेंड को भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन दे देता है। अब हम इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। डेज एंड डेज 360 तो आप अप्लाई कर चुके हो। नाउ कम्स टू द नेटवर्क डेज एंड नेटवर्क डेज इंटेल। नेटवर्क डेज इसको हम लोगों ने पढ़ पढ़ के करना है, पढ़ पढ़ के करेंगे सारे हो जाएंगे। नेटवर्क डेज टैब क्या मांग रहा है, स्टार्ट डेट ले लो, कॉमा क्या मांग रहा है, एंड डेट ले लो। ठीक है, अब पहले तो मैं इसका आंसर नॉर्मल ला के दिखाती हूँ, उसके बाद हम हॉलीडेज को भी कंसिडर करेंगे। अगर सैटरडे संडे के अलावा कोई हॉलीडेज हैं तो वो भी उसे कंसिडर कर लें। ठीक है, लेकिन इसकी बात हम 2 मिनट बाद करेंगे, पहले हम इसे डायरेक्टली समझेंगे आंसर। तो देखो 31 आ गया। देखो डेट तो मैंने वही दी थी, इसमें भी वही दोनों डेट दी थी, इसमें भी वही दोनों डेट दी थी और इसमें भी वही दोनों डेट दी थी, लेकिन डिफरेंस आया यहाँ और यहाँ में। इसने सैटरडे संडे हटाकर मुझे बताए हैं तो कितने कम दिन हो गए हैं, देख लो हर जगह डिफरेंस आपको मिलेगा। तो इसने सैटरडे संडे ऑटोमेटिकली हटा दिए हैं। अब मैं एक और यहाँ पर एक सेकेंड, कंट्रोल प्लस नहीं, यहाँ से इतने में कंट्रोल प्लस, पता नहीं है ना नीचे कैसा डेटा है, तो इसको राइट करते हैं, ये कंट्रोल आर करते हैं और यहाँ पर हम हॉलीडेज लिख लेते हैं कि हम हॉलीडेज को भी कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, हॉलीडेज में क्या है ना, आपको उन्हें बताना पड़ता है डेट कि मेरी हॉलीडे तब तब है। आप जब ये बता देते हो ना तो उसमें क्या है, वो कंसिडर करेगा। अगर मान लो आपकी हॉलीडे सैटरडे संडे को फॉल कर रही है तो वो उसको डिडक्ट थोड़ी ना करेगा, 2 बार डिडक्ट थोड़ी ना करेगा, 1 बार डिडक्ट करेगा। अगर आप डायरेक्टली हॉलीडे का नंबर लिखेंगे तो वो तो उसको समझ ही नहीं पाएगा ना कितनी हॉलीडेज हैं, क्या आपने कैलकुलेट करके दिया है। इसलिए उसको हॉलीडेज की डेट बतानी पड़ती है कि इस दिन हॉलीडे थी, सो दैट वो उसको भी कंसिडर करेगा कि कहीं इनमें से कोई डेट सैटरडे संडे को फॉल कर रही है तो मैं उसको एक ही बार काउंट करूँ। ओके, तो आपको हॉलीडेज के लिए भी यहाँ पे करना पड़ेगा और सेल रेफरेंसिंग का ध्यान देना है। यहाँ पे देखो, अब देखो नेटवर्क डेज टैब, स्टार्ट डेट ये लिया, कॉमा एंड डेट, अरे सॉरी, एंड डेट ये लिया, कॉमा। अब हॉलीडेज है वो जब मैं पहले के लिए लूँ तब भी वो सारी हॉलीडेज है, लास्ट के लिए लूँ सब में हॉलीडेज है, सभी के लिए सेम ही हॉलीडेज में देखना पड़ेगा ना। तो आप इसको क्या करोगे, F4 से फिक्स करोगे, एंटर कर दोगे तो 31 आ गया, टैप कर दो। तो ये देखो यहाँ पे 4 हॉलीडेज और आ गई, यहाँ 1 हॉलीडे यहाँ पर। क्यों, क्योंकि इसने कंसिडर अब किया है, कुछ हॉलीडेज वहाँ पे फॉल ही नहीं कर रही होगी तो वो आपने लिया ही नहीं। फॉल भी तो करनी चाहिए, अगर फॉल ही नहीं कर रही है, अब ये 3-4 पे, ये 8-11 से लेके 20-12 तक 3-4 का मतलब ही नहीं है, तो इसने फॉल ही नहीं करेगी तो इसमें आई ही नहीं। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली कोई हॉलीडे लिख देते तो उसको समझ ही नहीं आता, गलत आंसर देता। तो इसीलिए हमें हॉलीडेज की उन्हें डेट बतानी पड़ती है, वो खुद चेक कर लेगा कि वो उस टाइम पीरियड के अंदर फॉल करती है या नहीं करती। क्या उनमें से कोई डेट है जो सैटरडे संडे को ही आ रही है तो उसको डबल टाइम वो डिडक्ट नहीं करेगा, वो उसे सिंगल टाइम डिडक्ट करेगा। सो दैट इज योर नेटवर्क डेज। ठीक है, अब नेटवर्क डेज इंटेल आपको मैंने कब बताया, इसके अंदर मैं हॉलीडे लिख देती हूँ। नेटवर्क डेज इंटेल मैंने आपको कब बताया, तब बताया जब आपको कस्टमाइजेशन करनी है। देखो नेटवर्क डेज इंटेल लिया, लगता बिल्कुल सेम तरीके से, लास्ट में कस्टमाइजेशन आ जाती है। स्टार्ट डेट लिया, कॉमा किया, एंड डेट लिया, कॉमा किया। तो देखो इसने अपने आप लिस्ट खोल दी, मैंने कुछ नहीं प्रेस किया है, अपने आप इसने लिस्ट ला दी। अब चेक करो, सैटरडे संडे ऑफ चाहिए क्या, वो तो नेटवर्क डेज में ही मिल रहा था। संडे मंडे ट्यूसडे, आंसर सेम आएगा क्योंकि 2 दिन ही हटाने। हाँ, चेंजेस आएंगे डेट के वजह से। ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, मुझे तो सिर्फ संडे ओनली चाहिए ना, तो या तो मैं इसको ऐसे नीचे लाकर टैब प्रेस कर लूँ या डायरेक्टली 11 लिख लूँ। ओके, टैब कॉमा, उसके बाद हॉलीडेज, अभी के लिए हॉलीडेज नहीं ले रहे हैं तो इसे एंटर कर देते हैं, यही आंसर आ गया। तो देखो सेम चीज़ थी लेकिन अब आपके आंसर अलग हैं, सब में आंसर अलग है। क्यों, क्योंकि डिमांड अलग है। यहाँ पर कोई चीज़ एग्जैक्ट आ रही थी, यहाँ पर 360 के अकॉर्डिंग आ रही है, यहाँ सैटरडे संडे हट के आ रहा है, यहाँ सैटरडे संडे के साथ हॉलीडे हट के आ रही है, यहाँ पर हमने सिर्फ संडे हटाया है और यहाँ पर अब हम संडे भी हटाएंगे और हॉलीडेज भी हटाएंगे। तो क्या करेंगे, नेटवर्क डेज इंटेल टैब, टैब स्टार्ट डेट लेंगे,
स्टार्ट डेट कॉमा, देखो जो भी फॉर्मूला होता है ना वो देखो यहाँ लिख के आ जाता है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। एंड डेट लेंगे कॉमा, उसके बाद आपने वही 11, मैंने अब मैन्युअली लिख दिया है, आप चाहें तो वहाँ से टाइप कर सकते थे। उसके बाद हॉलीडेज़, हॉलीडेज़ आप ये लेंगे, सभी के लिए यही कंसिडर करना है, F4 से फिक्स कर देंगे, एंटर कर दो। तो देखो वही आ गया, क्योंकि वहाँ पे हॉलीडे कोई कंसिडर हुई नहीं और ये चेंज हो गए हैं। यहाँ पे हॉलीडेज़ कंसिडर हुई होंगी तो यहाँ पर उसने चेंज कर दिया, क्योंकि उसने उसमें से चेक किया होगा। तो इस तरीके से हम अपना ये नेटवर्क डेज़ और नेटवर्क डेज़ इंटेल ये वाले फॉर्मूलाज लगाते हैं। कहीं पे भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, बहुत ही डिटेल में मैंने इसे एक्सप्लेन किया है सो दैट आपको बहुत अच्छे से ये समझ आए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, विच इज़ स्टार्ट मंथ, ई डेट एंड ई मंथ। ओके, यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि आप एवरेज ड्यू डेट निकालते हो ना, वो एवरेज ड्यू डेट वाला काम है यहाँ पे। थोड़ा सा समझ लें एक एग्जाम्पल के साथ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। एक बार के लिए मुझे इसे एडजस्ट करने दीजिए, ये एडजस्ट हो गया। एक बार के लिए हम थ्योरी समझेंगे। देखिए एक केस स्टडी लेके चलेंगे सो दैट हम लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आए। मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स बिजनेस चलाते हैं, क्लोथिंग ब्रांड है ABC क्लोथिंग, ठीक है। अब यहाँ पर उनके पास कोई कस्टमर आया और वो कस्टमर आपको कह रहा है कि जी मुझे कपड़े खरीदने, हाँ खरीद लिए, 10,000 के कपड़े खरीदे उसने, ठीक है, 10,000 के। अब कह रहा है पेमेंट तो सर मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, मैं 2 महीने बाद कर दूंगा, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तो मिस्टर एक्स कहते हैं हाँ हाँ ठीक है लेके जाओ, घर की तो बात है, आपके पैसे कहीं जा रहे हैं क्या, आ जाते हैं आपके पैसे, कोई बात नहीं है, दे देना। तो अभी इसने क्या बोला उसको कि वो पेमेंट कब करेगा, 2 मंथ्स बाद करेगा। तो अभी 2 मंथ्स तक मिस्टर एक्स को याद रहने वाला है क्या? दिन में पता नहीं कितने लोग आते होंगे ऐसे। तो मिस्टर एक्स क्या करता है, उसको रिकॉर्ड कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल उसका जो है 12 मार्च को उसने ट्रांजैक्शन की, उसको रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद अगर वो चेक करने जाएगा तो उसको पता होना चाहिए ना कि इसकी पेमेंट ड्यू कब होगी। ड्यू मतलब किस दिन मुझे मिस्टर, मान लो ये मिस्टर वाई है, किस दिन मुझे मिस्टर वाई से पेमेंट मांगनी है। 2 महीने बाद होने के बाद तो मैं मांगूंगी ना उससे कि भाई तूने तो 2 महीने की कही थी, 2 महीने तक मैंने सब्र कर लिया, अब तो दो मुझे पेमेंट मेरी। तो ड्यू डेट तो आपको पता होनी चाहिए ना। और ड्यू डेट कैसे पता होगी, ये 12 मार्च को है, प्लस में आप 2 मंथ्स करोगे तो क्या आ जाएगा, मार्च अप्रैल मई, तो आपकी जो डेट बन जाएगी वो मई बन जाएगी। तो आपने 2 मंथ्स ऐड कर दिए, राइट। तो इस तरीके से हम अपनी ड्यू डेट निकालते हैं। तो ये चीज़, ये जो काम है जो आपने अभी मैन्युअली किया, ये फॉर्मूला के साथ करना हो तो ई डेट का फॉर्मूला लगाते हैं, एंड डेट बेसिकली, एंड डेट। तो ई डेट लगाएंगे, टैब करेंगे, मैंने वही बोला है, इसको पढ़ के करना है, रट्टा नहीं मारना। क्या पूछ रहा है, स्टार्ट डेट कॉमा। अच्छा, अब कुछ लोग कह सकते हैं मैम डेज हो, तो डेज को कन्वर्ट करो ना मंथ्स में भाई। अगर डेट है, डेज हैं, मैं बताती हूँ आपको, पहले मंथ्स ले लो, एंटर। क्योंकि आप अपने फॉर्मूला से नहीं कह सकते कि मेरे पास तो ये है तो मैं क्या करूं, नहीं। आपने ये किया, उसके बाद होम पे गए, जस्ट बिकॉज ये जर्नल पे है, हमें डेट चाहिए, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट डेट ले लिया, ये डेट आ गया। एक और मैं यहाँ पे बना लेती हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, कंट्रोल+ राइट, कंट्रोल R, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। अगर मान लो आप कहते हो कि मेरे पास तो यहाँ ना मंथ्स है, मैं एक और बनाती हूँ, यहाँ डेज हैं, डेज लिख लो, 60, 90, 65, 52, 62, 32, 45, 85, 45, 62। अगर आपके तरफ पास ये डेट्स हैं, आपके पास ये नहीं है, मंथ्स नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? देखो फॉर्मूला को तो मंथ ही देना पड़ेगा, अब वो मंथ कैसे निकलेगा वो आपको जानना है। इक्वल्स टू ई डेट टैब, स्टार्ट डेट ले लिया कॉमा, उसके बाद मंथ्स लेना है। अब मंथ तो है नहीं, मंथ को भूल जाओ, मंथ नहीं है आपके पास, डेज है। डेज से मंथ कैसे निकलते हैं, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 होते हैं, तो डिवाइडेड बाय 12 कर दो ना भाई, तो वो मंथ्स अपने आप कैलकुलेट करेगा। एंटर कर दो, आपका आ गया 84, एंटर। आपने ये डेट ले ली थी क्या, B46, हाँ, और 60 डेज, 2 मंथ्स। एक सेकेंड दीजिए मुझे, लेट मी चेक, इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय 12, 5 मंथ्स आएगा। अच्छा, एक मंथ में तो 30 डेज होते हैं ना, तो 12 मंथ से नहीं करेंगे, डेज से करेंगे।
लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं हो पाएगा। मतलब किसी में 31 आएगा, किसी में वो आएगा, तो इससे ये गड़बड़ की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर वो चीज़ की गड़बड़ हो सकती है। यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 90 है, इसलिए आया है। यहाँ पे मैं 3 लिख देती हूँ, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने स्टैंडर्डाइज करके उसको 30 से डिवाइड कर दिया है, लेकिन आपको मंथ में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बहुत ही एक्यूरेट चाहिए, अगर नॉर्मल चलेगा तो आप इस तरीके से आप आंसर लगा सकते हैं। आप इन दोनों को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज ये रैंडमली लिखे हुए हैं, अभी इसको देख के नहीं लिखा हो। 1 है तो यहाँ 30 में लिख देती हूँ, आंसर करेक्ट आ जाएगा। यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ 90 लिख देती हूँ, तो आंसर करेक्ट आ जाएगा। यहाँ 2 लिखा है तो मैं यहाँ 60 लिख देती हूँ, तो आंसर सेम आ जाएगा। तो ये इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे रैंडमली लिखा हुआ है, आपको बस बताने के लिए। ओके, ये था आपका एंड डेट। इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है एंड ऑफ मंथ। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, ये जो फॉर्मूला समझा था ना, इसी फॉर्मूला के अंदर एक और कंडीशन में इसको ऐड कर देती हूँ, उसके बाद आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है? ये पर्सन कहता है ये बात सच है कि 10,000 करना है, ये बात सच है कि 2 मंथ्स में करूँगा, लेकिन क्या कहता है? लेकिन सर मैं जो भी डेट आपकी फॉल करे ना, ड्यू डेट, उस मंथ का एंड डेट ले लेना, एंड डेट ऑफ दैट मंथ, एंड डेट ऑफ दैट मंथ। कहते क्या? अरे सर बहुत आसान है। आप मेरे को कह रहे हो मैंने आज ट्रांजैक्शन की, हाँ जी, फिर आप कह रहे हो मेरी 12 मई को मेरी ड्यू डेट बनेगी, हाँ जी, तो मैं 12 मई को देने के लिए लाइबल नहीं हूँ, मैं लाइबल हूँगा 31 मई को देने के लिए। कह रहे ओ, तो आपकी ड्यू डेट कभी भी फॉल करे, उस ड्यू डेट का फॉल करने का जो मंथ का जो लास्ट डेट होगा, उस दिन आप लाइबल हो जाओगे। कह रहे हाँ जी, अब बिल्कुल सही समझे। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आप एंड ऑफ द मंथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, इक्वल्स टू ओ मंथ विच इज़ एंड ऑफ मंथ। आपने स्टार्ट डेट लिया कॉमा, वही मंथ्स लेना है, यहाँ पे मंथ्स लिया, एंटर करना है। तो देखो यहाँ पर आपके आंसर्स आ गए हैं। अब देखो सेम है, आपने ई डेट में भी तो यही लगाया था, कुछ अलग तो है ना किया था। तो यहाँ पे 31, देखो 8 है 31, 20 है 31, 23 है 30, आएंगी देखो सारी लास्ट डेट ही, बस मंथ ही है। अगर आपका 1 जून है तो मुझे बताओ क्या आएगा? आपका जो डेट है वो ड्यू डेट है वो क्या आएगी? अगर 1 जून है तो 30th ऑफ जून, अगर आपका 2 सितंबर है तो 30th ऑफ सितंबर, अगर आपका 3 नवंबर हो तो 30th ऑफ नवंबर। आपका आना लास्ट डेट ही है। अगर वो एक दिन भी ऊपर चला गया ना, वो फॉल कर गया, तो मैं तो एंड ऑफ द मंथ में देने के लिए लाइबल हूँ, आप अपना देख लीजिए। सो दैट इज योर एंड ऑफ मंथ का फॉर्मूला। ओके, चलें, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, विच इज़ अ वेरी 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 गुड फॉर्मूला। ठीक है, बट समझ भी आ जाएगा बहुत आसानी से। करते हैं, इसको समझने के लिए एक छोटा सा केस स्टडी समझेंगे और उससे हमें ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर तो उसने रिजाइन देने के लिए बोल दिया है। अब क्या कहता है मैनेजर कि ओके फाइन, शांत हो जाओ भाई, आपको रिजाइन देना है दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखो कि आपको रिजाइन देने के बाद 21 डेज का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। कहता है ओ शिट, मतलब मैं आज यहाँ पे 12 मार्च पे हूँ और अभी मुझे 21 डेज, और मतलब कि अगर मैं लगाऊंगा तो 3 और ये 3 मतलब मेरा 3 अप्रैल तक जाएगा। मुझे 3 अप्रैल तक काम करना है, बट चलो कोई बात नहीं, मैं 3 अप्रैल तक काम कर करके नक्की वक्की करता हूँ, मैं जल्दी से जाता हूँ यहाँ से, मैं बहुत ज़्यादा तंग हो गया हूँ। तो उसने तो कैलकुलेशन डायरेक्टली कर ली है 3 अप्रैल तक, बट वहाँ पे मैनेजर जी कहते हैं ना 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 बेटा, ऐसे नहीं। जो आपने 3 अप्रैल किया है उसमें तो आपने अपने वीकेंड्स भी काउंट कर लिए हैं। क्या वीकेंड्स काउंट होंगे? नहीं, ऑब्वियसली आप तो वर्किंग डेज, मैंने क्या बोला है? 21 वर्किंग डेज, 21 वर्किंग डेज करनी है ना। तो 21 वर्किंग डेज करने हैं, तो उसमें आपके सैटरडे संडे नहीं आ सकते हैं, या जो भी आपका वीकेंड है वो कस्टमाइजेशन भी, यू नो दिस थिंग कि इंटेल के अंदर हम कस्टमाइजेशन करते हैं। ओके, तो सैटरडे संडे नहीं आ सकते हैं। कहते ओके, तो आप कैलकुलेट करके बता दो मुझे फिर कब तक काम करना है। तो कैलकुलेट करके कौन बताएगा? हम बताएंगे। चलो कैलकुलेट करके बताते हैं। देखें, आप आए यहाँ पर वर्क डेज में आए, उसके बाद आप यहाँ पे वर्क डेज का फॉर्मूला लगाएं,
टैब करें, देखो यहाँ लिखा है वर्क डे, इसका मतलब वो आपको लास्ट डेट देता है। मैं गलती से वर्क डेज बोल रही थी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जैसे ही आपने देखो जब डे फॉर्मूला किया था, याद है आपको, डे फॉर्मूला में डेट निकल के आ रही थी कि उस डेट के अंदर वो कौन सा डे है। लेकिन जैसे आपने डेज फॉर्मूला किया था तो 2 डेट के बीच का डिफरेंस आ रहा था, नेट वर्क डेज था, क्योंकि उसमें 2 के बीच के डिफरेंस आ रहे थे। ये नेट वर्क डे, मैंने भी ऊपर जो गलती लिखी हुई है मैं अभी इसको चेंज कर लूंगी, बट ये वर्क डे, बट डे, डे मतलब वो पर्टिकुलर डे, तो इसीलिए वो डेट देता है, ठीक है। स्टार्ट डेट लेंगे, स्टार्ट डेट लिया, कॉमा, उसके बाद क्या कह रहा है, डेज, कितने डेज सर्व करने, मान लो 50 डेज सर्व करने। कोई हॉलीडे है क्या, हॉलीडे की बात बाद में करेंगे, हॉलीडे की बात बाद में करेंगे, एंटर कर देते हैं। और यहाँ पे एक काम करती हूँ, मैं इससे लेती हूँ, होम पे जाती हूँ एंड यहाँ पर शॉर्ट डेट में आती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक कंट्रोल प्लस कर लेती हूँ एंड इसे राइट करती हूँ एंड यहाँ पर मैं कंट्रोल आर कर लेती हूँ, ओके। यहाँ पर हम लोग हॉलीडे वाला कर लेंगे ना, फिर हॉलीडे वाला भी आपको समझाना है कि अगर कोई हॉलीडे भी बीच में कंसिडर हुई तो थोड़ी ना मैनेजर वो उसे कंसिडर करेगा, ये तो हॉलीडे है, काम करो और थोड़ा सा। तो यहाँ पे वर्क डेज को आप इसको यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो यहाँ आपका वर्क डे आ गया है, आप इसे डबल टैप कीजिए, आपके पास सारी डेट्स आ जाएंगी। मैं आज की बात कर रही थी ना, मैं आज का भी आपको दिखा देती हूँ। आपने यहाँ किया और 21 डेज का हम लोगों ने निकाला था, तो हम कैसे निकालते हैं इसका, वर्क डे टैब, उसके बाद स्टार्ट डेट थी हमारी ये, कॉमा की किया, उसके बाद हमने ये दिया और एंटर किया, तो हमारे पास 10th अप्रैल आएगा। कहाँ, वो 3rd अप्रैल लगा के बैठा हुआ था, ओल्ड HEA कर लीजिए, तो ये डिलीट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ हम वर्क डे अब हॉलीडे के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो हॉलीडे का सेम स्टेप है जो आपका नेटवर्क डेज के अंदर था। आप स्टार्ट डेट लीजिए, कॉमा कीजिए, डेज बताइए, डेज लीजिए, कॉमा कीजिए, हॉलीडेज के लिए आपको ये बताना पड़ेगा, और हॉलीडेज सभी के में यही कंसिडर करनी है बिकॉज आगे चल के यही रहने वाला है। तो आप F4 से फिक्स कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एंड हियर वी गो। तो यहाँ पर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी चीज़ में अगर मान लीजिए आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, यहाँ पे तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट सैटरडे संडे को वीकेंड समझा है, लेकिन यहीं पे अगर आप सैटरडे संडे को नहीं, आप कुछ और कंसिडर कराना चाहते हैं, आप सिर्फ संडे को कंसिडर कराना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। आप वर्क डे इंटेल करेंगे, टैब करेंगे, स्टार्ट डेट लेंगे, स्टार्ट डेट में जाएंगे, आप यहाँ जाएंगे, कॉमा करेंगे, उसके बाद आप डेज लेंगे, तो डेज आप यहाँ पे ले लेंगे, कॉमा करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन करनी है। कस्टमाइजेशन के लिए आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ संडे का वो दिखाना है ना, तो आप 11 लिख लीजिए, कॉमा कर लीजिए, उसके बाद आपको हॉलीडे अगर कुछ है तो हॉलीडे वाला हम बाद में कंसिडर करेंगे, इसलिए मैंने इसको हटा दिया और एंटर कर दिया। तो देखो ये वर्क डे में सिर्फ इसने सैटरडे संडे दोनों कंसिडर किए थे, यहाँ पर इसने एक कंसिडर किया है तो डेट चेंज हो गई है। यही काम अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे करती हूँ, मैं इसको लेती हूँ, ऐसे कंट्रोल आर कर लेती हूँ एंड यहाँ पे मैं हॉलीडे का ले लेती हूँ, हॉलीडे, यहाँ लिख देते हैं हम हॉलीडे वाली चीज़, हॉलीडे, एंड हमने पैरेंथेसिस ऑफ करके एंटर किया, और मैं यहाँ हॉलीडे भी कंसिडर करने वाली हूँ, तो हम दोबारा फॉर्मूलाज लगाएंगे। कैसे करेंगे, इक्वल्स टू वर्क डे, यहाँ पर इंटेल लेंगे, टैब करेंगे, उसके बाद आपको चाहिए स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट कैसे लेंगे, स्टार्ट डेट आपकी ये रही, कॉमा, उसके बाद आपको चाहिए डेज, तो डेज के लिए आपने ये लिया, कॉमा, उसके बाद आपको चाहिए संडे ओनली। संडे ओनली लेने के लिए आपने 100 लिया, सॉरी 11 लिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, 11 लिया, कॉमा। अब आपको चाहिए हॉलीडेज, हॉलीडेज का मैंने आपको बताया हुआ, इसको सेलेक्ट करके F4 से फिक्स कर लीजिए एंड एंटर कर दीजिए। तो देखो वही चीज़ है, लेकिन अब आपका सिर्फ और सिर्फ हॉलीडे भी इसमें ऐड हो गया है, तो आपका आंसर चेंज हो गया। हॉलीडेज का आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो, आपने नेटवर्क डेज में भी यही कॉन्सेप्ट किया था और वर्क डेज के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है, हम सो सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने डेट से रिलेटेड जितने पॉसिबल फार्मूलाज थे जिनका यूसेज सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पर हम लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया है। चले अब हम टाइम फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। टाइम फार्मूला में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी चीज़ है। जो चीज़ आपने अभी डेट के लिए किया था ना, कैसे किया था, एक डेट के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, एक डेट के अंदर आपका डे लिखा होता है, मंथ लिखा होता है और ईयर लिखा होता है। तो ठीक वैसे ही एक टाइम के अंदर क्या क्या लिखा होता है, एक आवर लिखा होता है, एक मिनट लिखा होता है और एक सेकेंड लिखा होता है। एक्सट्रैक्ट भी सेम तरीके से करना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप यहाँ पर आर का फॉर्मूला लगाएंगे, टैप करेंगे, सीरियल नंबर देंगे, एंटर कर देंगे और यहाँ पर आप डबल टैप कर देंगे। जस्ट बिकॉज अभी के लिए ये इस फॉर्मेट में है तो हम इसे क्या किस फॉर्मेट में करेंगे, टाइम फॉर्मेट में, नो, जर्नल फॉर्मेट में आएगा,
ठीक है। 9th आवर मतलब 9th आवर चल रहा है। मिनट के लिए मिनट फॉर्मूला लगाएंगे, टैप करेंगे, उसके बाद आप इसे लेंगे, एंटर करेंगे तो ये 10 मिनट आ गया कि कितनी मिनट से उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया। सेकंड के लिए सेकंड करेंगे, टैप करेंगे, उसके बाद सीरियल नंबर लेंगे, एंटर करेंगे तो इसमें इतनी सेकंड्स लिखी हुई हैं। ओके, हमें ये इतने में नहीं चाहिए, हम इसे इसने इसको राउंड ऑफ करके दे दिया है, इसने इसको राउंड ऑफ करके दे दिया है। हम इसको इस तरीके से चाहें तो कर सकते हैं, आप इसको नॉर्मली 1 2 ऐसे में सेकंड्स दिखा सकते हैं, इसे राउंड ऑफ करके हम इससे ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आवर, मिनट और सेकंड वाला आता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं अपने डे एंड टाइम वाले फार्मूलाज, जितने भी पॉसिबल फार्मूलाज थे जो कि जिनका यूसेज सबसे ज़्यादा था, हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। और भी हम फार्मूलाज हम आगे करेंगे, चलिए बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने अब हम अपने लॉजिकल फार्मूलाज़ को शुरू करते हैं। लॉजिकल फार्मूलाज़ क्या हैं? लॉजिकल फार्मूला के अंदर सबसे पहला फार्मूला जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं इफ़ फार्मूला। अब इफ़ को सीखने से पहले देखो, इफ़ को हिंदी में क्या बोलते हैं? अगर। क्या बोलते हैं? अगर। अगर ऐसा हो तो ये कर देना, अगर वैसा हो तो वो कर देना। मतलब एक कंडीशन दी जाएगी और उस कंडीशन के बेसिस पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आंसर है। बेसिकली आपको एक कंडीशन दी जाएगी और उस अकॉर्डिंग आपका आंसर करना है। नहीं बात समझ आई? एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक राजू है, राजू स्कूल जाता है, ठीक है। अब राजू ने एग्ज़ाम दिए। अब एग्ज़ाम में क्या बोला जाता है कि अगर वो 45% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आता है तब तो वो पास है, वरना वो फेल है। मैंने क्या बोला कि अगर राजू 45% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आता है तब तो वो पास है, वरना वो फेल है। ठीक है, तो ये हमने क्या दी? एक कंडीशन दी। कंडीशन क्या है कि हम लोगों ने उसके मार्क्स चेक किए, क्या वो 45% से ज़्यादा हैं। हमने कंडीशन क्या दी कि जो मार्क्स हैं क्या वो ग्रेटर देन 45% है। अगर ये बात सच है, या तो ये बात सच होगी या ये बात झूठ होगी। अगर ये बात सच है तो वहाँ पे पास लिख देना, और अगर ये बात झूठ है तो वहाँ पे फेल लिख देना। बात समझ आई? आपको सिर्फ एक कंडीशन को अच्छे से समझना होगा, उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ट्रैवल करेंगे वापस से। अभी के लिए ये स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट बी है, और ये बी है, और ये स्टूडेंट सी है। और इसका अगर मैं परसेंटेज बोलूँ तो 55% है। इनका जो मैं परसेंटेज बोलती हूँ, इनका 40% है, और इसका मैं बोलती हूँ तो 75% है। तो अब मुझे बताओ कि जो ए है वो पास है कि फेल है? पास है कि फेल है? पास। अगर मैं बी की बात करती हूँ तो पास है कि फेल है? फेल। और अगर मैं सी की बात करती हूँ तो पास है कि फेल है? पास। तो अगर आपने ये बता दिए तो इसका मतलब इफ फॉर्मूला आपको लगाना आता है। बस हमें थोड़ा सा फॉर्मूला समझना पड़ेगा। बेसिकली हम टाइम ट्रैवल करके क्या जानेंगे? पहले हमने क्या चेक किया? हमने अपनी कंडीशन चेक करी कि क्या मार्क्स ग्रेटर देन 45% है। क्या चेक किया कि क्या मार्क्स ग्रेटर देन 45% है। और मार्क्स देखो एक ऐसी चीज़ है, मार्क्स परसेंटेज एक ही बात है, ठीक है। परसेंटेज एक ऐसी चीज़ है जो इस पर्सन की अलग है, इस पर्सन की अलग है, इस पर्सन की अलग है। दैट मीन्स ये जो मार्क्स हैं वो कैसे हैं? कीप चेंजिंग हैं। तो इसका मतलब यहाँ हम क्या सेलेक्ट करेंगे? कोई सेल सेलेक्ट करेंगे, मतलब मार्क्स वाला सेल सेलेक्ट करेंगे। और फिर ग्रेटर देन 45%, 45 चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, सबके लिए कंडीशन सेम ही है कि 45% से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम नंबर लिख सकते हैं 45%, बिकॉज नंबर हमेशा फिक्स रहता है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ आ गई कि हमें जो सबसे पहले चेक करना है वो क्या चेक करना है? मार्क्स चेक करना है कि क्या वो ग्रेटर देन 45% है। फिर हमने टाइम ट्रैवल किया कि जैसे ही हमें मार्क्स का पता लग जाता है, मतलब कोई कंडीशन का पता लग जाता है, सॉरी हम इरेज करते हैं इसे। जैसे ही हमें कोई कंडीशन का पता लग जाता है तो हमें क्या करना होता है? अब मुझे कंडीशन पता लग गई है तो अब मैं क्या करूँगी? तो कंडीशन के बारे में सोचूंगी कि
क्या ये येस है या नो है। दैट मीन्स क्या ये कंडीशन सक्सेसफुली हो गई है, अगर हो गई है तो क्या आएगा, पास, और अगर नहीं हुई है तो क्या आएगा, फेल। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, टेक्स्ट हैं, और टेक्स्ट को हम किस में लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब ये बात हमने समझ तो ली, बट मैंने ये बातें समझाई क्यों, इनका लॉजिक क्या है, उसको देखते हैं। देखें, यहाँ पर मैं आपको कौन सा फॉर्मूला करा रही हूँ, एफ फॉर्मूला करा रही हूँ, राइट। जस्ट गिव मी अ मिनट, ये ऐसे क्यों शो कर रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू एफ टैब। यहाँ पढ़ो क्या है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स। तो अब हम ये फॉर्मूला को थोड़ा सा हम डिटेल में करेंगे, डिटेल में करने के बाद हमें ये पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखती हूँ एफ फॉर्मूला, जो कि हमारा क्या है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स। और जो हमने अभी फॉर्मूला करा है ना, जो अभी हमने एग्जाम्पल किया है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसे समझेंगे ताकि हमें डिटेल में समझ आए। एफ़ लॉजिकल टेस्ट क्या है, लॉजिकल टेस्ट क्या है कि मार्क्स का परसेंटेज चेक करो इंडिविजुअल पर्सन का। ठीक है, क्या वो ग्रेटर देन 45% है। वैल्यू ऑफ ट्रू, अगर कंडीशन सच हो जाती है तो क्या करना है, पास। और वैल्यू ऑफ फॉल्स, अगर कंडीशन झूठ हो जाती है तो क्या करना है, फेल। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्मूला लगा पाएंगे यहाँ पे। इसीलिए मैंने आपको वैल्यू ऑफ ट्रू, ये कंडीशन 1 कंडीशन 2 करके बताया था, बिकॉज आपके फॉर्मूला के अंदर भी ये आता है वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ फॉल्स। तो नाउ यू नो व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ फॉल्स करना है। बस कंडीशन आपको ढंग से सोचनी है, उसके बाद कंडीशन के बारे में सोचो क्या ये सच है या झूठ है, उसके बाद आप अपना लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ हम प्रैक्टिकली फॉर्मूला लगाएंगे, सेम चीज़ लेके चलेंगे। 45% से ज़्यादा जिसके मार्क्स हैं वो पास, वरना फेल। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू एफ टैब, उसके बाद लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में क्या है, परसेंटेज ही तो चेक करनी है हर स्टूडेंट की, तो परसेंटेज लो। और ऑब्वियसली अभी आरव शर्मा है, नेक्स्ट रिया वर्मा होगा, फिर विवान होगा, फिर अनाया होगा, फिर करण होगा, फिर सान्या होगा, फिर राहुल होगा, मतलब चेंज होता रहेगा। तो जो चीज़ चेंज हो रही है उसे फिक्स तो नहीं करना। ओके, ग्रेटर देन 45% रखना है कि ग्रेटर देन 45% है क्या, ये चेक कर लो, कॉमा। वैल्यू ऑफ ट्रू, अगर ये बात सच होती है तो, कंडीशन सच होती है तो पास लिखने का, और अगर ये बात झूठ होती है तो फेल करने का। अब ना पता है क्या है, आपने अभी तक इतने फार्मूलाज और इस तरीके से सीख लिए ना, अब आप फार्मूला देख के कभी भी ना सिंबल्स को देख के परेशान नहीं होंगे। आधे लोग तो क्या होते हैं, सिंबल्स को देख के परेशान हो जाते हैं कि यार ये डबल इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगाया, फिर उसके बाद कॉमा क्यों लगाया, ये ग्रेटर देन क्यों लगा हुआ है, मुझे तो फार्मूला समझ ही नहीं आएंगे। नहीं, वो आ जाएंगे। अब देखो, डबल इन्वर्टेड कॉमा टेक्स्ट है इसलिए लगाया, कॉमा हम कोई भी नेक्स्ट कमांड के लिए करते हैं, ग्रेटर देन इसलिए लगाया क्योंकि हम ये कंडीशन चेक करना चाहते हैं। एंटर कर दो तो यहाँ पर पास आ जाएगा, डबल टैप कर दो तो देखो यहाँ फेल आ रहा है। क्यों, 27%, 33%, 45%। हमने 45% में इक्वल नहीं लगा रखा ना। अगर हम मान लीजिए चाहते कि यहाँ इक्वल आए तो यहाँ इक्वल का साइन लगाओ, एंटर कर दो और अब डबल टैप करो। अब जिसका 45% था वो भी पास आ गया। अगर आपको चाहिए कि 45% जिसका है वो भी पास हो जाए और उससे ऊपर वाले पास हो जाए तो आप ऐसे कर सकते हो। अच्छा, ये वर्किंग है या नहीं है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। इसको 20 कर दिया, इस साइड में भी उसके मार्क्स को करना पड़ेगा 20, तो देखो फेल आ गया। तो इस तरीके से आप अपना इफ़ फॉर्मूला लगाते हैं। इफ़ फॉर्मूला कैसे लगता है ये बात समझ आई। एक और कंडीशन लें, बताएं। मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्टी नेम लिखे हैं, पार्टी नेम, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी पार्टी नेम लिख लेती हूँ, ए बी सी डी ए एफ जी एच, मैंने यहाँ पार्टी नेम लिख लिया। अब मैं यहाँ लिखती हूँ अमाउंट और यहाँ लिखती हूँ स्टेटस। एक समझा रही हूँ बहुत आसानी से। देखो, हम एक कंडीशन लेके चलते हैं कि देखो ये मेरी पार्टी नेम है, पार्टी है। अब अगर इनसे कोई पेमेंट आती है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, वरना ये सेल खाली रहता है। और अब मुझे स्टेटस लगाना है। मान लीजिए यहाँ से मेरे को पेमेंट आ गया 10,000 का,
ठीक है, बी से कोई पेमेंट नहीं आया, सी से कोई पेमेंट नहीं आया, डी से मुझे पेमेंट आ गया 20,000 का, उसके बाद मुझे एफ से पेमेंट आ गया 63,000 का, और फिर मुझे एच से पेमेंट आ गया 52,000 का। अब मुझे यहाँ पे स्टेटस अपडेट करने हैं, स्टेटस अपडेट करने हैं कि किससे क्या पेमेंट आया, किससे क्या पेमेंट नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मुझे जहाँ पर भी अमाउंट लिखा हुआ है, मतलब जहाँ पे भी अमाउंट आ गया है तब तो लिखना है पेमेंट डन, और जहाँ पे भी अमाउंट नहीं लिखी हुई है वहाँ लिखना है पेंडिंग। तो अब कंडीशन क्या है कि सेल खाली है या नहीं, यहाँ मैं क्या सोचूंगी, यहाँ मेरा कंडीशन क्या है, मुझे चेक क्या करना है कि सेल को चेक करना है कि क्या वो इक्वल्स टू एम्प्टी है। अगर ये बात सच है, मतलब अगर वो एम्प्टी है तो येस और नो करो, येस और नो। अगर वो सच है कि सेल खाली है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सेल खाली है इसका मतलब पेमेंट नहीं आई है, मतलब पेंडिंग आना चाहिए। और अगर मान लो वो सेल खाली नहीं है, दैट मीन्स पेमेंट आ चुकी है, तो यहाँ आना चाहिए पेमेंट रिसीव्ड। समझ आया, समझ आया, कन्फ्यूजन है, एक बार और बताती हूँ। देखें मैं क्या कह रही हूँ, थ्योरी में आओ, मैं कह रही हूँ यहाँ हम एक कंडीशन लेके चल रहे हैं। कंडीशन क्या है कि देखें, हमें सेल को चेक करना है कि क्या वो एम्प्टी है, और अगर वो एम्प्टी है, एम्प्टी वाली चीज़ की कंडीशन येस और नो। अगर येस है मतलब सेल खाली है, खाली कब है, जब पेमेंट नहीं आई है, पेमेंट नहीं आई है इसका मतलब पेंडिंग। और अगर वो खाली नहीं है, दैट मीन्स उसमें पेमेंट लिखी हुई है, दैट मीन्स अमाउंट रिसीव्ड हो गया, तो पेमेंट डन आ जाएगा। तो आपको वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स का तो पता है कि पेंडिंग और पेमेंट डन लिखना है, लेकिन ये जो लॉजिकल टेस्ट है इसको कैसे लिखेंगे। लॉजिकल टेस्ट में मैं क्या कह रही हूँ, सेल को चेक करना है एम्प्टी है या नहीं। तो मतलब मान लीजिए आपको A1 को चेक करना है, तो आप A1 ले लेंगे लॉजिकल टेस्ट में, A1 इक्वल्स टू, खाली को कैसे दिखाते हैं, खाली कोई नंबर नहीं है, जितने भी टेक्स्ट या कैरेक्टर या कुछ भी नंबर के अलावा जो भी चीज़ आती है वो डबल इन्वर्टेड कॉमास में आती है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमास, अब आपको खाली दिखाना है ना, अगर स्पेस दिखाना है तो स्पेस देते हैं, कोई आपको सिंबल दिखाना है तो वो सिंबल लिखते हैं, आपको खाली दिखाना है इसको एज इट इज़ बंद कर दो, इसका मतलब कुछ है ही नहीं। अगर स्पेस दे दिया, कभी कभी क्या करते हैं खाली दिखाने के लिए स्पेस दे देते हैं, यहाँ पर स्पेस दे दिया तो वो समझेगा कि उस सेल के अंदर स्पेस होना चाहिए, जो आप डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे वही आएगा। अब आप कुछ लिखोगे ही नहीं, डायरेक्टली डबल इन्वर्टेड कॉमास को बंद कर दोगे, इसका मतलब तो ये ना वो खाली है, और खाली है तो ये आ जाएगा। तो चलें एक बार के लिए करके देखते हैं, तब ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। तो लॉजिकल फार्मूलाज में जाएंगे, यहाँ लगाएंगे इक्वल्स टू इफ टैब। लॉजिकल टेस्ट क्या है, इस सेल को चेक करना है, क्या चेक करना है कि क्या ये खाली है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमास को ऑन भी किया और ऑफ भी कर दिया, कुछ किया ही नहीं उसमें, क्योंकि तभी तो वो दिखेगा कि खाली है, कुछ करना ही नहीं है, कॉमा। अगर ये बात सच हो जाती है तो ये सच्ची में खाली होता है, तो खाली है इसका मतलब पेमेंट नहीं आई है, मतलब पेंडिंग। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हम नेगेटिव सिचुएशन सोचते हैं, कभी कभी पॉजिटिव सोचते हैं, इसीलिए मैं लॉजिक समझाती हूँ। अगर लॉजिक समझ आ गया, कंडीशन को येस और नो करके देख लिया, तो हम आंसर करेक्ट निकालेंगे, अदरवाइज़ हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, पेंडिंग कॉमा वैल्यू फॉल्स, मतलब सेल खाली नहीं है, दैट मीन्स सेल खाली कब नहीं होगा, जब पेमेंट आ चुकी होगी, तो हम पेमेंट डन करेंगे। पैरेंथेसिस ऑफ एंटर। तो देखें आप ये कर लीजिए, तो देखो यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देती हूँ, ये भी पेंडिंग आ गया। मान लो यहाँ पे मैं कुछ भी पेमेंट लिख देती हूँ तो ये पेमेंट डन आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम इफ़ेक्टिवली इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ एक ऐसा फॉर्मूला है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, चाहे छोटा से छोटा काम कर रहे हो, चाहे बड़ा सा बड़ा काम कर रहे हो, चाहे कोई भी रिपोर्ट बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इफ़ का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो इसीलिए इफ़ को बहुत अच्छे से समझना। कहीं पे भी डाउट लगता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पर हमने काफ़ी डिटेल में किया। जैसे हमने इफ़ किया ना, वैसे ही लॉजिकल फंक्शंस में, लॉजिकल फार्मूलाज में 2 फार्मूलाज और आते हैं। द अदर 2 फार्मूलाज आर एंड एंड और, एंड एंड और। अब इसका ना थोड़ा सा हमें लॉजिक समझना पड़ेगा कि एंड का क्या मतलब है और का क्या मतलब है, और उसके बाद फिर हम अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है,
अभी एंड और की जो मैं बात कर रही हूँ ना, ये इंग्लिश वाले हैं। अब कैसे कि ये मेरा फ्रेंड है मिस्टर एक्स, मैंने उन्हें एक इनविटेशन कार्ड भेजा बर्थडे पार्टी का, और मैंने लिखा कि यहाँ पे सर्व होगा, मतलब वो खा सकते हैं पिज़्ज़ा एंड बर्गर। तो मिस्टर एक्स तो एकदम ही खुश कि आज तो मैं दोनों खाऊंगा, पिज़्ज़ा एंड बर्गर खाऊंगा। और एक तरफ मैंने बर्थडे कार्ड भेजा और लिखा सर्व क्या क्या होगा, मतलब ये एक फिक्शनल काइंड ऑफ एग्जाम्पल है, ओके। और वहाँ पे लिखा पिज़्ज़ा और बर्गर, इंग्लिश वाला और है, या तो पिज़्ज़ा मिलेगा या बर्गर मिलेगा, क्या दोनों मिल सकते हैं? द आंसर इज़ नो। जहाँ पे और आ गया तो मतलब या तो ए या तो बी, कोई एक। बट जहाँ एंड आता है, मतलब ए एंड बी, मतलब दोनों और दोनों, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिक डिफरेंस है एंड और के बीच में। अब मैंने ये क्यों समझाया? मैं तो लॉजिकल की बात कर रही हूँ, कंडीशन की बात कर रही हूँ, ये कहाँ पहुँच गई हूँ मैं? देखें, यहाँ पर भी कंडीशन की ही बात है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अभी तक इफ़ के अंदर जो बात हो रही थी वो किसकी बात हो रही थी? सिंगल कंडीशन की, ठीक है, सिंगल कंडीशन की। अब बात आ गई है मल्टीपल कंडीशन। आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन है और अब दो सिचुएशन है, या तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तब जाके कोई काम बनेगा, या कोई एक भी हो जाए तो चल जाएगा। अगर दोनों सेटिस्फाई करानी है तो एंड का फॉर्मूला लगाओ, और कोई दोनों कंडीशन में से, मान लो दो कंडीशन है आपके पास, तो दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई हो जाएगी तो और लगाओ। अच्छा, एक चीज़ और, इफ़ जो फॉर्मूला है वो मोर फ्लैक्सिबल है, मोर कस्टमाइजेशन देता है। कैसे? इफ़ के फॉर्मूला के अंदर आप खुद से उसे बताते हैं कि मुझे पास लिखवाना है, मुझे फेल लिखवाना है, मुझे पेमेंट डन लिखवाना है, मुझे पेंडिंग लिखवाना है, मैं कुछ भी लिखवा सकती हूँ। लेकिन एंड और ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो आपको आंसर ना सिर्फ ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे देंगे। याद है गो टू स्पेशल, जिसके अंदर फॉर्मूला लगा रखा था जिससे ट्रू एंड फॉल्स निकाल रखा था। इसीलिए जब हम कह रहे थे कि भाई ट्रू और फॉल्स जहाँ होता है तभी वो लॉजिकल मानता है उसको। क्यों मानता है? ये लॉजिकल फार्मूला से आते हैं। एंड और जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स में ही आंसर करेंगे आपको। इन्हीं के थ्रू आपको पता लगेगा कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है या नहीं। अब आप इसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझें तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। जब भी आपको थ्योरी समझ नहीं आती है कोई बात नहीं, थ्योरी हम तब समझाते हैं ताकि आपको उसका कोर समझ आ जाए। अगर वहाँ समझ नहीं आता इट्स ओके, सब लोगों को थ्योरी समझ नहीं आती है तो प्रैक्टिकल से समझ आ जाएगा। अभी हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल क्या है कि हमारे मैनेजर हमें कह रहे हैं कि देखो जी लिस्ट बनाओ कि कौन कौन पर्सन ना एम्प्लॉयमेंट लाइक बोनस के लिए एलिजिबल है। मैंने कहा ओके फाइन, बन जाएगी, बना देंगे। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो एम्प्लॉय है ना उसका जो एक्सपीरियंस है वो एक तो ग्रेटर देन 5 हो, और जो उसकी रेटिंग है परफॉर्मेंस रेटिंग वो ग्रेटर देन 4 हो। अगर ऐसा है तो बोनस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मैं कहा ठीक है, मतलब उसको दोनों बातें चाहिए थी कि वो 5 साल से ज़्यादा काम भी करे और उसकी रेटिंग भी अच्छी हो, तभी बोनस देगा वो। ठीक है, तो ऐसे केस में हम एंड का फॉर्मूला लगाएंगे। एंड टैब लॉजिक 1 क्या है कि मुझे एक्सपीरियंस चेक करना है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, क्योंकि 5 भी होएगा तो भी चलेगा। और उसके बाद हमें चेक करना है रेटिंग क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। एंटर कर दो तो ट्रू आंसर आ गया। एंड डबल टैप कर दो। यहाँ पर हमेशा हमें देखो, यहाँ पर हम सेल किसको दे रहे हैं? एक्सपीरियंस को दे रहे हैं और रेटिंग को दे रहे हैं, और ये तो कीप चेंजिंग में है तो इसलिए हमने इसमें फ़िक्स नहीं किया। अब देखो यहाँ 6 ईयर्स है और 4.1 है तो आपका यहाँ पे ट्रू आ गया, लेकिन यहाँ 3 ईयर्स है 3.8 है। अगर मैं यहाँ पे 7 ईयर्स भी कर देती हूँ तो भी फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पे 5 करूँगी ना तब जाके ट्रू है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। मैंने यहाँ 3 कर दिया तो फॉल्स आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस 5 साल से कम है, उसको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कराना है। क्या कराना है? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कराना है। एक भी कंडीशन सेटिस्फाई है तो नहीं चलेगा। एक कंडीशन वाली चीज़ कहाँ चलती है? देखो सेम एग्जाम्पल है, सेम ही सब कुछ है, सेम ही डेटा है। यहाँ एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो चल जाएगी। तो दैट इज़ योर और फॉर्मूला टैब लॉजिक
चेक करना है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 कॉमा, उसके बाद लॉजिक 2 देना है, तो ये चेक करेंगे रेटिंग कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है क्या, एंटर कर देंगे तो यहाँ पर वो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या था 6 5, तो 6 5, तो ये तो ट्रू रहेगा ही। मान लो ये 4 है, ये 4.5 है, मतलब रेटिंग तो अच्छी है लेकिन जो एक्सपीरियंस का ईयर है वो कम है, स्टिल वो ट्रू दे रहा है। अगर मेरा ये भी 3 हो जाता और ये भी 3 हो जाता तब जाके ये फॉल्स देता कि भाई दोनों ही फॉल नहीं कर रही है। अगर एक भी चीज़ ठीक है ना तो वो ट्रू दे देगा मुझे। तो और क्या होता है, वो सिंगल कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा तो आपको आंसर दे देगा ट्रू। एंड क्या है, दोनों कंडीशन, मतलब जितनी कंडीशन आप लगाना चाहते हो वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब। और क्या है, कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो भी आपको आंसर दे देगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आंसर्स देते हैं वो ट्रू और फॉल्स में देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किए अपने लॉजिकल फार्मूलाज। अब आपके पास आते हैं कुछ मिसलेनियस फार्मूलाज। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमें रैंक कैसे निकालना है। रैंक निकालने का तरीका अभी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे और फिर वैसे ही ट्रैवल करके पूरा फार्मूला बना लेंगे, ठीक है। तो चलें, अभी मैं यहाँ पर आपके लिए 5 स्टूडेंट्स ड्रॉ करती हूँ। चलें, हम स्टूडेंट्स को यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। ये है स्टूडेंट ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी और एक है ई स्टूडेंट, ठीक है। ए के जो मार्क्स हैं वो 55% है, बी के जो मार्क्स हैं वो 70% है, सी के जो मार्क्स हैं वो 60% है, डी के जो मार्क्स हैं वो 85% है और जो ई के मार्क्स हैं वो 45% है। नाउ टेल मी द रैंक। सबसे पहला कौन आएगा, कौन स्टूडेंट है जो सबसे फर्स्ट रैंक पे आएगा, जिसके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो आप सिंपली देख के कहोगे कि डी इज़ द फर्स्ट, फिर आप कहोगे सेकंड के लिए बी इज़ द सेकंड, सी इज़ द थर्ड, फोर्थ जो आएंगे वो ए आएगा एंड जो फिफ्थ आएगा वो ई आएगा। एंड अगर आपने भी यही आंसर दिया है तो एकदम करेक्ट आंसर दिया है ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि हम ट्रैवल करेंगे। बेसिकली आपने किया क्या, अगर मुझे एक स्टूडेंट की रैंक निकालनी है, मुझे एक ही रैंक निकालनी है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो सबसे पहले मैं क्या चेक करती हूँ, मैं चेक करती हूँ ए के मार्क्स, मतलब उस पर्सन के खुद के मार्क्स। तो क्या ये मार्क्स ए के लिए अलग, बी के लिए अलग, सी के लिए अलग, डी के लिए अलग, ई के लिए अलग होने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, ए के अपने मार्क्स हैं, बी के अपने मार्क्स हैं, सी के अपने मार्क्स हैं और डी के अपने मार्क्स हैं। तो ये कीप चेंजिंग है। और कीप चेंजिंग का मतलब है हम खुद से तो कुछ लिख नहीं रहे हैं, हमें सेल ही लेने हैं। नंबर और टेक्स्ट का दोनों का पत्ता हट जाता है, सेल ही लिखने हैं, और क्योंकि इंडिविजुअल मार्क्स हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप आपने क्या किया, आपने सिर्फ ए को देखकर बता सकते हो क्या उसका क्या रैंक आया है, जब तक आप बाकी स्टूडेंट्स को ना देखो। तो ए की रैंक चेक करने के लिए आप उन्हें बी का भी चेक किया, अच्छा इसके 70 है मतलब ए से ज़्यादा है, अच्छा इसके 60 है मतलब ए से ज़्यादा है, अच्छा इसके 85 है ए से ज़्यादा है, ई ओके ए से कम है, तो इस हिसाब से ए जो होगा वो फोर्थ पे होगा। तो इसका मतलब ए की रैंक चेक करने के लिए आपने सभी का चेक किया। तो सेकेंड स्टेप आता है कि चेक द होल लोड, बेसिकली द होल डेटा, ठीक है। अब एक बात बताएं, ये तो ए के लिए निकाल रहे थे, अगर आप बी के लिए निकालते हो, बी के लिए निकालोगे तो सबसे पहले बी का मार्क्स चेक किया, ओ 70% है, ओके फाइन। उसके बाद ये थोड़ी ना करोगे सी के 60 हैं, डी के 85 है, ई के 45 है, ओके ए का भी तो चेक करोगे ना। ऐसा थोड़ी ना हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं, हम तो सभी का चेक करते हैं। इसका मतलब बी के लिए भी आपको सभी को चेक करना पड़ेगा। सी के लिए सी का मार्क्स चेक करेंगे, उसके बाद सभी को चेक करेंगे, तभी तो बता पाएंगे इसकी क्या रैंक है। तो बेसिकली जो होल डेटा है वो फिक्स रहता है। अब जो होल डेटा है वो तो सेल्स है, तो सेल्स को हम मैनुअली फ़िक्स करेंगे। मैनुअली फ़िक्स करने का मतलब क्या है, हम उस पर डॉलर अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आपकी रैंक निकल जाएगी। रैंक निकालना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी इसमें गलतियां करते हैं, तो हम वो भी देखेंगे कि क्या गलतियां करते हैं और हम उसे सुधार कर उसका करेक्ट आंसर भी देखेंगे। चलें अब हम उसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लगाएंगे हम, यहाँ पर इक्वल्स टू रैंक, ये रहा आपके पास, टैब करो नंबर। नंबर मतलब जो चीज़ चेक करनी है, क्या चेक करना है, परसेंटेज चेक करना है ना, तो आपने परसेंटेज ले लिया, ओके। कॉमा कह रहे रेफरेंस, मतलब किन में चेक करूं, मैं इनमें चेक कर लेता हूं।
और मैं एक काम करती हूँ, अभी के लिए इसको फिक्स नहीं करती हूँ और उसके बाद हम रैंक चेक करेंगे। ओके, कॉमा, ऑर्डर पूछ रहा है। अब यहाँ पे रट्टा नहीं मारना, 0 लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे, अरे यहाँ तो 0 लगता है, यहाँ तो 1 लगता है ना। जब भी इस तरीके की चीज़ें आती हैं, ट्रू फॉल्स आता है, 0 1 आता है, कोई भी चीज़ आती है, तो ऐसे केस में आपको वो चीज़ पढ़नी होती है। आप पढ़ो कि वो 0 क्यों लिखवा रहा है, 1 क्यों लिखवा रहा है। अब मैं पढ़ने के लिए पता है क्यों कह रही हूँ, जर्नली तो रैंक में हम लोग डिसेंडिंग ले लेते हैं, बट कभी कभी ऐसे उल्टा भी तो हो सकता है ना। आप नेगेटिव कोई सिचुएशन लेके चल रहे हो, आपका डेट चेक कर रहे हो, तो डेट में तो आप किसी पर्सन को जो सबसे कम होगा वो अच्छा डेट वाला होगा ना, जिससे हमारी उधारी कम है, तो वो तो अच्छी चीज़ है, तो आप वहाँ असेंडिंग यूज़ करोगे। तो अब कब यूज़ कर पाओगे, कब ऐसा कर पाओगे, जब आपने इसमें लॉजिक समझा होगा। अब लॉजिक ही नहीं समझा, सिर्फ 0 1 कर लिया है, तो फिर आप गलती करोगे, फिर आप सोचोगे कि ये कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पर हम 0 करेंगे, विच इज़ डिसेंडिंग, एंड पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे, एंटर करेंगे, तो हमारे पास रैंक आ चुकी है। डबल टैप इट एंड रैंक करेक्ट है। ऐसा है क्या, देखें, फर्स्ट रैंक यहाँ पे 78%, फिर फर्स्ट रैंक 62%, फिर फर्स्ट रैंक 51%। अभी हुआ क्या एक बार के लिए देख लेते हैं। जो मिस्टेक जर्नली लोग करते हैं, जिस मिस्टेक के बारे में मैंने आपको बताया भी था, कि यहाँ पर हमने रैंक जो चेक की, वो क्या चेक किया, एक तो ये I3 में क्या लिखा है, और उसके बाद चेक किया I3 से लेकर I17 तक। ठीक है, I3 इज़ द इंडिविजुअल मार्क्स, और I3 से लेकर I17 तक सभी बच्चे हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर आए हम, विच इज़ K4 के अंदर हमें रैंक निकालनी थी, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे I4 को, और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या रह रहा है, I4 से लेके I18। मतलब इसने क्या किया, अगर आप यहाँ रैंक निकाल रहे हो, I4 के लिए रैंक निकाल रहे हो, तो I4 से लेकर I18 तक ले लिया, जबकि 18 में तो कोई डेटा भी नहीं है, यहाँ तो कोई डेटा भी नहीं है। और इसने स्टार्ट कहाँ से कर दिया, सॉरी ये रहा, यहाँ तो कोई डेटा भी नहीं है, और स्टार्ट कहाँ से किया, यहाँ से किया। इस 51 को तो चेक ही नहीं किया उसने। फिर मान लो अगर आप I6 पे आ रहे हो, तो वो I6 से लेकर I20 तक चेक कर रहा है, ऐसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि आपने कुछ भी फिक्स नहीं किया। तो ऐसे केस में क्या वो आपको करेक्ट रैंक देगा, नहीं देगा। इसीलिए यही तो मिस्टेक थी। तो बस अब हम इसे करेक्ट कर लेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई हैव टू रिमूव ऑल ऑफ दिस, एंड फिर हम लोग अपना फॉर्मूला दोबारा लगा लेंगे यहाँ पे। तो हमने ये लिया, उसके बाद हमने इसे इरेज कर दिया। उसके बाद अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू रैंक टैब, ओके रैंक एवरेज ले लिया गलती से मैंने, टैब नंबर लेंगे, नंबर लिया, कॉमा, उसके बाद रेफरेंस लेंगे, रेफरेंस में नहीं ये लिया, और अब F4 से फिक्स कर देंगे, कॉमा, असेंडिंग, पैरेंथेसिस ऑफ एंटर। और अब देखें, अब आप डबल टैप कीजिए तो यहाँ पर आपकी रैंक आ चुकी है। देखो ये फेल थे, तो देखो सबसे लास्ट रैंक है 12 15 14। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी रैंक निकालनी होती है। तो यहाँ हम लोगों ने एक और फॉर्मूला कंप्लीट किया, विच इज़ अ रैंक फार्मूला। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग करेंगे राउंड फार्मूलाज। राउंड फार्मूलाज क्या करते हैं, जो भी आप राउंड ऑफ करते हो ना, तो वो राउंड ऑफ करवाते हैं। अभी राउंड ऑफ कैसे चलेगा, थोड़ा सा राउंड ऑफ करना सीख लेते हैं। मैं एक नंबर करती हूँ, लिखती हूँ, और उस अकॉर्डिंग आपको नॉर्मल राउंड ऑफ सिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है 963.5694 तो सबसे पहले तो ये समझो, अगर मैं आपको कहती हूँ कि मुझे 2 डिजिट्स तक लेने हैं, 2 डिजिट्स तक नंबर चाहिए, तो इसका मतलब है मैं ये कह रही हूँ कि मुझे डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स तक का नंबर चाहिए। तो मुझे 5 तो मैं एज इट इज़ लिख लूँगी, एंड उसके बाद मैं यहाँ, मुझे ये सेकंड डिजिट तक नंबर चाहिए ना, तो ये सेकंड डिजिट तक जहाँ तक हमें चाहिए होता है, ये डिपेंडेंट होता है नेक्स्ट डिजिट के। अगर हमारा नेक्स्ट डिजिट 5 से ऊपर है या 5 के इक्वल है, तब तो ये कन्वर्ट हो जाता है नेक्स्ट नंबर में, और अदरवाइज़ वो एज इट इज़ रह जाता है। तो अभी यहाँ पे नंबर ये 9 विच इज़ मोर देन 5, तो अब हम इस नंबर को यहाँ पे 7 करके लिख देंगे। तो ये यहाँ पे 2 डिजिट्स में कंप्लीट हो गया। मान लीजिए यही नंबर 963.5649 होता, तो ऐसे केस में हम यहाँ पे क्या करते, 963.5। अब देखो ये डिपेंडेंट किस पे, अगले पे। इसको चेक करना होता है कि क्या ये 5 से ऊपर है या 5 के इक्वल है। तो यहाँ पर ये तो 4 है, विच इज़ 5 से छोटा है, तो हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, ये 5 6 आ जाता। ठीक है, 5 है, ये 5 6 आ जाता। चलो एक और नंबर बताती हूँ, उसका राउंड ऑफ सोचते हैं।
देखिए यहाँ पे 897.65532, मुझे 2 डिजिट्स तक का राउंड ऑफ चाहिए। तो क्या लिखोगे? 897.6, नेक्स्ट नंबर क्या है? 5 है, 5 के इक्वल या 5 से ऊपर होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं? राउंड ऑफ कर देते हैं। सो दैट इज़ योर नॉर्मल राउंड ऑफ। अब यहीं पे ये तो नॉर्मल राउंड ऑफ हो गया, समझ आ गया कि कब करना है कब नहीं करना। यहीं पे 2 फॉर्मूलाज और निकल के आते हैं, विच इज़ राउंड अप एंड राउंड डाउन। एक बात बताओ, चलो मैं इसी में ये इसको हम समझेंगे। एक और मैं इसका एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। सेम नंबर ले रही हूँ बट एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। 897.65432। अब मुझे इसका आंसर बताओ क्या होएगा राउंड ऑफ करने पे? 897.6, ये 5 डिपेंडेंट है इस 4 पे, 4 छोटा है 5 से, ये एज इट इज़ रह जाएगा। अब ये दोनों जो हैं वो है नॉर्मल राउंड ऑफ। क्या है? नॉर्मल राउंड ऑफ। लेकिन वहीं पे आपको अब मैं कुछ अलग सा राउंड ऑफ करके बताती हूँ। मान लीजिए मुझे ये वाली सिचुएशन यहाँ पे मिली है कि मुझे नंबर ये वाला मिला है और अब मुझे राउंड अप फॉर्मूला लगाना है। तो राउंड अप फॉर्मूला कहता है नंबर कुछ भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर आपका क्या है? 897.65432, ये नंबर है ना, है तो 5 से छोटा 4, लेकिन फिर भी 897.66 आंसर दे देगा। वो हमेशा राउंड अप करेगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 5 से ऊपर है या नहीं है नंबर। अच्छा, ये वाली चीज़ अब हम राउंड डाउन में करके देखते हैं। ये वाला फॉर्मूला हम राउंड डाउन में लगाते हैं। देखें 897.65532। अब एक बात बताओ, टेक्निकली तो ये 5 के बाद वाला नंबर 5 है तो इसे 6 बन जाना चाहिए, लेकिन राउंड डाउन आपको आंसर देगा 897.65। मतलब वो नंबर को एज इट इज़ रखता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता साइड वाला नंबर ज़्यादा है या कम है, वो उसको एज इट इज़ ही रखता है। सो दैट इज़ योर राउंड डाउन। अब हम ये प्रैक्टिकली लगाते हैं। मैंने ये राउंड ऑफ इसलिए समझाया क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं डेसिमल वाली चीज़ में, तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखो यहाँ पे हम राउंड का फॉर्मूला लगाएंगे। राउंड का फॉर्मूला लगाते हैं, एक सेकेंड, हम करेंगे इक्वल्स टू राउंड टैब। उसके बाद देखो नंबर बोल रहा है, नंबर लेना है, मतलब किस नंबर में चेंज करने है, चेक करना है, ये वाला करना है, कॉमा। उसके बाद कह रहे हैं नंबर डिजिट। मैंने आपसे पूछा था ना कितने डिजिट रखना है, तो यहाँ पर हम 2 डिजिट्स का रख लेते हैं, या 3 डिजिट्स का रखना चाहे तो 3 का रख सकते हैं, लेकिन 2 करेंगे, एंटर। तो इसने 37 कर दिया। अभी ये हम पढ़ेंगे, पहले हम इसे डबल टैप करते हैं। देखो 6 के बाद 9 था विच इज़ मोर देन 5, तो 7 कर दिया। 3 के बाद 2 था विच इज़ लेस देन 5, तो 3 रहने दिया। 6 के बाद 2 था विच इज़ लेस देन 5, तो 6 रहने दिया। तो इस तरीके से आपका राउंड ऑफ कर दिया। अब राउंड अप देखते हैं, सेम नंबर्स हैं, राउंड अप टैब। उसके बाद नंबर लेंगे, नंबर हमने लिया, कॉमा, वही पूछ रहा है डिजिट्स। लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है, सिचुएशन अलग अलग आएगी तो आपको देखना है, ठीक है। अब देखो सेम नंबर है, ये आया। अब यहाँ पे 3 के बाद 2 था इसलिए इसको 3 रहने दिया, लेकिन राउंड अप कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाद में कैसा भी नंबर है, मैं तो उसे बढ़ा के बताऊँगा। तो 6 3 के बाद 2 होने के बावजूद भी वो उसे 6 4 कर देता है, 6 के बाद 2 होने के बावजूद भी वो उसे 7 कर देता है, 5 के बाद 4 होने के बावजूद भी वो उसे 6 कर देता है। तो दैट इज़ योर राउंड अप। एंड सेम ज़िद्दी हमारा राउंड डाउन है, वो कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो इसे राउंड डाउन ही रखूँगा, डाउन ही करूँगा। तो राउंड डाउन, उसके बाद नंबर लेंगे, नंबर हमने लिया, कॉमा, डिजिट्स 2 चाहिए, पैरेंथेसिस ऑफ कर दो, एंटर कर दो, एंड आप इसे डबल टैप कर सकते हो। तो यहाँ पर आंसर आ गया। देखो ये 37 हुआ क्योंकि उसके बाद 9 है तो बढ़ना चाहिए, लेकिन इसने नहीं बढ़ाया, इसने नहीं बढ़ाया, ये नहीं बढ़ाता, कहता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पे 3 3 है, यहाँ 3 2 है, 2 के बाद 5 है, बढ़ना चाहिए, लेकिन इसने नहीं बढ़ाया, कह रहा मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मैं ज़िद्दी हूँ, मैं ऐसे ही करूँगा। सो राउंड आपका नॉर्मल राउंड ऑफ होता है, राउंड अप हमेशा अप करता है, डजेंट मैटर नेक्स्ट नंबर क्या है, और राउंड डाउन हमेशा उसे डाउन पे ही रखता है, डजेंट मैटर आपका नंबर क्या है। तो यहाँ हमने तीनों फार्मूलाज को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, विच इज़ राउंड, राउंड अप एंड राउंड डाउन। अब हम करेंगे कुछ ऐसे फार्मूलाज जो कि आपको ये बताते हैं सेल के अंदर लिखा क्या है। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई? हाँ जी,
मैं आपको बताती हूँ। एक फार्मूला की लिस्ट है, इसके अंदर ना ये फार्मूलाज अलग से कराने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि ये जो लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है, एक फार्मूला लिखा हुआ है, तो आप इसे चेक कर सकते हो, इज़ नंबर टैब, उसके बाद वैल्यू दे दो, एंटर। क्या ये नंबर है? हाँ ये नंबर है, ट्रू आ गया। अच्छा, इक्वल्स टू इज़ टेक्स्ट, जो भी आप चेक कराना चाहते हो टैब करो, क्या मैंने ये वैल्यू दे दिया, एंटर। क्या ये एक टेक्स्ट था? तो इसने फॉल्स दे दिया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ करती इज़ टेक्स्ट टैब, उसके बाद मैं इसको देती, एंटर करती, क्या ये टेक्स्ट था? हाँ था, तो ट्रू। ये एक तरीके से लॉजिकल वाली चीज़ की तरह बिहेव कर रहे हैं। ट्रू फॉल्स में आपको आंसर देते हैं, आपको ये बताते हैं उस सेल के अंदर वो कंटेंट है या नहीं है। जैसे कि अब आप यहाँ पे इक्वल्स टू इज़ लगाओ और यहाँ पर बहुत सारे मिल रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको चेक करना है इज़ फार्मूला, तो आप टैब कर दो, आपको ये दे दो, ये आपने दिया वैल्यू, एंटर कर दो। क्या ये फार्मूला है? हाँ इसके अंदर फार्मूला लगा हुआ है, तो ट्रू। अगर यही चीज़ मैं कहीं और करती, इज़ फार्मूला टैब, और यहाँ पर देती ये पूजा देशमुख, एंटर। क्या ये फार्मूला था? नहीं, वो मेरा नाम लिखा हुआ था, टेक्स्ट था, कांस्टेंट टेक्स्ट था। यू नो दिस थिंग, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द कांस्टेंट थिंग और द फार्मूला थिंग, ओके। तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। अच्छा नेक्स्ट हम इज़ एरर चेक करेंगे, इज़ एरर टैब, क्या ये एक एरर है? तो आपने ये चेक किया, एंटर, फॉल्स। अब देखो क्या ये एक एरर है? अच्छा पास आया ये, तो हमने ये यहाँ पर लेते हैं इक्वल्स टू इज़ एरर टैब, उसके बाद हमने लिया ये, एंटर। तो क्या ये एक एरर है? हाँ जी ये एक एरर है, तो ट्रू दे दिया। इसी में एक और फॉर्मूला आता है इज़ ई आर आर। ई आर आर क्या करता है? ये भी एरर बताता है, लेकिन ये एन को कंसिडर नहीं करता। इज़ एरर वो सभी एरर्स को कंसिडर करता है, लेकिन इज़ ई आर आर एन ए को कंसिडर नहीं करता और बाकी सभी को कंसिडर करता है। आप इसको ले लीजिए, एंटर कर दीजिए, ये ट्रू आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास और भी आते हैं इसी तरीके से, जैसे इज़ एरर हम कर चुके हैं, ओके फाइन। उसके बाद आपके पास आता है इज़ इवन। इवन मतलब हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर इवन है, चेक कर लो, हाँ ये नंबर इवन है। इसी तरीके से अगर वो इवन नंबर नहीं होता तो आपको ये फॉल्स दे देता। और आपके पास इसमें फार्मूलाज मिल जाते हैं, देखो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, जैसे इज़ एन ए, जैसे ई आर आर वो एन ए को नहीं करता लेकिन बाकी को करता है। इज़ एन ए पर्टिकुलर एन ए के लिए है कि आपको चेक करना है कि वहाँ पे कोई एन ए वाला एरर है या नहीं है। इज़ नंबर, इज़ गुड, इज़ वीक नंबर। तो यहाँ पर आप बहुत सारे फार्मूलाज हैं जिसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस ब्लैंक और कराना चाहूँगी, जैसे इस ब्लैंक लिया, टैब लिया, वैल्यू दे दिया, एंटर दे दिया। तो यहाँ पर क्या ब्लैंक था? नहीं, तो फॉल्स आ गया। अगर मैं इसे हटा देती हूँ तो हाँ जी ट्रू, ये ब्लैंक ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो कि लॉजिकल फार्मूलाज हैं, बहुत रेयरली यूज़ होते हैं, किसी फार्मूलाज के साथ लगकर यूज़ होते हैं, अपने आप में इनका यूसेज कम होता है। लेकिन सिचुएशन आएगी तो आपको याद होनी चाहिए कि हाँ इस तरीके के भी कुछ फार्मूलाज होते हैं। आपको जितनी भी टर्म्स सिखा रखी हैं डेटा के अंदर, उन्हीं टर्म से रिलेटेड ये सारे फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इन फार्मूलाज को कंप्लीट कर लिया है। हमने काफ़ी अच्छे सारे फार्मूलाज कर लिए हैं अभी के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ एडवांस तरीके का फार्मूले के लिए। ये मैं करवा बेसिक में ही रही हूँ, लेकिन ये काइंड ऑफ एडवांस में है। एक अच्छा फार्मूला है विच इज़ सम एफ। चलें अब उसे डिटेल में देखते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट द सम एफ ना, तो सबसे पहले तो इसका नाम देखो क्या है, सम एफ। कितने वर्ड से मिलके बना है? 2 वर्ड से मिलके, सम एंड एफ। सम का मतलब क्या होता है? टोटल, किसी चीज़ का टोटल करना। इफ़ क्या? एक कंडीशन। अभी तो पढ़ा था पीछे, इफ़ पढ़ा था, एंड पढ़ा था, और पढ़ा था, तो इफ़ के लिए ये तो पढ़ा था एक कंडीशन। एक कोई कंडीशन दो, उसमें चेक कर लो अभी, और उस कंडीशन में मैं कह रही हूँ कि टोटल करना है। अब बात नहीं समझ आई ना, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आपके मैनेजर हैं, मैनेजर के पास एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट में 10,000 एंट्रीज़ हैं और एंट्रीज़ के अंदर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का डेटा है। और मैनेजर ने आपको कहा है कि मिस्टर राजू आपको प्रिपेयर करनी है एक रिपोर्ट में ये उन्होंने एक रिपोर्ट बनाने के लिए दिया है। ये रिपोर्ट, ये इन्होंने लिख दिया नॉर्थ, ये लिख दिया साउथ, ये लिख दिया ईस्ट, ये लिख दिया वेस्ट, और ये लिख दिया टोटल, और ऐसे कर दिया। और कहा कि यहाँ पे ना वैल्यूज़ भर दो, भाई वैल्यूज़ भर दो।
मतलब मुझे बता दो टोटल सेल मैंने कितनी की है। ये 10,000 एंट्रीज़ का डेटा ले जाओ मुझसे, इसमें से चेक करो नॉर्थ की क्या क्या एंट्री है, साउथ की क्या क्या एंट्री है, ईस्ट की क्या क्या एंट्री है, वेस्ट की क्या क्या एंट्री है, उनके टोटल करो और टोटल करने के बाद मुझे ऐसी रिपोर्ट बना के दो। मुझे जानना है कि नॉर्थ पूरे रीजन में हमने कितनी सेल की है, साउथ के रीजन में हमने कितनी सेल की है, ईस्ट के रीजन में हमने कितनी सेल की है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंडीशन पहली कंडीशन क्या है, पहला फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो पहली कंडीशन क्या है कि नॉर्थ के लिए ढूंढना है। और क्या करना है फिर, अगर मिल जाएगा नॉर्थ, सारा नॉर्थ मिल जाएगा तो क्या करना है, सम करना है। तो जब आपके पास सिंगल कंडीशन हो और सम करना हो, क्योंकि आपको तो टोटल सेल जाननी है ना, उसने आपको क्या कहा है, यही तो कहा है कि नॉर्थ रीजन की मुझे ये जाननी है टोटल सेल कितनी हुई है। तो ऐसे केस में कंडीशन क्या, नॉर्थ, क्या करना है, सम करना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, सम इफ लगाते हैं। कंडीशन समझ आ गई, ठीक है, एग्जाम्पल समझ आ गया। अब एक बार के लिए इसकी जो फॉर्मूला है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इक्वल्स टू सम इफ टैब रेंज क्राइटेरिया सम रेंज। ओके, रेंज क्राइटेरिया सम रेंज ये मैं लिख लेती हूँ और उसके बाद आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। तो हमारे पास, हम दूसरा कलर लेते हैं, काम करते हैं। इक्वल्स टू सम इफ टैब रेंज क्राइटेरिया सम रेंज। इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये समझेंगे ना, ये वाला समझ आया ना पोर्शन, तो एडवांस में भी जो रिपोर्टिंग करते हो ना, वहाँ पे जो फॉर्मूला लगेंगे वो भी समझ आ जाएंगे। और साथ ही साथ में अपने पास से कोई भी फॉर्मूला में, कैसे भी डेटा में सारा काम कर पाओगे। तो इसे बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। चलें, हाँ, सबसे पहले हम रेंज की बात नहीं करेंगे, हम क्राइटेरिया की बात करेंगे। क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया होता है जिसको ढूंढना है। क्या होता है क्राइटेरिया, जिसको सर्च करना है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ जिसको सर्च करना है। अब एक बात बताओ, ऊपर जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराया, जहाँ पर मैनेजर ने आप राजू को रिपोर्ट दी और कहा कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का मुझे सम चाहिए, तो राजू ढूंढेगा किसको, किसको ढूंढेगा, नॉर्थ को ही तो ढूंढेगा, नॉर्थ को ही तो ढूंढेगा। उसके सामने अमाउंट तो लिखी हुई है, बट ढूंढेगा किसको, सभी एंट्रीज़ में से। ये तो ना अमाउंट को ढूंढना चालू कर देगा, नॉर्थ को ढूंढना चालू कर देगा। नॉर्थ अगर सारे मिल गए तो अमाउंट तो सामने लिखी ही है ना, तो वो किसको ढूंढना चालू करेगा, नॉर्थ को। तो यहाँ पर उसका जो क्राइटेरिया हो जाएगा वो क्या होगा, नॉर्थ। फिर साउथ के लिए साउथ, ईस्ट के लिए ईस्ट, वेस्ट के लिए वेस्ट। तो मैं क्या कह सकती हूँ, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो रीजन है, रीजन वाइज रिपोर्ट मांगे ना, तो जो रीजन है रिपोर्ट के अंदर, रीजन रिपोर्ट के अंदर, इसलिए मैंने रिपोर्ट लिख दिया क्योंकि रिपोर्ट वाला अंदर पता लगे, मेन डेटा वाला सोच रहे हो तो वो आपका क्राइटेरिया है। रेंज क्या होती है, मतलब जिसमें ढूंढना है, जिसमें सर्च करना है। अब एक बात बताओ, मैं कह रही हूँ कि आपको रीजन ढूंढना है, ठीक है, आपको नॉर्थ ढूंढना है, ठीक है, ढूंढोगे किसमें, मैनेजर ने जो डेटा दिया है उसी में ही तो ढूंढोगे ना, उसी में ही तो ढूंढ के बताओगे ना कि नॉर्थ, अच्छा जी ये है नॉर्थ की एंट्रीज। तो जिसमें सर्च करना होता है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो मेन डेटा है उसमें से रीजन लोगे, रीजन में ही तो चेक करोगे नॉर्थ 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 नॉर्थ, और उससे पता लग जाएगा सम रेंज, जिसका सम करना है। मतलब आपका जो अमाउंट आएगा, और वो अमाउंट कहाँ लिखा होगा, रिपोर्ट में लिखा है क्या, रिपोर्ट में तो लिखना है हमने टोटल वाला करके, तो ये आपको किस में मिलेगा, मेन डेटा में मिलेगा। तो बेसिकली अब सोच के देखो, लॉजिकल था वैसे तो, लेकिन इसको हमने फॉर्मूला में डाल दिया। लॉजिकल कैसे है कि एक बड़ा सा डेटा है जिसके 10,000 एंट्री का, जिसके अंदर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की एंट्री है, तो इतना लॉजिकल है ना। मुझे नॉर्थ का सारा सम जानना है, तो ऑब्वियसली मैं पहले सारा नॉर्थ को ढूंढ लूँगी। पहले मैंने जाना कि मुझे किसको जानना है, ओके फाइन, मुझे नॉर्थ को जानना है। फिर मैंने सारी नॉर्थ की सारी एंट्रीज छाट ली, और उसके बाद सारी अलग से कर ली, और उसके बाद सारी अमाउंट जो थी यहाँ पे उसका टोटल ले लिया। यही तो करते हो। अब इसी काम को हमने फॉर्मूला के अंदर ले आए हैं, कितना आसान है। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला बनाने लगूँ, अगर मैं यहाँ पर
इसी एग्जाम्पल का फॉर्मूला बनाने लगूँ तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो इक्वल्स टू सम एफ टैब रेंज तो क्या आएगी, रीजन इन मेन डेटा, क्राइटेरिया क्या आएगा, रीजन इन रिपोर्ट, और सम रेंज क्या आएगी, अमाउंट इन मेन डेटा। अगर ये बात कहीं से समझ नहीं आती है तो घबराने की नीड नहीं है, चलो प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल लगाते हैं। ये मेरे पास एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर मेरे पास पार्टी नेम्स है, और पार्टी नेम्स भी क्या है, सेल की एंट्रीज़ हैं। यहाँ पर देखो इन्होंने कितनी ज़्यादा एंट्रीज़ की हुई हैं। एक पर्सन कई बार ख़रीदने आता है ना सामान, तो देखो हमारे पास बहुत सारी एंट्रीज़ हैं। अभी क्या है, मेरे को ये पता है कि मेरे पास ना इतने लोग हैं, कस्टमर मेरे इतने ही हैं, ये तो बार बार ख़रीदने आते हैं इसलिए यहाँ पे है। अब मेरे को किसी ने बोला कि मुझे जानना है स्विफ्ट नोवा एंटरप्राइज ने इस बार आपसे कितना ख़रीदा है, मुझे टोटल जानना है। जिस तरीके से वहाँ रीजन की बात हो रही थी, यहाँ पार्टी नेम की बात हो रही है, पार्टी नेम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आप अब नए एक एग्जाम्पल में आ गए हैं, उस एग्जाम्पल को छोड़ दीजिए, अब इसको समझिए। यहाँ पे सेल्स की एंट्री है, हर पार्टी का नेम दे रखा है, उसके आगे सेल है। आपको जानना है स्विफ्ट नोवा ने आज तक का कितना सेल किया, मतलब हमने स्विफ्ट नोवा को आज तक कितना सेल किया। तो हम लगाएंगे, क्योंकि स्विफ्ट नोवा हमारी कंडीशन है और सेल हमें करना है, टोटल सेल चाहिए, तो सम इफ लगाएंगे इक्वल्स टू सम इफ टैब रेंज, जिसमें ढूंढना है। स्विफ्ट नोवा को मैं किस में ढूंढूंगी, पार्टी नेम में ढूंढूंगी, तो मैंने ले लिया, कॉमा। अभी मैं एक के लिए कर रही हूँ, उसके बाद मैं कंप्लीट के लिए लगाना बताऊंगी आपको, तो ये किया, कॉमा। क्राइटेरिया किसको ढूंढना है, स्विफ्ट नोवा को ढूंढना है, कॉमा। सम रेंज किसका सम करना है, इसका सम करना है, एंटर। तो देखो इसने मुझे आंसर दे दिया 805869, ठीक है। समझ आया सभी को। अगर मुझे ये चेक करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल से मैंने यहाँ फ़िल्टर लगाया, यहाँ से मैंने स्विफ्ट नोवा को सर्च कर लिया, स्विफ्ट नोवा, ओके, एंड हैव वी गो। तो हमारा ये टोटल आया, यहाँ पे देखो 805869, तो यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा 805869। समझ आया, ठीक है। हम यहाँ फ़िल्टर हटा देते हैं। अब बात थी, ये तो हमने एक का निकाला है, अगर यही चीज़ अगर मैं ड्रैग करके लेकर आऊँ तो सभी के आंसर्स आ जाएंगे क्या, क्या करेक्ट आंसर आए हैं, क्या करेक्ट आंसर आए हैं। देखो रेंज वो B5 से चूज़ कर रहा है, जबकि रेंज तो हमारी B4 से होनी चाहिए थी। दैट मीन्स देयर माइट बी चांसेस कि ये करेक्ट हो, बट नहीं, ये गलत तरीका है, इस तरीके से नहीं करना है, हम सही तरीका लगाएंगे। क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, देयर माइट बी चांसेस, में एक्यूरेसी नहीं थी, तो हमें एक्यूरेट वाला काम करना है। इक्वल्स टू सम एफ टैब रेंज लेना है, रेंज मतलब जिसमें ढूंढना है। एक बात बताओ, स्विफ्ट नोवा को ढूंढोगे तो भी पार्टी नेम में ढूंढोगे, ब्लू पीक को ढूंढोगे तो भी पार्टी नेम में ढूंढोगे, एलीट क्रेस्ट को ढूंढोगे तो भी पार्टी नेम में ढूंढोगे, क्वांटम बाइट को ढूंढोगे तो भी पार्टी नेम में। मतलब बेसिकली जब भी पार्टी नेम में, मतलब यहाँ वाली पार्टी नेम को ढूंढोगे तो मेन डेटा वाली पार्टी नेम में ही ढूंढोगे। तो जब सभी में सेम है तो भैया F4 करो ना, उसे फिक्स करो, F4 से फिक्स कर दो, कमा। क्राइटेरिया एक ही बारे में ये सारे क्राइटेरिया ले लो, ठीक है, हमें इसके लिए निकालना है, कॉमा। उसके बाद सम रेंज, सम रेंज एक बात बताओ, स्विफ्ट नोवा को भी इसी में ही ढूंढना है, ब्लू पिक के लिए भी यही सम रेंज, एलीट क्रेस्ट के लिए भी यही सम रेंज, तो ठीक है, फिर सम रेंज जब सभी के लिए ये है तो ले लीजिए और F4 से फिक्स कर दीजिए, ठीक है, एंटर कर दीजिए, आपके पास सभी का टोटल आ जाएगा। अब आप यहाँ ऑल्ट इक्वल टू कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, आपके पास टोटल ऑफ द सेल्स आ गया है। तो इस तरीके से आपने कितना वक्त लगाया, और क्या वो एक तरीका था कि हम फ़िल्टर लगाएंगे, हम नॉर्थ का आंसर निकालेंगे, हम साउथ का आंसर निकालेंगे, तो कितना हैक्टिक हो जाता। तो यहाँ पर देखो आपने एक ही बारी में सारे आंसर्स निकालने हैं। तो ये था आपका सम इफ। जिस तरीके से हम सम लगाते हैं उस तरीके से क्या क्या लगता है, एवरेज भी लगता है, काउंट भी उसी तरीके से लगता है। तो ठीक वैसे ही पूरी सीरीज़ में जितना भी आप एक्सेल पढ़ते हो ना, तो जिस तरीके से जहाँ पे भी सम लग रहा हो ना, वहाँ पे ऑटोमेटिकली समझ लो उसके जैसे एवरेज और काउंट के भी लगने लग जाएंगे। अब मान लीजिए आप इसी तरीके से स्विफ्ट नोवा का जानना चाहते हैं, ऑन एन एवरेज कितनी बार खरीदती है, क्या खरीदती है, मतलब कितना क्या खरीदती है। अब सोच के देखो, एक पार्टी है जो कि पूरे मंथ में सिर्फ 2 बार आती है या 3 बार आती है, और इतना मेजर चंक ले जाती है, मतलब 30-40% बिजनेस उसी से आता है। तो हम तो देख के कहेंगे यार 3 बार ही तो आती है ये पूरे महीने में, लेकिन एवरेज देखेंगे तो भैया लाखों में ख़रीदती है। और कोई एक पार्टी है जो 20 बार आती है लेकिन कुछ हज़ारों में ख़रीदती है। तो एवरेज से हमें पता लगता है कि कोई पर्सन कितना हमसे ख़रीद रहा है, ऑन एन एवरेज कितना ख़रीद रहा है। तो लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है, एवरेज एफ
टैब बिल्कुल सेम है, रेंज, क्राइटेरिया। अब लास्ट में एवरेज रेंज आ जाती है। देखो ऑब्वियसली सम कर रहे हो तो सम रेंज लिख के आएगा, एवरेज कर रहे हो तो एवरेज रेंज लिख के आएगा। करना तो उन्हीं वैल्यूज़ का है ना, तो वही है रेंज जिसमें ढूंढना है। तो हम ये पार्टी नेम लेंगे, आपको पता है कि हमें इसे फिक्स करना है, क्यों करना है, क्योंकि सभी के लिए सेम है, कॉमा। क्राइटेरिया मतलब जिसको ढूंढना है, ऑब्वियसली हमें इन्हीं ढूंढना है, कॉमा। एवरेज रेंज हम ये ले लेंगे, जो सम रेंज में सम होता है, एवरेज रेंज में एवरेज हो जाएगा। F4 से फिक्स कर देंगे बिकॉज सभी के लिए सेम है, एंटर कर दो। तो देखो ऑन एन एवरेज यहाँ पर आ गया है कि वो लोग कितना वो करते हैं। अगर आपको डेसिमल्स नहीं चाहिए तो आप यहाँ से उन्हें हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये आ गया है। अब बात आती है, ये भी बड़ा आसान था एवरेज का, मेन आता है काउंट ऑफ सेल। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो स्विफ्ट नोवा है ना, वो आपके पास ये 1 महीने की, समझ लेते हैं 1 महीने की सेल की शीट थी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि जो स्विफ्ट नोवा है ना, वो आपके पास कितनी बार आके परचेज़ करके जाता है। तो अगर ये बात को दिमाग थोड़ा ध्यान लगाया जाए तो सोच के देखो, कोई भी पर्सन आपके पास आएगा तो आपसे कुछ खरीदेगा तो आप अपनी सेल में एंट्री कर दोगे। इसका मतलब कोई पर्सन जितनी बार आ रहा है उतनी बार हमारे में एंट्री हो रही है। तो अगर मैं जानना चाहती हूँ कि वो पर्सन मेरे से कितनी बार ख़रीद के लेके गया, तो मैं ये चेक कर लेती हूँ उसका नाम मेरी एंट्रीज़ में कितनी बार लिखा है। अगर मुझे ये पता लग जाए कि उसका नाम मेरी एंट्रीज़ में कितनी बार लिखा है, तो ये तो फैक्ट हो ही जाएगा कि वो उतनी बार ही मुझसे कुछ ना कुछ खरीद लिया है, तभी तो मैंने सेल की एंट्री में चढ़ाया है उसे। तो वही काम हम यहाँ करेंगे। तो सोच के देखो, यहाँ पे मुझे चेक करना है किसी पर्सन के बारे में कि वो कितनी बार आया है, लेकिन इसमें किसी वैल्यू का कोई कंसिडरेशन है क्या? नहीं, मैं तो बल्कि ये चेक कर रही हूँ कि उसका नाम कितनी बार लिखा हुआ है। तो इसीलिए फॉर्मूला के अंदर यहाँ पर आप जब काउंट इफ़ लगाएंगे तो एक सेकेंड टैब करेंगे तो यहाँ रेंज है, क्राइटेरिया है, लेकिन कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वैल्यू हम चाहिए ही नहीं ना, हमें तो ये काउंट करना है कि ये कितनी बार लिखा हुआ है इसमें। तो आप रेंज वही जिसमें ढूंढना है तो आपने ले लिया, F4 से फिक्स कर दिया और उसके बाद कॉमा किया, मतलब क्राइटेरिया किसको ढूंढना है, इनको ढूंढना है, बस एंटर। तो आपके पास आ गया। देखो स्विफ्ट नोवा पूरे महीने में 28 टाइम्स आया है। सबसे ज़्यादा देखो गोल्डन लीफ आया है आपके पास, नहीं सबसे ज़्यादा आया है ट्रू हार्वेस्ट ऑर्गेनिक्स। तो इस तरीके से एक बहुत ही सिंपल फार्मूला से अगर आप समझोगे तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है। इस सिंपल से फार्मूला से आपने ये सारी के सारे इंसाइट्स निकाल लिए कि कोई चीज़ किस तरीके से आपके बिज़नेस के अंदर चल रही हैं। सो दैट इज़ योर सम इफ फार्मूला। कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ पूछिएगा। आई नो दिस थिंग थोड़ा टाइम का कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ पर भी हम बहुत डिटेल में कर रहे हैं। फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिए, आप कमेंट करते जाइए बिकॉज आपको वन बाय वन आपको उनका रिप्लाईज मिलता रहेगा। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं और फार्मूलाज़ की तरफ देखते हैं। हम लोगों ने होम टैब कंप्लीट कर लिया, अपना बेसिक फार्मूलाज़ कंप्लीट कर लिए हैं। अब थोड़ा सा टैब की तरफ बढ़ना चाहिए हमें। तो अब जो हम नेक्स्ट टैब करने वाले हैं वो करने वाले हैं इंसर्ट टैब। तो देखें, हमने अपना होम टैब कंप्लीट कर लिया है, हमने अपने बेसिक फार्मूलाज़ कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब हमें थोड़ा सा टैब्स में ही आगे बढ़ना चाहिए। अब जो हम बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं इंसर्ट टैब की तरफ। इंसर्ट टैब आपका ये रहा, जिसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स हैं, विच इज़ टेबल, इलस्ट्रेशन, चार्ट, स्पार्कलाइन, फिल्टर, लिंक, कमेंट। इंसर्ट टैब के लिए अगर मैं एक कोई चीज़ इसको समराइज़ करके बोलूँ कि इंसर्ट टैब जो है वो मेनली कहाँ ज़्यादा यूज़ होता है, तो इंसर्ट टैब को आप ऐसे लिंक कर सकते हैं क्रिएटिविटी से। मेनली क्रिएटिविटी, अगर आप क्रिएटिविटी जैसा कुछ काम कर रहे हो तो इंसर्ट टैब तो चाहिए। साथ ही साथ में इंसर्ट टैब के से ही आप रिपोर्टिंग जैसे काम भी इजीली कर सकते हैं। अब क्रिएटिविटी से ही आपके पास डैशबोर्ड्स भी आ जाते हैं। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होम के बाद कोई टैब आता है तो आता है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर आप ऑप्शंस देख सकते हो, विच इज़ टेबल्स, जिसके अंदर हम टेबल ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद आता है पिवट टेबल अपने आप में रिपोर्टिंग के लिए बहुत काम आता है। अभी के लिए मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे रही हूँ इंसर्ट टैब का, उसके बाद हम एक एक करके ग्रुप्स करेंगे। उसके बाद आपके पास आता है इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हैं, जैसे पिक्चर्स हैं, शेप है, आइकन है, इन सब के बारे में हम अभी करेंगे। चार्ट्स को बेसिकली मैं यहाँ पर एक सिनेरियो लेकर चल रही हूँ, और वो सिनेरियो ये है कि हम लोग जो पिवट है जो कि रिपोर्टिंग के लिए काम आता है, प्लस में चार्ट्स जो कि
आपके डैशबोर्ड्स को क्रिएट करने में, इनसाइट को जनरेट करने में हेल्प आते हैं, तो हेल्प करते हैं। तो वो प्लस में आप देखेंगे फ़िल्टर्स, जो आपका स्लाइसर एंड टाइमलाइन है, स्लाइसर्स को आप यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी टेबल के लिए जब आप पढ़ रहे थे, तो अभी टाइमलाइन का यूसेज आपका पिवट के साथ ही आएगा। तो मैं ये कह सकती हूँ फ़िल्टर्स वाला जो ग्रुप है जिसके अंदर स्लाइसर्स और टाइमलाइन है तो ये वाली चीज़ें ना पूरी की पूरी रिपोर्टिंग में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चंक है जिसे हम इंसर्ट टैब के साथ नहीं करेंगे, हम इसे अलग से करेंगे और बिल्कुल एंड में करेंगे। क्यों एंड में करेंगे? बिकॉज किसी भी चीज़ का रिजल्ट क्या है, उसका इंसाइट है जिससे हम डिसीजन लेंगे, डैशबोर्ड है। तो अगर मैं अभी उसको बीच में करा दूँगी तो उसका कोई रिलेवेंस नहीं बनेगा, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आधी चीज़ें आती हैं, आधी चीज़ें नहीं आती। अभी एडवांस फार्मूलाज तो आती ही नहीं है, एडवांस फार्मूलाज भी तो करने हैं। तो जब वो कर लेंगे उसी के बाद ही तो अगर हम रिपोर्टिंग करें तो ज़्यादा बेहतर समझ आएंगे। तो इसीलिए इसे हम बाद में करेंगे। फिर बच क्या जाता है? इलिस्ट्रेशन अभी करेंगे, स्पार्क लाइन वो अभी करेंगे, लिंक्स, कमेंट्स वो अभी करेंगे। ठीक है, तो चलें, ये हमने यहाँ पर ओवरव्यू कंप्लीट कर लिया इंसर्ट टैब का। अब जो हम करने वाले हैं वो हम इलिस्ट्रेशन ग्रुप करने वाले हैं। इलिस्ट्रेशन ग्रुप में एक सेकेंड, सबसे पहले कोई चीज़ आती है तो वो क्या आती है? पिक्चर के पास जैसे आप क्लिक करते हो ड्रॉप डाउन पे तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, दिस डिवाइस, स्टॉक इमेज एंड ऑनलाइन पिक्चर्स। आपको जहाँ से भी कोई पिक्चर इंसर्ट करानी है आप करा सकते हो। दिस डिवाइस करोगे तो डिवाइस के अंदर की लोकेशन आपसे पूछेगा। अगर आप स्टॉक इमेज करोगे तो स्टॉक की इमेजेस यहाँ पे दिखा देगा जिसे आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो। ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन दिखा देगा। अब जैसे मैं यहीं से ही कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेती हूँ। ओके, मैंने ये बॉक्सेस का पिक्चर इंसर्ट कर लिया, तो देखिए ये पिक्चर यहाँ आ गया। अभी मुझे इसको थोड़ा सा अरेंज करना होगा, तो मैं इसका साइज़ को यहाँ पे देखो इस तरीके से अरेंज कर लेती हूँ। ठीक है, देखिए एक बात जर्नलाइज है इंसर्ट टैब के लिए, तो उसको बहुत ध्यान से समझिए। इंसर्ट टैब से आप कुछ भी चीज़ इंसर्ट करते हैं, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो शेप हो, चाहे वो कोई टेबल हो, चाहे वो पिवट टेबल हो, चाहे वो चार्ट हो, चाहे वो एनीथिंग, उसमें कुछ भी चेंजेस करना होता है तो आप इंसर्ट टैब से चेंजेस नहीं कर सकते। तो फिर कहोगे मैम फिर किस में चेंजेस कर सकते हैं? अगर उसी में ही तो चेंजेस करने होंगे। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, उस चीज़ पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ ऊपर एक टैब बन के आ जाता है। देखो मैं बाहर क्लिक कर रही हूँ, टैब चला गया, इस पर क्लिक कर रही हूँ, टैब आ गया, बाहर क्लिक किया चला गया, इस पर किया आ गया, पिक्चर फॉर्मेट। वो इसलिए होता है कि इसके अंदर अगर मुझे कोई भी चेंजेस करने होंगे तो मैं यहाँ इस पर क्लिक करूँगी और सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ मिल जाएंगे, या फिर मैं राइट क्लिक कर सकती हूँ और फॉर्मेट पिक्चर में जा सकती हूँ, तो सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ, जो ऑप्शंस यहाँ पे भी एक्सटेंशन में, जैसे ये एक्सटेंशन है यहाँ पे भी पूरे नहीं दिख रहे, वो यहाँ पे दिख जाते हैं फॉर्मेट कंट्रोल पे। आप किसी भी चीज़ पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट पिक्चर पे जाइए या फॉर्मेट पे जाइए, तो आपको यहाँ सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं उनको चेंजेस करने के लिए। तो आपको समझ आया, इंसर्ट टैब से आप कोई भी चीज़ इंसर्ट करते हो, उसके अंदर कोई भी चीज़ें चेंज करनी है तो अलग से एक टैब बन के आएगा, उसमें से चेंजेस होंगे, डायरेक्टली नहीं होगा। अलग टैब नहीं समझ आता, उसी चीज़ पर राइट क्लिक करो, फॉर्मेट में जाओ, वहाँ से सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा? पिक्चर को इंसर्ट करना। अभी पिक्चर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से मान लीजिए बैकग्राउंड रिमूव करना है, कर सकते हैं। करेक्शन करनी है, कोई भी कलर वलर चेंज करना है, देखो मेरे को ये इस तरीके का कलर दिखाना था, मैंने दिखा दिया। नहीं, मुझे थोड़ा ब्राइट दिखाना है तो मैंने दिखा दिया। आपको जिस तरीके का कलर दिखाना है आप दिखा सकते हो। ठीक है, उसके बाद कोई आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट दिखाना है, किस तरीके का इफ़ेक्ट आ जाए, या फिर कोई और तरीके का इफ़ेक्ट लाइक दिस काइंड ऑफ, तो आप इस तरीके के इफ़ेक्ट दिखा सकते हो। मुझे इतना पसंद नहीं आया, मैं इसे नॉर्मल इस तरीके से रखना चाहती हूँ, मैंने रख लिया। उसके बाद आप कंप्रेस करना चाहते हो, आपकी पिक्चर का साइज़ बहुत बड़ा है और आप उसे छोटा करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे पिक्चर को ही चेंज करना चाहते हो या रीसेट करना चाहते हो, वो कर सकते हो। इसके बाद आप उन पे फ्रेम करना चाहते हो, देखो इस तरीके से फ्रेमिंग करना चाहते हो तो कर दो। मुझे ये फ्रेम ठीक लग रहा है, सुंदर लग रहा है, तो मैंने ये कर दिया। ठीक है, समझ आया। उसके बाद मान लीजिए पिक्चर का कोई बॉर्डर का कोई कलर करना चाहते हो तो मैंने ये बॉर्डर कर दिया। पिक्चर पे कोई इफ़ेक्ट लगाना चाहते हो, जैसे मैंने ग्लो के लिए ये येलो वाला कलर ले लिया तो ये आ गया।
उसके बाद पिक्चर लेआउट, अगर आप किसी और तरीके से अपनी पिक्चर को शो करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे ऑल टेक्स्ट, अगर आप इसमें कुछ भी टेक्स्ट वगैरह करना चाहते हो, मान लीजिए आपने यहाँ पर, अगर आप मान लीजिए इसे एक और कॉपी बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा ना, या तो आप करो इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करो और साइड में जाके कंट्रोल वी कर दो। एक तरीका तो ये होता है कॉपी करने का, देखो एक मैंने यहाँ पिक्चर कर दी। दूसरा तरीका ये होता है आप किसी भी पिक्चर पे जाओ, क्लिक करो एंड कंट्रोल को होल्ड करके जस्ट ड्रैग इट आउट, जस्ट ड्रैग इट आउट, जस्ट ड्रैग इट आउट, जस्ट ड्रैग इट आउट। तो इस तरीके से आप बहुत सारी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे आपने ये कर लिया है, अगर मान लो पिक्चर फॉर्मेट में जाते हो तो ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, इसका मतलब ये होता है कि उसको आगे लाना। मान लो मैं इस पिक्चर को आगे लाना चाहती हूँ इस पिक्चर से, तो मैं ब्रिंग फॉरवर्ड कर दूँगी, तो ये देखो बाहर की तरफ आ गई। नहीं, मुझे इसके पीछे रखना है, बट पीछे वाले के आगे रखना है। तो इस तरीके से आप अपने पिक्चर्स पे कुछ भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। अब मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, पिक्चर हो, शेप हो, जब भी आपको पता कैसे लगेगा कि वो सेलेक्ट हो गई है, जैसे ही चाहे वो शेप हो, चाहे पिक्चर हो, चाहे कुछ भी हो, आप उस पर क्लिक करते हैं ना तो ऐसे बबल्स बन के आते हैं। ये बबल्स दिख रहे हैं आपको, ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, हाँ जी। तो अगर आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ दिख रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ वहाँ का सिलेक्शन हो रखा है। ये नहीं दिख रहे हैं दैट मीन्स सिलेक्शन नहीं है, ये दिख रहे हैं मतलब सिलेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से हमने पिक्चर के बारे में सीख लिया। क्रॉप करना चाहते हो क्रॉप भी कर सकते हो, पिक्चर का सीख लिया। उसके बाद मान लीजिए आप आते हो इंसर्ट टैब पे, मैं बाहर क्लिक करती हूँ इंसर्ट टैब में। नेक्स्ट आपके पास आता है शेप। शेप के लिए अच्छा, पिक्चर का एक शॉर्टकट की भी मैं बता देती हूँ। इंसर्ट का जो शॉर्टकट की होता है ना वो एन होता है, जैसे होम का शॉर्टकट की एच होता है, इसका एन होता है। ऑल्ट प्रेस करो, देखो एन दिख रहा है, एन। पिक्चर स्टार्ट्स विद पी एंड स्टॉक स्टार्ट्स विद एस, तो एस। तो देखो आपके पास ये विंडो खुल जाता है। आपको जो चीज़ बहुत बार यूज़ होती है सिर्फ उसका शॉर्टकट की याद रखो, ठीक है। शेप्स, देखो शेप्स एस एच से शुरू होता है, तो अगर मैं ऑल्ट एन एस एच प्रेस करती हूँ तो शेप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम कोई भी शेप ले सकते हैं। मैंने ये शेप लिया, मैंने इसको बना दिया। तो यहाँ पर मैं शेप में आपको काफ़ी एक अच्छी चीज़ भी आगे चल के सिखाऊंगी, बट यहाँ फ़िलहाल के लिए नॉर्मल चीज़ करेंगे। अभी मुझे शेप में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो देखो मैं इंसर्ट टैब से नहीं कर सकती, मैं इस पर क्लिक करूँगी तो शेप फॉर्मेट, देखो ये पिक्चर थी तो पिक्चर फॉर्मेट, ये शेप है तो शेप फॉर्मेट। शेप चेंज करनी है, एडिट करनी है, आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अंदर कुछ लिखना है, डबल टैप करो, आपका कर्सर अंदर चला जाएगा, आप इसके अंदर भी लिख पाओगे, ठीक है। ओके, यहाँ से शेप का कलर चेंज करना है, आप कलर चेंज कर सकते हो। मुझे मान लीजिए ये वाला कलर अच्छा लग रहा है तो मैंने ये वाला कलर ले लिया। मैं देखो ये कर्सर है, आप इसको ले जाके यहाँ पे इसके एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कलर दूसरा चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। कोई आउटलाइन रखना चाहते हो, मैं आउटलाइन येलो रखना चाहती हूँ तो मैंने येलो आउटलाइन रख लिया। कोई इफेक्ट देना चाहते हो, जैसे ग्लो का इफेक्ट ले सकते हो तो आप इस तरीके से ग्लो का इफेक्ट ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पर अगर आप टेक्स्ट में मान लीजिए इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं आप, अकाउंट्स, माय बैड, अकाउंट्स एक्सपर्ट, आपने ये लिखना था, आपने ये लिया। उसके बाद मान लो टेक्स्ट फिल आप ब्लैक कलर का करना चाहते हो, ब्लैक कलर का कर दिया। उसका कुछ आउटलाइन करना चाहते हो, वाइट कलर का आउटलाइन नहीं अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको ब्लैक ही कर दीजिए ताकि और डार्क कर दिखे। कोई इफेक्ट लगाना चाहते हो, कोई रिफ्लेक्शन लगाना चाहते हो इस तरीके की, तो देखो ये रिफ्लेक्शन लग गया। आप इसको ठीक करना चाहते हो, आपने इसको सेलेक्ट किया, होम पे गए, नॉर्मल जिस तरीके से आप अलाइनमेंट करते हो उस तरीके से अलाइनमेंट कर दिया, जिस तरीके से फॉर्मेटिंग करते हो उस तरीके से फॉर्मेटिंग कर दी। वो देखो आप कितना अच्छा तरीके से ये आ गया। ये इफेक्ट नहीं पसंद आ रहा है, यहाँ पे जाओ टेक्स्ट इफेक्ट चेंज कर लो, रिवील इस तरीके का भी कर सकते हो। देखो इस तरीके से आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। ओके, अब मान लीजिए ब्रिंग फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड बिल्कुल सेम है, आप इस पर क्लिक करो, कंट्रोल के साथ होल्ड करो, ये आ गया। ब्रिंग बैकवर्ड तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। मुझे इसको डिलीट करना है, मैंने डिलीट कर लिया सेलेक्ट करके। तो ये था आपके पास शेप के लिए। इसमें भी आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप पे जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिस तरीके से पिक्चर के लिए थे वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसे कहाँ से एक्सेस करते हैं। उसके बाद आप इंसर्ट टैब के अंदर देखेंगे आइकन, आइकन पे क्लिक कीजिए। ऑल्दो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ही आप पिक्चर शेप वाला पिक्चर पे भी करते हैं ना स्टॉक इमेज, तो यहाँ से भी देखो आइकन, कटआउट पीपल, स्टिकर, इलस्ट्रेशन, कार्टून पीपल पे डायरेक्टली जा सकते हो, या आप अलग से अगर आप आइकन पे जाना है तो अलग से आइकन पे भी जा सकते हो। यहाँ से मान लीजिए मैं कोई आइकन ले लेती हूँ, ये प्लेन ले लिया मैंने, इंसर्ट कर दिया तो ये मेरा आइकन आ गया। अब इस आइकन के अंदर कुछ भी चेंजेस करने हो तो
मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो देखो ग्राफिक फॉर्मेट आता है, इस पर क्लिक करती हूँ शेप फॉर्मेट आता है। ग्राफिक फॉर्मेट में भी आपको चेंज करना है, ग्राफिक शेप चेंज करनी है, मान लो कोई कलर चेंज करना है, ग्राफिक के अंदर कुछ फिल करना है, ग्राफिक की आउटलाइन येलो कलर की करनी है, ग्राफिक में कोई इफ़ेक्ट लगाना है, तो मैंने इन सभी को देखो सिमिलर काइंड ऑफ रखा है ताकि वो अच्छा दिखे। ब्रिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये सब कुछ आपको पता है, ये क्रॉप करना है, ये सारी चीज़ें सेम है। इसको भी राइट क्लिक करके फॉर्मेट ग्राफिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शंस आ जाएंगे, बिल्कुल सेम है सारी चीज़ें। ठीक है, इंसर्ट में जाएं, आइकन के बाद मैं 3D मॉडल बता देती हूँ। 3D मॉडल में आप क्लिक कीजिए, यहाँ से हम इमोजी ले लेते हैं, बड़े क्यूट इमोजीज़ हैं, ट्रस्ट मी। एंड यहाँ से हमने ये वाला इमोजी लिया था एंड इंसर्ट करेंगे ये इमोजी को। देखो मैं इमोटिकॉन को एक बार के लिए थोड़ा सा ये छोटा किया और यहाँ पे लगाया। उसके बाद मैं थोड़ा सा साइड में करती हूँ। 3D मॉडल क्या होते हैं, आप इसको इस कैसे भी मूव कर सकते हो। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू, आपको कैसे रखना है। एंड जस्ट लुक एट द फेस। हाँ, इट्स अ क्यूट इमोजी, है ना। तो आप इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं, आप इस पर क्लिक करो, 3D मॉडल आ जाता है। आपको यहाँ से कुछ रीसेट करना है, कोई किस तरीके से चाहिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहाँ से मूव करवा सकते हो उसको। ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड आपको पता ही है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट 3D मॉडल से यहाँ पर आपको रोटेशन कराने की ही मेन है इसमें, तो रोटेशन आप डायरेक्टली यहाँ से करा लो, चाहे मैनुअली वहाँ पे नंबर्स डाल के रोटेशन करा लो, बात एक ही है। तो इस तरीके से आप 3D मॉडल भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट होती है जिस तरीके से आपके डायग्राम नहीं होते, जैसे लिस्ट हो गया, प्रोसेस हो गया, साइकिल, हिरार्की, रिलेशनशिप, किसी भी तरीके की कोई चीज़ दिखानी है तो आप, जैसे मैंने ये प्रोसेस वाला ले लिया, मैंने ओके कर दिया तो ये यहाँ पे आ गया। अभी मैं इसका साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देती हूँ, थोड़ा नहीं काफ़ी ही डिक्रीज़ कर देती हूँ। एंड इसके अंदर मुझे कोई भी चेंजेस करने होंगे तो मैं इसके अंदर भी चेंजेस कर सकती हूँ। कैसे, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे स्मार्ट आर्ट और फॉर्मेट दोनों ही आए। फॉर्मेट क्या, अंदर की चीज़ों के लिए चेंज करने के लिए, और स्मार्ट आर्ट मतलब कोई शेप ही चेंज करनी है मुझे उसके लिए। मान लीजिए मुझे शेप फिल जो करना है वो ऑरेंज करना है, तो ये जो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, वाइट ठीक है। ठीक है, इस तरीके से ठीक है, वैसे ये ठीक लग रहा है अभी के लिए। तो इसके अंदर कोई भी चेंजेस करने हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, बिल्कुल सारे फीचर सेम ही है। राइट क्लिक करके आप शेप फॉर्मेट भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है इंसर्ट में जाकर स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में आपको बता देती हूँ, स्क्रीनशॉट में आप करेंगे तो अभी मेरे पास मे बी सिस्टम में कोई स्क्रीनशॉट नहीं होगा तो वो शो नहीं करा। अगर आपके पास कोई पहले से स्क्रीनशॉट है तो वो शो कर जाएंगे। अदरवाइज स्क्रीन क्लिपिंग, स्क्रीन क्लिपिंग क्या करती है, अभी मेरी स्क्रीन पे ऐसा आ जाएगा और मान लीजिए मैं कोई भी स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ पे ऐसे करके कोई भी स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट देखो यहाँ पे आ जाएगा। मुझे लेट मी जस्ट एडजस्ट इट फर्स्ट। मैंने ऐसा इसे इमेज को यहाँ पर एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं इसे जूम करती हूँ तो देखो ये मेरी इमेज है। जो स्क्रीनशॉट आया था वो पिक्चर फॉर्मेट में आ रहा है। मुझे कोई भी चेंजेस करने हैं मैं कर सकती हूँ। इस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट प्रिंटर करके इस पर क्लिक करती हूँ तो जो इफ़ेक्ट्स वगैरह उस पर लगे हुए थे तो यहाँ पे भी लग जाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट प्रिंटर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया अपना इलस्ट्रेशन ग्रुप। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने स्पार्कलाइन ग्रुप की तरफ। ग्रुप से पढ़ने से पहले मुझे एक चीज़ याद आई जो मुझे आपको सिखानी है, विच इज़ अ पिक्चर इंसर्ट इन अ शेप। तो चलें देखिए, मान लीजिए मैंने एक शेप ले ली। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम ना ये कोई इनवॉइस बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं तो हमें लोगो लगाना है तो हम उसको एडजस्ट करते रहते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम कोई शेप ले लें और उसके अंदर हम पिक्चर इंसर्ट कर दें। अब आप कहेंगे इसके अंदर, हाँ बिल्कुल, आप इसको लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट शेप पे जाइए और यहाँ से फिल वाले ऑप्शन पे जाइए। यहाँ पर आपको पिक्चर और टेक्सचर फिल मिलता है, पिक्चर पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपने पिक्चर को चूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट करके मैं स्टॉक इमेज ले लेती हूँ कोई, तो यहाँ से हम कुछ भी ये बटन्स ले लिए एंड इंसर्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप अपनी शेप के अंदर कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, मान लीजिए आपको तो इसको बड़ा क्रिएटिव सा कोई शेप देनी है। कभी कभी क्या होता है, आप ग्रीन स्क्रीन वाला लैपटॉप ले लिया, उस लैपटॉप के अंदर आपको कुछ दिखाना है, तो ऐसी चीज़ हम कैसे कर पाते हैं, हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट पॉइंट्स होता है, एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे तो देखो हर जगह पॉइंट बन के आ गए हैं। अब आपका कर्सर भी चेंज हो रहा है। अब इससे आप कुछ भी करवा सकते हो। लाइक इसको ऐसे करवाया, फिर इस पॉइंट से हमने इसको ऐसे कर दिया, कुछ भी किसी भी तरीके का शेप। जैसे मान लीजिए मुझे अब ये पॉइंट पे इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे करना है,
ये काइंड ऑफ ए बनता जा रहा है ना, काइंड ऑफ ए बनता जा रहा है। अब मैं इस शेप को लूँगी, थोड़ा सा इसे टिल्टेड दिखाऊंगी। अभी मुझे समझ आ रहा है कि मुझे इस वाले पॉइंट को और करना है, तो मैं राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट्स करूँगी एंड मुझे ये वाला थोड़ा सा और स्ट्रेच करना है, इस वाले को स्ट्रेच करके थोड़ा सा इधर ले जाना है एंड अब मुझे इस शेप को पूरे को ऐसे टिल्टेड करना है। तो देखो ये मैंने एक शेप बना ली है, मैं बस रैंडमली कोई शेप बना रही थी विच इज़ ए। अब मान लीजिए एक और शेप का देख लेते हैं। शेप लिया हमने, रेक्टेंगुलर शेप लिया, ये रखा, राइट क्लिक किया, अच्छा पिक्चर आया, ये पिक्चर आ गई है, ठीक है। अब मैं इसको राइट क्लिक करूँगी, एडिट पॉइंट्स करूँगी एंड मान लीजिए ओके एडिट पॉइंट्स, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। देखो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई स्क्रीन नहीं होती है, बिल्कुल वैसा लग रहा है। देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमने कोई अलग से कोई LED काइंड ऑफ वो स्क्रीन क्रिएट कर दी है। आप किसी भी तरीके से कोई भी शेप बना सकती हैं। देखिए कुछ भी शेप बना सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। वो इस तरीके से आप उनके एडिट पॉइंट्स कर सकते हो और कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हो। ये जर्नली लोगों को दिक्कत आती है, तो यहाँ पर बहुत आसानी से हो जाता है। अब हम अपने स्पार्क लाइन वाले टॉपिक की तरफ बढ़ सकते हैं। उसके लिए हमें एक डेटा चाहिए होगा, तो जल्दी से वो देखते हैं। होगा कि सेल के अंदर ही चार्ट्स बने हुए होते हैं, बहुत छोटे छोटे चार्ट्स होते हैं जो आपको उस डेटा के बारे में बता देते हैं। चार्ट्स को देखते ही हम समझ जाते हैं। तो वो चार्ट्स नहीं होते, बेसिकली वो स्पार्क लाइंस होती हैं जो कि हम क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं जानती हूँ कि आरव शर्मा के जितने भी मार्क्स आए हैं वो मुझे यहाँ पे एक चार्ट के फॉर्म में दिख जाए, तो मैं क्या करूँगी, जिस सेल में मैं दिखाना चाहती हूँ मैं उस सेल में जाऊँगी। उसके बाद जो भी मैं स्पार्क लाइन क्रिएट करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। मैं सबसे पहले लाइन को यूज़ कर रही हूँ। जब भी आपको कोई ट्रेंड दिखाना होता है तो आप लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लाइन लेंगे, यहाँ डेटा रेंज लेना है। डेटा रेंज मतलब जिसको आप दिखाना चाहते हो, आपने डेटा रेंज लिया। लोकेशन रेंज मैंने आपको पहले ही बोला था, उस सेल में चली जाइएगा जहाँ पर आपको वो चाहिए। अगर आप उस सेल में नहीं जाते तो यहाँ लोकेशन में आप उसको डाल सकते हो जहाँ पे वो आपको चाहिए। आप ओके कर दीजिए, तो इस तरीके से आपके पास आ गया। देखें ये इस तरीके से आया हुआ, अभी मैं 60 कर देती हूँ, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए मैंने अभी आपको लास्ट ही समझाया था कि इंसर्ट टैब से आप कुछ भी इंसर्ट करते हो तो उसके लिए आपके पास टैब बन के आता है। एक तो तरीका है कि मैं इसे डायरेक्टली ड्रैग कर दूं, फिर मेरे को एक एक में सारी जाकर फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगा या पूरा सिलेक्शन करके चेंज करना पड़ेगा। तो अब ऐसे में मैं क्या करती हूँ, मैं इस पर क्लिक करती हूँ, स्पार्क लाइन पे जाती हूँ, पहले इसमें चेंज कर लेती हूँ, बाद में ड्रैग कर लूँगी। अच्छा यहाँ पर क्या है, एडिट डेटा, मतलब अगर आप मान लो डेटा ही चेंज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। यहाँ पे लाइन कॉलम मान लो मुझे ये ऐसा चाहिए तो मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ, कुछ जाकर करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो हाई पॉइंट, मतलब इस पूरे डेटा का हाई पॉइंट क्या है, 47, 60, 20, 40 का 60, तो देखो सेकेंड इज़ द हाई पॉइंट। लो पॉइंट क्या है, 20 विच इज़ मैथ्स। नेगेटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव एज सच हमारा कोई आंसर नहीं है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जहाँ से ये शुरू हुआ मतलब 47। लास्ट पॉइंट क्या है, जहाँ ख़त्म हुआ 40। मार्कर्स, जो ये मार्कर्स दिखाएगा, तो जैसे हाई पॉइंट, लो पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, ये हमने ऑन कर दिए, तो ये सारे पॉइंट्स दिखा रहा है मार्कर के थ्रू। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि कौन सा पॉइंट कौन सा होता है। ठीक है, मैंने यहाँ से भी बता दिया, उस अकॉर्डिंग बता रहा है। तो आप चाहें तो स्पार्क लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। एक तो स्पार्क लाइन मतलब ये जो लाइन बनी हुई है, जैसे देखो मैंने रेड किया तो लाइन ही रेड हो गई है। ठीक है, तो आप चाहें तो स्पार्क लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं स्पार्क लाइन का कलर ब्लैक ही रख रही हूँ। उसके बाद मार्कर के कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे नेगेटिव पॉइंट को रेड ही रहने दो। मार्कर जो है वो आप चाहो तो येलो भी दिखा सकते हो, या फिर मार्कर को आप चाहें तो ग्रीन दिखा सकते हैं। मैंने ग्रीन ले लिया। या फिर मार्कर को हम कुछ और कलर से भी दिखा सकते हैं, विच इज़ ब्लू, तो हमने ये वाले ब्लू ले लिए। उसके बाद हाई पॉइंट को हम ग्रीन से दिखाते हैं। ठीक है, लो पॉइंट को हम रेड से दिखाते हैं। फर्स्ट पॉइंट को आप ब्लू से दिखा सकते हो। तो देखो इस तरीके से ब्लू, ग्रीन, रेड ये देखकर अब आपको समझ आ जाएगा। आप इसे ड्रैग कर सकते हो। आपको ये नज़र नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं काम करती हूँ, इनमें कलर फिल कर देती हूँ ताकि आपको थोड़े बेहतर नज़र आए। दिख रहे हैं हम आराम से, सिर्फ दिखाने के लिए, आप मत फिल करना, वो बहुत वियर्ड लगेगा। सिर्फ अभी आपको अच्छे से दिख जाए ये चीज़, इसलिए मैंने इसे इंसर्ट कर दिया है। ठीक वैसे ही जब हमें कॉलम वाला स्पार्क लाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हो। फॉर्मूला लगाना शुरू कर दिया था आप इंसर्ट टैब में जाएं, उसके बाद कॉलम में जाएं, यहाँ डेटा रेंज दीजिए, उसके बाद आप ओके कर दीजिए। एंड
इसके अंदर कोई भी चीज़ें चेंज करनी है, जैसे यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स, हाई पॉइंट को आपको ग्रीन करना है, आपको लो पॉइंट को रेड रहने देना है, फर्स्ट पॉइंट को आपको ब्लू करना है, जस्ट डबल टैप इट या फिर ड्रैग कर लीजिए, आपके स्पार्क लाइंस आ जाएंगी। ठीक वैसे विन लॉस का करना है, वही इंसर्ट टैप पे जाएंगे, वहीं विन लॉस पे जाएंगे, डेटा रेंज देंगे, डेटा आपने रेंज दिया, उसके बाद ओके कर देंगे तो ये आ गया है। यहाँ से आप मार्कर्स, अब आपको समझ आ गए हैं मार्कर्स कैसे काम करते हैं, तो इस तरीके से आप मार्कर के कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है, आप किस तरीके से देखना चाहते हैं, किस तरीके से अपना डेटा दिखाना चाहते हैं, उस जगह पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका था स्पार्क लाइन वाला ग्रुप, जहाँ पर हम लोगों ने स्पार्क लाइंस के बारे में कम्प्लीटली कर लिया, यही सारे ऑप्शंस वहाँ पे थे। इसके बाद आपके पास आता है लिंक। चलो अब हम लिंक के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज फ़िल्टर के बारे में तो हम फिर पिवट के साथ पढ़ने वाले हैं। चलें अब हम लिंक के बारे में पढ़ेंगे। लिंक क्या है? लिंक के लिए मेरे को एक ऐसी शीट चाहिए होगी जहाँ पर हमारे पास बहुत सारी शीट्स हो। जैसे हमारे पास ये शीट है, अब मान लीजिए मैं एक मेन शीट बनाती हूँ और यहाँ पर लिख लेती हूँ कुछ भी। सबसे पहले तो मैं एक नाम लिखती हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा क्रिएशन। ठीक है, डेटा क्रिएशन, हमने ये नाम यहाँ पे लिख लिया डेटा क्रिएशन। अब मान लीजिए मैं चाहती हूँ मैं इस पर एक ऐसा लिंक लगा दूँ कि मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो डेटा क्रिएशन वाली शीट पे पहुँच जाऊँ। तो ऐसे केस में हम लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। आप या तो उस सेल में जाकर लिंक पे क्लिक कर दीजिए, ये विंडो आ जाएगी, या फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कंट्रोल के प्रेस कर सकते हैं, बिकॉज इस लिंक को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं। हाइपर लिंक अगर कंट्रोल एच करेंगे तो रिप्लेस वाला आ जाएगा, के इज़ द लास्ट अल्फ़ाबेट, तो कंट्रोल के। ठीक है, कंट्रोल के आप याद रख सकते हैं। आप कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरीके की विंडो आएगी। अब विंडो के अंदर क्या क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, कोई वेब पेज आप बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट से आप लिंक करना चाहते हो जो कि इसी वर्कबुक के अंदर है तो आप उससे डॉक्यूमेंट से कर सकते हो। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट करना चाहते हो या कोई ईमेल एड्रेस अटैच करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अभी हम ये दोनों एक्सप्लोर करने वाले हैं। जैसे प्लेस इन द डॉक्यूमेंट हम करेंगे तो हमने डेटा क्रिएशन लिए रखा था, ये डेटा क्रिएशन यहाँ रहा, कॉमा इसे क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए। अब देखो ये चेंज हो गया है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे, डेटा क्रिएशन पे डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। ठीक है, हम लोग कौन सी शीट पे थे, हम यहाँ थे। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है हमें शीट का नेम सेम लेना है। जैसे डेट एंड टाइम फॉर्मूला है, लेकिन मैं यहाँ पर अकाउंट्स एक्सपर्ट लिख देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जाकर कंट्रोल के कर प्लेस इन द डॉक्यूमेंट में जाकर यहाँ पे डेट एंड टाइम फार्मूला से इसको लिंक कर देती हूँ। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं इसको क्लिक करूँगी तो डेट और टाइम फार्मूला पे ही पहुँचूँगी। ठीक है, तो इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या लिखा हुआ है, हमारी शीट कहाँ चली गई है। ओके, हम लोग यहीं थे एंड हम शीट 1 पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने सीखा। अब इसके बाद हमें एक और चीज़ सीखनी होगी, जैसे कि मान लीजिए कोई वेब पेज करना है। अब मैं यहाँ पर हमारी वेबसाइट का लिंक कॉपी करती हूँ। यहाँ पे ये हमने वेबसाइट का लिंक लिया एंड यहाँ से मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब मैं अपने यहाँ पर जाती हूँ शीट में, यहाँ पर लिखती हूँ वेब पेज या वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे किया, कंट्रोल की किया, उसके बाद हमने वेब पेज वाला लिया हुआ था एंड हमें यहाँ पे ब्राउज्ड पेजेस, करंट फोल्डर ये सब मिल जाता है। तो ब्राउज्ड पेजेस में जाएंगे, यहाँ एड्रेस डाल देंगे जिसको मैं लिंक कराना चाहती हूँ। मैंने लिंक करा दिया, मैंने ओके कर दिया। अभी मैं काम करती हूँ, यहाँ से ना इसे डिलीट कर देती हूँ सो दैट आपको ये ना लगे कि हमने उसको पहले वाला ही लिंक है। हमने गूगल क्रोम पे गए एंड यहाँ पे हमने लिया एंड ओके, हमने इसे ओपन कर लिया। अब जाकर हम अपने लिंक पे क्लिक करते हैं वेबसाइट पे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा वक्त लेगा जस्ट बिकॉज ये इंटरनेट वाला काम हो गया, और देखिए इसने डायरेक्टली हमें रीडायरेक्ट कर दिया है हमारी वेबसाइट के ऊपर। डायरेक्टली हम अपने वेबसाइट पे आ गए। तो ठीक वैसे ही आप भी अगर चाहें तो किसी भी तरीके का लिंक आप उसमें अटैच कर सकते हैं, वो आपको वहाँ पे ही रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, आपको करना कैसे होता है, कंट्रोल के प्रेस करो, आपका हाइपर लिंक आएगा, वहाँ से वो चीज़ अटैच हो जाएगी। आपको मैंने यहाँ दोनों चीज़ें बताई हैं, प्लेस इन द डॉक्यूमेंट और आपका इस किस तरीके से वेब पेज को भी आप कर सकते हो। तीसरी चीज़ आपका उसमें आता है ईमेल वाला। ईमेल वाले के लिए आपको लॉगिन करना पड़ता है, तो वो वाली चीज़ आप लॉगिन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली एक न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो मेजर चंक था लिंक का वो कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आपके पास आता है कमेंट। कमेंट क्या होता है, देखिए कमेंट और नोट में फ़र्क होता है।
आप नोट भी सुनते हुए आ रहे हैं। जब हम गो टू स्पेशल कर रहे थे, पे स्पेशल कर रहे थे, पे स्पेशल में तो कमेंट एंड नोट दोनों था, गो टू स्पेशल में नोट था। तो जो शिफ्ट F2 से करते हैं, जैसे शिफ्ट F2 से जो किया, ये होता है, ठीक है, और एक आपको ये मिलता है कमेंट, ठीक है। कमेंट आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक डिफ़ॉल्टर एंड एनीथिंग, ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, देखो फ़र्क के लिए हमें चाहिए एक डेटा अगर हमें मिल गया तो हम फ़र्क बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये डेटा, एक सेकेंड, मैं कोई अच्छा सा डेटा लेती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। हमने ये डेटा लिया, ठीक है, हमारे पास ये डेटा है, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया शिफ्ट F2 करके ऐसे कि पेमेंट पेंडिंग है इस पर्सन का, तो हमें नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है इसका, पेमेंट पेंडिंग ऐसे करके, ओके। एंड यहाँ पर भी मैंने इसको दिखा दिया शिफ्ट F2 से कि पेमेंट डन हो गया इनका, मैंने यहाँ पे ये दिखा दिया। तो ये तो है नोट कि जब भी मैं जाऊँगी सेम मुझे दिखाई देगा, और बाकी मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती, बस मुझे ये नोट दिखाई देंगे, बस दैट्स इट। लेकिन व्हाट इफ़ कि मुझे तो कुछ इस तरीके का चाहिए कि मैं पहले कोई क्वेरी लिख दूँ और उसके बाद वो रिजॉल्व हो गई, ऐसा कुछ दिखा दूँ। तो ऐसे के लिए मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर सकती हूँ। कमेंट ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया पेमेंट पेंडिंग, ये कर दिया। एंड मैंने देखो वैसे तो यहाँ पे लिखा होता है कंट्रोल एंटर प्रेस कर दो तो पोस्ट हो जाएगा, तो ये पोस्ट हो गया। अब आप इसके पास जाओगे तो कमेंट तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये आपको ऑप्शन देता है, मतलब आज तक उसकी पेमेंट नहीं आई है, चलो कोई बात नहीं, कल तक उसकी पेमेंट नहीं आई है, चलो कोई बात नहीं, कल तक पेमेंट नहीं आई, कोई बात नहीं, आज पेमेंट आ गई है। तो ऑब्वियसली आप उसको हटाना चाहोगे तो आप इस पर राइट क्लिक करो एंड यहाँ कर सकते हो रिजॉल्व थ्रेड, कि जो थ्रेड है वो रिजॉल्व हो गया। अब जब भी आप इसके पास जाओगे तो रिजॉल्व दिखाएगा कि भाई पहले पेमेंट पेंडिंग थी, अब रिजॉल्व हो गई है। अब मान लो इसको डिलीट भी करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो, अब आप इसे डिलीट भी करना चाहो तो डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फ़र्क होता है कमेंट में और आपके नोट में। ये आपका कमेंट था जो कि रिजॉल्व हो गया, जो आप डिलीट कर सकते हो। ये आपके नोट होते हैं जो एज इट इज़ दिखते हैं, इसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपने जो लिखा हुआ है वो उस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कमेंट कंप्लीट किया अपने लिंक और कमेंट को भी। उसके बाद आपके पास आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट कुछ भी नहीं है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। आप कहोगे टेक्स्ट बॉक्स है, मैं समझी नहीं। देखें बहुत आसान है, जिस तरीके से आपने शेप इंसर्ट किए हैं तो शेप में जाओगे तो पहला क्या आता है, टेक्स्ट बॉक्स आता है ना। देखो ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, तो वही टेक्स्ट बॉक्स ये यहाँ पर डायरेक्टली अलग से दिया हुआ है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स ही है, देखो सेम है। इसको क्लिक करोगे तो भी शेप फॉर्मेट आता है, इसको क्लिक करोगे तो भी शेप फॉर्मेट आता है, तो इट्स सेम जो कि मैंने आपको शेप का बताया था वही है। इक्वेशन या सिंबल, इक्वेशन में मैं आपको बता देती हूँ बहुत सारी इक्वेशन ऑलरेडी है। इंक इक्वेशन, मान लीजिए आप कोई इक्वेशन लिखना चाहते हो और अब आपके पास जैसे मेरी तरह पेन टैब यूज़ कर रहे हो तो आप कोई भी इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे x² y² प्लस में, अच्छा इसको q कंसिडर कर रहा है, वो समीशन कंसिडर कर रहा है वो, उसको कोई बात नहीं, 3 4 9 कुछ भी कंसिडर कर रहा है, एट द रेट को 0 कंसिडर कर रहा है। मतलब इस तरीके से आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हो। जैसे मैंने ये एक इक्वेशन बना ली तो ये एक इक्वेशन की तरह बिहेव कर रही है। मान लो मैं एक और इक्वेशन बना के दिखा देती हूँ, इसका कोई इतना यूज़ नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपके कहीं पे भी यूज़ आए तो यू कैन यूज़ इट, ओके। जस्ट गिव मी अ मिनट। इक्वेशन में हम इंक इक्वेशन लेंगे एंड जैसे आप ये लिख कर सकते हो x अपॉन में y इक्वल्स टू 239 अपॉन में 435 मल्टीप्लाई बाय 3x² माइनस y। तो देखो इस तरीके से कुछ भी इक्वेशन बना लो, कुछ भी रैंडमली, में कुछ भी लिख रही थी अभी, तो इस तरीके से आपकी वो इक्वेशन आ जाएगी। तो ये एक तरीका था। तो जितनी भी क्रिएटिविटी वाली चीज़ थी वो इंसर्ट टैब में आ गई है। हम लोगों ने यहाँ पर अपना इंसर्ट टैब को कंप्लीट कर लिया है। चलें अब हम आगे बढ़ेंगे अपने पेज लेआउट टैब की तरफ। अब जो टैब आता है वो आता है पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब क्या करता है, देखिए जो भी आप डेटा बना रहे हो और कर रहे हो तो ऑब्वियसली रिपोर्टिंग कर रहे हो तो देयर माइट बी चांसेस कि आपको वो सब कुछ हार्ड कॉपी में भी चाहिए होगा। ऐसा थोड़ा ना कि सब कुछ सॉफ्ट कॉपी में ही चाहिए। तो ऐसे केस में आपको पेज लेआउट टैब की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो आपको प्रिंट करने में हेल्प करता है,
ठीक है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर एक बार के लिए ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पर जो ग्रुप आता है वो थीम ग्रुप आता है, जो कि हम सेल स्टाइल के साथ भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमें सभी कलर्स को चेंज करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पैलेट चेंज कर दिया तो जो भी इनिशियल हमारे जो होम टैब के अंदर ये जो पैलेट थी वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, सेल स्टाइल के अंदर भी यहाँ पे पैलेट के कलर्स चेंज हो चुके हैं। ठीक है, आप चाहें यहाँ पर दोबारा कोई पैलेट चेंज करके देख लीजिए। ग्रीन कर दिया, अब आपने होम पे जाइए और यहाँ से अपनी पैलेट चेक कीजिए और यहाँ से सेल स्टाइल में चेक कीजिए, चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे पैलेट्स होते हैं जो कि हम पूरे डेटा में चीज़ें चेंज करने के लिए हैं। उसके बाद हमारे पास पेज सेटअप आता है, स्केल टू फिट आता है, शीट ऑप्शन आता है और अरेंज आता है। तो मेन ये 3 यहाँ पर आते हैं, विच इज़ पेज सेटअप, स्केल टू फिट एंड शीट ऑप्शन। अच्छा, ये तो हम करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ ये सब कुछ हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम प्रिंट कर सकें, राइट। तो प्रिंट हम कैसे करते हैं, अपने डेटा को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल P कर लेते हैं। कंट्रोल P करने से यहाँ पर डेटा हमें प्रीव्यू मिल जाता है कि हम अगर प्रिंट करेंगे तो हमारा डेटा इस तरीके से आएगा। अब ऐसे केस में यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी सेटिंग्स भी नज़र आ रही हैं। प्रिंटर को हम कनेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ अलग है। प्रिंटर का प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये सब कुछ नहीं बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर बात कर रही हूँ बाकी प्रिंट वाली जितनी भी सेटिंग्स हैं उसकी। एंड पेज सेटअप यहाँ पे भी करेंगे तो और सेटिंग्स खुल जाती हैं। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ इसलिए डिफ़ाइन कर रही हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ वाली सेटिंग्स एंड जो पेज लेआउट के यहाँ वाली सेटिंग्स हैं वो सेम है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करना पसंद करते हैं। आपको यहाँ बेहतर लगता है कि मैं यहाँ चेंजेस कर लूँ और उसके बाद प्रीव्यू देखने जाऊँ, तो वहाँ चेंजेस कर लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे समझ नहीं आता है ऐसे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे तो चेंजेस रिफ्लेक्ट होने चाहिए, तो आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हो। वो चेंजेस आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। ठीक है, तो हम कुछ चेंजेस यहाँ से भी करेंगे, वहाँ से भी करेंगे, पर आप कन्फ्यूज़ ना हो, इसीलिए ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है कि इस तरीके से होने वाली है। चलें, अब हम एक एक ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो ग्रुप आता है वो आता है पेज सेटअप। तो हम थ्योरी के बिना तो कैसे काम चल देगा, थ्योरी के बिना काम नहीं चल सकता हमारा। ऑल्ट ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना। अभी सबसे पहले हम क्या आएंगे, पेज लेआउट पे आएंगे। पेज सेटअप वाला काम कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है, मार्जिन। अब मार्जिन का मतलब क्या है, मार्जिन तो हम सुनते हैं प्रॉफिट लॉस मार्जिन, वहाँ पे वो वाला मार्जिन है क्या, नहीं। देखें, ये आपका पेपर है, ठीक है। मेरी ड्राइंग को इग्नोर कीजिएगा, ये आपका पेपर है। और जो जर्नली आपके पास पेपर आता है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और उस पेपर को जब आप देखोगे ना, तो इस तरीके की आपको उसके अंदर लाइंस नज़र आती हैं, छोटी सी एक और लाइन होती है, ठीक है। इस तरीके से पेपर नज़र आता है और यहाँ पर एक हल्का सा एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ होता है ताकि आप नेक्स्ट पेज पे करो। तो एक बात बताओ, यहाँ पर आपको टाइटल के लिए और बाकी चीज़ों के लिए छोड़ दिया, यहाँ पर आप सीरियल नंबर वगैरह लिख सको और बाकी चीज़ें लिख सको छोड़ दिया। ये वाला आपके लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ा जाता है। और आप अगर एग्ज़ाम की बात करो तो आप खुद भी यहाँ पे एक लाइन लगा के आते हैं ताकि टीचर अपने मार्क्स को यहाँ पर लिख दें। तो जो ये साइड में आप एरिया छोड़ते हो उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। कि हमने साइड में मार्जिन छोड़ा हुआ है और जो बीच का एरिया होता है, जो अभी मैं शेडेड एरिया कर देती हूँ, एक सेकेंड। शेडेड एरिया, जो ये बीच का एरिया होगा, ये वाला जो बीच का एरिया होगा, इसके अंदर आप लिखते हैं, करेक्ट, इसके अंदर आप लिखते हैं। तो बाहर का जो एरिया आपने छोड़ा हुआ है उसे मार्जिन बोलते हैं। अब मैं वहीं पे ही आपको 1 से 2 चीज़ें दिखाती हूँ या बताती हूँ। एक तो आपने ये देखा नॉर्मल वाली चीज़, 2 चीज़ें और आती हैं कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये नोटबुक है या नोटबुक का पेज है, ठीक है। एक ये पेज है और एक ये पेज है, ठीक है। एक तो मैंने ये कर रखा है, जहाँ पे भी मैं येलो पार्ट करूँगी ना, दैट इज़ योर लिखने वाला पोर्शन, कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे किया और ये यहाँ पे आ गया। अब मैं लिखने वाले पोर्शन को हाईलाइट कर देती हूँ कि कहाँ आप लिख सकते हो। आप यहाँ लिख सकते हो और यहाँ पे इसमें लिख सकते हो, इस वाले पोर्शन में लिख सकते हो, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, इसके अंदर जब आप मार्जिन की बात करोगे इस वाले के अंदर, तो आप देख रहे हो साइड में जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस मार्जिन को बोलते हैं वाइड मार्जिन।
क्या बोलते हैं, वाइड मार्जिन, जिसमें लिखने का तो स्पेस कम है और साइड में स्पेस ज़्यादा है। और यहीं पे अगर आप देखोगे साइड में स्पेस कम है और लिखने का स्पेस ज़्यादा है, इसको बोलते हैं नैरो मार्जिन। और कितनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या कॉमन सेंस है कि अगर मान लीजिए आपके पास डेटा बड़ा है तो ऑब्वियसली आप साइड में चाहोगे कि साइड में डेटा, मतलब साइड में स्पेस कम रहे और मेरा डेटा एक ही पेज में आ जाए, तो आप नैरो मार्जिन का यूज़ करोगे। अगर मान लीजिए आपके पास डेटा थोड़ा सा है और पेज में वो थोड़ा सा बेहतर लगना चाहिए, तो आप वाइड मार्जिन का यूज़ करोगे कि साइड में स्पेस बच जाए और बीच में मेरा डेटा ढंग से आ जाए। और अगर आपके पास नॉर्मल सिचुएशन है तो आप नॉर्मल मार्जिन यूज़ करोगे, है ना, कि नॉर्मल तरीके से जैसा मार्जिन होता है वैसा। तो ठीक वैसे ही अब आपको 3 तरीके के मार्जिन समझ आए ना, आप पेज लेआउट में जाइए। मार्जिन के अंदर 3 तरीके के होते हैं, नॉर्मल, वाइड एंड नैरो। हम इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करने के लिए हम खुद से इतना सेंटीमीटर ऐसे होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये हम खुद से कर सकते हैं। हॉरिजेंटली होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, हॉरिजेंटल, सेंटर ऑन द पेज होना चाहिए, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अब ये करना कैसे है, एक बार हम अपने डेटा को देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं Ctrl+P करती हूँ इस तरीके से, अभी मेरा डेटा आ रहा है, पूरा डेटा नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ ना, यहाँ से देखो, या तो मैं यहाँ से मार्जिन नैरो ले लूँ और अब Ctrl+P करूँ तो देखो डेटा अब ज़्यादा आ रहा है, पहले प्रोडक्ट नेम तक आ रहा है, अब स्टेट तक आ रहा है। या फिर देखो यहाँ पर भी मार्जिन का ऑप्शन है, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे कस्टम मार्जिन कर सकते हो। मैं सारी चीज़ें ज़ीरो कर देती हूँ, ज़ीरो, मुझे मार्जिन चाहिए ही नहीं। तो देखो यहाँ से स्पेस चला गया, गलती से मेरे से वो हट गया था। हम वापस से कस्टम मार्जिन में जाएंगे, सारी चीज़ें ज़ीरो कर देंगे, ज़ीरो, 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 ज़ीरो एंड ओके। तो देखो इस पूरा पेज में ज़रा सा भी स्पेस, वो तो साइड में डेटा अब आ ही नहीं सकता, कोई शीट कोई है ही नहीं, इतना ही डेटा है, तो इसीलिए इसने यहाँ तक कर लिया। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल मार्जिन्स नहीं छोड़े, पूरे पेज में मेरा डेटा आ रहा है, क्योंकि मैंने अपने आप से इसे सेट किया है, कस्टमाइज़ किया है। अगर आपको कस्टमाइज़ नहीं करना तो आपके पास नॉर्मल, वाइड, नैरो, अब मैं वाइड करती तो सिर्फ इतना सा डेटा आता, अगर मैं नॉर्मल करती तो ये नॉर्मल में इतना डेटा आता, अगर मैं नैरो कर देती तो मेरे पास डेटा इस तरीके से आता। बट मैंने उस टाइम पे क्या किया था, कस्टमाइज़ किया था, सबको मैंने ज़ीरो कर दिया था। तो मैं एक बार के लिए उसको ज़ीरो ही कर देती हूँ, यहाँ से मैंने उसको ज़ीरो कर दिया, इसको भी ज़ीरो कर दिया एंड ओके कर दिया। तो ये मेरा डेटा इस तरीके से आ गया है। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास आता है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन को थोड़ा सा क्रिएटिव वे से समझाती हूँ जिससे कि वो चीज़ याद रहे। अब ऐसी चीज़ मैं बता रही हूँ और वो याद ना रहे तो फ़ायदा कैसा, तो इसीलिए आप मुझे बस 1 सेकेंड दीजिए, अभी आपको ये समझा देते हैं। देखिए, आप सभी लोग सेल्फ़ी तो लेते होंगे, पिक्चर्स लेते होंगे, तो जब भी आप पिक्चर लेते हो इस तरीके से, आपने अपने फ़ोन को इस तरीके से पकड़ा है और अब आप पिक्चर ले रहे हो, सो ये मोड कौन सा होता है, इस मोड को बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड। आपका वर्टिकल फॉर्म में आपने फ़ोन पकड़ा हुआ है, जिस फॉर्म में आपकी रील्स आती हैं, शॉर्ट्स आती हैं, वो कौन से फॉर्म में आती हैं, पोर्ट्रेट मोड में। अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, अब मैं आपकी पिक्चर क्लिक कर रही हूँ या कोई पिक्चर क्लिक कर रही हूँ, तो ये कौन से मोड में क्लिक कर रही हूँ, लैंडस्केप मोड में। कौन सा मोड है ये, लैंडस्केप मोड है। आप अगर कोई पिक्चर देखते हो या यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो, अभी के लिए ये वीडियो देख रहे हो, तो आप ये वीडियो ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके से देख रहे होगे, राइट, इस तरीके से करके। तो अभी आप कौन से मोड में देख रहे हो, लैंडस्केप मोड में। अगर आप इसको ऐसे देख रहे होते तो आप कौन से मोड में देख रहे होते, पोर्ट्रेट मोड में। तो ठीक वैसे ही हम अपने डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं, हमारे ऊपर होता है हमें प्रिंट कैसे कराना है। ओरिएंटेशन पे क्लिक करो, पोर्ट्रेट, देखो यहाँ पिक्चर भी दिख रही है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। हमारे पास डेटा बड़ा है, हमें चाहिए हम लैंडस्केप में दिखाएं तो लैंडस्केप में करो, पोर्ट्रेट में करना है तो पोर्ट्रेट में करो। यहाँ से मान लीजिए अभी के लिए मैं Ctrl+P करती हूँ, 1 सेकेंड, Ctrl+P करती हूँ तो मेरे पास डेटा इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए अब मैं यहाँ से एक बार यहाँ से भी बता देती हूँ, वहाँ से भी बता देती हूँ। Ctrl+P करती हूँ तो देखो लैंडस्केप तरीके से आ रहा है, देखो प्राइस तक अब सब लिख के आ रहा है। मेरे पास तब कॉलम नहीं आ रही थी लैंडस्केप में, क्योंकि ऊपर कॉलम ज़्यादा है तो मुझे लैंडस्केप कराना चाहिए था, पोर्ट्रेट में नहीं आ रही थी। अच्छा, इसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, मैंने बोला था यहाँ पे सारी सेटिंग्स होती हैं, आप यहाँ से भी पोर्ट्रेट कर सकते हो। ये नहीं अच्छा लग रहा लैंडस्केप, इसलिए हम यहाँ पे करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्टली प्रीव्यू मिल जाता है। बाहर क्या है ना, हम करके आते हैं फिर यहाँ पे आके चेक करना पड़ता है। ये मुझे एक बेहतर क्लैरिटी दे रहा है, ये मुझे बेहतर लग रहा है, मेरा डेटा बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिख रहा है, तो मैं इसको लैंडस्केप में रखूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट चीज़ सीखी, वो है हमारा लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, विच इज़ ओरिएंटेशन। उसके बाद आपके पास आता है साइज़।
आप इस पर क्लिक कीजिए। बहुत सारी तरीके की चीज़ें ऑलरेडी गिवन हैं, तो या तो आप डायरेक्टली वहाँ से पिक कर लीजिए कि मुझे ये पिक करना है, मुझे ये करना है, मुझे लीगल डॉक्यूमेंट करना है, मुझे स्टेटमेंट करना है, या मुझे A3 साइज़ चाहिए, मुझे A4 साइज़ चाहिए, ये कर लीजिए। इसे समझने का मैं बहुत ही एक बेसिक तरीका ज़रूर बता देती हूँ आपको। जो भी हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हम प्रिंट करते हैं ना, वो सारे के सारे A4 में करते हैं, ठीक है। और समझने में दिक्कत ना हो तो मैं बता देती हूँ, जैसे जैसे ये नंबर कम होता है, जैसे मैं बोलूँगी A3 A2, तो दैट मीन्स वो साइज़ बढ़ता हुआ जा रहा है, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और जैसे मैं बोलूँगी ना A5 A6, तो वो कम होता जा रहा है। अब एक एग्जांपल दे देती हूँ। A4 में डॉक्यूमेंट होते हैं, A3 के अंदर आपका स्केच जो बनाते हो ना, जो इतना एक पेज आता है, थिक पेज आता है, वो आपका A3 आता है। और वहीं पे अगर आप नोटबुक के पेज की बात करोगे तो A5 आएगा, और छोटी नोटबुक है तो A6 आएगा, ठीक है। तो ये उल्टा चलता है कि जैसे जैसे नंबर कम हो रहा है तो साइज़ बढ़ रहा है, और जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है तो साइज़ कम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं वो A4 के अंदर करते हैं। बाकी इट्स टोटली अप टू यू कि आपको करना किस में है। तो दैट इज़ योर साइज़। उसके बाद आता है प्रिंट एरिया। आप सोच के देखो, आप अपने डेटा में हो, आप यहाँ पर एक सेकेंड कंट्रोल P करते हो, कंट्रोल P करने से पूरा डेटा आ जाता है। एंड देख रहे हो नीचे 52 पेजेस आ गए, इतना बड़ा डेटा है। लेकिन आप कहते हो कि नहीं यार, मुझे ये सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ स्टेट तक का चाहिए और इतना ही डेटा चाहिए, इतना ही डेटा चाहिए। तो जितना डेटा चाहिए आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप पेज लेआउट में जाइए। पेज लेआउट में जाने के बाद प्रिंट एरिया के ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से सेट प्रिंट एरिया कर दीजिए। ये कर दिया। अब जाके आप कंट्रोल P कीजिए, सिर्फ वो डेटा आएगा जो आपने सेलेक्ट किया होगा, बाकी कोई डेटा नहीं आएगा। देखो नीचे देखो 1 पेज है, पहले कितना आ रहा था, 52 पेज आ रहा था। तो यहाँ पर आपने क्या किया, प्रिंट एरिया को सेट कर दिया। क्या कर दिया, प्रिंट एरिया को सेट कर दिया, ठीक है। अगर आपको प्रिंट एरिया सेट नहीं करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे, क्लियर प्रिंट एरिया। अब देखो कंट्रोल P करो, पूरा आ गया है ना, यहाँ पे पूरा आ गया है। अगर प्रिंट एरिया सेट करना चाहते हो तो वहाँ से प्रिंट एरिया सेट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है ब्रेक्स का। ब्रेक्स क्या कहता है कि आपको मान लीजिए कोई भी ब्रेक इंसर्ट करना है, तो हमने यहाँ ब्रेक इंसर्ट किया। तो ये देखो, ये लाइन नज़र आ रही है, मेरा डेटा उस टाइम पे यहाँ पे था। मैं यहाँ पे एक सेकेंड, देखिए मैंने यहाँ पर अपने डेटा में एक ब्रेक लगा दिया था, तो मेरा डेटा यहाँ तक तो इसमें आ रहा है, बाकी सब नीचे आ रहा है। इस तरीके से आप ब्रेक लगा सकते हो। आप एक बार के लिए रिमूव कर दो तो ये ब्रेक चले गए हैं। एक सेकेंड, रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स। देखो हमारे, मैं नॉर्मल व्यू में लेती हूँ, नॉर्मल व्यू में हमारा डेटा आ गया है। मैं जाती हूँ यहाँ पर, सिर्फ 3 हेडिंग्स के बाद ही मैं यहाँ पे ब्रेक इंसर्ट कर देती हूँ, ठीक है। एक लाइन बन के आ गई है। अब मैं कंट्रोल P करती हूँ तो देखो इनिशियल पे 2 लाइन आ रही है, बाकी सब में डेटा आ रहा है। इनिशियल में 2 लाइन, क्योंकि मैंने पेज ब्रेक लगाया था ना 2 लाइन के बाद, तो वहाँ पे सिर्फ 2 लाइन आ रही है। तो आप चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब आपको ये ब्रेक तो गलत लगा दिया आपने, तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक पे जाएंगे, रीसेट ऑल पेजेस कर देंगे। अब कंट्रोल P कीजिए तो डेटा आपका वैसा ही आ जाएगा। बेसिकली आपको मान लीजिए कहीं पे भी किसी भी तरीके का ब्रेक लगाना है, आपको यहाँ पे एंट्रीज यहाँ तक का दिखाना है, आप बस यहाँ जाएँ, ब्रेक कर दें और उसके बाद कंट्रोल P कीजिए तो देखो इतना डेटा आपके पास आ गया है। हटाना है तो सिंपली ब्रेक पे जाएं, रीसेट ऑल पेजेस कर दीजिए, उसके बाद कंट्रोल P कीजिए। देखें आपका डेटा नॉर्मल तरीके से सारा कुछ आ ही रहा है। तो इस तरीके से आप चाहें तो ब्रेक भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रिंट टाइल्स, उसके बाद आता है बैकग्राउंड। मान लीजिए आपके पास ये जो पीछे एक्सेल का फाइल दिख रहा है ना, जो ये एक्सेल है, जैसे ये, अगर पूरे एक्सेल में ही आप कुछ इंसर्ट करना चाहते हो, सुंदर सा लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। ऑल्दो हम लगाते नहीं हैं, इतना यूसेज नहीं है इसका, बट अगर कोई करना चाहता है क्रिएटिविटी वाली चीज़ तो आप कर सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ से लोगो ले लेती हूँ, ऑल्दो मेरे पास ऐसे सच कोई पिक्चर्स नहीं है। यहाँ से एक पिक्चर ले सकते हैं तो देखें ये इस तरीके से लोगो लग के आ जाएगा। ये पूरी वर्कबुक में लगा हुआ है, ये पूरी मतलब शीट में लगा हुआ है। और अगर आप इसे हटाना चाहते हो तो जस्ट डिलीट बैकग्राउंड, तो वो हट भी जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आता है प्रिंट टाइल्स। प्रिंट टाइल्स के अंदर है ना बहुत सारी सेटिंग्स आती हैं जो आपको हेल्प करती है अलग अलग तरीके से प्रिंट करने में। जैसे प्रिंट टाइल्स पे आप क्लिक करेंगे तो प्रिंट टाइल्स के अंदर देखो पेज है, मार्जिन है, हेडर फुटर है, शीट है। पेज के बारे में हम जाने, मान लीजिए मेरा डेटा एडजस्ट नहीं हो रहा, अब मैं उसे एडजस्ट करना चाहती हूँ, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले देखो ओरिएंटेशन में करा चुकी हूँ, स्केलिंग कर रहे हैं। स्केलिंग को आप यहाँ पे भी पढ़ेंगे, अगर यहाँ वाला ऑप्शन इसके अंदर आया हो तो वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्रिंट क्वालिटी है, ओके फाइन। मार्जिन्स है जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, हेडर फुटर है जो कि हम पढ़ेंगे, और शीट के अंदर सारी चीज़ें जो भी हमें चेंजेस करने हैं। अभी क्या है देखो, प्रिंट एरिया, प्रिंट टाइटल्स वगैरह आप जानते ही हो। ग्रिड लाइंस ऑन करना, मतलब अगर आप चाहते हो कि मैं जो प्रिंट करने चाहूँ तो ग्रिड लाइंस दिखें तो आप इसे ऑन कर सकते हो। आप चाहते हो कि ब्लैक एंड वाइट में डेटा हो तो आप इसे ऑन कर सकते हो। ड्राफ्ट क्वालिटी या रो एंड कॉलम का हेडिंग चाहिए तो वो आप ऑन कर सकते हो, वो हमें नहीं चाहिए। डाउन द ओवर, ओवर द डाउन, जिस तरीके से आप पेज का ऑर्डर लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। अभी हमने डाउन द ओवर किया हुआ है विच इज़ राइट, एंड आप ओके कर दो। अब देखो आप कंट्रोल पी करके आओ तो देखो हेडिंग में से कलर चले गए हैं क्योंकि आपने वहाँ ब्लैक एंड वाइट को ऑप्शन में लिया था। अभी अगर आपको ब्लैक एंड वाइट नहीं चाहिए तो आप प्रिंट टाइल्स में जाएंगे, शीट के अंदर जाएंगे, ब्लैक एंड वाइट को ऑफ करके ओके कर देंगे। अब कंट्रोल पी कीजिए, देखो कलर वापस आ गए हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कैसा चाहिए। आप यहाँ से प्रिंट टाइल्स में जाइए, अगर मान लीजिए आपको ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए आप उसको हटा सकते हैं। ओके अच्छा, अब आपको एक चीज़ मैं और बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए आप कंट्रोल पी कीजिए और यहाँ पर आपके फर्स्ट पेज में हेडिंग आ रही है लेकिन सेकंड पेज, थर्ड पेज कहीं पे भी हेडिंग नहीं आ रही है, तो ऐसे केस में आप तो डेटा देख ही नहीं पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे केस में आप अपनी हेडिंग को भी यहाँ पर बार बार रिपीट करवा सकते हैं। प्रिंट टाइल्स में जाएंगे, उसी शीट के अंदर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रो टू रिपीट एट टॉप या कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। लेफ्ट में कुछ भी नहीं है ऐसा जिसे मैं रिपीट कराना चाहती हूँ, तो मैं उसको तो नहीं लेऊँगी। अगर आपका डेटा हॉरिजॉन्टल है तो आप ले सकते हैं। अभी हमारा जो डेटा है वो वर्टिकल है तो हमें रो रिपीट करानी है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे एंड ओके कर देंगे। अब देखो, अब आप कंट्रोल पी कीजिए, उसके बाद देखो आप किसी भी पेज पे जाओ, देखो मैं नीचे देखो 21st पेज पे हूँ, लेकिन आपका जितनी भी हेडिंग्स हैं वो सारी की सारी हर एक पेज में आ रही है। तो इस तरीके से आप हर पेज में कोई भी हेडिंग जो लगाना चाहते हैं वो लगा दीजिए। अगर हेडिंग हटानी है तो इसी तरीके से प्रिंट टाइल में जाइए और इसे रिमूव करके आप ओके कर दीजिए। अब जब आप कंट्रोल पी करेंगे तो यहाँ पर अब आपकी हेडिंग नहीं आ रही है। अगर लगानी है तो जाकर आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने ये वाली सेटिंग सीख लिया। अब हमारे पास दो सेटिंग बच जाती है विच इज़ पेज का, जो कि हम स्केलिंग के अंदर सीखेंगे, एंड यहीं से हम लोग हेडर फुटर सीखेंगे। ठीक है, तो चलें अब हम ये दोनों चीज़ सीखते हैं। के अंदर सबसे पहले हमारा जो हेडर फुटर है हम वो सीख लेते हैं। हेडर फुटर होते क्या है, जैसे मान लीजिए आपका ये यहाँ पर एक पेज ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक पेज लिया और पेज के अंदर आप देखते होंगे ना, ऊपर हो सकता है आपकी कंपनी का कोई नेम हो या कुछ भी हो, आप हर पेज में चाहते हो, नीचे आप चाहते हो पेज नंबर लिख कर आए, तो ये जो ऊपर लिखते हैं उसको हम बोलते हैं हेडर, जो ऊपर वाले स्पेस में लिखते हैं, और जो नीचे वाले स्पेस में लिखते हैं उसको हम बोलते हैं फुटर। तो ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने हेडर फुटर को। तो कैसे होगा, जैसे पेज लेआउट में पहले मैं अपने डेटा में जाती हूँ। दो तरीके से हो सकता है, या तो मैं प्रिंट टाइल्स में जा सकती हूँ एंड यहाँ से हेडर फुटर में जाकर यहाँ पर लिख सकती हूँ, या तो मैं यहाँ से चूज़ कर सकती हूँ मुझे क्या चाहिए, और या फिर मैं कस्टम हेडर लिखकर यहाँ पर सेंटर में चाहिए सेंटर में, लेफ़्ट में चाहिए लेफ़्ट में, राइट में चाहिए राइट में, मुझे सेंटर में चाहिए। मान लो मैं अकाउंट्स एक्सपर्ट लिखना चाहती हूँ, मैंने लिखा अकाउंट्स एक्सपर्ट एंड ओके किया। एंड यहाँ पे फुटर में मैं पेजेस लिखना चाहती हूँ, तो देखो मैं कस्टम फुटर ना करके मैं यहाँ से पेजेस ले लूँगी, पेज 1 पेज 2 पेज 1 ले लिया एंड मैंने ओके कर दिया। अब मैं प्रीव्यू लेती हूँ, कंट्रोल पी करती हूँ, तो यहाँ पर जस्ट बिकॉज हमारे पास स्पेस ही नहीं है, देखो पेज 3 भी लिख कर आ रहा है और ऊपर अकाउंट्स एक्सपर्ट भी। तो एक काम करते हैं, इसका जो मार्जिन है वो हम नैरो रखते हैं। तो देखो यहाँ पे अकाउंट्स एक्सपर्ट लिख के आ रहा है, नीचे पेज 1। नेक्स्ट पे जा रहे हो तो अकाउंट्स एक्सपर्ट तो एज इट इज़ रह रहा है, जस्ट बिकॉज हमने कस्टमाइज़ किया था, और पेज वो आपके चलते हुए जा रहे हैं, देखो आपके हर पेज में चलता हुआ जा रहा है। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। फुटर भी कस्टमाइज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अकाउंट्स एक्सपर्ट अभी तो बीच में दिख रहा है, अगर लेफ़्ट राइट करना चाहें तो वहीं से ही कर सकते हैं। एक तरीका तो था ये। दूसरा तरीका क्या होता है, देखो आपको यहाँ पे ना व्यू मिलते हैं अलग अलग, ये आपको व्यू टैब में भी मिल जाएगा और यहाँ पे भी मिल जाएगा। आप पेज लेआउट व्यू में जाएँ और डायरेक्टली यहाँ से चाहें तो कुछ और लिख सकते हैं, जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पे अकाउंट्स एक्सपर्ट पूरा शॉर्ट में स्मॉल लेटर्स में लिख देती हूँ। पहले उसमें लिखा था ना, या रुको, अकाउंट्स एक्सपर्ट ऐप.com लिख देती हूँ, जो हमारी वेबसाइट है।
ठीक है, हमने ये लिख दिया, एंटर कर दिया और उसके बाद मैं नॉर्मल प्रीव्यू में आ गई हूँ। अब मैंने कंट्रोल पी किया तो देखो अब यहाँ ऊपर accountsexpertapp.com लिख के आ रहा है, जो कि वेबसाइट है, और देखो हर पेज में लिख कर आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास दो तरीके हो गए हैं, या तो आप डायरेक्टली पेज लेआउट वाले व्यू में जाकर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, या फिर आप पेज लेआउट में जाकर, देखो पेज लेआउट भी तो वही है और ये भी पेज लेआउट है, तो बात तो वही है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आपको क्या याद रहता है, आपको क्या यूज़ करना है। तो आप या तो पेज लेआउट यहाँ से कर लीजिए, या प्रिंट टाइल्स में जाकर या हेडर फुटर में जाकर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखो ये दिख गया। अगर मान लो हटाना है, अब आप कहते हो हटाना है, तो हटाने के भी तरीके वही हैं, या तो वहाँ पेज लेआउट में जाकर वहाँ से रिमूव कर दो, या फिर यहाँ से रिमूव कर दो, तो ये हट जाएंगे। ठीक है, मैं अभी इसको यहाँ पे रखती हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने पेज सेटअप वाला तो पूरा ग्रुप कर लिया। अब बात आती है स्केल टू फिट। अब मान लीजिए मैं कंट्रोल पी करती हूँ, तो यहाँ पर देखो 64 पेजेस बन रहे हैं। मुझे 64 पेजेस में नहीं चाहिए, मैं 50 पेजेस में चाहती हूँ इसे। तो 50 पेजेस में करने के लिए देखो कोई भी चीज़ है, 50 पेजेस में करने के लिए देखो सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है। एक तो मैं इसके मार्जिन को कम कर सकती हूँ। ठीक है, मार्जिन में कम नहीं करना चाहती क्योंकि डेटा थोड़ा ढंग का भी दिखाना है। तो उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, जो डेटा है मेरे डेटा का साइज़ कम कर सकती हूँ। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि कितना कम करूँ साइज़? तो देखो या तो मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं कि या तो मैं साइज़ खुद से कम करती जाऊँ, जैसे मैंने इस तरीके से साइज़ कम करता हुआ चली गई। ठीक है, और उसके बाद अब मैं कंट्रोल पी करूँगी तो ये ज़्यादा एंट्रीज़ ले पा रहा है। देखो मेरा डेटा छोटा हो चुका है, अब ये ज़्यादा एंट्रीज़ ले पा रहा है। ठीक है, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ ना, जैसे कस्टम स्केलिंग मैं बता देती हूँ आपको। एक सेकेंड रुको, यहाँ पे इस पर क्लिक कर लीजिए, सेम विंडो आती है। आप यहाँ पे आए, या तो मैंने इसको बता दिया कि किस साइज़ पे ले लो। मैं इसको साइज़ नहीं बताना चाहती, मैं इसको 100 ही रखो। एक सेकेंड, 100 ही रखो। मैं इसको बताना चाहती हूँ मुझे कितने पेज में फ़िट चाहिए। मुझे चाहिए 50 पेजेस में। अब आप कर दो ओके। अब आप अपने अकॉर्डिंग, इसने 62% ले दिया क्योंकि इसको पता है, क्योंकि मैंने इसे बता दिया कि भाई मुझे 50 पेजेस में चाहिए। अब भाई तुम देखो तुम्हें कितने पेजेस में ये करने के बाद मुझे करेक्ट आंसर दे दोगे, मुझे करेक्ट वो दे दोगे। तो अब ये मेरे लिए 20 पेजेस में आ गया। ओके, क्योंकि हमने हाइट फिट कर दिया था, हम फिट टू पेज में करेंगे। एक सेकेंड, 1 एंड वाइड बाय, अच्छा 2 एंड यहाँ से हम करेंगे 25 एंड ओके। एक बार देखते हैं हम इसे। देखो अब ये 50 पेजेस में आ गया और इसने आराम से कर दिया। और इसने क्या किया है, स्केलिंग 81% दिखाया है कि हमें जितना भी मल्टीपल होता है ना, मैंने मल्टीपल ले लिया कि 2 पेजेस का विड्थ में और हाइट इसका 25 पेजेस में। इस तरीके से एडजस्ट कर दो। आप यहाँ से भी इसे एडजस्ट कर सकते हो, आप यहाँ से भी इसे एडजस्ट कर सकते हो, या प्रिंट टाइल्स में गए वहाँ से भी आप पेज वाली सेटिंग्स को यहाँ से कर सकते हो। आपके पास सारे ऑप्शन है, आपने कहाँ से करना है, इट्स टोटली अप टू यू। उसके बाद आपके पास आता है ग्रिड लाइन व्यूज़ एंड प्रिंट व्यू। अगर आप चाहते हो तो ये ऑफ़ कर सकते हो या ऑन कर सकते हो, आपको उसी अकॉर्डिंग दिखेगा। आपने तो बॉर्डर्स लगा रखे हैं, अगर बॉर्डर्स नहीं लगा रखे, मान लो कंट्रोल ए करती हूँ, ऑल्ट एच बी ए करती हूँ। एक सेकेंड, कंट्रोल ए किया, ऑल्ट एच बी एन किया, तो मेरा डेटा चला गया। मैं कंट्रोल पी कर रही हूँ तो भी देखो ग्रिड लाइंस आ रही हैं। मैंने तो हटा दिया है, तब क्यों ग्रिड लाइंस आ रही हैं? तब तो नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो पेज लेआउट में ग्रिड लाइन ऑन है। अभी मैंने ये हटा दिया है। अब मैं कंट्रोल पी करती हूँ तो देखो अब ग्रिड लाइन नहीं आ रही है। अगर मैं यहाँ पर इन्हें ऑन कर देती हूँ, अब मैं कंट्रोल पी करती हूँ तो देखो अब ग्रिड लाइन आ रही है। तो अगर आपने बॉर्डर नहीं भी लगा रखा, ग्रिड लाइन ऑन कर दीजिए, वो बॉर्डर काइंड ऑफ आपको दिखेगा। ठीक है, सेम विद द हेडिंग। अगर व्यू कर रखा है, अगर मैंने हटा दिया है, कंट्रोल पी करो, इस तरीके से आ गया। अभी हेडिंग नहीं दिख रहा है आपको, जो ऊपर जो हेडिंग आती है, आप इसे ऑन कर दीजिए, ये हेडिंग्स आ गई हैं। ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें सेम है। हमें लोगों को जो मेन था प्रिंट सेटिंग्स में, वो हम लोगों ने यहाँ कवर कर लिया है। चले अब हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं फॉर्मूलाज़ को, हम फॉर्मूलाज़ की तरह ही करेंगे। तो इस वाले टैब को हम नहीं कर रहे हैं। अब जो हम टैब करेंगे वो रिव्यू टैब करेंगे और फिर हम व्यू टैब करेंगे। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका काम है। बेसिकली आपको रिव्यू करके दे रहा है, चीज़ों को करने में हेल्प कर रहा है। सबसे पहला आता है स्पेलिंग के लिए। मान लीजिए मैं यहीं पे कोई डेटा ले लेते हैं, छोटा सा डेटा लेते हैं। जैसे मैंने इतना सा डेटा ले लिया, ये कॉपी किया, इसे यहाँ पे लेकर आई, पेस्ट किया और जस्ट मैंने ऐसे कर लिया। ठीक है, कंट्रोल ए किया, ऑल्ट ओ सी ए किया। अभी मान लीजिए मैं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर देती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक में ये हटा दिया, फैशन में ये हटा दिया,
ठीक है। अभी मान लीजिए मैं इसको चेक कराना चाहती हूँ, मैंने ये लिया और उसके बाद F7 प्रेस कर दिया, या तो F7 प्रेस कर लो या स्पेलिंग पे क्लिक कर लो, बात एक ही है। और ये मुझे यहाँ सजेशन दे रहा है कि देखो आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक लिखना चाहते थे क्या, आपने गलत लिख दिया, या इलेक्ट्रिक लिखना चाहते थे, या इलेक्ट्रॉनिक्स लिखना चाहते थे, या इलेक्ट्रॉनिका लिखना चाहते थे। मुझे याद है कि हाँ मुझे इलेक्ट्रॉनिक लिखना था, तो अब आपने ये वाला चूज़ किया। उसके बाद देखो आपके पास ऑप्शन होता है इग्नोर वंस, या हर जगह मिस्टेक है तो इग्नोर ऑल, बट मुझे तो इग्नोर नहीं करना, मुझे चेंज करना है। अब बात ये आती है कि सेम मिस्टेक अभी कहीं और भी है क्या, कहीं और है तो मान लीजिए सिर्फ सिंगल जगह एक काम करते हैं, मैं इसको सेम जगह यहाँ पे भी करती हूँ, कॉपी करती हूँ, इसको यहाँ पे भी करती हूँ, इसको यहाँ पे भी करती हूँ, ठीक है। अभी देखो डेटा सेलेक्ट किया, F7 प्रेस किया, अभी ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक आना चाहिए, ओके। मैं अगर यहाँ पे इग्नोर वाला तो चीज़ समझ आ गया आपको। अगर मान लो यहाँ मैं चेंज करती हूँ, अगर मैं चेंज कर देती हूँ तो ये यहाँ तो ठीक हो गया, बाकी जगह नहीं हुआ, नहीं हुआ बाकी जगह के लिए दिखा रहा है। अगर मैं चेंज ऑल कर देती हूँ तो ये हर जगह चेंज हो गया है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पे चला गया, जब तक ये इसको क्लियर नहीं हो जाता कि सारी स्पेलिंग करेक्ट है वो आगे की बताता रहेगा। कह रहा है यहाँ पे आपको फैशन चाहिए क्या, हाँ मुझे चाहिए, चेंज ऑल कर दिया तो हर जगह था। अब ये कह रहा है स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो, अब आप जा सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, यू कैन चेक योर स्पेलिंग्स, ये आपको सजेस्ट कर देगा कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है और अब आप उसे ठीक कर सकते हो पूरे डेटा के अंदर। उसके बाद आपके पास आता है थीसर्स। थीसर्स क्या है, एक तरीके से सिनोनिम। मान लीजिए आपने कोई वर्ड लिखा, आपने लिखा आंसर, और आंसर इतना बेसिक चीज़ है ना, आप चाहते हो कि इसके लिए कोई एडवांस वर्ड लिखूँ मैं, तो आप यहाँ आंसर लिखेंगे, इसे सर्च करेंगे तो इसने मुझे बताया आंसर को आप रिस्पॉन्स भी बोल सकते हो, रिप्लाई भी बोल सकते हो, रिएक्शन भी बोल सकते हो, रीजॉइंडर बोल सकते हो, रिपोस्ट बोल सकते हो, रिटोर्ट बोल सकते हो। ये बहुत सारे आपको ऑप्शंस दे देगा जिसको आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये आपको हेल्प कर देता है एक बेटर चीज़ दिखाने में, एक बेटर चीज़ बताने में। उसके बाद आपके पास आता है वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स। आप इस पर क्लिक कीजिए। इस वर्कबुक के अंदर कितनी पहले देखो, वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे पहले करंट शीट के बारे में बता रहे हैं, जो शीट ओपन है उस शीट के बारे में, कि एंड ऑफ शीट G17 है, सेल विद डेटा 39 है, टेबल्स 0 हैं, फार्मूलाज 0 है, शीट्स 4 हैं, सेल विद डेटा इतने सेल्स हैं, और उसके बाद वर्कबुक के बारे में बता रहा है। तो जब भी आपको अपनी वर्कबुक के बारे में कुछ भी जानना है तो यू कैन गो फॉर द वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद आपके पास आता है चेक एक्सेसिबिलिटी। अब मेरी रिपोर्ट के अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है ये जानने के लिए मैं किसी पर्सन को ढूंढूं, उससे बेहतर है कि मैं एक्सेल से खुद से पूछ लूँ कि आप मुझे बता दो कि क्या बेहतर है क्या नहीं। तो मैं यहाँ चेक एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करूँगी तो इसने मुझे यहाँ पे बताया। तो इसने मुझे क्या कह रहा है, हार्ड टू रीड टेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट। तो ये कहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे ना ये पढ़ने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको सजेस्ट कर देगा करंट टेक्स्ट कलर इज़ हार्ड टू सी, कंसिडर अ हाई कॉन्ट्रास्ट कलर सो दैट द टेक्स्ट इज़ क्लियरली विजिबल। बिकॉज यहाँ अगर मैं यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर कर देती तो वो ज़्यादा विजिबल हो जाता, ठीक है। जैसे मैंने इसे क्रॉस कर दिया, ओके सॉरी, हम रिव्यू में जाएंगे, चेक एक्सेसिबिलिटी करेंगे, ओके। तो ये हमारा क्लियर हो गया। मिसिंग ऑल टेक्स्ट, तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट मिसिंग है तो ये मुझे बता रहा है, ओके। उसके बाद हमारी बाकी चीज़ें ये मुझे ठीक बता रहा है। डिफ़ॉल्ट शीट नेम कह रहा है 3 शीट ऐसी है जिसके डिफ़ॉल्ट शीट नेम है। तो देख रहे हो आप, शीट के नाम नहीं दे रखे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि कौन सी शीट क्या डिपिक्ट करती है, क्या बताती है। तो इस तरीके से इसने मुझे चेक करके बता दिया और ये एक एक करके मेरे से सारी चीज़ें सही करवा देगा ताकि मैं जो एक रिपोर्ट बनाऊँ वो थोड़ी तो बेहतर हो, है ना। ये मुझे हेल्प कर देता है। दैट इज़ योर चेक एक्सेसिबिलिटी। ट्रांसलेट नॉर्मल है, हम यूज़ नहीं करते हैं। न्यू कमेंट, कोई कमेंट ऐड करना है जो कि हमने शिफ्ट F2 से सीखा था, वही वाली चीज़ है। और उसके बाद नोट्स आप सीख चुके हो जहाँ पे हम लोगों ने ऐड किया था। प्रोटेक्ट शीट हम लोगों ने यहाँ पर होम टैब के अंदर फॉर्मेट के अंदर प्रोटेक्ट शीट किया था, वही प्रोटेक्ट शीट अब रिव्यू के अंदर है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि वो बहुत सारे टैब्स में मिल जाते हैं, होम टैब में भी मिल जाएगा, फिर कोई दूसरे टैब में भी मिल जाएगा, काम एक ही करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कर चुके हैं। हाइड इंक, मान लीजिए मैं यहाँ पे इंक यूज़ कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे इंक यूज़ किया है, कुछ भी इंक यूज़ कर लिया। अब मान लीजिए मैं इसको हटाना चाहती हूँ तो हाइडिंग में आपको ऑप्शन मिल जाता है हाइडिंग, डिलीट ऑल इंक ऑन शीट या डिलीट ऑल इंक ऑन वर्कबुक। पूरी वर्कबुक में से डिलीट हो जाए, इस शीट में से डिलीट हो जाए, ये हाइड हो जाए। मैं शीट में से डिलीट करती हूँ तो मैंने ये शीट में से डिलीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया अपना रिव्यू टैब। थोड़ा सा टैब मैं करा रही हूँ, ड्रॉ टैब। अगर आप भी मेरी तरह प्रैक्टिस करते हो, लिखना चाहते हो, पेन टैब का यूज़, मैं पेन टैब का यूज़ करती हूँ, आप भी वैसे करना चाहते हो तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। देखो ये प्रॉपर आपका पेन है, ब्रश है जिसका आप थिकनेस इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो। तो ये तो आप नॉर्मली कर सकते हो, जैसे मैं लिख रही हूँ आप इस तरीके से लिख सकते हो कुछ भी, ओके।
उसके बाद आपके पास ये भी पेन आ जाता है, ये इरेज़र आ जाता है जिससे आप कुछ भी इरेज कर सकते हो। उसके बाद ये मार्कर आ जाता है जिससे आप कुछ भी हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद आप मान लीजिए इस पूरे को डिलीट करना चाहते हो तो आपने इसको ऐसे सेलेक्ट करके देखो इधर उधर ले जा सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद ये एरो आ जाता है, मान लो पेन को छोड़कर आप एरो का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप एरो करो, अगर आप एरो सेलेक्ट नहीं करते हो तो वो पेन ही रह जाता है। उसके बाद आपके पास आता है इंक टू शेप। तो इंक टू शेप में आप क्या करेंगे, मान लीजिए कोई अपने शेप बनाई ऐसे राउंड करके और फिर इंक टू शेप में, एक सेकेंड मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ एंड इंक टू शेप में कर देती हूँ। तो देखो ये शेप में कन्वर्ट हो गया एंड ये लिटरली शेप में कन्वर्ट हो गया। आप इस पर क्लिक कीजिए, देखो शेप फॉर्मेट आ जाएगा। मैं एक और बना के बताती हूँ, जैसे मैंने ये यहाँ पे इस तरीके से बना लिया है। अब मैं पहले इसे सेलेक्ट करूँगी क्योंकि सिलेक्शन मेरा इससे होगा और उसके बाद इंक टू शेप पे क्लिक करूँगी तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। और अब मैं मान लीजिए यहाँ पे एरोज़ लेके इस पर सेलेक्ट करती हूँ तो देखो यहाँ पे शेप फॉर्मेट आ जाता है। ठीक है, इंक टू मैथ जैसे हमने इक्वेशन लिखी थी बिल्कुल वैसे ही है कि आप इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हो जो कि हम इक्वेशन में सीख चुके हैं। इंक रिप्ले कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया तनु सिंगल कुछ भी ऐसे 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 कुछ भी कर दिया और मैं इंक रिप्ले देखना चाहती हूँ तो देखो जैसे मेरी इंक चली है इस तरीके से एक वीडियो के फॉर्मेट में ये आ गया है। ठीक है, ओके, मैं इसे इरेज कर देती हूँ एंड ठीक है, हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये था आपका ड्रॉ टैब, बहुत इजी सा था। मुझे ये था कि अगर आप यूज़ करते हो तो आपको एक बार के लिए ओवरव्यू दे देना चाहिए। तो ये हमारा ड्रॉ टैब था। अब बढ़ते हैं हम अपने व्यू टैब की तरफ। कर चुके हो लेकिन फिर भी उसमें एक चीज़ रह जाती है तो वो उस एक चीज़ के लिए तो हम उसे डेफिनेटली देखेंगे। बाकी मैं आपको बता देती हूँ, व्यू टैब में सबसे पहले आपको व्यूज़ मिलते हैं, नॉर्मल, पेज ब्रेक व्यू, पेज लेआउट, कस्टम व्यू। तो ये चीज़ आपको यहाँ से मिल जाती है। तो आपको है ना जाकर वहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप व्यू टैब में जाओगे फिर ये देखोगे, नहीं, जो काम ईजी तरीके से हो रहा है हमें ईजी तरीके से ही करना चाहिए। तो आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। उसके बाद ग्रिड लाइन्स, ऑल्दो मैं जितनी भी ग्रिड लाइन्स अभी तक ऑन ऑफ कर रही थी मैं शॉर्टकट की से कर रही थी, Alt V W G। आप यहाँ से भी इसे ऑफ़ कर सकते हो। देखो अभी के लिए मैंने ऑफ़ की थी, अब ऑन हो गई है। फॉर्मूला बार हटाना चाहते हो फॉर्मूला बार हटा दो, ग्रिड लाइन हटाना चाहते हो ग्रिड लाइन हटा दो, हेडिंग हटाना चाहते हो हेडिंग हटा दो। और मान लो अब आप ये पूरी स्क्रीन पे देखना चाहते हो तो देखो ये राइट क्लिक है ना, इस पर क्लिक करो एंड यहाँ पे ऑलवेज शो रिबन की जगह फुल स्क्रीन मोड कर दो। तो देखो पूरी स्क्रीन पे आपका डेटा आ चुका है और कुछ नहीं आ रहा है। आपको वापस आना है, एस्केप प्रेस करो, यहाँ पे देखो ये जो 3 डॉट्स है इस पर क्लिक करो एंड यहाँ पे ऑलवेज शो रिबन कर दो। तो अब रिबन वापस आ गया है। अब यहाँ से ग्रिड लाइन भी ऑफ कर सकते हो, फॉर्मूला बार भी और हेडिंग भी ऑन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप चाहें तो पूरे डेटा को पूरी स्क्रीन पे दिखा सकते हो। रिबन के लिए भी चेंजेस कर सकते हो, ग्रिड लाइन्स हटा सकते हो, फॉर्मूला बार हटा सकते हो, हेडिंग हटा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास जूम वाला ऑप्शन आता है। तो जूम वाले ऑप्शन को आप यहीं से एक्सप्लोर करो तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे भी आप क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे 100% करना है, 100% आ गया। जूम करना है तो ये लिस्ट आ गई है। बहुत ज़्यादा जूम करना है आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो ये इस तरीके से है, आप यहाँ से डायरेक्टली एक्सप्लोर कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको वो लिस्ट चाहिए तो ये इस पर क्लिक कर दो तो ये लिस्ट भी आ जाएगी। तो आपको व्यू टैब में जाकर अपना टाइम वेस्ट ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता है न्यू विंडो। मान लीजिए आपके जिस तरीके से शीट के लिए फॉर्मेट के अंदर मैंने आपको सिखाया था ना, होम के अंदर फॉर्मेट के अंदर यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो तो एज इट इज़ एक शीट बन जाएगी। तो ठीक वैसे ही अगर आप चाहते हो एज इट इज़ एक वर्कबुक बन जाए। अभी हमारी वर्कबुक क्या, इंसर्ट टैब बेसिक। अगर मान लीजिए मैं न्यू विंडो कर देती हूँ तो इंसर्ट टैब बेसिक्स 2 आ गई। अब मान लीजिए मैं इसको अरेंज करवाना चाहती हूँ तो मैंने अरेंज ऑल कर दिया। कैसे अरेंज कराना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। मैं वर्टिकल अरेंज करना चाहती हूँ, ओके। तो देखो ये सारी की सारी जितनी भी फाइल्स ओपन थी वो सारी की सारी इस तरीके से वर्टिकली अरेंज हो गई हैं। मुझे इस तरीके से अरेंजमेंट नहीं चाहिए था, बट इट्स ओके। इतनी सारी फाइल्स का नहीं चाहिए था। हम कहाँ थे, हम यहाँ थे, ठीक है। एंड हमने सारी की सारी फाइल को एक बार के लिए कर लिया। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करने के बाद ही आपको ये व्यू साइड बाय साइड इस तरीके का, आपको इसके साथ कौन सा व्यू चाहिए, इस वाली क्लास का चाहिए। तो ये 2 व्यूज़ आ गए हैं। अभी बहुत सारी फाइल्स हैं। सिंक्रोनाइजिंग, अगर मैं इसको करती हूँ व्यू साइड बाय साइड, बहुत सारी फाइल्स होने की वजह से ये नहीं हो रहा है अभी। अदरवाइज़ आप इसको इसी तरीके से देख भी सकते हैं इधर उधर करके, ओके। स्विच विंडो अभी हम फ्री स्पेन करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। स्विच विंडो क्या है, अगर मान लीजिए ऑल्दो मैं यहाँ से डायरेक्टली किसी भी फाइल में जंप कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं वहाँ से कन्फ्यूज़ हो रही हूँ तो मैं यहाँ से देख सकती हूँ डायरेक्टली। जैसे इंसर्ट बेसिक पे जाना है तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ,
ठीक है, इसमें मैंने राइट क्लिक कर दिया, ये पूरा आ गया। उसके बाद आता है फ्रीज पेन। फ्रीज पेन क्या करता है, अगर देखो अब मैं नीचे जाती हूँ तो मेरा हेडिंग नहीं दिखता, तो मैं देख ही नहीं पाती कौन सी चीज़ क्या है। तो अगर मैं अपनी हेडिंग को फ्रीज़ करना चाहती हूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ, जो भी चीज़ आप फ्रीज़ करना चाहते हैं उसके नीचे वाला एरिया आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप फ्रीज पेन में जाइए और फ्रीज पेन कर दीजिए। उसके बाद देखो, ओके हमसे एरिया गलत सेलेक्ट हो गया है, हमने अच्छा यहाँ से अनफ्रीज़ कीजिए एंड यहाँ पे आइए, यहाँ से, और उसके बाद आप यहाँ आइए। ठीक है, अब कीजिए फ्रीज़ पेन कीजिए, तो देखो ये आपका डेटा इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली भी, और आपको अनफ्रीज़ करना है तो अनफ्रीज़ भी आपका सेम यहीं से ही हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में आपके पास यहाँ ऑप्शन होता है फ्रीज़ टॉप रो, डायरेक्टली आप ये कर दो तो भी वो टॉप रो हो जाएगी, आपको कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो फ्रीज़ करना चाहते हो फर्स्ट कॉलम, तो आप देखो अभी टॉप रो भी है, अगर आप इधर उधर जाते हो तो आपका डेट एज इट इज़ रहेगा, ताकि आप देख सको इस डेट को ये है और बाकी चीज़ें ऐसी रहेंगी। अनफ्रीज़ करना है अनफ्रीज़ कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने डेटा को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया अपना व्यू टैब। अब जो हम करेंगे, देखते हैं अब हम क्या करेंगे। सिखाती हूँ कि अभी एक फॉर्मूला सिखाती हूँ, 2 से 3 फॉर्मूला सिखाती हूँ कि आप डेटा देख रहे हो तो ये डेटा बनाते कैसे हैं। अगर आपको ये सीखना है तो अब आप एकदम एक्यूरेट तरीके से ये सीख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए क्या, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। मान लीजिए मुझे सीरियल नंबर चाहिए तो मैंने सीरियल नंबर लिख दिया। उसके बाद मुझे पार्टी नेम चाहिए तो मैंने पार्टी नेम लिख लिया। उसके बाद आपको मान लीजिए आपको कोई भी अमाउंट चाहिए तो क्वांटिटी लिख लीजिए, क्वांटिटी लिख लिया। उसके बाद आपको रेट चाहिए, आप रेट लिख लीजिए। उसके बाद आपको अमाउंट चाहिए, आप अमाउंट लिख लीजिए। एक डेटा मैं ये बना देती हूँ, एक और डेटा आपको बनवा के बताती हूँ। 2 डेटा बनाते हैं, ओके ठीक है। सीरियल नंबर के लिए आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली आप सीरियल नंबर लिखेंगे एंड जस्ट ड्रैग इट, जितना भी आपको सीरियल नंबर चाहिए आप यहाँ पे 10 सीरियल नंबर्स ले सकते हो, विच इज़ इनफ। एंड एक और ले लीजिए। ठीक है, हम 10 एंट्रीज़ का बना रहे हैं। पार्टी नेम के लिए अभी मैं आपको बताती हूँ, पार्टी नेम के लिए आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो अपने एआई को, लेकिन वो हम आगे करेंगे। लेकिन अब हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। आप क्या करेंगे, अपने क्रोम पे जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे चैट जीपीटी, आप एंटर करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे ऑफिशियल चैट जीपीटी फ्रॉम ओपन एआई, आप इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे बिना लॉगिन किए आप इससे जो भी चाहें वो कर सकते हैं। आप उसको कहोगे गिव मी 10 रैंडम इंडियन बिजनेस नेम्स, तो वो आपको ये बना के दे देगा और अब आप इसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी किया और आप यहाँ पर अपने डेटा में गए, उसके बाद यहाँ पेस्ट किया तो आपके पास ये नेम्स आ चुके हैं। क्वांटिटी एंड रेट अमाउंट के लिए, अमाउंट तो ये आ जाएगा क्वांटिटी इंटू रेट करके, लेकिन क्वांटिटी इंटू रेट के लिए आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ तो चाहिए। तो यहाँ हम लगाएंगे एक फार्मूला। फार्मूला कौन सा होता है, एक तो रैंड फार्मूला होता है। रैंड जितने भी फार्मूलाज होते हैं वो रैंडम होते हैं। ठीक है, रैंडम। अभी क्या है, रैंडम फार्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू रैंड बिटवीन। एक तो मैं आपको फार्मूला समझा देती हूँ, पहले एक काम करते हैं। रैंड फार्मूला क्या करता है, वो 0 से लेके 1 के बीच का रैंडम नंबर देता है। रैंड फार्मूला लगाया, टैब करा, ये क्या कह रहा है, मुझे सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पैरेंथेसिस ऑफ कर दो, पैरेंथेसिस ऑफ कर दो, एंटर कर दो, तो देखो ये रैंडम नंबर दे देगा। ठीक है, रैंड बिटवीन क्या करता है, इक्वल्स टू रैंड बिटवीन टैब। ये आपसे पूछता है किस रेंज के बीच में आपको नंबर चाहिए। जैसे मुझे 100 से 200 के बीच का कोई नंबर चाहिए, तो मैंने बॉटम क्या है 100, अप क्या है, टॉप क्या है 200, पैरेंथेसिस ऑफ एंटर, तो इसने मुझे उसके बीच का दिया। अब आपने एक नोटिस किया, ये चेंज हुआ। रैंड फार्मूलाज जब भी आप लगाते हो तो कोई भी एक्टिविटी करते हो तो पूरा फार्मूला चेंज होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ए लिख दिया, चेंज हो गया, यहाँ कुछ भी लिख दिया, कुछ भी कर रही हूँ मैं, तो ये चेंज होता जाएगा। तो ये इसका एक ड्रॉबैक होता है, लेकिन इसको करेक्ट कैसे करते हैं वो भी सिखाती हूँ। ठीक है, तो पहले हम रैंड बिटवीन का इस्तेमाल करके अपना यहाँ डेटा फिल करेंगे। उसके बाद मैं एक और फार्मूला आपको सिखाऊंगी, इक्वल्स टू रैंड बिटवीन टैब। उसके बाद बॉटम विच इज़ क्वांटिटी लिखना है ना, तो 50 से लेकर 150 तक का लिख सकते हैं, पैरेंथेसिस ऑफ एंटर। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वांटिटी लिख लिया। रेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल्स टू रैंड बिटवीन टैब। उसके बाद बॉटम में 1000 ले लीजिए, हाईएस्ट में 5000 ले लीजिए, पैरेंथेसिस ऑफ करके एंटर कर दीजिए एंड यहाँ डबल टैप कर दीजिए। यहाँ पर आप अपना कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। आपने यहाँ फार्मूला लगा दिया एंड जस्ट चेक।
तो आपने यहाँ डेटा बन गया। अब इसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि ये तो चेंज होता रहेगा, तो ये चेंज ना हो उसके लिए क्या करेंगे, आप इन पूरे डेटा को दोनों को सेलेक्ट करें, Ctrl+C करें और उसी जगह पे, जिस जगह पे ना कहीं और नहीं जाना, इसी जगह पे Ctrl+Alt+V करें और किस में चेंज कर दें, अभी ये फॉर्मूला है इसको वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर दें, ओके कर दें। तो देखें यहाँ पर अब वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और वैल्यूज़ चेंज नहीं होती हैं, चेंज तो फॉर्मूला होता है क्योंकि उनमें कोई रेफरेंस होती है। तो अब ये चेंज नहीं होंगे, अब आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें जो फॉर्मेटिंग करना चाहें कर सकते हैं। अगर फॉर्मेटिंग करने का मन नहीं है, सिंपली प्रेस Alt+OA। तो ये आपका ऑटो फॉर्मेटिंग की एक शॉर्टकट की है, जहाँ पे आप कोई भी की को यूज़ कर सकते हैं एंड ओके कर दीजिए। इसकी फॉर्मेटिंग हो गई है, आप इसके बस अलाइनमेंट को ठीक कर दी। तो देखो आपके पास डेटा तैयार है, आप ऐसे ही परेशान होते हैं। चलें एक और डेटा बनाएंगे यहाँ पे। मैं यहाँ से बाकी चीज़ें तो ले लेती हूँ, ये चीज़ें तो मैंने ले लिया है। पार्टी नेम की जगह स्टूडेंट नेम लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट नेम चाहिए मुझे, तो यहाँ पर हम ChatGPT को ही कहेंगे गिव मी रैंडम 10 Indian names with first and last name, ठीक है। हमने एंटर किया और ये हमें दे देगा, ठीक है। कॉपी कर लो यहाँ से, यहाँ पे आके पेस्ट कर लो, तो ये हमारे पास आ गए हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे हिंदी, यहाँ लिखेंगे इंग्लिश, यहाँ लिखेंगे मैथ्स, यहाँ लिखेंगे साइंस, यहाँ लिखेंगे टोटल, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पे मार्क्स चाहिए, मुझे पता है मुझे 10 रो चाहिए, 10 रो फिल करनी है, 4 कॉलम फिल करनी है, टोटल तो मैं बाद में निकाल लूँगी। तो यहाँ हम लगाएंगे फॉर्मूला रैंड एरे का, टैब करेंगे। देखो रोज़ कितनी चाहिए, कितना डेटा चाहिए, 10 चाहिए ना, 10 एंट्री चाहिए तो 10 लिख लो, कॉमा। कॉलम कितनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस 4 कॉलम चाहिए, 4 कॉमा। मिनिमम, अब मार्क्स हैं तो मिनिमम 0 आ सकते हैं और मैक्सिमम 100 आ सकते हैं, तो मिनिमम 0 मैक्सिमम 100। अगर आप कुछ और मिनिमम मैक्सिमम रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, कॉमा। अब पूछ रहा है इंटीजर। देखो अगर आपको चाहिए कि जो रिज़ल्ट है उसमें डेसिमल नंबर भी चलेगा मुझे, तो फॉल्स लगाओ। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे डेसिमल नंबर नहीं चलेगा, तो ट्रू लगाओ कि पूरा इंटीजर आना चाहिए। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या चाहिए। मुझे ट्रू करना है क्योंकि मुझे पूरा नंबर चाहिए। पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, तो देखो ये एक ही बारी में आ गया। बट इसके साथ दिक्कत है, कुछ भी करो चेंज होता है। तो चेंज ना हो उसके लिए हमने क्या सोचा था, क्या किया था, हम इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C करेंगे, Ctrl+Alt+V करेंगे, V करेंगे, एंटर करेंगे एंड देखो इस तरीके से आपका ये डेटा अब ये वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे Alt=, कर लो, एंटर कर दो, यहाँ पे ये आ गया, Ctrl+A कर दो, Alt+OA प्रेस कर दो। यहाँ पे मान लीजिए मुझे ये फॉर्मेटिंग चाहिए, मैंने फॉर्मेटिंग कर दिया, ठीक है। आपका डेटा पूरी तरीके से तैयार हो गया है। तो इस तरीके से हम अपने लिए डेटा तैयार करते हैं। अब हम अपने एडवांस फार्मूलाज़ की तरफ बढ़ते हैं। एडवांस फार्मूलाज़ करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास फार्मूला मैं लेकर चल रही हूँ वो लेकर चल रही हूँ इफ़्स। इफ़्स की अगर मैं बात करूँ तो देखें अभी हम लोगों ने ना इफ़ कर लिया है, ठीक है। तो वहीं पे इफ़्स की अब हम बात कर रहे हैं। इफ़्स क्या है, इफ़्स वो है जहाँ पर मल्टीपल कंडीशन है। इफ़ की जब हमने बात की थी तो हमने साफ साफ क्या लिखा था जब इफ़ की बात की थी कि भाई सिंगल कंडीशन लिखा था हम लोगों ने। तो ठीक वैसे ही जब हम इफ़्स की बात करते हैं तो हमारे पास ये प्लूरल वर्ड है, तो अब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन आ गई है। अब वो मल्टीपल कितनी भी हो सकती है, विच इज़ मोर देन 1, ओके। तो यहाँ पर एक नॉर्मल सा सिनेरियो लेकर चलते हैं। जैसे कि अब देखें एक यहाँ पे रेटिंग गिवन है और यहाँ पे पार्टी के नेम गिवन है। तो ये सिनेरियो के अंदर क्या है, 2 चीज़ ले देते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा कंडीशन हमें देखनी है ना, कि अगर किसी पर्सन की जो रेटिंग है वो 3 से नीचे है, 3 से नीचे है या उसके इक्वल है तो हम उसे गुड बोल देते हैं। और अगर वो 3 से ऊपर है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलेंट बोल देते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ हम रख सकते हैं कि अगर ऐसे हो तो ये, अगर वैसे हो तो ये। यहाँ पर ये कंडीशन है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इफ़्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, इफ़्स टैब। अच्छा ये चीज़ ना हम
ज़्यादा भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा, जस्ट बिकॉज अभी आपने सिर्फ सिंगल कंडीशन की है तो अभी हम 2 कंडीशन के साथ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे। लॉजिकल टेस्ट क्या, जिसको चेक करना है, किसको चेक करना है आपको, देखो ये चीज़ें ना मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, जितने भी अब टर्म्स आएंगे ना, टर्म्स आप पहले कर चुके हो जैसे लॉजिकल टेस्ट का, तो अब आपको दोबारा नहीं करना है, अब आप समझ चुके हो उसको। तो हमें रेटिंग को चेक करना है, हमने रेटिंग चेक की, क्या चेक करना है, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है क्या। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगा तो पहले हम स्मॉलेस्ट वाला ले लेते हैं, स्मॉलेस्ट ये इक्वल्स टू 3 है क्या, तब तो हमें क्या लिखवाना है कि ये गुड है। और अगर यही रेटिंग ग्रेटर देन 3 हुआ तो हमें क्या लिखवाना है कि ये एक्सीलेंट है। इसके अंदर वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ फॉल्स नहीं आता, बस इसमें डायरेक्टली बता देना होता है कि ये लिख दो। तो देखो ये गुड में आया, आप डबल टैप कीजिए, देखो ये 5 है, मैं इसे 4 कर देती हूँ तो देखो ये एक्सीलेंट में आ गया। मैं इसे 6 कर देती हूँ, विच इज़ 5 कर देती हूँ तो देखो ये एक्सीलेंट में आ गया। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो इस तरीके से, तब आप कैसे करेंगे, तब आपको वी लुकअप लगाना पड़ सकता है, एक्स लुकअप लगाना पड़ सकता है। तो इसीलिए वो जब हम फॉर्मूलाज कर लेंगे तो एक बार आके हम इसे ज़रूर चेक करेंगे, उस तरीके से भी ये किया जा सकता है। अब हम बढ़ेंगे अपने सम इफ्स की तरफ। सम इफ्स क्या करता है, देखो जैसे मैंने आपको बोला था, यहाँ पर हम लोग अभी एक रिपोर्ट बना के बताएंगे, ठीक है। मैं इसको ऐसे ले लेती हूँ एंड इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट मैंने तैयार की हुई थी, इधर की तरफ मैंने सभी पार्टी के नेम लिए हुए हैं, इधर की तरफ जनवरी, फरवरी, मार्च लिया हुआ है। ये मेरा डेटा है जिसके अंदर मेरे पास क्या है, देखो मैं आपको बताती हूँ, डेट है, मंथ है, नेम है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट नेम है, सब कुछ है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मैं पर्टिकुलर पार्टी का टोटल जानना चाहती हूँ। अभी एक ही पार्टी ने कई बार ख़रीदा होगा तो मुझे जानना है जनवरी में कितना ख़रीदा, फरवरी में कितना ख़रीदा, मार्च में कितना ख़रीदा, और इसके आगे डेट है और मंथ लिखा हुआ है तो ये बात भी मैं पता कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जर्नली जब सम इफ्स की बात होती है, मैं यहाँ पर एक शीट लेती हूँ, देखें जब सम इफ की बात हुई थी, सम इफ की बात अगर आपको याद है, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि आपके पास एक, आपके मैनेजर ने 10,000 एंट्रीज़ का आपको शीट दिया था जिसमें नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ की एंट्रीज़ दी हुई थी, तो आपने इनका सम निकाल लिया था। अब आपको वही मैनेजर कह रहा है कि जी ठीक है, ये बात तो ठीक है कि आपने नॉर्थ का निकाला, अब नॉर्थ में भी मुझे बताओ जनवरी में कितना, फरवरी में कितना, मार्च में कितना, जून में कितना। तो अब उसने नॉर्थ वाली सिंगल कंडीशन थी और एक और कंडीशन लगा दी, जनवरी में कितना, फरवरी में कितना। तो अब आपके पास क्या हो गई है, मल्टीपल कंडीशन हो गई है, मल्टीपल कंडीशन। तो मल्टीपल कंडीशन है तो इफ्स लगता है, तो इसीलिए हम सम इफ्स लगाएंगे, ठीक है। सम इफ्स को लगाते हैं तो आपके पास वही चीज़ें आती हैं, देखो इक्वल्स टू सम इफ्स टैप, उसके बाद क्या आता है, सम रेंज। सम रेंज क्या, जिसका सम करना है। क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1। देखिए एक बार के लिए थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको समझ अच्छे से आए। हम यहाँ पहले सम इफ लगाएंगे, सम इफ, यहाँ पे था हमारा रेंज, क्राइटेरिया, और यहाँ था हमारा सम रेंज, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू सम इफ्स, यहाँ पे अब ये क्या ले रहा है, सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, फिर क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2 एंड सो ऑन, क्योंकि एक से ज़्यादा ले सकते हो। तो एक बात बताओ, मुझे पूछने दो पहले कि ये रेंज क्या है जिसमें ढूंढते हो। तो यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज किसको ढूंढते हो, क्राइटेरिया को ढूंढते हो ना। यहाँ पे क्राइटेरिया एक से ज़्यादा इसलिए क्राइटेरिया 1 लिख दिया और यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 लिख दिया, बात तो सेम ही है। यहाँ एक ही था तो यहाँ स्पेसिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं थी कि 1 है या 2 है। यहाँ स्पेसिफाई सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा क्राइटेरिया, तो यहाँ क्राइटेरिया 1 लिख दिया, यहाँ क्राइटेरिया रेंज 1 कर दिया। यहाँ पर भी तो आप रेंज पहले सेलेक्ट करते थे फिर क्राइटेरिया सेलेक्ट करते थे, यहाँ पर भी आप रेंज पहले सेलेक्ट कर रहे हो फिर क्राइटेरिया, जो रेंज सेलेक्ट करोगे फिर उसी का एक क्राइटेरिया आ गया, ठीक है। यहाँ पे सम रेंज जो था वो बिल्कुल लास्ट में देते थे, यहाँ पे सम रेंज आपने पहले दे दी है,
बस इतना सा फ़र्क है, बाकी तो सब सेम ही है। चलें अब हम सम इफ्स लगाएंगे। पहले मैंने आपको डेटा दिखा दिया है, सम इफ्स लगाएंगे। यहाँ पे कर लेते हैं डेटा को, हाँ ठीक है, सम इफ्स करेंगे यहाँ पर। चलें मुझे एक बार के लिए, और मैं एक ही बारी में ये डेटा लगा दूँ, है ना, या फिर एक एक करके, चलो दोनों बार में लगाएंगे। पहले एक बार के लिए आंसर निकालते हैं, फिर पूरा एक साथ आंसर निकालते हैं, बिकॉज सेल रेफरेंसिंग अब हमें आ गया है, अब हम एडवांस वाली बातें कर रहे हैं। तो इक्वल्स टू सम इफ्स टैब सम रेंज चाहिए। सम रेंज अपने डेटा के अंदर ऑब्वियसली सेल्स प्राइस वाला जो सम है हमें लेंगे, हमने ले लिया, कॉमा। उसके बाद देखो यही फॉर्मूला पढ़ो, क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया क्या है, नेम्स है, नेम्स के अकॉर्डिंग ढूंढ रहे हो ना, तो नेम्स ढूंढोगे किस में, नेम में, तो आपने नेम वाला रेंज ले लिया, ठीक है, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया अब यहाँ जाओ, सम इफ में भारत इनोवेशन है, कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2। अब आपको जनवरी फरवरी मार्च ये भी तो आपकी कंडीशन थी, तो अब आप यहाँ पे जाएंगे एंड ये आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, इस जो आपने ये मंथ वाला बनाया है आपने, ये मिल गया। इसके बाद आपने F2 अच्छा अभी फिक्स नहीं करना, कॉमा। उसके बाद आपके पास ये यहाँ पर किसको चेक करना है, जनवरी का चेक करना है, एंटर कर दो, आंसर आ जाएगा। मे बी भारत इनोवेशन का नहीं होगा इसमें। अच्छा, ये इस तरीके से हम ये डेटा लगाते हैं। अभी क्या है, मैं कंप्लीट का लगाना बताती हूँ। इसमें हो सकता है 0 ही आंसर हो, कोई जनवरी में सेल हुई ना हो, इसलिए यहाँ पे यह है। तो यहाँ से मैं इसे डिलीट करती हूँ। कंप्लीट का वो करेंगे पूरे मंथ का सम इफ्स, मतलब पूरे का टैब करेंगे, सम रेंज देंगे। सम रेंज यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, वही हम लोगों को अपना अमाउंट लेना है, तो यहाँ से हम सेल प्राइस ले लेंगे, ये पूरा अमाउंट ले लिया। एक बात बताएं, सम रेंज सभी के लिए सेम रहने वाला है क्या, ये चीज़ हमने सम इफ में भी की थी, हाँ सेम रहने वाला है। F4 से फिक्स कर दो, कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया 1 क्या है, आपके नेम्स हैं, तो रेंज क्या होगी, उसकी नेम वाली कॉलम होगी, हमने नेम ले लिया। क्या ये सभी के लिए सेम रहने वाली है, सभी के लिए सेम रहने वाली है, F4 से फिक्स करें, कॉमा। उसके बाद आपका क्राइटेरिया आता है, तो क्राइटेरिया क्या होता है, ये जो भी आप ढूंढने वाले हो, तो ये सभी नाम ढूंढने वाले हो ना, सभी को एक ही बारे में सेलेक्ट कर लो, कॉमा। उसके बाद सेकंड आप क्या ढूंढने वाले हो, ये जनवरी फरवरी, तो पहले तो रेंज लेनी पड़ती है ना, तो आप जाएंगे अपने डेटा के अंदर, आप यहाँ से रेंज ले लेंगे। ये रेंज कहाँ से मिलेगी, ये मंथ वाली रेंज मिलेगी, आपने ये सेलेक्ट कर लिया। क्या ये सभी के लिए सेम होने वाली है, सभी के लिए सेम होने वाली है ना, F4 से फिक्स कीजिए, कॉमा कीजिए। आई थिंक वाली बात मैं आपको बाद में बताऊँगी, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, क्राइटेरिया, तो ये एक ही बारी में जनवरी फरवरी मार्च सभी के आंसर चाहिए ना, तो ये सारे सेलेक्ट कर लीजिए, दिसंबर तक, टोटल नहीं लेना, दिसंबर तक, एंटर। पूरा आंसर आ चुका है। हमारा डेटा ऐसे था कि सेलेक्टिव सेल हो रही थी, तो देखो इस तरीके से पूरी शीट आपकी भर गई है। तो अगर आप भी चाहें तो इस तरीके से लगा सकते हैं। हमने लगाया क्या वो देखें, हो सकता है आपको ये लगे कि मैंने बहुत फास्ट ये कर दिया है, लेकिन अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो बहुत स्लोली पेशेंस के साथ एक एक चीज़ पढ़कर और एक एक चीज़ समझ के करें। मैं एक बार दोबारा इसे रिवाइज़ करा देती हूँ कि मैंने किया क्या। सबसे पहले सम रेंज, तो मुझे सम किसका करना था, मेरी मेन शीट के अंदर अमाउंट का सम करना था। क्राइटेरिया रेंज क्या लेना था कि भाई मेरे को अपने पार्टी नेम के अकॉर्डिंग देखना था ना, तो पार्टी नेम मिलेंगे कहाँ, ढूंढूंगी कहाँ, पार्टी नेम के अंदर मेन डेटा में। क्राइटेरिया 1 जिसका हम ढूंढ रहे हैं, क्राइटेरिया 2 हमारे मंथ्स, और क्राइटेरिया 2 जो कि हमारी रिपोर्ट के अंदर है। तो इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला लगाया और अपनी शीट तैयार कर ली है फॉर्मूला के थ्रू। अगर आप खुद से लगाने बैठते, फ़िल्टर का इस्तेमाल करते, तो कितना टाइम लग जाता। तो यहाँ पर आप इसे डायरेक्टली बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया है सम इफ्स को। अच्छा, एक बहुत ही छोटा सा एक फार्मूला है जो हमसे रह गया, विच इज़ सब टोटल, तो उसको और देखना चाहेंगे। देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है सब टोटल का, मैं बस आपको वो बताना चाहती हूँ। तो एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा सा डेटा लेती हूँ, बस इतना ले लेते हैं, ठीक है। कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे अलग से यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेते हैं, Alt+C कर लेते हैं। अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सम करती हूँ। सम करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, Ctrl- कर लो। सम करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे ये बताइए। Alt= करना पड़ेगा, मैंने Alt= कर दिया, एंटर। तो यहाँ पे मेरे पास सम आ गया है। मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सम आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, Ctrl+Shift+L से यहाँ पे फ़िल्टर लगाती हूँ। फ़िल्टर लगाने के बाद मैं कोई भी फ़िल्टर करती हूँ, मेरे को डेकोर का चेक करना है, तो मैंने डेकोर किया एंड ओके किया। तो अब मेरे पास यहाँ सम ही नहीं आ रहा, तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है।
तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ सब टोटल लगाते हैं। सम की जगह हमें जब भी हम काम करें तो हम सब टोटल का इस्तेमाल करें। सब टोटल हमें क्या ये बेनिफिट देता है, सब टोटल लगाओ, टैब करो। देखो सब टोटल क्या कहता है, इसके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप कोई भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अभी क्या करना है, सम करना है। सम कितने पे है, 9 पे है। या तो मैं ऐसे जाकर टैब कर लूँ या डायरेक्टली 9 लिख लूँ, ऐसे किया, कॉमा। उसके बाद सेम है जैसे सम का फॉर्मूला लगता है, रेफरेंस 1 रेफरेंस 2, दैट मीन्स वो नंबर पूछ रहा है, तो आप नंबर यहाँ से रेंज दे देंगे, आप एंटर कर देंगे, तो आपका आ गया टोटल। अब आप देखो कंट्रोल शिफ्ट एल लगाओ, उसके बाद आप यहाँ से डेकोर लीजिए एंड ओके कीजिए, तो देखिए अब ये आपको सम दिखाएगा। अब जिस भी चीज़ का सम करना चाहे आप यहाँ से कार एक्सेसरी कर लें, ओके करें, तो देखो ये सम दिखाता रहेगा। तो ये था आपका सब टोटल फॉर्मूला, जो कि आपको हेल्प बहुत करता है। तो जब भी आप अपना कोई भी बड़ा सा डेटा है, काम कर रहे हैं, आपको पता है कि उसके ऊपर मुझे फ़िल्टर लगाना है, बाद में टोटल चेक करना है, तो नॉर्मल सम की जगह सब टोटल अप्लाई करें, वो आपको एक बेहतर रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना सब टोटल फॉर्मूला। एडवांस फार्मूला की बात हो और वी लुकअप की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो अब हम जो करने वाले हैं वो अपने लुकअप फार्मूलाज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, लुकअप फार्मूलाज, ठीक है, लुकअप फार्मूलाज। अब ये मैंने क्यों बोला, तो मैं आप उसका लॉजिक भी बता देती हूँ आपको। देखो हम 3 फार्मूलाज करते हैं, वी लुकअप करते हैं, एच लुकअप करते हैं और एक्स लुकअप करते हैं, राइट। अब एक बात बताओ, इन तीनों में अगर मैं आपसे कॉमन पूछूं तो क्या है, लुकअप है, राइट। अब लुकअप का मतलब क्या होता है, लुकअप का मतलब होता है जाओ सर्च करके लेकर आओ, लुकअप करके लेकर आओ, सर्च करके लेकर आओ। अब आपको होगा ये क्या मतलब है, मुझे तो ये भी नहीं समझ आया। मान लीजिए ये आपके मैनेजर हैं, मैनेजर के पास एक पूरा डेटा है जिसके अंदर 1 लाख एंट्रीज़ हैं। अब 1 लाख एंट्रीज़ में से मैनेजर ने आपको चुन कर दी है, ये आप हो, और यहाँ पर एक रिपोर्ट बना के दी है जिसके अंदर 100 एंट्रीज़ हैं, और आपको कहा है इन एंट्रीज़ का ना डेटा निकाल के दो मुझे। ये लो, ये 1 लाख एंट्रीज़ वाला डेटा लो, इसके अंदर से ये जो 100 एंट्रीज़ हैं वो निकाल के दे दो, स्पेसिफाई मुझे ये 100 एंट्रीज़ निकाल के दे दो। तो क्या आप फ़िल्टर विल्टर लगाओगे, है ना, वहाँ से पता करेंगे? नहीं, ऐसे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ऐसे में आप क्या करते हो, लुकअप फार्मूलाज़ का इस्तेमाल करते हो। लुकअप फार्मूलाज़ क्या करेंगे, आपके लिए इस डेटा के अंदर जाएंगे और इस डेटा में से ये 100 एंट्रीज़ का आंसर आपको ला कर दे देंगे, ठीक है। तो अब आपको ये समझ आया कि लुकअप फार्मूलाज़ इन जनरल, अगर मैं बात करूं, ओवरऑल बात करूं, तो लुकअप फार्मूलाज़ आपको कैसे हेल्प करते हैं। आपके लिए जो बड़े डेटा में से अगर कोई छोटी इन्फॉर्मेशन, और आप बड़े डेटा में से कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो लुकअप फार्मूलाज़ लगते हैं। तो अब आप कहेंगे कि मैम लुकअप फार्मूलाज़ लगते हैं, तो ये वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप क्या है। चले अब थोड़ा सा इसे समझते हैं। हम यहाँ पे तीनों लिखते हैं। पहले हमारे पास आता है वी लुकअप, फिर हमारे पास आता है एच लुकअप, और फिर हमारे पास आता है एक्स लुकअप। देखें, अब आपके पास लुकअप का तो मतलब आपको समझ आ गया। अब वी का मतलब समझ लो, एच का मतलब समझ लो, और एक्स का मतलब समझ लो। वी का मतलब होता है वर्टिकल, एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, एंड आपका एक्स का मतलब होता है एक्स एक्सेस, ठीक है। वर्टिकल क्या है, जो नॉर्मल डेटा आप देखते हो, जैसे कि आपका ये जो डेटा है जिसके अंदर हर कॉलम के अंदर एक हेडिंग है, दैट इज़ योर वर्टिकल डेटा, ओके। हॉरिजॉन्टल डेटा क्या है, याद है मैंने आपको पे स्पेशल कराया था जिसके अंदर आप डेटा को लेकर ट्रांसपोज कर रहे थे, तो हॉरिजॉन्टल डेटा आ गया था आपका, दैट इज़ योर हॉरिजॉन्टल डेटा, ठीक है। और एक्स एक्सिस डेटा वो हम क्यों बोल रहे हैं ये हम आगे समझेंगे। अब मान लीजिए आपको ये समझ आया, इसको वी लुकअप क्यों बोलते हैं, इसको एच लुकअप क्यों बोलते हैं, दोनों फॉर्मूला सेम है। मैं ऐसे कर देती हूँ, दोनों फॉर्मूला सेम है। अगर वी लुकअप आ गया तो एच लुकअप आ गया, बस तरीका ये है कि जब डेटा वर्टिकल हो तो वी लुकअप लगाओ, और जब डेटा हॉरिजॉन्टल है तो एच लुकअप लगाओ। अब मैं इन दोनों की बात की जा रही हूँ, तो एक्स लुकअप को लेफ़्ट आउट फील नहीं करना चाहिए, उसको सबसे ज़्यादा मॉडर्नाइज फील करना चाहिए। क्यों फील करना चाहिए, एक तो एक्स लुकअप एक न्यू फार्मूला है, हर वर्जन में नहीं है, 2019 के बाद वाले वर्जन्स में है। एंड जो एक्स लुकअप है वो ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव किसका है, वी लुकअप का और एच लुकअप का, ठीक है। अगर आपको वी लुकअप नहीं आता, एच लुकअप नहीं आता,
कोई बात नहीं, एक्स लुकअप आता है, सारे काम हो जाएंगे। अगर वी लुकअप आता है और बाकी नहीं आते तो दिक्कत है, क्योंकि एच लुकअप नहीं होगा। एच लुकअप आता है, वी लुकअप नहीं आता तो भी दिक्कत है, लेकिन एक्स लुकअप आता है तो सारे काम हो जाएंगे। तो अब आप कहेंगे कि मैम फिर मैं वी लुकअप क्यों सीखूं? देखिए वो भी सीखना ज़रूरी, कुछ सिचुएशन में वही काम आएगा। ये ऑल्टरनेटिव है और मैं कहूँगी ईजी ऑल्टरनेटिव है। अगर आपने वी लुकअप नहीं सीखा, मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में हैं और उसके सिस्टम में वी लुकअप ही काम करता है, एक्स लुकअप काम नहीं करता है, देन क्या करोगे? तो और सारी टर्मिनोलॉजी हमें सीखनी चाहिए, ठीक है। तो हम वी लुकअप भी सीखेंगे, एच लुकअप भी सीखेंगे और एक्स लुकअप भी सीखेंगे। एक्स लुकअप का मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है। अब ये पूरा मैकेनिज़्म काम कैसे करता है थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। चलें देखें, मैं एक सिनेरियो लेके चल रही हूँ कि ये जो आपका बड़ा डेटा है, ये जो बड़ा डेटा है 1 लाख एंट्रीज़ वाला, इसके अंदर यहाँ तो पार्टी नेम लिखे हैं, यहाँ कैटेगरी लिखा है, यहाँ प्रोडक्ट नेम लिखा है, यहाँ रीजन लिखा है, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हैं किसी तरीके से, ठीक है। ये चीज़ें, ये आपका ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, ठीक है। और अब आपको डेटा इसके अंदर ढूंढना है। तो यहाँ आप एक रिपोर्ट बना रहे हो जिसके अंदर पहला नाम लिखा है राजू। अब आपको इसका कॉन्टैक्ट डिटेल लेकर आना है। क्या लेकर आना है? कॉन्टैक्ट डिटेल लेकर आना है। तो बेसिकली आपको राजू को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? राजू को ढूंढना है। तो लुकअप फॉर्मूलाज काम कैसे करते हैं? जब मान लीजिए वो इस डेटा, मान लीजिए मैं एक डमी डेटा यहाँ बना रही हूँ, इस डेटा के अंदर ये वाला, ये यहाँ पे मैं कुछ ख़राब नहीं करना चाहती इसलिए यहाँ बना रही हूँ। मान लीजिए राजू यहाँ खड़ा है, मतलब यहाँ पे पर्सन खड़ा है जिसको राजू को ढूंढना है, ठीक है। तो इसको पता तो होना चाहिए कि वो राजू को ढूंढ रहा है। अगर मैं उसको बताऊंगी ही नहीं कि मुझे राजू का कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए, मुझे राजू का चाहिए कॉन्टैक्ट डिटेल, तो वो ढूंढेगा क्या? तो इसीलिए जब भी फॉर्मूला को स्टार्ट करते हैं उनको ये पता होना चाहिए किसको ढूंढ रहे हैं। जिसको ढूंढ रहे हैं उसे हम लुकअप वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुकअप वैल्यू। लुकअप मतलब जिसको ढूंढना, जाकर लेकर आओ। किसको लेकर आओ? वो वैल्यू को। तो राजू इज़ द लुकअप वैल्यू। जब आपका फॉर्मूला के अंदर वो पर्सन जाएगा और ढूंढेगा तो उसको पहले ही पता होना चाहिए। ये थोड़ी ना पहले घूमता रहे फिर आप उसको बताओगे कि अरे रुको मुझे तो राजू को ढूंढना था, ऐसे थोड़ी ना होएगा। तो जब वो फॉर्मूला स्टार्ट करेगा बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो उसको पता होना चाहिए लुकअप वैल्यू क्या है, राजू को ढूंढना है। तो यहीं से ही हमारी पहली अजम्पशन निकलती है। क्या निकलती है? यहाँ पे लिख लेती हूँ। पहली अजम्पशन निकलती है कि हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में होनी चाहिए। क्योंकि देखो वर्टिकल डेटा है तो पहले वो पहली कॉलम में जाएगा, पहले ए में ही तो जाएगा। आप पढ़ते कैसे हो? ए बी सी डी ऐसे ही तो पढ़ते हो, ऐसे ही तो चेक करते हो, सिस्टमैटिक वे है ना। ऐसे थोड़ा ना चेक कर ले तो बी को पहले चेक कर लो, फिर सी को चेक कर लो, फिर आई को चेक कर लो, फिर जी को चेक कर लो, ऐसे थोड़ा ना करते हो। पहली कॉलम में जाएगा, फिर सेकेंड कॉलम में जाएगा, फिर थर्ड कॉलम में जाएगा, फिर फोर्थ कॉलम में जाएगा, फिर फिफ्थ कॉलम में जाएगा और फिर उसको पता लग जाएगा ओ यहाँ है कॉन्टैक्ट डिटेल और मुझे यहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए थी, वो भी राजू की। वो राजू को तो यहाँ ही ढूंढ लेगा ना, यहाँ पे ये राजू रहा और उसके बाद जाके कॉन्टैक्ट डिटेल हर एक कॉलम में चेक करेगा। तो पहली अजम्पशन ये होती है कि आपकी लुकअप वैल्यू बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में होनी चाहिए। अगर आपकी लुकअप वैल्यू एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं है, क्योंकि देखो कोई भी बंदा अगर कोई चीज़ ढूंढना शुरू करेगा तो लेफ़्ट टू राइट ही तो जाएगा, लेफ़्ट टू राइट ही तो जा रहा है। आप ए बी सी डी अगर देख रहे हो अपने तो लेफ़्ट टू राइट ही जा रहे हो। तो अगर आपका लेफ़्ट टू राइट नहीं है, अगर आपका जो लुकअप वैल्यू एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं है तो आपका वी लुकअप कभी आंसर नहीं देगा। और मेनली लोग यही मिस्टेक करते हैं, उन्हें वी लुकअप लगाना तो आता है लेकिन वी लुकअप की अजम्पशंस को नहीं समझते हैं, तो इसीलिए उनका वी लुकअप नहीं लगता है। तो आप इसकी अजम्पशन को समझो, अभी हम लगाएंगे तो आप और अच्छे से समझेंगे। सेकेंड दूसरा आपके पास आता है, क्या अजम्पशन है? नो डुप्लीकेट लुकअप वैल्यू। अब इसमें ना बोल देते हैं नो डुप्लीकेट डेटा। डेटा डुप्लीकेट हो सकता है, लुकअप वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर मैं कहूँ 2 राजू हैं तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा किस राजू का, या तो उसको प्रिसाइजली बता, राजू शर्मा, राजू सिंघल, कुछ भी।
लेकिन अगर आप उसको सिर्फ दो सेम पर्सन का नाम उसमें है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर वो गलत डेटा ला के देगा। इसीलिए लुकअप वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। बाद का डेटा अगर डुप्लीकेट है तो चलेगा, लुकअप वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ये दो अजम्पशन होती हैं। अगर ये दो अजम्पशन सेटिस्फाइड है तो आप उस वाले डेटा के ऊपर वी लुकअप लगा सकते हैं, वो आपको आंसर ला के दे देगा। अब वी लुकअप के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखो। अब वी लुकअप ऐसे काम करता है। अब मैं एच लुकअप और बता देती हूँ यहीं पे। अगर एच लुकअप होता वी लुकअप में तो क्या करता है, वो हर एक कॉलम में जाके चेक कर रहा है। एच लुकअप में बस हर रोज़ में जाके चेक करेगा। पहली रो में जाएगा, फिर दूसरी रो में जाएगा, फिर तीसरी रो में जाएगा, फिर फोर्थ रो में जाएगा। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो अप से डाउन होती है। ठीक है, बस इतना सा फ़र्क है, वही एजम्पशन है, वही सब कुछ है। चलें, अब मैं आपको यहाँ पे दोनों फॉर्मूलाज बताती हूँ। जैसे इक्वल्स टू वी लुकअप टैब क्या है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। तो चलें हम इसे लिखते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे है वी लुकअप, इसके अंदर क्या आ रहा है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, उसके बाद क्या आ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर, और उसके बाद क्या आता है, कॉलम इंडेक्स नंबर के बाद आपका ट्रू या फॉल्स। अच्छा, मैं एच लुकअप भी बता देती हूँ। एच लुकअप भी यहाँ लगा के लिख के बता देती हूँ। एच लुकअप का क्या आता है, एच लुकअप, लुकअप वैल्यू। अब इसमें ना डिफरेंस आप समझ पाओगे। टेबल एरे, रॉ इंडेक्स नंबर एंड ट्रू एंड फॉल्स। देखें, अब इन दोनों में डिफरेंस देखें। लुकअप वैल्यू जिसको सर्च करना है, तो हमें वहाँ पे सर्च किसको करना था, राजू को सर्च करना था। तो राजू इज़ योर लुकअप वैल्यू। टेबल एरे जिसमें सर्च करना है, और इसमें हम पूरी टेबल देते हैं। तो जिसमें सर्च करना, कोई प्रिसाइज चीज़ नहीं देते। जैसे रेंज के अंदर प्रिसाइजली बताते थे पार्टी नेम में ढूंढ लो, इसमें वो नहीं करते, पूरा डेटा दे देते हैं। तो जिसमें सर्च करना है तो वो पूरा डेटा है, कंप्लीट डेटा। लेकिन याद रखें, जो रेंज है उसमें एक्सट्रीम लेफ़्ट में होना चाहिए आपका जो लुकअप वैल्यू है। यही मैंने आपको बात बताई थी। कॉलम इंडेक्स नंबर देखो, वी लुकअप में तो वो हर एक कॉलम में चेक करता है, इसलिए कॉलम इंडेक्स नंबर है। इसके अंदर रॉ इंडेक्स नंबर है। दोनों में ही बात क्या है, जिसमें आंसर लिखा हो, आंसर वाला कॉलम या रॉ नंबर, और ये नंबर आप खुद से काउंट करके बताते हैं। और उसके बाद आता है आपके पास ट्रू या फॉल्स। ट्रू आप इस्तेमाल करते हैं अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए, कि आपको अप्रॉक्स आंसर चाहिए क्या, नहीं, हम फॉल्स लगाएंगे क्योंकि हमें तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है। ठीक है, अब हम चलें इसको लगा के देखते हैं। समझ आया? हमारा पहले डेटा देख लेती हूँ। नेम है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट नेम है, रीजन है, सिटी है, सब कुछ है। उसके बाद आप यहाँ वी लुकअप पे आएँ। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे हार्मनी फूड्स के लिए, इक्वल्स टू वी लुकअप टैब, एक सेकेंड मुझे इसे थोड़ा सा जूम करना था। यहाँ पे इक्वल्स टू वी लुकअप टैब, लुकअप वैल्यू, हार्मनी फूड्स को ढूंढ रहे हैं, कॉमा, टेबल एरे। टेबल एरे होता है कि हमें पूरा डेटा उसको बता देना है। तो आप अपना डेटा, और याद रखें टेबल एरे में जब भी ले, एक्सट्रीम लेफ्ट में आपका लुकअप वैल्यू होना चाहिए। एक्सट्रीम लेफ्ट में लुकअप वैल्यू नहीं, बिकॉज वो लेफ्ट से देखना शुरू करेगा, लेफ्ट में आपकी लुकअप वैल्यू मिलेगी नहीं और आपको आंसर ला के नहीं देगा। तो यहाँ से एक्सट्रीम लेफ्ट में हमारा लुकअप वैल्यू, हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। उसके बाद कह रहे हैं कॉलम इंडेक्स नंबर। हमें क्या आंसर चाहिए, कैटेगरी चाहिए ना। कैटेगरी काउंट करो, फर्स्ट पे नेम आता है, सेकंड पे कैटेगरी आता है, तो आपका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हुआ, 2, तो आपने 2 ले लिया, कॉमा। उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रू लगाऊँ या फॉल्स। ट्रू से अप्रॉक्सीमेट मैच आएगा, हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो हम एग्जैक्ट आंसर लेंगे, टैप करेंगे और यहाँ से बंद करके एंटर कर देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें ही एक चीज़ और ऐड करके बताती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ना सीरियल नंबर ऐड कर लेना है, सीरियल नंबर, एंड यहाँ पे मैं 1 करती हूँ, एंड यहाँ पे मैंने इसे करके फिल सीरीज़ कर दिया। मैं इसे लेती हूँ एंड होम पे जाके ये फॉर्मेट पेंटर लिया, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ये अब एक बार और मैं यहाँ पर आपको लगा के बताती हूँ वी लुकअप, जो
जर्नली लोग गलती करते हैं और उसके बाद कहते हैं वी लुकअप नहीं लगता। देखो वी लुकअप टैब लुकअप वैल्यू हमने ये सर्च करना है, कॉमा टेबल एरे ले लो। टेबल एरे वो सीरियल नंबर से लेते हैं, तो सीरियल नंबर से आप ले लो। अब एक बात बताओ, सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में आपकी लुकअप वैल्यू है क्या? नहीं है, इसलिए आंसर नहीं आएगा। मैं अभी खुद ही बता रही हूँ आंसर नहीं आएगा। लेकिन चलो कॉलम इंडेक्स नंबर देखो, सबसे पहले सीरियल नंबर है 1, सेकेंड नंबर पे नेम है, थर्ड नंबर पे कैटेगरी, आपको कैटेगरी चाहिए ना तो 3 लिखोगे, कॉमा, उसके बाद फॉल्स टैब पैरेंथेसिस ऑफ एंटर। आंसर आया क्या? NA नहीं आएगा आंसर। अब आएगा आंसर, देखो इक्वल्स टू वी लुकअप टैब लुकअप वैल्यू सर्च करना है आपने, तो लुकअप वैल्यू हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू लेना था, मैं वापस से लगाती हूँ। इक्वल्स टू वी लुकअप टैब लुकअप वैल्यू, हमने लुकअप वैल्यू लिया, कॉमा, उसके बाद टेबल एरे लेंगे। टेबल एरे हमने यहाँ पे लेनी है। अब हम टेबल एरे यहाँ से नहीं ले सकते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे, क्योंकि हमें एक्सट्रीम लेफ्ट में अपना क्या चाहिए, अपना जो भी लुकअप वैल्यू एक्सट्रीम लेफ्ट में चाहिए। हमने यहाँ से सर्च कर लिया, कॉमा, उसके बाद अब हम अपना कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर अब मैं 2 लिखूँ कि 3 लिखूँ, क्योंकि वहाँ तो सीरियल नंबर भी है। तो हमेशा से जहाँ से रेंज शुरू करते हैं ना, वहाँ से हमें काउंट करना होता है। अभी रेंज हमारी कहाँ से शुरू हुई है? नेम से शुरू हुई है, तो नेम इज़ द 1, कैटेगरी इज़ द 2। जो रेंज दोगे ना, उसको लगता है वही उसका डेटा है, उसके आगे पीछे वाले डेटा को वो नहीं जानता है। तो इसीलिए आप यहाँ से 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली 2 लिख दीजिए, कॉमा कर दीजिए, फॉल्स करके टैप करके पैरेंथेसिस ऑफ करके एंटर कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझा? अब मान लीजिए आप ये ड्रैग कर सकते हो क्या? अगर आप ड्रैग करोगे तो आंसर आ जाएगा क्या? नहीं, गलत आंसर आया, गलत आंसर है आपका। ठीक है, तो आप करेक्ट आंसर कैसे लेकर आएंगे? करेक्ट आंसर लाने के लिए देखें, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट नेम चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ पे कर रही हूँ तो ये 2 है, 2 पे तो हमारा वो था ना, 2 पे तो हमारा कैटेगरी था, तो इसने ये आंसर कैसे ला के दिया? क्योंकि इसने लुकअप वैल्यू A2 थी और यहाँ पर हमारी लुकअप वैल्यू B2 ले ली है, इसने लुकअप वैल्यू फैशन ले ली है। तो क्या लुकअप वैल्यू हमारी फैशन है? नहीं, तो आप ये नहीं कर सकते हो। तो अब अगर मान लीजिए मुझे एक साथ कुछ करना होगा तो मैं कैसे कर सकती हूँ? तो या तो मेरे पास ये तरीका है कि मैं हर किसी के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करती जाऊँ, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो मैं कैसे लगा सकती हूँ? इक्वल्स टू वी लुकअप टैब लुकअप वैल्यू, कॉमा, उसके बाद टेबल एरे लेंगे, वही अब हम नेम से लेंगे। हम नेम से क्यों ले रहे हैं, और टेबल एरे सभी के लिए सेम रहने वाली है कि नहीं है, तो ये F4 से फिक्स कर देंगे, कॉमा। अब एक बात बताएं, कॉलम इंडेक्स नंबर में मुझे क्या क्या आंसर चाहिए? मुझे कैटेगरी चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, रीजन चाहिए, सिटी चाहिए, स्टेट चाहिए। मतलब मैं अगर काउंट करने लगूँ तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक आंसर चाहिए। तो क्या मैं एक बार करूँ? क्योंकि 2 तो मैं खुद से लिखती हूँ और वो फिक्स है, तो मैं जब ड्रैग करती हूँ तो 2 की जगह 3 भी नहीं होता, क्योंकि वो तो फिक्स है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप कर्ली ब्रैकेट्स ऑन कर लीजिए। कर्ली ब्रैकेट्स ऑन किए, अब जो आपकी कॉलम इंडेक्स नंबर है ना वो लिख दीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ कीजिए, उसके बाद ये कॉमा कीजिए, फॉल्स कीजिए, टैब कीजिए, पैरेंथेसिस ऑफ कीजिए, एंटर कीजिए, आपका एक ही बारी में आंसर आ जाएगा। अभी करेक्ट आया। कैसे करेक्ट आया? देखो, A2 ही उसका लुकअप वैल्यू है, A2 ही इसका लुकअप वैल्यू है। अच्छा, मुझे यहाँ से अभी भी एक शिकायत है कि मैंने ना ये इसको वो नहीं रखा था, तो आप चाहें तो उसे फिक्स कर सकते हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको सेलेक्ट करती हूँ एंड जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर। तो देखो ये मुझे सारे आंसर्स दे देगा। ठीक है, ये एक तरीका था, लेकिन ये जो कर्ली ब्रैकेट्स वाला तरीका है ना, वो पुराने वर्जन्स में काम नहीं करता। तो ऐसे केस में आप यहाँ पे कॉलम फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? कॉलम फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ, तो मैं यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे आएगा कॉलम फॉर्मूला इक्वल्स टू वी लुकअप टैब लुकअप वैल्यू लिया, कॉमा, टेबल एरे लेंगे, टेबल एरे आपने लिया और सभी के लिए सेम रहने वाला है, इसलिए F4 से फिक्स कर दिया। अब देखो, कॉलम इंडेक्स नंबर हम कर्ली ब्रैकेट्स नहीं ले सकते, बट कुछ ऐसा लेना है कि ये ऑटोमेटिकली काउंट करने लग जाए, तो हम यहाँ कॉलम फॉर्मूला लगाएंगे। तो कॉलम फॉर्मूला टैब,
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमें काउंट कराना है तो हम अपने वी लुकअप में आएंगे और जहाँ पे भी ये होगा तो हमने इसको ले लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने पैरेंथेसिस ऑफ करना है, कॉमा करना है, उसके बाद फॉल्स करना है, पैरेंथेसिस ऑफ करना है, एंटर करना है। तो देखिए इसने मुझे आंसर दे दिया है, ठीक है। तो एक तरीका ये भी होता है, अगर आपके में कर्ली ब्रैकेट्स काम नहीं करते हैं तो कॉलम फॉर्मूला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये आपका नेस्टेड फार्मूला था। नेस्टेड फार्मूलाज वो होते हैं जब आप एक फार्मूला के अंदर कोई दूसरा फार्मूला लगाते हो। यहाँ पर हमने एक फार्मूला के अंदर कॉलम का फार्मूला लगाया है सो दैट हमारे पास आंसर आ जाए, तो ये आपका नेस्टेड फार्मूला था। तो इस तरीके से हम अपना वी लुकअप लगाते हैं। अगर मुझे एच लुकअप लगाना होता, एच लुकअप के लिए भी मेरे पास डेटा होना चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, अगर यही डेटा, जो ये डेटा आपको नज़र आ रहा है, अगर ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा तो हम एच लुकअप लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एच लुकअप नॉर्मल है, बहुत कम यूज़ होता है, तो इसलिए अब हम जो सीखेंगे वो एक्स लुकअप सीखेंगे। एक्स लुकअप के अंदर देखिए, एक्स लुकअप ये रहा, सेम ही है क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। एक्स लुकअप के अंदर मैं आपको बताती हूँ, कोई अजम्पशन नहीं है कि लेफ़्ट नहीं जा सकता, राइट नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, उधर नहीं जा सकता, बिल्कुल लेफ़्ट में ये होना चाहिए, कोई अजम्पशन नहीं है, वो आराम से सारे काम करता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, एक्स लुकअप के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ लिखी होती हैं। एक्स लुकअप के अंदर लिखा होता है इक्वल्स टू एक्स लुकअप, यहाँ पे होता है वही लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू अब आपको पता है किसको बोलते हैं, जिसको हम सर्च कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें टेबल एरे ना आके क्या काम कर दिया है, अब आता है लुकअप एरे। तो जैसे रेंज में नहीं करते थे आप डायरेक्टली पार्टी नेम चूज़ करते थे, अब इसमें भी ऐसे ही डायरेक्टली चूज़ कर लो। और रिटर्न एरे, रिटर्न एरे का मतलब क्या है, आंसर। तो जैसे उसमें नहीं करते थे सम रेंज लेते थे, या रिटर्न एरे लेना है, मतलब जो आंसर है वो बताना है कि आंसर किस में है, ये ढूंढना किस में, सर्च किस में करना है, और ये सर्च किसको करना है, ठीक है। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पर अपना एक्स लुकअप। एक्स लुकअप बहुत आसानी से लग जाता है, तो इक्वल्स टू एक्स लुकअप टैब। सेल रेफरेंसिंग का हम डायरेक्टली ध्यान रखेंगे क्योंकि अब हम एडवांस फार्मूलाज करें। लुकअप वैल्यू हमने ये लिया, कॉमा, लुकअप एरे, मतलब ये जो नेम है ये कहाँ मिलेगा, हम अपने डेटा में गए और यहाँ पे इसके अंदर ये तो है कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, ओके। नेम हमने ये लिया, क्या नेम सभी के लिए सेम रहने वाला है, हाँ, तो F4 से फिक्स कर देंगे, कॉमा करेंगे। उसके बाद रिटर्न एरे, आंसर क्या चाहिए, आंसर क्या चाहिए, आंसर क्या चाहिए, हमें कैटेगरी आंसर चाहिए, तो हम कैटेगरी वाला आंसर ले लेंगे, एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ मुझे इसे फिक्स करना चाहिए था क्योंकि सभी के लिए यही रहने वाला है, एंटर और जस्ट डबल टैप इट, तो सभी के लिए आपके पास आंसर आ गए हैं। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि ये सभी के ही आंसर दे दें मुझे। तो एक बात बताएं, हमारा अगर मुझे सभी के लिए आंसर चाहिए तो हमारा लुकअप वैल्यू तो यही रहने वाली है, और जब लुकअप वैल्यू ये है तो लुकअप एरे भी यही रहने वाला है। बस आंसर हमें जो चेंज करना होगा वो किस में चेंज करना होगा, रिटर्न एरे में। रिटर्न एरे में ऐसा क्या करें कि हमारे पास ये सारे आंसर्स आ जाएं, है ना, इस तरीके से उसको सेट करना होगा। तो चलें हम इसको दोबारा लगाएंगे, एक बार चेक करते हैं हम किस तरीके से लगाते हैं। हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन लगा के देख सकते हैं। तो एक्स लुकअप करेंगे, टैब करेंगे, लुकअप वैल्यू लेंगे, कॉमा करेंगे, लुकअप एरे, हम अपने डेटा में जाएंगे। लुकअप एरे मतलब जहाँ ये मिलेगा, कहाँ मिलेगा, नेम वाले उसमें मिलेगा, लिया, F4 से फिक्स किया, कॉमा। अब हमें चाहिए रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में हमें आंसर्स चाहिए कैटेगरी से लेकर जेंडर तक का, तो मैंने जेंडर तक का सिलेक्शन किया और नीचे तक सिलेक्शन हो गया। अब ये C2 से H331 आ गया है। अगर मैं इसे डायरेक्टली एंटर कर देती हूँ तो ये मुझे आंसर दे रहा है क्या, महाराष्ट्र, पुणे, मेल, जेंडर, क्या ये ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। वुमेन ड्रेस, हाँ करेक्ट है। और क्या फिर अब मैं इसे ड्रैग करती हूँ, ड्रैग करके नीचे लेकर आती हूँ, तो क्या ये मुझे करेक्ट आंसर दे रहा है, फैशन सूट साउथ कोची। और देखो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा था, मैं इसे डिलीट करती हूँ एंड इसे, यहाँ पे आंसर आ रहा था सारी वेस्ट वडोदरा गुजरात। दैट मीन्स हमारा एक्स लुकअप यहाँ पे गलत लगा हुआ है। क्या गलत लगा हुआ है वो चेक करते हैं ताकि हमें सही की समझ आए। एक तो देखो यहाँ पे A2 है, यहाँ A2, A3, A4, A5 आ रहा है, इसका मतलब ये तो ठीक आ रहा है। लेकिन यहाँ पे भी ये चीज़ ठीक आ रही है, मतलब लुकअप वैल्यू ठीक आ रही है, लुकअप एरे ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे। अब एक बात बताएं,
हार्मनी फूड्स को ढूंढना है तो हमारी जो रेंज है वो C2 से H331 है, ठीक है। यहाँ पर हमारी सेम ही रहेगी, यहाँ पे C3 से 332 है, आगे बढ़ जा रही है। यहाँ पे C4 से H33 है, इसका मतलब C तो कॉमन रहना चाहिए और नंबर बढ़ते हुए जा रहे हैं, नंबर बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन हमें नंबर भी उसको वैसा ही रखना है, नंबर भी हमें वैसे रखने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम C के आगे डॉलर लगाएंगे कि C फिक्स रहे, एक बार करके देख लेते हैं, और H के आगे अब एंटर करके देखते हैं। अरे मुझे यहाँ करना चाहिए था, F4 से फिक्स करते हैं, करके देखते हैं। करके देखने से ही पता लगता है कहाँ हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। किया, एंटर किया, तो देखें अब ये आ गया है। अब मैं जाकर इसे ड्रैग करती हूँ, तो आंसर पे तो कोई असर पड़ा ही नहीं। क्यों नहीं पड़ा? अगर मैं यहाँ के लिए लेती तो क्या आता, तो इसका मतलब C तो पहले से फिक्स था, हमें C को फिक्स नहीं करना, हमने ये गलती करी है। अब हम 2 को फिक्स करके देखते हैं। 2 के आगे हम डॉलर लगाते हैं, F4 से फिक्स करते हैं, और यहाँ पे भी हम F4 से फिक्स करते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, जो नंबर चेंज हो रहा है ना, बेसिकली C और H तो सेम रहता है, बाकी नंबर चेंज हो रहा है, और देखो आपका आंसर आ गया। हो क्या रहा था, आपने C और H को चेंज, C और H तो वैसा का वैसा था, लेकिन नंबर चेंज हो रहा था। अब मैं दोबारा इसे लगा कर बताऊँगी सो दैट आपको डिटेल में और अच्छे से समझ आए। तो इक्वल्स टू X लुकअप टैब लुकअप वैल्यू, यही रहेगी, कॉमा लुकअप एरे। लुकअप एरे में आप अपने डेटा में जाएंगे, यहाँ पे सर्च करना है, F4 से फिक्स करेंगे क्योंकि सभी के लिए सेम है, कॉमा। उसके बाद आपको आंसर चाहिए, आंसर आप ले लीजिए, यहाँ से लेकर जेंडर तक के लिए आंसर चाहिए ना, तो जेंडर तक का आंसर ले लीजिए। लेकिन याद रखें F4 को इतना लगाएं कि आपके जो नंबर्स हैं वो फिक्स हो जाएं। C और H तो वैसे भी फिक्स हैं, बट ये नंबर्स भी फिक्स हो जाएं क्योंकि रेंज सभी के लिए सेम रहने वाली है। और आप एंटर प्रेस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, और उसके बाद आप इसे ड्रैग कर सकते हैं। क्योंकि आपने लुकअप वैल्यू को फिक्स नहीं किया है तो वो चलती रहेगी और आपको ऐसे आंसर्स मिलते रहेंगे। तो इस तरीके से आप एक्स लुकअप लगा सकते हैं। एक्स लुकअप बहुत ही आसानी से सारे आंसर्स दे देता है। आपका ऑल्टरनेटिव है वी लुकअप और एच लुकअप का। तो इस तरीके से हम एच लुकअप लगाते हैं। आता है फ़िल्टर फॉर्मूला। देखें, अभी तक मैंने जब भी बात करी तो आपको ये बोला डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। व्हाट इफ़ अगर डुप्लीकेट वैल्यू है देन अब मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे एक सर्च बॉक्स बना लेती हूँ, इसे ऑल्ट HMC कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी नेम लिखूँगी, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि इस फ़िल्टर के अंदर यहाँ पर एक डेटा वैलिडेशन से ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। ठीक है, ये मैं आपको आगे चल के सिखाने भी वाली हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बार के लिए हम इसे बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नेम आ गए। हम कोई भी नेम यहाँ लिखेंगे और उसका बाद हमारे पास उसका फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब उसमें उसका डेटा आ जाएगा। वो कितनी बार भी लिखा हो सब आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होता है कि जो भी आपकी डेटा है जिसके अंदर आप सर्च करने वाले हो, मैं सर्च करने वाली हूँ जिसके अंदर भी डुप्लीकेट एंट्रीज़ हैं। तो इसके अंदर डुप्लीकेट एंट्रीज़ हैं तो हम इसमें सर्च करने वाले हैं। हम इस डेटा को यहाँ रख लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, इसके अंदर सर्च करने वाले हैं। अब बात ये है कि हमें यही सेम हेडिंग वहाँ पे रखना होगा, अदरवाइज़ हमारा डेटा ढंग से नहीं आएगा। लेकिन याद रखें, जिसके अकॉर्डिंग ढूंढ रहे हैं वहाँ से आपकी हेडिंग स्टार्ट होनी चाहिए। तो हम यहाँ से लेंगे, कॉमा ये कॉपी करेंगे और यहाँ पर अपने फ़िल्टर में जाएंगे और यहाँ पर उसे पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका डेटा यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू फ़िल्टर टैब, उसके बाद एरे लेंगे। एरे के अंदर आपको पूरा डेटा देना होता है, तो आप यहाँ से पूरा डेटा दे देंगे। अच्छा, आपको जो डेटा देना वो नेम से देना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप पूरा डेटा दे सकते हैं। आपने पूरा डेटा दे दिया, कॉमा। उसके बाद कहता है इंक्लूड, आप किसके अकॉर्डिंग नेम ढूंढ रहे हो, किसके अकॉर्डिंग ढूंढ रहे हो, नेम के अकॉर्डिंग। तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे, इक्वल्स टू करेंगे, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये सेल किसके बराबर होना चाहिए, ये इस सेल के बराबर होना चाहिए। जो भी आप ढूंढोगे वो इसके अंदर आना चाहिए। एंटर कर दो। तो यहाँ पर जस्ट बिकॉज हमने इसको ऐसे ले लेना है डेट फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ पर उसने मुझे सारी की सारी एंट्रीज़ ला कर दे दी हैं, जो भी उसकी एंट्रीज़ थी। देखो यहाँ पर पूरा कॉपी नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पर उसने पूरा कॉपी करके डेट से ला के दे दिया है। तो हमें जितनी भी एंट्रीज़ लेनी थी वो पूरी की पूरी हेडिंग जो लेनी थी वो डेट से लेनी चाहिए थी, तो इसने ला के दे दिया। अगर मैं मान लीजिए कुछ और नेम करती हूँ यहाँ से, तो देखो उसकी भी एंट्रीज़ ला के दे दी हैं। कुछ और करती हूँ तो उसकी भी एंट्रीज़ ला के दे दी हैं।
आप कोई भी क्लिक कीजिए, आपको ये सबकी एंट्रीज़ लाकर दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहें तो फ़िल्टर फार्मूला लगा सकते हैं। अगर आपकी डुप्लीकेट एंट्रीज़ हैं तो वो भी वो उसको लाकर दे देता है। तो ये था आपका फ़िल्टर फार्मूला। आप देखते हैं ना सर्च बॉक्स बनाना, तो यही होता है सर्च बॉक्स बनाना। आप इस तरीके से ये एक बॉक्स बना लीजिए, उसमें नेम लिखिए और नीचे आपका पूरा डेटा आ जाता है। तो वो कह देते हैं कि सर्च बॉक्स बनाएं, कि ऊपर नाम लिखा और नीचे पूरा डेटा आ गया। सो यही होता है वो सर्च बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने इंडेक्स मैच की तरफ। इंडेक्स मैच क्या करता है, देखें अभी तक आप ये एक्चुअल वाला डेटा में काम कर रहे थे और इसके अंदर क्या था, आपका एक्सट्रीम लेफ़्ट में लुकअप वैल्यू था। एक्सट्रीम लेफ़्ट में लुकअप वैल्यू था ना, है ना। अभी लुकअप वैल्यू से मैं ये काम करती हूँ, शिफ्ट कैटेगरी को जो है ना वो यहाँ ले आती हूँ। अरे आ जाओ भाई, कोई बात नहीं, कंट्रोल प्लस कर लो। कभी कभी वर्क नहीं करती हैं चीज़ें, कंट्रोल वी कर लो एंड ये डिलीट कर लो। ठीक है, अभी मैं कहती हूँ कि मैं नेम के अकॉर्डिंग मुझे कैटेगरी चाहिए। तो आप कहोगे कि सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में तो लुकअप वैल्यू है ही नहीं, तो वी लुकअप कैसे लगेगा। दैट्स करेक्ट, तो वी लुकअप तो नहीं लग सकता, लेकिन मुझे तो आंसर चाहिए। तो ऐसे में मैं इंडेक्स मैच का फॉर्मूला लगाऊंगी। अब इंडेक्स मैच वर्क कैसे करता है, जो इंडेक्स है ना इक्वल्स टू इंडेक्स टैब। तो देखो इसमें क्या चाहिए, एरे चाहिए, रॉ नंबर चाहिए, कॉलम नंबर चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम वीलुकअप वगैरह में लगाते हैं ना, रॉ नंबर कॉलम नंबर, बिल्कुल वैसे ही चाहिए। ये काम कैसे करता है, ये इंटरसेक्शन पे काम करता है। बेसिकली ये यहाँ पर दो तरीके से डेटा ढूंढेगा। ये आपका वर्टिकल डेटा भी ढूंढेगा, फिर हॉरिजॉन्टल डेटा भी ढूंढेगा। जहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा वो आंसर आपको लाकर दे देगा। ठीक है, तो अब ये इंटरसेक्शन को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे सारी चीज़ करेंगे, ये हम देखते हैं। हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल्स टू इंडेक्स फार्मूला, टैब करेंगे, एरे देंगे। एरे हमें पूरा डेटा देना होता है, तो हम यहाँ से पूरा डेटा दे देंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पूरा डेटा दे दीजिए। ये मत देखिए कि भाई हाँ सीरियल नंबर है तो ये नहीं देना, दे दीजिए, कॉमा। उसके बाद रॉ नंबर। आपका जो डेटा है वो वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। तो वर्टिकल में रॉ नंबर दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते। तो जो चीज़ नहीं दे सकते उसकी जगह, बहुत इजी में बता रही हूँ, बहुत डिटेल में भी नहीं गई क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा सा फॉर्मूला ऐसा है, इसीलिए बहुत लॉजिकल बात बता रही हूँ। वर्टिकल डेटा है, रॉ नंबर दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। आपको पता है कि हम कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला लगा रहे हैं, तो मैच लगा दो। अगर हॉरिजॉन्टल डेटा होता तो रॉ नंबर तो दे सकते थे, फिर कॉलम नंबर नहीं दे सकते थे, तो वहाँ पर हम कॉलम नंबर की जगह पे मैच का फार्मूला लगाते। अब यहाँ हम रॉ की जगह लगाएंगे, मैच का फार्मूला लगाओ, टैब करो। मैच क्या कहता है, लुकअप वैल्यू। क्या सर्च करना है, तो आप देखो यहाँ पर क्या सर्च करना है, हमें ये नेम सर्च करना है ना, नेम सर्च करना है, कॉमा। उसके बाद लुकअप एरे, ये नेम आपको कहाँ मिलेगा, बिल्कुल सेम है जैसे कि वो, ये नेम आपको मिलेगा यहाँ पर इस वाले कॉलम के अंदर। ठीक है, कॉमा। उसके बाद आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए, लेस देन चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, ऑब्वियसली एग्जैक्ट मैच चाहिए, ज़ीरो करो, पैरेंथेसिस ऑफ करो। तो यहाँ तक तो आपका रॉ नंबर लगाए, कॉलम नंबर तो लगाया ही नहीं आपने। कॉलम नंबर अब आप उसे बताओगे आंसर क्या चाहिए, तो आपने तो सीरियल नंबर से चूज़ किया था ना, तो आंसर कैटेगरी चाहिए, तो 2 इज़ योर कॉलम नंबर। उसके बाद भी कुछ बचता है क्या, कॉमा करेंगे, नहीं, उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पैरेंथेसिस ऑफ कर दो, एंटर कर दो। तो इसने मुझे आंसर दे दिया फैशन। ठीक है, क्या मैं इसे ड्रैग कर सकती हूँ, ड्रैग करके देखो, नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि आंसर भी तो दे रखा है, उसको कॉलम नंबर दे रखा है ना। क्या मैं इसको ऐसे ला सकती हूँ, हाँ इसको ऐसे लेकर आ सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे मैच वाला चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैच के अंदर भी तो लुकअप वैल्यू दी है हमने, तो क्या वो करेक्ट है, वो चीज़ चेक करनी पड़ेगी। एक बार हम प्रोडक्ट नेम के लिए दोबारा से लगाएंगे इंडेक्स टैब। क्या किया था, एरे ली थी, एरे हम यहाँ से लेंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, और एरे सभी के लिए सेम रहने वाली है, हाँ जी, तो इसे फिक्स कर लिया, कॉमा। उसके बाद रॉ नंबर, वर्टिकल डेटा में रॉ नंबर दे सकते हो क्या, नहीं, मैच फार्मूला लगाओ, टैब करो। उसके बाद लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है, आप देखो, आपको नेम के अकॉर्डिंग चाहिए, नेम ले लिया आपने, कॉमा। लुकअप वैल्यू बार बार चेंज होनी है, इसलिए हम फिक्स नहीं करेंगे। लुकअप एरे, लुकअप एरे ये कहाँ मिलेगा, ये यहाँ पे मिलेगा नेम में, तो आपने नेम ले लिया। लुकअप एरे सभी के लिए सेम रहने वाला है, हाँ, तो आप लगा दो फिक्स। उसके बाद हमें ज़ीरो एग्जैक्ट चाहिए, पैरेंथेसिस ऑफ कर दो, कॉमा करो। उसके बाद आपको क्या चाहिए,
कॉलम इंडेक्स नंबर। तो आपको आंसर क्या चाहिए अब? प्रोडक्ट नेम चाहिए। प्रोडक्ट नेम तो वैसे भी आ जाता, मैच की ज़रूरत ही नहीं थी, इंडेक्स की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन अब बताओ 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे, फोर्थ करो, एंटर कर दो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा वुमेन ड्रेस। जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर। तो आपके पास ये सारे आंसर। क्या अब हम इसे ड्रैग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंडेक्स मैच का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे बस आपको थोड़ा बहुत बताना था। आप सारे काम वी लुकअप एक्स लुकअप से कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आपके पास डेटा इधर उधर है, एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं है, आपकी एजम्पशन की वजह से आप डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पर आप इंडेक्स मैच का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ डी गेट एंड डी सम हम लोग करने वाले हैं। दो एडवांस फार्मूलाज और आते हैं, विच इज़ डी गेट एंड डी सम। डी गेट वहाँ काम आता है, देखो अगर मान लो मैं इस तरीके से अपनी हेडिंग को ही चेंज कर दूँ तो भी आपका आंसर चेंज होना चाहिए। अब ये काम वी लुकअप में तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर आता है। एक्स लुकअप में भी हम लोग रिटर्न एरे देते हैं, तो वहाँ पे भी प्रिसाइज हो जाता है, लेकिन ये काम हम डी गेट में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे डी गेट टैब, उसके बाद डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब होता है पूरा डेटा आपको सेलेक्ट करना है, पूरा होल लोड डेटा जितना भी है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा कीजिए। उसके बाद फील्ड, मतलब आपको आंसर क्या चाहिए। क्या कह रहा है? आंसर क्या चाहिए आपको? जो भी इसमें इस फील्ड में लिखा हो ना वो दे देना। उसको ये नहीं है, क्योंकि हम ये चेंज भी कर सकते हैं, तो वो दे देना, कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया आपको पता ही है कि जो इसको हमें ढूंढना होता है, लेकिन यहाँ पे हम हेडिंग के साथ क्राइटेरिया देते हैं। एंटर करते हैं तो ये आंसर आ गया। अब देखो मैं यहाँ से चेंज भी कर रही हूँ ना, तो देखो आंसर चेंज होगा। ये मुझे कोई भी किसी भी तरीके का कोई आपको यहाँ पर एरर नहीं देगा। चलो एक बार और लगाते हैं। जैसे डी गेट किया, टैब किया, क्या किया? डेटाबेस में हम पूरा डेटा देते हैं, अपना होल लोड डेटा दे दीजिए। ठीक है, ये मल्टीपल क्राइटेरियाज होते हैं ना, तब वहाँ काम आता है। आपने दिया, कॉमा। उसके बाद आपसे क्या मांग रहा है ये? फील्ड आप चेक करेंगे, जो भी इसमें लिखा हो उसके बारे में दे दो, कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया, तो यहाँ बस क्राइटेरिया का ये है कि हेडिंग के साथ देना होता है। एंटर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे चेक कर लीजिए, आप चेंज कीजिए, तो देखो ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डी गेट फार्मूला लगाते हैं। उसके बाद आपके पास आता है डी सम भी मल्टीपल क्राइटेरियाज में काम करता है, तो हम यहाँ डी सम लगाएंगे। जैसे सम इफ से आता है ना, सम इफ का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो अगर डी सम लगाना है, डी सम लगाओ, सम इफ ईजी लगता है तो वो लगाओ, उसी का ही एक ऑल्टरनेटिव है। टैब करो, डेटाबेस लो, डेटाबेस वही उसी तरीके से पूरा डेटा लेना है हमने, तो पूरा डेटा ले लिया। उसके बाद कॉमा करो। उसके बाद कह रहा है कि फील्ड बताओ, तो फील्ड हम यहाँ से बताएंगे। हमें अमाउंट आंसर चाहिए, तो हमने ये लिया, कॉमा। उसके बाद ये हमसे पूछता है डी सम में कि अपना क्राइटेरिया बताओ। तो अब बस डी सम ऐसा है कि जिसके अंदर क्राइटेरिया हमें हेडिंग के साथ देना होता है। हमने दिया, एंटर कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है? सारा कुछ सेम है, वही डेटाबेस देना है, वही फील्ड देना है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप क्राइटेरिया देंगे वो हेडिंग के साथ देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो फार्मूलाज और कंप्लीट कर लिए, विच इज़ डी सम एंड डी गेट। चलें इसके बाद एक फार्मूला करते हैं, विच इज़ लार्ज एंड स्मॉल। ये बेसिकली मान लीजिए आपके पास ये डेटा है और आपको जानना है कि रैंक वाइज, रैंक नहीं निकाल रहे हैं, बट वो 5 नंबर दे दो जो हाईएस्ट हैं, या जो वो 5 नंबर दे दो जो स्मॉलेस्ट हैं। तो ऐसे केस में आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप लगाएं लार्ज इक्वल्स टू लार्ज टैब, उसके बाद एरे, मतलब जिसमें से आपको ढूंढना है। तो आपने इसमें से ढूंढना है, तो हमने ये लिया, कॉमा। के का मतलब होता है कौन सी वैल्यूज़, 1 2 3 4 5, हमें यही तो चाहिए। टॉप 1 चाहिए, टॉप 2 चाहिए, टॉप 3 चाहिए, तो आप इसको लिए, एंटर करें, तो जो भी टॉप 5 वैल्यूज़ होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। ठीक वैसे ही इसका अपोजिट कि अगर आपको स्मॉल चाहिए तो स्मॉल भी आ जाएगा, टैब कर दीजिए। वही आपने एरे देनी है, एरे दे दीजिए, कॉमा कीजिए, कि मतलब उसको बताएं टॉप स्मॉल, वो नीचे से बताएगा, वो कहते हैं ना नीचे से रैंक आया आपका, उस अकॉर्डिंग जो सबसे लोएस्ट है उस अकॉर्डिंग उसने बताते हुए चला गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा था, लेकिन कराना चाहिए था, तो मैंने आपको करा दिया। उसके बाद आपके पास आता है हम अपने यहाँ पर अधिकतर जितने भी फार्मूलाज बनते हैं एडवांस के अंदर, जितने हमें आने चाहिए वो हमने कवर कर लिए हैं। इसके अंदर एक और फार्मूला मैं आपको सिखाती हूँ, विच इज़ फाइनेंस का फार्मूला। फाइनेंस फार्मूला मैं आपको पूरा डिटेल में समझाना चाहती हूँ, तो चले एक केस स्टडी के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। देखें यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। मान लीजिए आपने एक फ़ोन ख़रीदा है, ठीक है, फ़ोन ख़रीदा आपने, और वो फ़ोन ख़रीदा आपने ₹1 लाख का, ठीक है।
और जिसके ऊपर पर एनम 12% का इंटरेस्ट लगने वाला है। अब आप ये निकालते हैं कि इसकी इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी। तो 1 लाख और आप 1 साल में इसमें का पेमेंट करने वाले हैं, 1 ईयर में आप उसका पेमेंट करने वाले हैं। तो आप देखें तो 1 साल के अंदर आप कितनी पेमेंट करेंगे। 1 लाख तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट देना है, 1 लाख रुपए का तो उसका कॉस्ट है, प्लस में 12% उसका डिस्काउंट, मतलब 12% इंटरेस्ट ऑफ 1 लाख। तो आपके पास ये अमाउंट कितना बन जाता है, 1,12,000 ये बन जाता है। ठीक है, अब आपको ये अमाउंट डिवाइड कर लेना है 12 से, उतना आपका इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक बार के लिए एग्जांपल के लिए हम 8,000 ले लेते हैं इसको, कि आपका 8,000 बन रहा है। तो 8,000 के अंदर आपको पता है कि आपने सिर्फ 1 लाख का थोड़ी ना निकाला है, ये तो 12% का भी निकाला है। तो आपके इस 8,000 के अंदर आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी जा रहा है और साथ ही साथ में आपका इंटरेस्ट अमाउंट भी जा रहा है, राइट। तो आपका जब भी आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी होती है कि कितना पैसा मुझे देना पड़ेगा, तब तो आप पीएमटी लगाते हो। पीएमटी इंस्टॉलमेंट निकाल के देता है। जब इस इंस्टॉलमेंट में से आप अलग अलग करना चाहते हो कि इंटरेस्ट कितना गया और प्रिंसिपल अमाउंट कितना गया, कि मतलब मैंने भाई प्रिंसिपल अमाउंट कितना चुका है और इंटरेस्ट कितना चुका है, तो इंटरेस्ट के लिए तो आप आईपीएमटी लगा देते हो और प्रिंसिपल अमाउंट जानने के लिए पीपीएमटी निकाल देते हो। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो आपका ये लॉजिकल है, ठीक है, ऐसे कोई इक्वेशन नहीं है। पीएमटी इक्वल्स टू आईपीएमटी प्लस में पीपीएमटी, मतलब आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो किससे बनती है, इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल अमाउंट से। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला काम करता है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला में एक दो चीज़ें देखते हैं। एक दो चीज़ें क्या हैं, एक दो फैक्टर्स। एक तो क्या फैक्टर आया कि प्रिंसिपल अमाउंट वो होती है जो मेन अमाउंट होती है जो जिस पे आपने ख़रीदा है, ठीक है। दूसरा इसमें आया रेट क्या होता है, जितना आपको इंटरेस्ट देना है, जितने में आपको इंटरेस्ट देना है। अब जो इंटरेस्ट होता है ना, वो आपको जर्नली जब PA लिखा है दैट मीन्स पर एनम, मतलब पूरे ईयर का रहेगी। अगर मैं 12% लिखती हूँ तो पूरे साल का है, तो 1 मंथ का कितना हो जाएगा, बिकॉज हमारा फॉर्मूला मंथ में मांगता है हमसे, तो विच इज़ 12% डिवाइडेड बाय 12, तो हर मंथ का 1% हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पूछता है टाइम। तो टाइम का मतलब होता है कितने टाइम में आपको उसको चुकाना है। मान लो 2 ईयर्स में चुकाना है, तो हमारा फॉर्मूला हमें मंथ में पूछता है, तो 2 × 12 हम 24 आंसर करेंगे कि इतने मंथ्स में ये हमें चुकाना है, ताकि क्योंकि आपकी जो इंस्टॉलमेंट जाती है वो मंथली इंस्टॉलमेंट जाती है ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब अपना फॉर्मूला लगा के देखेंगे। तो यहाँ पर आया, ये आपके पास देख सकते हैं क्या है, लोन अमाउंट है, 1 लाख का लोन है, आपका इंटरेस्ट लग रहा है इतना। तो मंथली कैसे निकाला कि आपने 10% डिवाइडेड बाय 12 कर लिया, तो मंथली इंस्टॉलमेंट आ गया, सॉरी मंथली इंटरेस्ट आ गया। लोन टर्म 5 ईयर बोल रहा है, तो पीरियड मंथ ऑब्वियसली 60 हो गया, 5 × 12 60 मंथ्स। तो अब इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो क्या लगाएंगे, पीएमटी लगाएंगे, टैब करेंगे। रेट आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, इसलिए आप लेट लें, पहले से कैलकुलेट कर लें डिवाइडेड बाय 12, वरना फॉर्मूले में करना पड़ेगा, कॉमा। उसके बाद एन पर मतलब क्या, कितना टाइम लगेगा, 60 मंथ्स में चुकाना है, कॉमा। उसके बाद पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू इतनी लगेगी, एंटर। तो आपके पास ये आंसर आ गया। प्रिंसिपल अमाउंट एक आउटवर्ड सप्लाई है, मतलब हमारे को ये वैल्यू देना है, आउटवर्ड है ये। तो आप अपने फॉर्मूला के अंदर इस वैल्यू को नेगेटिव दिखाएंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, अदरवाइज इंस्टॉलमेंट को नेगेटिव में भी रख सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट जानना है, अब इंस्टॉलमेंट जान ली, आप जानना चाहते हो अगर मेरी इंस्टॉलमेंट जाती है तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना जाएगा, तो पीपीएमटी टैब करेंगे, रेट वही लेंगे, कॉमा। उसके बाद क्या पूछ रहा है, पर कितने ईयर्स तक वो चलने वाला है, मतलब हमें पर ईयर का निकालना है ना, 1 साल में हम कितना प्रिंसिपल अमाउंट कर रहे हैं या उसमें, तो 1, कॉमा। टोटल कितना होने वाला है, 60 मंथ्स जाने वाला है, कॉमा। उसके बाद पीवी क्या है, 1 लाख है, एंटर कर दीजिए। तो देखिए इस इंस्टॉलमेंट में से इतना अमाउंट आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, और वहीं पे इंटरेस्ट का निकालें, तो आईपीएमटी टैब, उसके बाद रेट वही रेट देंगे, कॉमा। पर ईयर का निकालना है, पर ईयर, कॉमा, 1 साल में एक बार। और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, एन पर मतलब आपके मंथ्स, कॉमा। उसके बाद आपकी पीवी, एंटर।
तो इतना आपका इंटरेस्ट है। अगर आप इन दोनों को टोटल करते हो तो विच इज़ 2124, इतना ही आपका इंस्टॉलमेंट जा रहा है। इंस्टॉलमेंट के अंदर इतना प्रिंसिपल अमाउंट जाता है और इतना इंटरेस्ट का अमाउंट जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक किया है, मतलब बेसिक किया है। इसको अगर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे तो बेसिक लगेगा, अदरवाइज इसमें भी कंफ्यूज होते रहोगे। बेसिक फंडा तरीके से मैंने आपको यहाँ फाइनेंस वाले फार्मूलाज कराए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने बेसिक से एडवांस सारे फार्मूलाज को कवर कर लिया है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा पिवट होने वाला है, जहाँ पे हम रिपोर्टिंग सीखेंगे, जहाँ हम डैशबोर्ड सीखेंगे। वो सब होने के बाद हम लोग डेटा टैब एंड डेवलपर टैब करेंगे। चलें अब हम उसके लिए बढ़ते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि अब आपको बेसिक एक्सेल एंड एडवांस एक्सेल बहुत अच्छे से आ गया होगा। अनफॉर्चुनेटली हमें ये वीडियो को यहीं रोकना होगा, एंड रीज़न ये है कि यूट्यूब की गाइडलाइंस, यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम तक ही आप अपना वीडियो अपलोड कर सकते हो, एंड मैं नहीं चाहती किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस। अगर मैं आपको पिवट टेबल समझा रही हूँ, डैशबोर्ड करा रही हूँ, पावर क्वेरी करा रही हूँ या AI टूल्स करा रही हूँ, एंड बीच में वो वीडियो वहीं ख़त्म करनी पड़ जाए, इसीलिए हम लेकर आएंगे इस वीडियो का पार्ट 2, जहाँ पर हम लोग इसी तरीके के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, चाहे वो आपका पिवट टेबल हो, चार्ट्स हो, डैशबोर्ड हो, पावर क्वेरी हो, डैक्स हो, VBA हो, मैक्रोज हो, AI टूल्स हो, वो सारे इसी के पार्ट 2 में कवर होने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ में जितना भी मैंने कंटेंट यहाँ पे यूज़ किया है, जितने भी टेरा हमने यूज़ किए हैं, उसका एक्सेस आप कर सकते हैं हमारी ऐप के ऊपर। ऐप के ऊपर जाइएगा और वहाँ फ्री कंटेंट में चेक कीजिएगा, आपको सारी की सारी शीट्स मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग करना, लाइव प्रोफेशनल ट्रेनिंग करना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम डील करते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में, डेटा एनालिटिक्स में एंड फाइनेंस में। तो इससे रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारी ऐप के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, या फिर अगर कोई क्वेरी आती है तो डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलें अब हम बहुत जल्दी हमारे पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा, बिकॉज आपके फीडबैक से हमें पता लगता है कि हम किस तरीके से आप तक कंटेंट लेकर आए और किस तरीके से आपके लिए बेस्ट डिलीवर करें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।